नमस्कारम डियर स्टूडेंट। आज बात कर रहे हैं हम चैप्टर प्रोबेबिलिटी अलजेब्रा का, वो बेहतरीन चैप्टर जिससे बहुत से स्टूडेंट डरते भी हैं और कुछ चैलेंजिंग स्टूडेंट चैलेंजर्स होते हैं, चैंपियंस होते हैं जिनका ये फेवरेट चैप्टर भी होता है। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। जो चैप्टर इतना ब्रिलियंट है कि ये जेई में जेई एडवांस दोनों में हर साल इसका 100% श्योर है कि क्वेश्चन आते ही हैं। इस चैप्टर को मिक्स किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के साथ, इस चैप्टर को मिक्स कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के साथ भी ये मिक्स हो जाता है, और भी इसको कई फैक्टर 3D के साथ भी प्रोबेबिलिटी को मिक्स किया जा सकता है। आप जे एडवांस देखोगे इसके तब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जब आप एक चैप्टर की थ्योरी पढ़ते हैं फिर उसका मॉड्यूल डिस्कस करते हैं तो वहाँ पर हम इसकी लर्निंग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना उसी पर डिपेंड करती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको अटेम्प्ट करने में वो स्मूथनेस दिखेगी, आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे कि उसको पिक कैसे करना है, हाउ अ क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होता है, उसको कैसे वहाँ से उस इन्फॉर्मेशन को डेटा में कलेक्ट करके लिखना, इक्वेशंस बनाना, हर उस लाइन को जो इंग्लिश में लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको डिकोड करना, यही प्रैक्टिस की बात है। तो जब चैप्टर इतना अच्छा है तो उसके लिए मटेरियल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कोटा मॉड्यूल्स। कोटा मॉड्यूल्स का मतलब है एक ऐसा मटेरियल जो देश भर में कोटा जिस बात के लिए जाना जाता है, ये ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट का सेम ही मटेरियल रहता है। कोटा में जितने ही बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। बंसल सर ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो वहीं से हम इस मटेरियल को डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अच्छे से थ्योरी देखिएगा। थ्योरी भी क्या है ना, 3 तरह से पढ़ सकते हैं, बोर्ड लेवल पर, जेई मेन लेवल पर, जेई एडवांस लेवल पर। मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप जेई एडवांस लेवल तक की थ्योरी पढ़िए। उसके लिए आप मेरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं ऐप पर जाकर, ठीक है। सेकंड, जब आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की सोचा है तो आप एक एक क्वेश्चन का अटेम्प्ट नहीं करेंगे, एक साथ 10 क्वेश्चन करने के बाद ही उनके आंसर की देखेंगे और सॉल्यूशंस देखेंगे, अगर आप सच में मैक्सिमम लर्निंग चाहते हैं तो। अटेम्प्ट करने के बाद ही सॉल्यूशंस देखेंगे, ये रूल है। सीधा क्वेश्चन सोच के आप सॉल्यूशन देखने लग जाएंगे तो आपको भ्रम हो जाएगा, गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और वो आ रहा है सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, वो आपके स्टेबल मेमोरी में, स्टेबल लर्निंग स्किल्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब एडवाइस का ध्यान रखिएगा। 5-5, 10-10 क्वेश्चन के स्लॉट्स में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। ये कोटा मॉड्यूल्स आपको ऐप के अंदर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रिंट करके भी कर सकते हैं और विद इन ऐप भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अंडरस्टूड। तो ये बात रही। साथ में अगर आपके पास मेरी जो अलजेब्रा वाली बुक है सो नो प्रॉब्लम, बुक को भी खरीदने से जेई में आप पहुंच जाएंगे इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। उस बुक को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, तब बात है, क्योंकि बुक के अंदर सभी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो हमें किस बात का ध्यान रखना है कि पहले थ्योरी के सॉल्व इलस्ट्रेशंस देखें, जो भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं पहले उसको रफली अटेम्प्ट कीजिए, फिर आपके अटेम्प्ट से फिर सॉल्यूशन को मैच कीजिए, अगर आप सच में एक बेस्ट लर्निंग चाहते हैं तो। यही तरीका है, इसी से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा की प्रोबेबिलिटी के बाद, और सीखते हैं कि और कौन कौन से चैप्टर्स अब तक हम कवर कर चुके हैं। उसकी लिस्ट में आपको बता दूं, क्लास 11 के अंदर से ये सारे चैप्टर्स आपके कवर हो चुके हैं। कॉनिक सेक्शन में भी पैराबोला हो चुका है, एलिप्स हाइपरबोला बचे हुए हैं और स्टैट्स बचा है, बाकी ये सब कंप्लीटेड हैं। तो अगर आपको इन सबको स्ट्रॉन्ग करना है तो इसके लिए प्रैक्टिस कीजिए। क्लास 12 के अंदर ये चैप्टर्स की लिस्ट है, जिसमें एरिया हो गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है और आज ये प्रोबेबिलिटी भी हो चुका है, ठीक है। तो बस कुछ एक चैप्टर और हैं जो बचे हुए हैं, बाकी हम सब यहाँ पर कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। रही बात जेई एडवांस के पेपर सेटर्स का माइंडसेट रीड करने की, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, कानपुर, मद्रास, गुवाहाटी, बॉम्बे, खड़गपुर, इन सब के रिस्पेक्टिव ईयर्स के सारे पेपर्स आपको इस चैनल पर मिल जाते हैं। सॉल्व कीजिए उन्हें अच्छे से, और बहुत जल्दी इनकी चैप्टर वाइज जो लिस्ट है वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और अपनी जेई की प्रिपरेशन में आपको ये लगता हो कि मुझे थ्योरी अच्छे से पढ़नी है तो साथ में पहले सॉल्व इलस्ट्रेशंस कीजिए। सेकंड, वो करने के बाद आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया, फिर आपको लगता है कि मुझे नए क्वेश्चन एड्रेस करने हैं, उन सब के लिए यू कैन यूज ऑल दीज 5 बुक्स, ठीक है। एंड बिलीव मी, दीज आर द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन इंडिया, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल। एंड जो मैंने 25 सालों में मैथमेटिक्स में एज ए स्टूडेंट टीचर देखा है, सब वो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये दोनों अपडेट हो चुकी हैं, जो पीवाईक्यू वाली बुक्स हैं, चाहे वो जेई मेन हो जेई एडवांस हो, दोनों अपडेट हो चुकी हैं, नए ईयर्स की आ चुकी हैं, तो उनके साथ आप हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
और आती है इम्पॉर्टेंट बात, अगर थ्योरी वीक है तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दीज लेक्चर्स। ये थ्योरी लेक्चर्स के कोर्सेज हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए। साथ में आपकी जो लर्निंग है उसको बूस्ट करने के लिए गूगल फॉर्म है यहाँ पर, उसको फिल कर दीजिए एंड यू कैन अप्लाई फॉर द मेंटरशिप। ठीक है, बाकी स्टे ट्यून फॉर दिस प्रोबेबिलिटी सेशन, कीप लर्निंग और यहाँ पर सीखते हुए चलिएगा। थिंग्स विल बी फाइन, बेस्ट विशेस। The six married couples are standing in a room. Four people are chosen at random. तो एक बात बताइए, सिक्स मैरिड कपल्स हैं तो टोटल पर्सन है कितने? टोटल पर्सन आपके पास है 12 है। 4 पर्सन आज टू बी चोजन एट रैंडम, 4 लोगों को लेना है। चांस दैट यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली वन मैरिड कपल इज अमंग द 4। जो 4 पर्सन हमने चूज किए हैं उसके अंदर एग्जैक्टली एक मैरिड कपल होना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल लोग हैं कितने? 12 हैं। 12 में से 4 चाहिए हम, ये तो हुआ टोटल। लेकिन फेवरेबल ये है कि उसके अंदर एक मैरिड कपल होना चाहिए। मैरिड कपल अपने पास 6 है, तो इनमें से कोई एक मैरिड कपल ले लिया, डायरेक्टली एज ए पेयर पिक कर लिया 6C1। ठीक है, तो एक पेयर आ गया, यानी आपके पास 2 लोग आ चुके हैं। टोटल 4 लोग हैं, आपको 2 और पिक करने हैं। जो 6 मैरिड कपल में से एक मैरिड कपल को बुला लिया, तो सामने कितने लोग बचे? 5 मैरिड कपल बचे हैं। 5 मैरिड कपल का मतलब पर्सन कितने हो गए हैं? 10। अब उस 10 में से किसी एक को बुलाया, ठीक है। अब जिसको बुलाया है तो जो उसका पार्टनर है उसको नहीं लेंगे, तो 10 में से किसी एक को पिक किया तो आपके पास बचे 9, लेकिन एक इससे रिलेटेड है उसको भी हटा देंगे। बचे कितने? 8। उन 8 में से किसी एक को ले लें, ठीक है। क्योंकि ये काम हमने एक चारों लोगों एक साथ बुलाया और या एक एक करके किया है, तो यहाँ पर रिपीटेशन आएगा, इसलिए यहाँ पर हाफ का फैक्टर बनेगा इसके साथ। ठीक है, तो एक मैरिड कपल चूज किया 6C1, और ये जो है 10C1 इंटू 8C1 इंटू हाफ हमें करना पड़ेगा। ये क्यों कर रहा हूं? जैसे सोचो, मैं पहले यहाँ पर राहुल को चूज करता हूँ और सेकंड 8 लोगों में से हमने यहाँ पर पारुल को चूज किया। ऐसा भी हो सकता था कि पहले पारुल चूज करते उसके बाद फिर राहुल आता, तो अल्टीमेटली सिलेक्शन तो उन्हीं दोनों का होता। ठीक है, पर वो डबल काउंट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए हाफ का फैक्टर यहाँ पर रहने वाला है। तो टोटल हमारे पास है 12C4 टोटल केसेस हो गए। एक मैरिड कपल चाहिए था 6C1। 5 मैरिड कपल, टोटल पर्सन हुए 10। 10 में से किसी एक को लिया, जिसको भी आपने लिया उसके पार्टनर को मना कर दिया, तो सामने अब 9 नहीं 8 बचेंगे। 8 में से किसी एक को लिया 8C1। क्योंकि डबल काउंट हो जाता है, वो एक एक करके सिलेक्शन कर रहे हैं हम, तो इसलिए हाफ फैक्टर करेंगे तब हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा। जैसे राहुल और पारुल, पहले राहुल फिर पारुल, या फिर पहले पारुल उसके बाद राहुल, सिलेक्शन उन्हीं दोनों का होता। तो ये 2 केसेस से आपके पास बन रहे, इसलिए हाफ करेंगे तो आपके पास करेक्ट आंसर बनेगा। 6 इंटू 10 इंटू 8 इंटू वन, आपके पास से 2 आता है। 12, 11, 10, 9, और आपके पास ऊपर आ जाता है 24। ये कैंसिल है, थोड़ा आप देखिएगा क्या बात बनती है। 10 से 10 चला जाएगा, ये 3 है। 16/33 हमारे पास आता है, दैट्स ए इज द आंसर। तो यही बात थोड़ी सोचने की है कि जब मैं 10 में से एक पर्सन को लेता हूँ तो उसका जो पार्टनर उसको छोड़ा, अब जो दूसरे 8 में से चूज करेंगे, इससे क्या होगा? वापस से और मैरिड कपल नहीं बनेगी। तो इस हाफ के फैक्टर को बस थोड़ा सा हम मिस कर जाते हैं कई बच्चे। ठीक है, आई होप आप समझ गए। जैसे मैं ये क्रिकेट टीम में से पहले धोनी को चूज कर लिया, फिर उसके बाद फिर जैसे कि 2 प्लेयर को चूज करना है, या आपकी क्लास में से 2 बच्चों को बाहर भेजना है, एक आपको भेजा और एक आपके दोस्त को भेजा। पहला तरीका क्या? पहले आपको भेजा फिर आपके दोस्त को भेजा। दूसरा तरीका क्या होता? पहले आपके दोस्त को भेजते बाहर, फिर आपको बाहर भेजते। दोनों ही वेज में आप दोनों ही बाहर गए हैं, लेकिन इस प्रोसेस को एक एक करके जब हम कर रहे हैं तो करने के 2 तरीके थे। तो एक्चुअल में आप दोनों ही गए, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा। ठीक है, probability that a positive 2-digit number selected at random has its 10th digit at least 3 more than its unit digits। ये पढ़िए ध्यान से कि क्या लाइन बोला गया है।
प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि पॉजिटिव 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 10, 11, 12, 30 करते करते 98, 99, ये सारे 2 डिजिट्स नंबर्स हैं। सो हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर? दे आर 90। 10 से लेके 99 तक अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ से 90 नंबर्स हैं जो 2 डिजिट्स बनने वाले हैं। इसमें से सिलेक्शन करना है एक, that a positive 2 digit number selected randomly is a 10th digit is 10 digit at least 3 more than the unit digit। जो यूनिट डिजिट होती है जो सबसे लास्ट वाली, उससे उसका जो 10th वाला डिजिट है वो एटलीस्ट 3 ज्यादा आना चाहिए। सपोज कीजिए अगर लास्ट में 0 लिखा है तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, कम से कम 3 ज्यादा आना चाहिए, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो लास्ट में अगर 0 है तो हमारे पास यहाँ से 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 केसेस आ रहे हैं, 7 वेज बन रहा है। लास्ट का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो फिर मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 4, 5, देखो एटलीस्ट 3 ज्यादा होना ही चाहिए। ये आपके पास है 6 केसेस बन, क्योंकि 4 to 9 तक अलाउ कर दिया, 3 वाला हट गया है। फिर अगर आपने 2 ले लिया है तो अब आपके पास यहाँ पर 5, 6 से लेके 9 तक वी आर हैविंग 5 वेज। ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे 0, 1, 2 तक करते करते अगर हम यहाँ पर 8 पर चले जाते हैं या कोई और नंबर, क्योंकि एटलीस्ट 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए। सो लेट्स से आई एम मेकिंग हियर 5। 5 अगर है तो 3 एटलीस्ट ज्यादा आना चाहिए, यानी 8 और 9, 2 वेज और आएंगे आपके पास ऐसे। और अगर मैं 6 पर जाता हूँ, लास्ट वाला डिजिट 6 होगा, तो फिर एटलीस्ट 3 ज्यादा आना चाहिए, यानी 9 मेरे पास आएगा ही आएगा। तो 9, 6 में एटलीस्ट ये वाला एक केस और बनेगा। तो जहां पर हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज 90 की है, एक ही नंबर हमें पिक करना है। फेवरेबल हमारे पास कितने सारे आ रहे हैं आप देखिए, 1 + 2, और ये बीच में और भी केसेस आएंगे, चलता जाएगा 5 + 6 + 7। ये तो एपी का समेशन है, यहाँ से आप चले जाइए 28 आता है। सो प्रोबेबिलिटी सेज फेवरेबल अपॉन टोटल इज 90। इसको आप हटा के देखिए क्या कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है। So 14/45 I'm getting the answer, and that's precisely the A, 14/45। तो लास्ट डिजिट जो है अपनी यूनिट डिजिट, इसके जो सेकंड वाली डिजिट है उसके नंबर इससे एटलीस्ट 3 ज्यादा होना चाहिए। तो हमने एक एक करके केसेस के बारे में सोचा। 0 है तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वी हैव 9 केसेस, 7 केसेस। 1 है तो 1 के आगे 4, 5 आ सकता है, एटलीस्ट 3 ज्यादा, तो 4, 5, 6, 9 तक ऐसे सारे केसेस बनाते हैं। सो फेवरेबल अपॉन टोटल, जो अपना इसेंशियल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, उसको लगाया 28/90। A 5 digit numbers is formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5 without repetition। रिपीट नहीं करना है। Probability that number is divisible by 6, हम चाहते हैं कि नंबर 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो 5 digit नंबर फॉर्म करने हैं इससे। तो एक बात बताइए, रिपीटिशन करने को तो मना कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो पहले वाली प्लेस पर 0 आ नहीं सकता। फिर आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 केसेस है। सेकंड प्लेस पर अब 4 बचेंगे, लेकिन अब 0 आ सकता है, तो वापस से 5 हो जाएंगे, देन 4, देन 3 एंड देन 2। सो टोटल आपके पास से कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5 × 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास है टोटल नंबर आ रहा है। फेवरेबल ये है कि वो जो नंबर हो वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए आपको बता दें, 6 से डिविजिबल होने के लिए डिविजिबल बाय 6, अब 6 कैसे बनता है? 2 और 3। अब देखो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट तो आसान है कि आखिरी में जो नंबर हो इवन आए, लास्ट डिजिट। लेकिन 3 का मतलब ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स हैज टू बी डिविजिबल बाय 3। तो अगर यहाँ पर हम देखें 0 को छोड़कर एक बार नंबर्स का सम निकाल के देखें, 1 to 5 का सम कितना आता है? 5 × 6/2 15 आता है, और 15 इज डिविजिबल बाय 3। तो पहले 3 की डिविजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि दे आर डिविजिबल बाय 3, तो आपके पास केसेस ऐसे रिपीट कर नहीं सकते,
तो आप 1 2 3 4 5 ये ले लीजिए 5 डिजिट, तो इनका सम कीजिए 6 आता है, 6 और 10 और 15 ये डिविजिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी, दूसरा केस क्या है, रिपीट कर नहीं सकते, सिर्फ एक डिजिट हटा सकते हो इसमें से, और ऐसा रखना पड़ेगा कि सम वापस से 3 से डिविजिबल आए, तो 3 को ही हटाते हैं। 0 1 2 4 एंड 5 इनका सम निकालिए, 9 10 12 ये भी डिविजिबल है, करेक्ट। ये भी 3 से डिविजिबल, इनका सम भी 3 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबिलिटी निकालनी थी, 3 की डिविजिबिलिटी को क्लियर कर लिया। अब चाहिए हमें 2 की डिविजिबिलिटी। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए प्रोसेस बना लेते हैं। जब आप 5 डिजिट नंबर बनाने जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है। बोलो कौन कौन सी, या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा, या तो 2 आता है या फिर 4 आता है, बाकी आगे आप कुछ भी रखिए, आपके पास 4 नंबर्स बचेंगे। So it is 4 factorial into 2, so I am having 48 यहाँ से आया। इनकी जब हम बात करने वाले होंगे तो इसमें कुछ केसेस है, हो सकता है कि लास्ट में पहले हम 0 रख दें। लास्ट में अगर आपने 0 रख दिया, 1 2 3 4 आपके पास बचे हुए 4 नंबर्स का 4 फैक्टोरियल है। दूसरा केस ये बोला हमने कि लास्ट वाले में 0 नहीं आता है, तो या तो 2 आता है या 4 आता है, इसके केस आए आपके पास 2। अब 2 या 4 में से किसी एक को यहाँ रख दिया है, 0 पहले वाले पे आ नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ लिख दिया तो फिर 5 डिजिट नंबर नहीं। सो गुड क्वेश्चन, लगता आसान है। 0 आ नहीं सकता, इन दोनों में से कोई एक यहाँ रख दिया है, तो अब आपके पास 3 नंबर्स बचे हैं, एक तो एक 5 और एक इन दोनों में से कोई एक, तो आपके पास 3 चॉइसेस। अब किसी एक को रख दिया होगा, बचेंगे 2, लेकिन अब 0 आ सकता है सेकंड जगह पर, तो वापस से 3 हो गए, तो इट इज 3, देन इट इज 2 एंड देन इट इज 1। सो यहां से अपने पास 24 आए थे, और ये 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 ये नंबर और निकाल लेते, वो 4 36 ये भी नंबर है। सो हाउ मेनी फेवरेबल नंबर्स हमारे पास दिख रहे हैं, ये है, ये वाला है और ये वाला है। एक एक बात सोचकर लिखनी है। 6 से डिविजिबिलिटी निकालनी थी, तो हमने पहले 3 से डिविजिबिलिटी का केस बना दिया कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो पहला ये सारे नंबर्स, इन सब का नंबर्स का सम 15 आता है, जो 3 से डिविजिबल है। इन सब से नंबर्स का जो सम है वो भी 12 आता है, जो 3 से डिविजिबल, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इवन का कंडीशन लगा देते 2 का, तो लास्ट में 2 और 4 आ, 0 तो था नहीं। यहाँ दो केस बनेंगे, लास्ट में 0 आ जाए या लास्ट में 2 एंड 4 आए, ये केसेस हमने बनाए। अगर हमारी कैलकुलेशन ठीक चल रही है तो हमारे पास आंसर आना चाहिए। देखो कैलकुलेशन किसी की सही नहीं है, वो कभी भी कहीं पर भी गलत हो जाती। 120 आपके पास है, जैसा दिख रहा है 12 से हम कैंसिलेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। यहाँ 2 आता है, यहाँ 3 आता है, 11/50 हमारा दिख रहा है ऐसा कुछ। एक बार कैलकुलेशन थोड़ा देखे, हाँ यहाँ से देखे, एक सेकेंड गलत लिख दिया, 6 3 9 9/50 हमें दिख रहा है। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो फिर आपके पास से 18% आ जाए, एंड दैट सी इज द आंसर, 18%। तो सी हमारा इसका आंसर बन जाएगा। परसेंटेज तो प्रोबेबिलिटी तो रेशियो होता है, परसेंटेज में चाहिए तो 100% से मल्टीप्लाई कर। मिस्टर ए फॉरगॉट टू राइट डाउन अ वेरी इंपॉर्टेंट फोन नंबर, ठीक है, ऑल ही रिमेंबर्स इज दैट इट स्टार्ट्स विद 713 एंड the next set of 4 digits involved are 1 7 and 9, and with one of these numbers appearing twice, he guesses a phone number and dials randomly odds in favor of dialing the correct telephone number। क्या आएंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, odds in favor odds in against, तो उसके बाद हम निकाल देंगे। बेसिकली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि वो सही नंबर लग जाए। वेरी इंपॉर्टेंट फोन नंबर की बात हो रही है जिसकी स्टार्टिंग 713 से आती है, ठीक है, और नेक्स्ट सेट जो है वो 4 डिजिट नंबर है, ओके, 4 डिजिट नंबर है, जिसके नंबर्स भी हमें पता है कि वो 1 7 और 9 ही है, और एक नंबर इन्हीं में से कोई रिपीट होता है। सो अल्फा कैन बी एनी वन ऑफ दैम, 1 7 एंड 9 जो रिपीट हो रहा है, ठीक है।
तो आपको एक पता करना है कि भाई उसका फोन लग जाए। देखो फोन लग जाए तो फेवरेबल तो एक ही नंबर होगा, जो करेक्ट नंबर होगा लग जाएगा। टोटल पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। अगर मैं ये कहूं कि ये नंबर सेम है, इन 4 में से 2 नंबर्स हमारे सेम आएंगे, अल्फा इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो 12 केसेस बनेंगे। अब सीक्वेंशियली अगर आप देखो तो अल्फा 1 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, तो आपके पास हर केस में 12 12 12 आएंगे। नहीं आया समझ में सर? जैसे मैं बताता हूँ, ये हो सकता है कि आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी हो, ये हो सकता है कि आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास ये वाली पॉसिबिलिटी हो। इसको अरेंज करने के आपके पास 12 तरीके हैं। इसको भी 12 है, इसको भी 12 है। टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 36 है। ठीक है, अब तो आई बात समझ में? सेट वगैरह से नहीं समझ में आई हो तो कोई एक रिपीट कर रहा है तो 1 1 हो सकता है, 1 7 7 हो सकता है, 1 7 9 हो सकता है। 36 है, एक सही है क्योंकि आगे वाले 3 तो फिक्स है। तो प्रोबेबिलिटी फोन लग गया वो 1/36 आ रहा है आपके पास। हम ऑड्स इन फेवर में चाहते हैं तो फेवर वाले तो 1 है और अपोज वाले निकाल देंगे, तो ये टोटल में से घटा देंगे। सो 1:35 शुड बी योर आंसर, दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। There are 4 defective items in a lot consisting of 10 items. From this lot, we select 5 items at random. Probability that there will be 2 defective items among them. तो हम चाहते हैं कि 2 डिफेक्टिव रहे। तो इन 10 आइटम्स की क्या कहानी है? 10 आइटम्स के अंदर से 4 तो डिफेक्टिव हैं और 6 आपके पास से अच्छे हैं, दे आर इन गुड कंडीशन। 5 आपको सेलेक्ट करने हैं। वी नीड टू सेलेक्ट द 5। Probability that there will be 2 defective items. ये तो looks like an easy one. आपके पास 10 है, 10 में से आपको 5 लेने हैं। आपने 2 डिफेक्टिव ले लिए और 3 सही ले लिए। 2 डिफेक्टिव सेलेक्ट कर लिए और 6 में से 3 सही ले लिए। 5 सिलेक्शन कर रहे थे, टोटल तो कितना होगा? 10 है तो 10 में से 5 सेलेक्ट कर दिया। दिस शुड बी द आंसर। 4C2 6 आता है आपके पास से, और ये आपके पास से आप निकालेंगे तो ये 20 आता है। ये 10 9 8 7 6 और आपके पास है 120। देखो क्या प्रोबेबिलिटी हम यहाँ से हरा पाते हैं। ये 24 होता है, ये 3 होता है। देखो एक बार थोड़ा, 10/21 जीरो ही बचेगा ना। 10/21 हमारा आंसर आ रहा है, एंड दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन भी इंप्रूव करनी है। आंसर तक नहीं पहुंचते हैं तो हमें एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते। If two of the 3 squares are chosen at random on a chessboard, probability that they have a side in the common. ये तो मैं क्लास में ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को। आप देखिए एक चेस बोर्ड आपके पास है। अब इसके लिए क्या है, कोई ये नहीं कह सकता सर मैंने चेस बोर्ड नहीं देखा है, या मैं प्लेइंग कार्ड्स नहीं जानता हूँ, या मैंने डाइस नहीं देखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना मान के चलते हैं कि भाई जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने आसपास की चीजों को जरूर ऑब्जर्व करते होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया। टोटल केसेस कितने हैं, हमें कितने चाहिए? 2 ऑफ दिस 64 स्क्वायर्स में से टोटल आपके पास आ रहे हैं 64C2। प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्योंकि एक साइड कॉमन है। हमें कोशिश करते हैं एक साइड कॉमन के लिए इस वाली पॉसिबिलिटी हॉरिजॉन्टल वाले काउंट कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला एक साइड कॉमन है तो 1 बन सकता है। 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हॉरिजॉन्टल के लिए। अगर हम हॉरिजॉन्टल वाले केसेस काउंट करें तो आपके पास 7 आ रहे हैं, पर ऐसी रोज कितनी है अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रोज है। तो अगर मैं ये दोनों पास पास वाले सिलेक्ट करूंगा तो एक साइड इनकी कॉमन आ चुकी है, और ये कॉमन आ चुकी है तो फिर अपने पास
7 into 8 हॉरिजॉन्टल वेज है, जिसमें एक रो के अंदर 7 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और ऐसी 8 रोज है। फिर आप ऐसे अगर वर्टिकल बनाने जाएंगे तो आप वर्टिकल वाले भी बना सकते हैं, इधर बात बराबर ही है, वो भी 7 into 8 आएंगे, 7 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे और 8 ऐसे। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 7 into 8 प्लस 7 into 8 डिवाइडेड बाय 64C2। तो ये 56 प्लस 56 आपके पास है 64 into 63/2। सो 112 है, 32 है, 63 है। दिस शुड बी द प्रोबेबिलिटी। बना के देखिए इस किस से कैंसिल होता है। ये 7 से कैंसिल होगा 2 बार और यहाँ 63 है, 7 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स। 1/18 should be the answer. So we'll mark B as the correct answer. We'll mark B as the correct answer. In this particular question, they have written that 2 red counters, 3 green counters, 4 blue counters are placed in a row, random order. Probability that no 2 blue counters are adjacent. हम चाहते हैं कोई भी 2 blue साथ साथ ना आए। अब यहाँ ये बताया नहीं है कि काउंटर्स आइडेंटिकल है या फिर डिस्टिंक्ट है। अगर आप अरेंजमेंट के हिसाब से भी देखें इसको कि हम नहीं चाहते ब्लू वाले साथ साथ आए, चाहे वो एक जैसे हो या नहीं हो, प्रोबेबिलिटी की उस बात पे फर्क नहीं पड़ने वाला कि उस चीज का क्या चांस है। तो हम एक काम करते हैं, इनको डिस्टिंक्ट लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो आपके पास जैसे आप रेड लेते हैं, अगर R1 एंड R2 और 3 ग्रीन है, G1 G2 G3, ठीक है, और टोटल कितने केसेस है वो आप बता दीजिए मुझे। टोटल 2 3 5 4 9, 9 फैक्टोरियल आ जाएगी, ठीक है। ये हमने बना दिया R1 R2 G1 G2 G3। हम क्या चाहते हैं, कोई भी 2 ब्लू एडजेसेंट ना आए। तो फिर ब्लू वाले कहाँ आने चाहिए, इनके गैप्स में आने चाहिए। तो फेवरेबल अगर हम देखेंगे तो इनको अरेंज कर देंगे तो 5 फैक्टोरियल हो गया। इनके बीच में गैप्स आपके पास 6 हैं, उसमें से 4 सेलेक्ट कर लेंगे और 4 ही ब्लू वाले हैं, उनको अरेंज कर देंगे। सो प्रोबेबिलिटी तो ये आ गई अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो अब बना लेते हैं क्या बात बनती है। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 5 तो हट जाएगा, ऊपर से कैंसिल है। सी इज द करेक्ट आंसर। मेरा पर इसको मैं थोड़ा और डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम ये मान लेते हैं कि सारे आइडेंटिकल हैं तो क्या फर्क पड़ता। देखो क्या फर्क पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ये 9 फैक्टोरियल है तो आपने सेम माने होते तो क्या होता, रेड वाले सेम मानते तो अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। फिर आप इनको अरेंज करने जाते तो दोनों आर आर जी 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 आता, तो ये 5 फैक्टोरियल जो मैंने लिखा है इसके अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और आता। और ये जो 4 फैक्टोरियल है जो चारों ब्लू है उसका तरीका एक ही होता, दिस ये वापस से 4 फैक्टर से डिवाइड होता। तो जो क्वांटिटी से आप इसको डिवाइड करते उससे आप इसको भी डिवाइड करते, जब रेशियो लेते तो वो कट जाते। आपके पास आंसर आ रहा है सी। साउथ अफ्रीकन क्रिकेट कैप्टन लॉस्ट द टॉस ऑफ ए कॉइन 13 टाइम्स आउट ऑफ 14। अच्छा, 14 टाइम टॉस हुआ, 13 टाइम्स वो हार गया है। चांस दैट ये ऐसा हो जाए, इस बात की क्या पॉसिबिलिटीज। देखो वो हार गया है मतलब 13 बार तो वो हार चुका है और एक बार जीता है। अब इसमें क्या केसेस बनेंगे बहुत सारे, क्या पहला वाला जीत जाए, दूसरा वाला जीत जाए, तीसरा वाला जीत जाए। तो हमें करना क्या है, हमें बस 3L 13L और 1W को अरेंज करना है। तो 14 में से कोई एक वो जीत जाए, जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और हारने की प्रोबेबिलिटी भी आपके पास से सेम ही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हम चाहते हैं कि पहले जो 14 मैचेस हुए हैं किसी भी एक बार वो जीत जाए। इसके 14 केसेस बनेंगे, आप चाहो तो बना के देख सकते हो।
लूज 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 लूज, लास्ट वाला जीत जाए, सारे लूज कर दिए, सेकंड वाला जिता दिया, लास्ट वाला हरा दिया, ऐसे 14 केसेस बनेंगे। सो इट इज 14 अपॉन 2 टू द पावर 14 आपके पास से आता है, 7 है 2 पावर 13 आपके पास से डेटा है, दैट इज ए इज द आंसर। There are 10 prizes, 5 A's, 3 B's and 2 C's। तो देखो 5, 3, 8 and 2 10 हो गया। They are placed in identical sealed envelopes for the top 10 contestant in an mathematics contest। एक मैथमेटिक्स का कॉन्टेस्ट के अंदर एक सील्ड एनवलप है, उनके अंदर इन प्राइजेस को रख दिया गया। दे आर 10 प्राइजेस, 5 A's, 3 B's and 3 2 C's प्लेस्ड इन आइडेंटिकल, देखो सारे एक जैसे दिखते हैं, आइडेंटिकल सील्ड एनवलप for the top 10 contestant in a mathematical contest। Prizes are awarded by allowing winners to select an envelope at random from those remaining। जो भी बच जाता है उसके अंदर से वो रैंडमली एक प्राइस को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो लिफाफे हैं, जो पैकेजिंग है, उससे वो सारे सेम दिखते हैं। When the 8th contestant goes to select the prize, प्रोबेबिलिटी निकालिए कि रिमेनिंग 3 प्राइजेज आ, एक 1 का बचा हो, एक B का बचा हो और एक 7 का बचा हो। ऐसा कब की बात कर रहे हैं? 8th कंटेस्टेंट, तो यानी अप टू 7th तक क्या हो चुका है ये बताइएगा। इस बारे में हम पहले बात कर लेते हैं, फिर 8th को डिसाइड करेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं भाई अप टू 7 तक क्या हो चुका होगा, अगर सबके रिमेनिंग एक 1 बचे, एक B बचे, एक C बचे, तो फेवरेबल के हिसाब से आपके पास 4 A के जांच सर्विस चले जाने चाहिए, 2 B के और 1 C का चला जाना चाहिए, तभी आपके पास लास्ट में तीनों की एक एक क्वांटिटी बचेगी, चाहे वो 8th हो, 9th हो और 10th हो, लास्ट के 3 स्टूडेंट्स के लिए, तभी आपके पास एक 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 बचेगा। ये फेवरेबल में हम चाहते हैं, ठीक है। बात है प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो टोटल की भी बात होगी। तो 8th वाले के पास तीनों चॉइसेस बचेंगे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी अगर हम चाहते हैं, तो आपके पास अब तक कितने प्राइस निकाल चुका है वो? 10। तो आपके पास वैसे तो 10 है, 10 में से 6 वो ले चुका है, पर हमें 5 में से 4 लेने हैं, 5C4, 3 ब्लू 3 बी है, उसमें से 2 लेना चाहते हैं और 2 सी है, उसमें से 1 लेंगे। अगर ऐसा पहले 6 में हो चुका है, ये कितने में हो चुका है? 7 में, पहले 7 में हो चुका है, तो फिर 8th वाले के पास बस एक एक बचेगा। तो 5 ए में से 4 ए ले लिया, 3 बी में से 2 बी ले लिया है, 2 सी में से 1 सी ले लिया है, ठीक है। देखो सिलेक्शन 4, 2, 6 और 1 7 का हुआ है। इस नंबर को निकालना चाहिए, तो 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 10 9 8 आता है। यहां से आपके पास 3 फैक्टोरियल जो कि 6 के बराबर आता है, ये 10 से चला जाएगा, यहां से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 1/4 हमारे पास से आंसर आता है, दैट इज ए। सो गुड क्वेश्चन कि भाई क्या चाहते हैं हम, जब 8 कॉन्टेस्टेंट की बारी आए तो तीनों मतलब एक एक टाइप का जो प्राइस है वो बचे, तो यानी अप टू 7 तक ये सब निकल जाने चाहिए, ठीक है। अब क्या इनका ऑर्डर होगा वो सब यहाँ पर सेटल हो चुका है। A coin is tossed and die is thrown, then probability that the outcome will be a head or a number greater than 4। अब देखो और लिखा हुआ है, ओके, तो इवेंट ए बना लेते हैं कि भाई हेड आता हो, इवेंट बी बना लेते हैं ग्रेटर देन 4, ठीक है। तो ये दोनों इवेंट तो एक साथ भी हो सकती है, ये दोनों इवेंट तो एक साथ भी हो सकती है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी की बात अगर मैं करने जाऊंगा तो वो तो हाफ है, ग्रेटर देन 4 का मतलब है 5 और 6, 2/6। हम क्या चाहते हैं? कॉइन को टॉस करना है, अब चाहते हैं और वाली कंडीशन, वी आर लुकिंग फॉर ए यूनियन बी, सो इट इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकल के आएगी? ये इन दोनों की
इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट बन जाएगा। सो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/2 इंटू 1/3। 6 एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। 2/3 मुझे ऐसा दिखता है कि दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, तो कई बार इस लास्ट वाले को हम भूल जाते हैं बनाना, तो ये और कंडीशन जैसे ही आता है, यूनियन का क्वेश्चन है, तो कॉमन वाले पार्ट को भी देखना हो। A determinant is chosen at random from the set of all determinants of order 2 with the elements 0 and 1 only। अच्छा, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो आपके पास ये 4 प्लेसेस है। टोटल डिटर्मिनेंट कितने बन सकते हैं ये बता दीजिए। हर प्लेस पर 2 चॉइस है मेरे पास, या तो मैं 0 रखूं या 1 रखूं। मेरे पास टोटल 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। कितने डिटर्मिनेंट बनेंगे? 16 डिटर्मिनेंट बनेंगे। ठीक है, अब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी कि दैट एक डिटर्मिनेंट को रैंडमली चूज किया गया, इसकी नॉन नेगेटिव वैल्यू आए। आप नॉन नेगेटिव का मतलब समझते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव नहीं है, या तो 0 है या पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस के डिटर्मिनेंट लेस देन 0 है। करेक्ट। ये आपके मार्क्स कैसे आ सकते हैं? या तो पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या 0 आएंगे। करेक्ट बात है। अगर आपके मार्क्स पॉजिटिव और 0 नहीं है तो नेगेटिव आए हैं, तो 1 माइनस करके नेगेटिव वाले बना दिए। नेगेटिव डिटर्मिनेंट बना के दिखाइए कि नेगेटिव डिटर्मिनेंट कब बनेगा। पॉसिबिलिटीज बना के देखिए आप। यही 3 डिटर्मिनेंट हैं जिनकी वैल्यू माइनस में आती है। सो 3/16 मेरे पास है। फाइनल आंसर विल बी 13/16, दैट इज डी। क्योंकि इनको केस बनाने में थोड़ा हमें टाइम लगेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जबकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती हो। 3 केसेस है, बना दें। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें लैंग्वेज का बहुत अच्छा रोल है। A card is drawn and replaced in an ordinary pack of 52 playing cards। ठीक है, एक कार्ड निकाला, वापस से रख दिया। मिनिमम नंबर ऑफ टाइम मस्ट बी अ कार्ड बी ड्रॉन। मिनिमम कितनी बार ऐसा करना चाहिए हमें कि कार्ड को निकाले और वापस रख दे, जब तक कि देयर इज एन एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग एन हार्ट। एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग एन हार्ट। एक बात बताइए, हार्ट आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 13 पत्ते होते हैं, टोटल 54 है, 1/4 चांस है। और अगर हम चाहते हैं कि हार्ट ना आए, तो इसका मतलब उसके चांसेस कितने हैं? 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये लैंग्वेज है उसको पकड़ते हैं। वहां लैंग्वेज में लिखा है एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग। तो अब हम कितने मिनिमम टाइम से करना चाहिए? तो अज्यूम करते हैं कि लेट n टाइम्स कार्ड्स आर ड्रॉन। मान लिया कि n बार आपने कार्ड्स निकाले हैं, निकालते हैं, वापस रख देते हैं। निकालना क्या है हमको? n मिनिमम की वैल्यू निकालनी है। वी विल फोकस ऑन इट। क्या होगा? मिनिमम कितना है? किस बात के लिए? कि एटलीस्ट इवन चांस ऑफ, यहाँ पे हम चाहते हैं तो मिनिमम चांस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ कार्ड मस्ट बी ड्रॉन सो दैट देयर इज एन इवन चांस। इवन चांस मतलब होता है इक्वल चांस, और इक्वलिटी तो हाफ पर ही आती है। इक्वलिटी तो हाफ पर ही आती है कि देयर इज एन एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग इन हार्ट। ये हम चाहते हैं, एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग इन हार्ट। तो आपके पास से एक बार तो हार्ट आ ही जाए, सो एटलीस्ट 1 हार्ट आ जाए, जिसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हार्ट। और इस बात की प्रोबेबिलिटी इवन है, यानी 1/2 है, इससे ज्यादा ही होनी चाहिए। एटलीस्ट एन इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग एन हार्ट, तो हार्ट आ जाए कम से कम एक बार, यानी 1 माइनस एक बार भी ना आए, क्योंकि n बार ये प्रोसेस होने वाला है और ये इवन प्रोबेबिलिटी से ज्यादा है। इवन प्रोबेबिलिटी मतलब कि हाफ प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, वो जब बॉम्बिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कितनी बार बॉम्ब गिराया जाए कि डैमेज हो ही जाए। तो फिर से मैं समझा देता हूँ कि n बार ये प्रोसेस हुआ है,
ठीक है? हम चाहते हैं कि n मिनिमम ऐसा बता दें जिससे हम श्योर हो जाएँ कि हाँ भाई अब हम इवन चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ है, यानी प्रोबेबिलिटीज़ हाफ या हाफ से ज़्यादा है, ये हम चाहते हैं। तो ऐसा n की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस हम जो चाहते हैं यहाँ से आप देखिए n बार ये प्रोसेस हुआ है, एक बार में हार्ट नहीं आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो ये हर बार नहीं आएगा, n बार हुआ है तो पावर n बन जाएगा आपके पास से। सो आई एम हैविंग दिस और यहाँ से 3/4 पावर n। अब ऐसा n का वैल्यू क्या होगा जो हमें सोच के बताना है। ये है आपके पास है 0.75 की पावर n, कि जब हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए 0.75 की खास बात ऐसी है, इसका अगर हम स्क्वायर करके देखेंगे 0.75 यहाँ से अगर आप थोड़ा देखते हैं तो 2 बार स्क्वायर करने पर 0.56 आता है। 2 बार से तो बात नहीं बनेगी, ये कम आना चाहिए। अगर मैं 0.56 का मल्टीप्लाई 0.75 से करूंगा, अब आप देखिएगा बात बन जाएगी। 7 और 5 आपके पास से 35 के आसपास बनेगा, 0.35। तो आपके पास से n की जो मिनिमम n जो आने वाला है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। n की अगर हमसे मिनिमम वैल्यू पूछोगे तो वो आएगी आपके पास से 3। दैट इज बी इज द आंसर। तो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज ही क्लियर नहीं होती क्या पूछा है। ये जो वर्ड है ना, इवन चांस यानी कि इक्वल चांस की बात कर रहे हैं, और इक्वल चांस तो हाफ पर ही आता है। तो हम चाहते हैं भाई मिनिमम कितनी बार हम निकालें कि आपके पास एटलीस्ट इवन चांस ऑफ ड्रॉइंग ए हार्ट, तो एक बार हार्ट आ ही जाए अपने पास। तो यानी एटलीस्ट वन हार्ट 1 माइनस n बार आपने प्रोसेस को फॉलो किया, एक बार भी हार्ट नहीं आता है और ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ, इस इनइक्वलिटी को आपने सॉल्व किया। इट्स ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगला पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अ लाइसेंस प्लेट इज 3 कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट फॉलोड बाय 3 डिजिट। If all possible license plates are equally likely, the probability that a plate has either a letter palindrome or a digit palindrome or both. Okay. पहले तो हम टोटल बात कर लेते हैं। ये तो लेटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर 3 डिजिट का, और यहाँ पर डिजिट्स की बात होगी। इंग्लिश अल्फाबेट्स में आपको पता हो तो आपके पास 26 लेटर्स होते हैं और डिजिट्स आपके पास 10-10 होती हैं। डिजिट्स में पहला डिजिट 0 भी आ सकता है नंबर के अंदर, कार के नंबर पे कुछ भी आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां। ठीक है, लाइसेंस प्लेट के ऊपर। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज है वो है 26 का पावर क्यूब है और 10 का पावर क्यूब। बात है फेवरेबल होने की, कि भाई आपके पास दोनों की बात हो रही है। इवेंट ए हम बनाएंगे कि लेटर पैलिंड्रोम बन जाए। सर हम तो पैलिंड्रोम ही नहीं समझते। अरे वही जो उल्टा पुल्टा एक जैसा होता है, जैसे जियाजी बोलते हो ना, तो जियाजी सेम ही है, पर यहाँ पर मात्राओं की बात नहीं हो रही है। तो लेटर के हिसाब से बात करते हो तो आप ये लिख सकते हो के ए के, ये भी पैलिंड्रोम है ना। के ये भी पैलिंड्रोम माना जाएगा। के पी के ये भी माना जाएगा। वर्ड्स के हिसाब से 323 333 ये सब पैलिंड्रोम है। तो इवेंट बी हम बना देते हैं कि डिजिट्स का पैलिंड्रोम बनता हो। तो आप मुझे बताइए लेटर्स के पैलिंड्रोम कैसे बनेंगे। आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी 6 के 6 26 लेटर्स है, कुछ भी यहाँ भी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अब जो यहाँ आ चुका है वो यही आएगा, उसका तरीका आपके पास एक ही होगा, क्योंकि पैलिंड्रोम आपको बनाना है। दोनों केसेस मैंने बना दिए, के ए के भी पैलिंड्रोम है और के भी पैलिंड्रोम है। तो बीच वाले प्लेस पर कुछ भी रख सकते हैं, सेम भी आ सकता है, अलग भी आ सकता है, 3 डिजिट है। डिजिट वाला आप बनाने जाएंगे तो इसको समझिएगा, पहले वाले पर 10 पॉसिबिलिटीज है, फिर 10 पॉसिबिलिटीज है और आखिरी वाले पर 1। लेकिन बोथ की भी बात हो सकती है, तो ए कॉमन बी भी हम यहाँ पर निकालेंगे। तो उसमें ऐसा होगा
तो जब आप इनकी बात कर रहे हैं तो पहले हम दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं, दोनों एक साथ आ जाए, यानी 26 26 1 10 10 और 1। तो फेवरेबल के हिसाब से अगर हम बचाते हैं प्रोबेबिलिटी, तो देखो जब हम लेटर्स की बात कर रहे होंगे, P of A plus P of B minus P of A common B, this is what we are looking for। और हम चाहते क्या है? यूनियन। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया है और, तो अब आप बताइए पहले वाले की बात। जब आप लेटर पैलिंड्रोम बनाने जाएंगे तो सबका प्रोबेबिलिटी तो हमको पता है, बेस में तो कितना आएगा? 2 पावर 6 10 पावर 3। यहां से देखिए लेटर पैलिंड्रोम 26 का स्क्वायर, लेकिन इसको सिर्फ लेटर का ही पैलिंड्रोम बनाना है, डिजिट से तो मतलब ही नहीं है। तो डिजिट के लिए कितना केस हो जाएगा इसके लिए? इसको डिजिट से मतलब नहीं है, डिजिट से मतलब नहीं, तो हमारे पास फिर तो 10 10 10 केस आएगा, कुछ भी लिखो। इस डिजिट पैलिंड्रोम वाले को लेटर से मतलब नहीं है, इसके लिए 26 26 26 आप कुछ भी रखिए, क्योंकि हमें सिर्फ डिजिट वाला बनाना है, और इसको सिर्फ लेटर वाला बनाना है, तो डिजिट वाले से मतलब नहीं है। तो आपके पास से यहां से आएगा 10 पावर क्यूब प्लस यहाँ 26 की पावर क्यूब 10 का स्क्वायर, और जब दोनों का कॉमन जा रहा है तब आएगा 26 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। काफी सारा डेटा हमारा यहाँ से कैंसिल हो रहा है। 26 का स्क्वायर हटा दीजिए, यहाँ 26 बचेगा, आपके पास ऊपर 10 बचता है, 26 बचेगा आपके पास, यहाँ से 10 कैंसिल होगा और यहाँ दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 35 अपने पास आता है, आप 5 से काट दीजिए या 7 से काट दीजिए, वहां 5 ही से कट जाएगा, 7 है। 7/52 is coming as the final answer. That is A is the correct answer. ठीक है, तो उस लैंग्वेज को समझना, उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना। Whenever horse A, B, C race together, their respective probability of winning the race are 0.3, 0.5, 0.2. 0.3, 0.5, 0.2। अगर हम सबकी प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं ऐड करके, तो वो 1 आ रहा है, 0.3, 0.5, 0.2, 1 आ रहा है। इसका मतलब कोई और जीतेगा ही नहीं, यही तीनों जीत रहे हैं, है ना। और एक बात और है, जब भी आप रनिंग की बात करते हैं, स्विमिंग की बात करते हैं, आपने देखा होगा इसमें ओलंपिक्स भी होते हैं, तो कोई दो जने बहुत रेयरली होते हैं, मिली सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स में चले जाते हैं, एक ही जना जीतता है। तो वहीं पर हम ध्यान रखते हुए बात करते हैं, हॉर्सेज है, दे आर रेसिंग टुगेदर, रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज बता रखी है। इफ द रेस 3 टाइम्स, अच्छा ये रेस कितनी बार होती है? 3 बार होती है। Probability that the same horse will win all 3 races. Let's call this as event A. Event P मान लेते हैं इसको। P तो चलो यहाँ पर probability लिखते टाइम P से तो दिक्कत आएगा, कुछ और लेटर ले लेते हैं। Let's say this is an X event. इन्होंने बोला सेम horse ही जीतेगा। अब इसके तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, हो सकता है A ही बार बार जीत रहा, हो सकता है B ही बार बार जीत रहा, हो सकता है C ही बार बार जीत रहा। जब हम केसेस बनाते हैं तो प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाती है, तो आपके पास से तीनों बार ए जीत जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी, यानी 0.3 का क्यूब आएगा। नहीं, दूसरा वाला जीत जाए 0.5 का क्यूब आएगा। सी जीत जाए 0.3 का क्यूब आएगा। ये आ गया आपके पास से इस बात की प्रोबेबिलिटी कि सेम हॉर्स बार बार जीत रहा है। केस 1 के आपके पास से हॉर्स ए जीता, हॉर्स बी जीता, हॉर्स सी जीता। आगे चलते हैं। And the probability that A, B, C each wins one race respectively. Assume no dead heat, मतलब कि दोनों साथ साथ नहीं आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब हम बात करते हैं, लेट्स कॉल दिस एज अ Y। अब आप मुझे ये बताइए Y की पॉसिबिलिटीज क्या है कि तीनों एक एक जीत जाए, क्योंकि रेस तो एक साथ तो तीनों होंगी नहीं, अलग अलग होने वाली है। अगर अलग अलग होने वाली है तो फिर यहाँ तो केसेस बनेंगे, तो एक एक साथ तो हम जिता सकते हैं, 0.3, 0.5 एंड 0.2। ठीक, लेकिन इनके केसेस बहुत सारे बनेंगे ना, ABC में से कब कौन सी की रेस को जीता है, तो 3 फैक्टोरियल से इनके केसेस भी आ जाएंगे।
कभी एबीसी में पहले ए जीता, फिर बी जीता, फिर सी जीता, फिर पहले ए फिर सी फिर बी, या बी ए सी ए बी, जितने कॉम्बिनेशन बना दोगे उतनी प्रोबेबिलिटी इनकी आ जाएगी। तो यहां से आप देखेंगे तो 27/1000 आता है, 125/1000 है, और यहाँ से 8/1000 है। आप यहाँ जोड़ दीजिए थोड़ा सा, ये बनेगा 152, 160/100 अपने पास आता है, यानी 8/50, यानी और 4/25। मुझे ऐसा दिखता है कि शायद ये आना चाहिए, 8/50 दिख रहा है मुझे, ये है ना। और ये डेटा बनाइए, 3 × 5 × 2 × 6 आता है, और अपॉन आपके पास से 1000 भी आता है, ये जा चुका है। 18/100 भी आपके पास ये आंसर है। ये आप थोड़ा और बनाएंगे तो ये 9/50 बन जाएगा। तो कौन सा आंसर आया हमारे पास, देख लीजिए, 8/50 and 9/50, that precisely is the answer. So we'll mark A is the correct answer. 8/50 and 9/50. There are two cubes have their faces painted either red or blue, and the first cube has 5 red face and 1 blue face. फर्स्ट वाले क्यूब की बात करते हैं। फर्स्ट क्यूब के साथ क्या हो रहा है? फर्स्ट क्यूब, इसके अंदर आपको बताया है 5 रेड है और 1 ब्लू है, ओके। एंड द सेकेंड वाला क्यूब जो है, उसमें हमें क्या पूछा है? उसमें भी ऐसे रेड और ब्लू है। मान लेते हैं कि इसके अंदर x रेड है, तो 6 - x आपके पास से ब्लू होंगे, क्योंकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं बताइए। When two cubes are rolled simultaneously, एक साथ फेंके जाते हैं, probability that top two faces shows on the same color। अब जब दोनों पासे फेंके हमने, तो जो ऊपर वाले दोनों के कलर हैं वो सेम आते हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो बताइए कि नंबर ऑफ रेड फेसेस सेकंड वाले क्यूब के अंदर कितने होंगे। हम चाहते हैं कि इनके पास सेम कलर आए। तो ये ऐसा कब हो सकता है? दो पॉसिबिलिटीज है, कि जब दोनों ने रेड फेंक दिया हो और जब दोनों ने ब्लू फेंका हो। अगर रेड फेंकेंगे तो प्रोबेबिलिटी 5/6 आएगी, और यहां पर आपके पास x/6 आएगी। ब्लू आएगा तो 1/6 आएगा, और ये 6 - 1/6 आएगा। और इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है कि ये 1/2 है। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें 1/2 दे रखी है कि दोनों ने सेम कलर आया है। तो बस फिर तो बात खत्म हो चुकी है। ये 5x है, 6 - x है, ये 36/2 यानी 18 आता है आपके पास से। 4x आपके पास से 12 है, यहां से x का वैल्यू 3 आता है। वी कैन हैव x इज इक्वल टू 3, एंड यही हमारा आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर। 3 हमारा आंसर आ जाएगा, से निकल के, ठीक है। A committee of 3 persons is to be formed, randomly selected from a group of 3 men and 2 women। ध्यान से लिखते हुए चलते हैं। 3 men है एंड 2 women है, ऐसे डेटा साथ के साथ लिखते हुए चलो। एंड a chairperson will be selected from the committee। कमिटी से ही चेयरपर्सन बनाने वाले। प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमन एंड 1 मैन। अच्छा, कमिटी के अंदर 2 वुमन होगा और 1 मैन होगा। अच्छा, और इन्हीं में से, कमिटी में से ही कौन आएगा? चेयरपर्सन भी सेलेक्ट करना, ठीक है। और हम चाहते हैं इस बात की प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव एग्जैक्टली 2 वुमन एंड 1 मैन, एंड द चेयरपर्सन विल बी ए वुमन, ठीक है। तो कमिटी को लोग कितने चाहिए ये बताइए आप। टोटल पर्सन 5 है। कमिटी में कितने पर्सन होने चाहिए? 3 पर्सन होंगे कमिटी के अंदर, जैसा दिख रहा है 3 कमिटी के अंदर होंगे, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी इस बात की चाहते हैं कि भाई 2 वुमन आए और 1 मैन आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं, ठीक है भाई। प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो टोटल केस तो अपने पास 5 है, 5 में से आपको 3 लोगों को लेना है। फेवरेबल ये है कि आप 2 वुमन ले लें, 2C2,
और एक मैन ले ले 3C1। इससे क्या हुआ, वुमन आपने सेलेक्ट कर ली, 2 वुमन ले ली, 1 मैन ले लिया, कमिटी बन गई 3 लोगों की, ये 3 लोग आ गए। अब इन 3 लोगों में आपको वुमन को ही जिताना है, क्या चेयरपर्सन बनाना है। तो जब चेयरपर्सन बनाने जाओगे, आपके पास अब इन 3 में से किसी एक को बनाने का चांस है, इन तीनों में से। और आप वुमन को बनाना चाहते हैं तो आपके पास से 2C1 आ गया, इन दोनों में से किसी भी एक को बना दो। सो दिस शुड बी द प्रोबेबिलिटी। आपके पास यहाँ से 3, यहाँ से 10, ये 2/3 आपके पास आना चाहिए। 1/5 शुड बी द आंसर। तो पूरे सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि टोटल पर्सन तो 5 हैं, कमिटी में 3 लोग चाहिए। हम चाहते कमिटी जब बने तो उसके अंदर 2 वुमन और 1 मैन होना चाहिए। सो टोटल तो 5C3 हो गए हैं, 2 वुमन चाहिए तो 2 ही वुमन है, 2C2, 1 मैन है, 3C1, ये हो गया। ये कहानी किसकी लिखी गई है, ये चेयरपर्सन की बात हो रही है। इस बात की भी तो प्रोबेबिलिटी आएगी, तो इन्होंने बोला है कि नहीं, एंड देखो ध्यान से, एंड ये काम और होना चाहिए कि चेयरपर्सन इज अ वुमन। तो इसमें से 3 लोग हैं, कोई एक जना बनेगा लीडर। तो वुमन 2 है, दोनों में से किसी एक को बनाओगे तो वुमन ही लीड करेगी, 2C1 अपॉन 3C1। सो फाइनल आंसर इज 1/5। A bag contains 3 red and 3 green, शायद green ही होगा. Ball at random drawn out, 3 at random. A person draws out 3 at random. He then drops 3 blue balls into the bag. Okay. Again draws out a 3 at random. Chance that 3 letter balls being all are of different colors. ठीक है. पहली वाली सिचुएशन की बात करते हैं, यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये शायद 3 रेड है और 3 आपके पास से ग्रीन है, ठीक है। एक पर्सन आता है और 3 बॉल निकाल लेता है। अब आप मुझे बताइए क्या क्या निकाला उसने, उस बारे में बात करते हैं। पहला केस कि उसने तीनों ही रेड निकाल लिया। दूसरा केस, एक रेड निकाला, एक ग्रीन निकाला, एक रेड निकाला, एक ग्रीन निकाला, और तीसरा केस ये है कि तीनों ही ग्रीन निकाल लिया है। तो यही की पॉसिबिलिटीज बनेगी। अगर हमारे पास पिटारे में 3 रेड और 3 ग्रीन है, आपको 3 बॉल निकालने को बोला, तीनों रेड निकालो, तीनों ग्रीन निकाल लो, 2 रेड, 1 ग्रीन, 1 रेड और 2 ग्रीन बन जाएगी। अब ये निकाल दिए हैं, वापस नहीं रखे। अब क्या होगा इसके अंदर, देन ही ड्रॉप्स 3 ब्लू बॉल्स। अच्छा, तो ये तो गए बाहर, ये निकल गए हैं। अब आप मुझे सिचुएशन बताइए, इस वाले के अंदर 3 रेड जा चुके हैं, तो बचा क्या है, 3 ग्रीन बचे हैं और 3 ब्लू आ गए हैं इसके पास। दूसरी वाली सिचुएशन में क्या हुआ है, 2 रेड जा चुका है तो बचा रहेगा 1 रेड, 1 ग्रीन गया है तो 2 ग्रीन बचेगा और 3 ब्लू आ गया है, ठीक है। इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ, 1 रेड निकल गया है तो 2 रेड बचेगा, 1 ग्रीन बचेगा और 3 ब्लू आ जाएगा। और लास्ट वाले पर आते हैं, तीनों ग्रीन जा चुका है, हमारे पास सिर्फ 3 रेड है और 3 ब्लू बचा है, ठीक है। चाहते क्या, तीनों ब्लू बॉल्स को डाल दिया है बैग के अंदर। अगेन ड्रॉज आउट 3 एट रैंडम। अब इसके बाद फिर से 3 बॉल निकाल लिया है। हम चाहते हैं कि जो 3 लेटर बॉल्स बीइंग, जो तीसरी 3 बाद में जो निकाली गई है, लेटर वर्ड यूज में लिया है, आर ऑफ डिफरेंट कलर। तो जो बाद में 3 बॉल्स निकाली है उनकी अलग अलग कलर्स के वो होने चाहिए। अब यह है मजा, यहाँ तो 2 ही कलर की पॉसिबिलिटीज है, तो ये दोनों तो चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो है ही नहीं तीसरा कलर। तो इस संभावना की तो आगे जाके प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। हम यहाँ से 3 डिफरेंट कलर के बॉल्स नहीं निकाल सकते, यहाँ से हम एक एक करके निकाल सकते हैं दोनों जगह से। तो इनके रेस्पेक्टिव क्या क्या चांसेस है ऐसा होने के, वो हम बात कर लेते हैं कि भाई ये दोनों तो रिजेक्ट हो चुके हैं, यहाँ बात करनी पड़ेगी हमें कि शुरुआत में आपके पास 6 में से 3 बॉल्स निकाली गई थी, आपने 2 रेड निकाली, रेड आपके पास 3 थी, 3C2, और 1 ग्रीन थी। तो ऐसा होने की, इस इंसिडेंट के होने की ये प्रोबेबिलिटी है। अगर ये 0 आ जाता ऐसा होगा ही नहीं। जैसे मैं यहाँ से बोल दूं कि मैंने यहाँ पर 3 काली बॉल निकाली, काली है ही नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हम पहुंचे, इसके क्या पॉसिबिलिटीज है,
6C3, एक रेड निकालेंगे, 3 रेड है अपने पास, तो 3C1 और है 3C2। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटीज के बाद 3 ब्लू बॉल दोनों में डाल दिया, हम यहाँ पहुंचे। आपके पास फिर से 6 हो चुकी है 6C3, पर अब हम चाहते क्या है, एक एक कलर की सब आए, 1C1, 2C1, 3C1, 2C1, 1C1, 3C1, ये डेटा आपके पास। आइए बनाते हैं। 3 आपके पास से 9 आता है, यहां से आप देखेंगे आपके पास से ये 20 होता है, ये भी 20 है, आपके पास से ऊपर 6 आता है। ये डेटा दोनों जगह सेम ही है, 9/20, और ये वाला डेटा भी दोनों जगह सेम ही दिख रहा है, 6/20। दोनों को ऐड करो, 54 + 54 अपॉन आपके पास से 400 आता है, 108 अपॉन 400 आता है। 4 से आप हटा दीजिए, परसेंटेज आपको निकालना है क्या? 27/100 आपके पास से आता है, 27% आपका डेटा बन जाएगा यहाँ से, एंड दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। तो मार्क करेंगे सी को। An urn contains 10 balls colored either black or red. Then selecting 2 balls from the urn at random. Probability that a ball of each color is selected is 8/15. Assuming that urn contains more black balls than red balls. अच्छा, urn contains more black balls than red balls. अच्छा, ठीक है। अभी हमें बताया नहीं है कि रेड और ब्लैक है कितना, और टोटल क्वांटिटी हमें पता है, और हम क्या चाहते हैं, कंटेन्स मोर ब्लैक बॉल्स। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x आपके पास से ब्लैक है, तो 10 - x आपके पास से रेड हो गया है। ब्लैक की क्वांटिटी ज्यादा है, ध्यान रखेंगे इस बात का, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हम लेंगे। ठीक है भाई, x हमने क्या अज्यूम किया है, ब्लैक वाले बॉल का कलर। So urn contains 10 balls colored either black or red. When selecting 2 balls from the urn at random, इसमें से 2 बॉल सेलेक्ट किया जाता है, probability that ball of each color is selected is 8/5। अब बताइए बात, 10 में से 2 सेलेक्ट किया, ईच कलर का बॉल होना ही चाहिए, तो XC1 10C-1, ये डेटा आपके पास से 8/15 आता है। यहां से x आएगा, कौन सा x पिक करोगे, जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। इक्वेशन समझ में आ रही है? यहाँ पर 10 है, ये 9 है, इंटू आपके पास से 2 आता है, 8/15 है, ये यहाँ से आपके पास से 45 आता है ना, 45 इसको कैंसिल करेगा 3 टाइम्स। 10x - x² आपके पास से आता है, और दिस इज कमिंग एज 24। आई एम हैविंग x² - 10x + 24। x - 6 आता है, x - 4 आता है, x की वैल्यू 6 आता है, ये एक्सेप्टेबल है। x की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि दिया है ब्लैक कलर का बॉल्स ज्यादा है। फर्स्ट लाइन क्लियर, सेकंड लाइन क्लियर, थर्ड लाइन पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड व्हेन सेलेक्टिंग द 2 बॉल्स। अब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल इज सेलेक्टेड, इसका मतलब 1 माइनस बोथ आर वाइट, दोनों ही वाइट हो जानी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। तो 10C2 आपके पास है, व्हाइट बॉल्स हैं कितनी आपके, व्हाइट नहीं, रेड, रेड रेड। तो अब सिचुएशन क्या है बॉक्स के अंदर, ये बताइए। 6 ब्लैक है और 4 रेड है, तो सारी रेड होनी चाहिए, यानी 4C2। 4C2 की वैल्यू 6 आती है, और यहाँ से 45 आता है, सो 1 - 2/15। So the final answer is coming as 13/15 as the correct answer. 13/15, 13/15। थोड़ा चेक करो इसको, ये कितना आता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39/45 इज C, 39/45। ठीक है, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे माना।
तो ब्लैक अज्यूम कर ली 10 है, बची हुई टोटल 10 में से 10 माइनस एक रेड है, दिया हुआ है ब्लैक की क्वांटिटी रेड से ज्यादा है तो x ग्रेटर देन 5 वाला यूटिलाइज करेंगे। दो बॉल्स निकालने में जाते ही प्रोबेबिलिटी दे रखी थी कि भाई दोनों ईच कलर की हो, तो ब्लैक में से भी एक रेड में से भी एक, इस बात की प्रोबेबिलिटी 8/15 गिवन है। सॉल्व करने पर दो केसेस आते हैं, एक रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इट शुड हैव एक्स की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए। एटलीस्ट वन ब्लैक चाहिए यानी 1 माइनस नो ब्लैक, यानी दोनों कैसी होनी चाहिए रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी घटा दी। एटलीस्ट वन ब्लैक है तो फिर इसको फिर डायरेक्ट सॉल्व करते हो 1 माइनस के बिना, तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे, एग्जैक्टली वन ब्लैक या फिर दोनों ब्लैक, उससे भी आ जाएगा आंसर, है ना, उससे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो मैं बता दूं कैसे मैं बताऊं, दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड से कि अगर हम चाहते हैं एटलीस्ट वन ब्लैक, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि बोथ ब्लैक और वन ब्लैक एंड वन रेड, ठीक है। टोटल बॉक्स के अंदर सिचुएशन क्या है, 6 आपके पास से ब्लैक है और 4 आपके पास से रेड है। अब दोनों ब्लैक होना चाहिए यानी 6C2/10C2, और एक एक हमें चाहिए तो वो हो गया आपके पास से, ये तो निकाल ही रखा है ना हमने, दोनों एक एक का तो प्रोबेबिलिटी हमको दिया ही हुआ है, ये दिया हुआ दोनों का इंडिविजुअली 8/15 है। तो सेकंड वाला केस तो क्लियर है, 8/15 आ जाएगा, सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। यहाँ पर आपके पास से 6, 5, 15 आता है और ये 45 है, 45 हम ले लेंगे तो 15 आता है, 3 है 24 है, 39/45, यही था आपका सी आंसर, ठीक है, 39/45, ठीक है। नंबर ए इज रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द सेट 0, 1, 2, 3, 98, 99 करके अपने पास लिखे हुए थे, यहाँ 100 नंबर्स 0 से लेके 99 तक। नंबर बी इज सेलेक्टेड फ्रॉम द सेम सेट, ठीक है, बी को भी इसी से सेलेक्ट किया जाता है। हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी के 3 पावर ए और 7 पावर बी हैज डिजिट इक्वल टू 8 एट यूनिट प्लेस। जो यूनिट प्लेस की डिजिट होगी 3 पावर ए प्लस 7 पावर बी के अंदर, उसका सम, उसकी वैल्यू 8 आनी चाहिए। अब इसके लिए क्या है, हमें इनका साइकिल देखना होगा कि क्या होता है। जैसे आप ए की वैल्यू 0 भी ले सकते हो, तो लास्ट का यूनिट प्लेस आपका 1 आता है। मैं यहाँ पर यूनिट प्लेस यूनिट डिजिट लिखने वाला हूँ। जब आप 3 की पावर 1 करते हैं तो आखिरी में 3 आता है, 3 की पावर 4 करते हैं, 3 की पावर 2 करेंगे अभी तो आपके पास लास्ट में 9 आता है, 3 पावर 3 करते हैं 27 आता है, 3 पावर 4 करता हूँ 81 आता है। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि रिपीट होने लग गए। 3 की पावर 5 करेंगे फिर से 3 आएगा, सो 1379 दिस गेट्स रिपीटेड। वही अगर मैं 7 की पावर 0 करता हूँ तो 1 आता है, 7 की पावर 1 करता हूँ लास्ट में 7 आता है, 7 का स्क्वायर करता हूँ लास्ट में 9 आता है, 7 की पावर 3 करता हूँ लास्ट में 3 आता है, 7 पावर 4 करता हूँ फिर से 1 आ जाता है। सो दिस इज ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड, ठीक है। तो दोनों का साइकिल 4 के मल्टीपल के ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 पावर जैसे ही करते हैं फिर से वही बन जाता है। तो ये जो सेट हमें दिया हुआ है इसकी अगर हम बात करके देखें, 4K टाइप्स के नंबर्स आपके पास है 0, 4, 8, 96 आपके पास आता है। 4K प्लस 1 टाइप्स के नंबर आपके पास है 1, 5, 9, 97 आते हैं। 4K प्लस 2 टाइप्स के जो नंबर है वो 2, 6, 10, 98 आते हैं। और जो 4K प्लस 3 टाइप्स के हैं वो नंबर है 3, 7, 11 और 99 आते हैं, ठीक है। अब आपको पूछा जो जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 3 पावर ए 7 पावर बी हैज अ डिजिट इक्वल टू 8, हम ये चाहते हैं। अब आप मुझे ये बताइए टोटल पॉसिबिलिटीज तो कितनी है। ए इसमें से कुछ भी हो सकता है, बी भी इसमें से कुछ भी हो सकता है, तो टोटल तो हमारे पास 100 × 100 है।
ए भी 100 में से कुछ भी हो सकता है, बी भी कुछ भी हो सकता है। हम चाहते हैं कि 3 की पावर a प्लस 7 पावर b किया जाए, तो लास्ट वाला डिजिट जो होता है यूनिट डिजिट, उसका सम कितना 8 आना चाहिए। अब आपको क्या लग रहा है क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? मैं यहाँ पर थोड़ा मार्क करना चाहूँ अगर 8 कैसे आ सकता है? 8 ऐसे आ सकता है, देखो ये पहला, ये देखो 7 और 1 मिलके 8 हो जाएंगे। यानी a किस, देखो 3 पावर a है, यानी a बिलोंग करे 4k को, 4k मल्टीपल को, लेकिन b बिलोंग करता हो 4k प्लस 1 को। इससे आपके पास 8 आ जाएगा, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। दूसरा ढूंढिएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी बताते हैं। ये देखिए इसको, यहाँ 7 है, यहाँ 1, इसके बारे में देखिएगा। a आपका होना चाहिए 4k प्लस 3 का, और b होना चाहिए 4k का, तो आपके पास 7 और 1 फिर से 8 बन जाएगा। और देखिए 1 को सबके साथ ऐड करके देख लो यार, 2 बनता है, 8 बनता है, 10 बनता है, 4 बनता है, नहीं बनेगा। 3 को करो, 4, 10, 12, 6, नहीं बनेगा। 9 देखिए, 1, यहाँ पर 9 के साथ 0 बनेगा, 16 बनेगा, 9 और 9 8 आ रहा है, 18 आएगा। ये भी आपके पास एक और डेटा बन रहा है, ये सो आई एम राइटिंग दिस ऑल्सो, कि ए अगर मेरे पास 4k प्लस 2 बन जाए और b भी अगर मेरे पास 4k प्लस 2 बन जाए, तो भी मेरे पास से 9 और 9 लास्ट डिजिट है, ऐड होके 18 बनेगा, लास्ट का डिजिट 8 आएगा, और 9 किसी के साथ 12 आएगा, 7 8 आता है, 7 ये दोनों कॉम्बिनेशन ले चुका हूँ, 7 7 14, 7 और 9 आपके पास 16, 7 एंड 3 इज 10, ये भी नहीं आएगा। तो इन सब के कितने पॉसिबिलिटीज हैं आप देख रहे हो, हर सेट के पास अपने पास टोटल 100 है, तो हमारे सबके 25 25 के कॉम्बिनेशन है, सबके 25 25 से कॉम्बिनेशन है। तो आपके पास 4K के ही 25 कॉम्बिनेशन है, इसके भी 25 कॉम्बिनेशन है। सो 25 into 25 for this case, 25 into 25 for this case, 25 into 25 for the third case, और डिवाइड में आपके पास है टोटल है 100 into 100। तो आप 25 और इस सबको हटा के देखेंगे तो 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, the ultimate value we are getting is 3/16, that is D is the answer। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी करते हैं उन सब ने इसको निकाल लिया होगा अच्छे से। ए बी सी आर 3 नंबर्स, नॉट नेसेसरली डिफरेंट, जरूरी नहीं है कि ये अलग अलग ही हो, ये सेम भी हो सकते हैं। आर चोजन रेंडमली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द सेट। आपके पास एक सेट है 1 2 3 4 4 5, आपके पास ए बी सी कहाँ बिलोंग करते हैं? 1 2 3 4 5। टोटल क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास? सबके लिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 125 है। चाहते क्या है? फेवरेबल बात क्या है? फेवरेबल बात यह है कि ए बी प्लस ए सी आपके पास से इवन आना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास, क्या लगता है? मैं कहता हूं कि सी ही ऑड हो जाए। अगर सी ऑड हो गया, आप इस नंबर्स में देख के मुझे बताइएगा, इवन नंबर्स आपके पास से सिर्फ 2 और 4 है, और वहीं अगर मैं ऑड लिखता हूं तो वो मेरे पास 1 3 5 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इन दोनों बातों को। सी अगर ऑड है तो इवन कैसे आया होगा? उसके लिए फिर ए बी को भी ऑड होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ऑड होंगे तभी आपके पास ऑड और ऑड का सम इवन आता है। मेरे पास इस बात की क्या पॉसिबिलिटीज है? तो फिर सी के अपने पास कितने ऑप्शन है ऑड के? 3 ऑप्शन है, और ए और बी का प्रोडक्ट ऑड है, तो इसका मतलब ये निकल के आया ए एंड बी बोथ आर ऑड, ये दोनों भी ऑड होंगे। इसके भी आपके पास से 3 पॉसिबिलिटीज है, इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज है। 3 इंटू 3 इंटू 3, ऑड अपने पास 3 ही नंबर है, तीनों को ऑड ले सकते हो आप, तीनों ऑड। तो तीनों के पास 3 पॉसिबिलिटीज है, कैसे भी कॉम्बिनेशंस बना दो। दूसरा, सी अगर मैंने ले लिया कि इवन है, तो फिर ए बी को भी इवन होना पड़ेगा। ए बी को इवन तो आप बना रहे हो, लेकिन यहां आप केसेस है, हो सकता है कि ए ऑड हो और बी इवन हो जाए, और हो सकता है कि ए इवन हो और बी ऑड हो जाए, क्योंकि इवन का जब ऑड से मल्टीप्लाई होता है, इवन का जब ऑड से मल्टीप्लाई होता है तो इवन ही आता है।
तो दूसरी पॉसिबिलिटीज की हम बात कर रहे हैं कि भाई सी इवन है तो ये भी इवन ही होगा। तो इवन के कितनी पॉसिबिलिटीज है हमारे पास? तो 2 पॉसिबिलिटीज है। अब सी ऑड है आपके पास, ए ऑड है, ऑड के 3 पॉसिबिलिटीज है, इवन की 2 पॉसिबिलिटीज है। इसके लिए इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, ऑड की 3 पॉसिबिलिटीज है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास टोटल तो पता है हमें कि भाई ये आएगा 5 × 5 × 5। फेवरेबल के लिए काउंटिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला केस 3 × 3 × 3 प्लस ये देखिए सी का 2 है और इन दोनों का 3 × 2। और बताइए यहाँ पर 2 × 2 × 3। ये केस आप ABC के बता रहे हैं, मैं लिख देता हूँ। ये केसेस हमने लिखे हैं, भी सारी पॉसिबिलिटीज हमने लिख ली है। तो बस यही अपना नंबर है। यहाँ से आता है 27, 4 और 3 आपके पास से 12 है, ये भी 12 है, 125, 24 है, 51। थोड़ा एक बार डेटा देख लें हम आराम से, है ना, कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। हम्म। प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं कि इसका AB + C का वैल्यू इवन आए। ठीक है। ऑड की पॉसिबिलिटीज हमारे पास दे सेम भी हो सकते हैं ना, नॉट नेसेसरली डिफरेंट। हाँ, सेम भी हो सकते हैं। तो अपने पास से इवन इवन हमने ऑड 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 3 पॉसिबिलिटीज हैं सबके लिए। 27, 51 आ रहा है अपने पास। एक बार थोड़ा कुछ और केसेस देखते हैं, कहीं पर कुछ मिस्टेक हुआ है क्या। सी अगर इवन है तो इवन के 2 पॉसिबिलिटीज है। ये इवन है तो प्रोडक्ट भी इवन होगा। इवन होने के 2 पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, एक और केस है ना, देखो एक केस भूल गए। कैसे? एक ऑड एक इवन इवन आता है, एक इवन एक ऑड इवन आता है, लेकिन एक और केस भी तो है कि दोनों ही इवन हो जाए तो ए भी इवन हो, बी भी इवन हो। इवन के आपके पास 2 और 2 प्रोडक्ट और आएंगे, तो यहाँ पर एक केस और आएगा। तो यहाँ से CAB ये केस और आएगा, 8 और ऐड होगा इसके अंदर। तो 59/125। एक भी, वो तो लकी थे कि ऑप्शन में वो ऑप्शन था नहीं, वरना फंस जाते। सो एक भी केस अगर हम मिस कर गए तो बस वो एग्जाम की बात है, मिस कर गए तो मिस कर गए। 59/125 हमारे पास आंसर आता है, दैट इज बी। तो जब हम टोटल इवन चाहते हैं तो ए बी इवन के 3 केसेस है, ए ऑड बी इवन, ए इवन बी ऑड, और दोनों भी इवन हो सकते हैं, वो वाला केस भी आएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। An ant is situated at the vertex of A of the triangle ABC. Every movement of an ant consisting of moving to one of the other 2 adjacent vertices from vertex where it is situated. Okay. Probability of going to any of the 2 adjacent vertices of triangle are equal. या इधर जाए या इधर जाए एक ही बात है, बराबर चांस है। Probability that the end of 4th movement, 4 बार मूवमेंट हो जाए, then ant will be back to the vertex A. अच्छा, वापस से 4 मूवमेंट हुआ है तो कोई सा भी मूवमेंट वो ले सकते हैं, उसके इक्वल चांसेस है। इधर वाला लेंगे तो भी हाफ प्रोबेबिलिटी, इधर वाला लेंगे तो भी हाफ प्रोबेबिलिटी। 4 बार ये प्रोसेस हो चुका है। ठीक है। आफ्टर 4th इवेंट वो वापस से ए पे आ जाएंगे, वापस से वो ए पर आ जाएंगे। तो इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप ये बताइए। आप ए से बी चले जाएं, फिर आप बी से सी चले जाएं, फिर आप सी से बी चले जाएं वापस, और बी से ए चले जाएं, तो वापस से आप ए पे आ जाओगे। देखो, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, 4 मूवमेंट हो गए। 1 2 3 4। और क्या हो सकता है? सेम प्रोसेस इधर कर दो। ए से सी गए, सी से बी गए, बी से सी गए, सी से ए गए, ए से सी से बी से सी से ए, वापस 4 के बाद सेम पे आ गए। और क्या पॉसिबिलिटीज है देखो आप। ए से बी गए,
बी से ए गए, फिर ए से बी गए और बी से ए गए, मतलब पूरे टाइम यही चल रहे हैं, 1 2 3 4 सेम। ऐसे इधर ए सी ए, फिर ए फिर सी ए, 1 2 3 4। और क्या पॉसिबिलिटी है? 1 2 3 4, इससे भी आ सकते हो, यानी ए से गए बी से गए ए, फिर ए से गए सी और सी से गए ए। सो 1 2 3 4 सेम। और ये प्रोसेस यहां भी हो सकता है कि पहले गए ए से सी से गए ए, फिर ए से गए बी और बी से गए ए। तो ये सारे केसेस हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो दे आर 6 केसेस, है ना? तो 6 केसेस आपके पास बन रहे हैं, और आप किसी भी एक के लिए प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो 1/2 है हर केस के लिए, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो 1/16 है वो। तो वो तो 1/16 आएगी कितनी बार? 6 बार आएगा आपके पास से। सो 6/16 इज योर आंसर। 6 केसेस है, हर केस की प्रोबेबिलिटी 1/16 है, क्योंकि वो लेफ्ट या राइट रे प्रोबेबिलिटीज इक्वल है, हाफ ऑफ चांसेस है। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Mr. A and Mr. B each have a bag that contains one ball each of the colors blue, green, orange, red, violet. आइए, एक बैग है, ब्लू, ग्रीन, orange, red and violet. A randomly select one ball from this bag. ये A का बैग है, और यहाँ पर एक B का भी बैग है, उसके अंदर भी सेम है। So A randomly select one ball from his bag and puts into B के बैग में रख देता, and then B then randomly selects one ball from his bag and puts into the A. वापस से A में आ जाता। Probability that after this process, content of two bags are same. इस प्रोसेस के बाद बैग का जो कंटेंट है, यानी अंदर की जो सिचुएशन है, वो सेम रहती है। इसका क्या मतलब निकला? जिस कलर की बॉल से कुछ और है, जिस कलर की बॉल यहाँ ट्रांसफर हुआ है, उसी कलर का बॉल वापस से इधर आ जाना चाहिए, यही कहानी है। तो मान लेते हैं कि भाई ब्लू बॉल ट्रांसफर हुआ है, ब्लू वाला बॉल ट्रांसफर हुआ है। तो ब्लू वाला बॉल ट्रांसफर हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास? देखिए पहले 1/5 प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब इधर आपके पास है 5 की जगह 6 बॉल हो गया है, लेकिन ब्लू वाला बॉल 2 हो गया है अब, तो सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ये इस बात की प्रोसेस है। ऐसा 1/5 करके 2 बाय ये आपने 3 बनाया है इस बात का। तो ये कितना बन रहा है आपके पास? ये डेटा बना के देखते हैं, ये कितना बनेगा? 1/3 1/15 आएगा आपके पास। अब ये तो आपने ब्लू के लिए बताया है, सेम कहानी आपकी तो फिर ग्रीन से भी आएगी ना। ग्रीन के लिए भी 1/15 ही रहेगा, सेम ही बात। ऑरेंज के लिए भी, रेड के लिए भी, वॉयलेट के लिए भी, सभी के लिए सेम प्रोबेबिलिटीज रहेंगी। सारी पॉसिबिलिटीज हमने डिस्कस कर दी। 5 केसेस बनेंगे, सो 1/15 सबकी केस प्रोबेबिलिटीज होंगी, और 5 केसेस आप बना दीजिए। समझ के ना भाई? ग्रीन के लिए भी सेम ही प्रोसेस है, ग्रीन के लिए भी 1/5, फिर इधर 2 ग्रीन हो जाएंगे तो 2/6, खत्म। तो आपके पास फाइनल अल्टीमेटली आंसर आता है 1/3। तो आप मार्क करेंगे सी ऑप्शन। A box contains 10 tickets numbers from 1 to 10. 2 tickets are drawn one by one without replacement. अच्छा, रिप्लेस नहीं करते, और प्रोसेस 1 by 1 हुआ है। एक बार में एक चिट्ठी निकालेंगे, फिर रख देंगे, एक टिकट निकालेंगे और रख देंगे। 10 बॉक्स है, बॉक्स कंटेन्स 10 टिकट्स नंबर 1 to 10। बॉक्स के अंदर 10 टिकट्स है, 1 से 10 नंबर के, एक एक करके निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ड्रॉन टिकट and the second drawn ticket is less than 4. Okay. First ticket मान लिया X है, सेकंड टिकट मान लिया Y। फेवरेबल क्या है?
एब्सोल्यूट को तो हम समझते हैं कि मॉड लेना है। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट टिकट का नंबर इज नॉट लेस देन 4, ये कहानी कह रहे हैं, इज नॉट लेस देन 4, लेस देन 4 नहीं है। तो कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यही कहानी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ड्रॉन टिकट नंबर एंड सेकंड ड्रॉन इज नॉट लेस देन 4। ये लेस देन 4 नहीं है इनका, तो मतलब फिर कैसा है? या तो 4 है या 4 से ज्यादा है डिफरेंस। ये कहानी यहां से समझ में आती है। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। तो अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई उनके बीच का जो डिफरेंस है वो ऐसा होना चाहिए। अब या तो इसके केस बना दे, या फिर 1 माइनस हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जब उनके डिफरेंस कैसे हो। देखो, सेम टिकट तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बिना रिप्लेसमेंट के और एक एक करके निकाल रहे हैं। हो सकता है कि एक डिफरेंस आता हो सकता है कि डिफरेंस 2 आता हो सकता है कि डिफरेंस 3 आता हो। अगर हम ये 3 केस हटा दें तो फिर तो डिफरेंस उनका 4 या 4 से ज्यादा ही होगा। तो आइए फिर टेबल बना लेते हैं एक्स और वाई की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। पहले बात करते हैं एक्स माइनस वाई का डिफरेंस 1 आता हो। अब देखो, एक्स और वाई पोजीशन है, एक्स फर्स्ट कार्ड के बोला है, वाई सेकंड को बोला है, तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर लेंगे कि आपके पास टिकट नंबर डले हुए हैं, तो मैं कहूंगा कि अगर ये 1 है तो ये 2 हो सकता है, ये 2 है तो 3 है, ये 3 है तो 4 है, ऐसे करते करते ये 9 है तो 10 है। तो हमारे पास एक केस ये आ जाएगा। दूसरा केस ये वाला भी बनेगा, जब ये 2 की बात करेंगे, ये एक्स है, वाई है, ये 1 है तो फिर यहाँ 3 लाना पड़ेगा, यहाँ 2 है तो 4 आएगा, 3 है तो 5 है, यहाँ 8 है तो 10 आएगा। और तीसरा वाला केस ये है कि जब डिफरेंस 3 का रहेगा, यहाँ 1 है, 0 तो है ही नहीं ना, नंबर 1 से 10 है, 1 है तो 4 है, 2 है तो आपने 3 जोड़ दिया 5 है, 3 है तो 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, ऐसे करते करते 7 है तो फिर 10 है। अब एक्स और वाई की पोजीशन भी चेंज हो सकती है, ठीक बात है ना। तो ये कितने केसेस है आपके पास? ये 9 इंटू 2 केसेस है। ये कितने हैं आपके पास है? ये 8 इंटू 2 केसेस है, और ये 7 इंटू 2 केसेस है। ठीक, टोटल तो हमको पता ही है टोटल कितने केसेस है। टोटल तो 10 में से 2 लेने हैं आपको, बस कोई से भी 2 ले लो, कुछ किसी भी तरीके से ले लो, एक्स और वाई कुछ भी बन सकता है ना। यही बनेगी बात। 10C2 पिक एनी 2 नंबर्स। लेकिन उनमें फिर 2 का भी तो बात बनाना पड़ेगा ना आपको। 10C2 तो आपने लिया, और इंटू 2 भी करना पड़ेगा, क्योंकि x के लिए आपके पास 10 चॉइसेस है, इंटू 2 करना पड़ेगा इसमें। तो x के लिए आपके पास से 10 चॉइस है, और y के लिए कितनी है? फिर 9 बचेंगे। ऐसे लिख लो, वरना 10C2 इंटू 2 करना। अब आइए इसकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, 1 माइनस ये 9 इंटू 2 है, 8 इंटू 2 है, 7 इंटू 2 है, 10 इंटू 9 है। इस प्रोबेबिलिटी को थोड़ा निकाल के देखते हैं क्या बात बनता है। ये 18 है, 16 है, 14 है, और 90 है। ये आपके पास से कितना आता है? 34 आता है। 34 और 14 कितना होता है? 34 और 10 44 आता है। 44 48 आता है। 48/90 आपके पास से आता है। ये डेटा थोड़ा देखिए कहाँ हम पहुंच रहे हैं, थोड़ा देखेंगे। आप इसको काट भी दीजिए, यहाँ से 8 आता है, यहाँ से 15 आता है। 7/15 अपने पास से आंसर आता है। सो विल मार्क बी एज द करेक्ट आंसर। Probability that radar will detect an object in one cycle is P। एक साइकिल के अंदर राडार पकड़ लेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी P है। हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट विल बी डिटेक्टेड इन n साइकिल। n साइकिल मतलब nth साइकिल नहीं बोला है,
n साइकिल में प्रोसेस चलता रहा और हम चाहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट हो जाए, तो इसका मतलब 1 माइनस इट इज नॉट डिटेक्टेड, डिटेक्ट ही नहीं होना चाहिए। तो n साइकिल में से कभी भी डिटेक्ट हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो डिटेक्ट ही ना हो। चोर को पकड़ना है n बार में से कभी ना कभी तो पकड़ ही लेंगे। हम वो वाला केस घटा देते हैं जब उसको पकड़ ही नहीं सकते हैं। तो 1 माइनस अगर नॉट कॉट लिख देंगे तो कभी ना कभी वो पकड़ में आ जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बस इस वाले केस को हटा देते हैं। अब हर साइकिल में एक बार उसको डिटेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी p है, तो फर्स्ट साइकिल में डिटेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस। दिस इज फॉर द फर्स्ट साइकिल। अच्छा, दूसरी बार भी वो पकड़ में नहीं आना चाहिए तो 1 माइनस p होगा। फिर nth वाले के लिए भी आपके पास से 1 माइनस p ही होगा, nth साइकिल। तो अगर हम एक ही केस है कि अगर हम हर साइकिल से उसको नॉन डिटेक्ट करके लेकर चले जाएं और 1 में से वो वाली प्रोबेबिलिटी हटा दें, तो कभी ना कभी तो वो डिटेक्ट हो ही जाएगा, चाहे फर्स्ट में हो जाए, सेकंड में हो जाए, या हो सकता है हर बार डिटेक्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है n माइनस 1 डिटेक्ट हो जाता। ऐसे सवालों को 1 माइनस नॉन डिटेक्ट वाले तरीके से किया करो। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, विल मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। 3 numbers are chosen randomly without replacement from the numbers 1, 2, 3, 4, 10. Probability that minimum of chosen number is 3, और देखो और आते खुश हो जाया करो। तो मिनिमम ऑफ 3 numbers is 3, ये है हमारी इवेंट ए, और मैक्सिमम ऑफ 3 numbers is 7, ये हो गई हमारी इवेंट बी। अच्छा, अगर मिनिमम अपने पास 3 है तो फिर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं आपके पास, ये बताइए? 4, 5, 6 से लेके 10 तक। और अगर मैक्सिमम 6 है अपने पास तो फिर बाकी नंबर्स कितने हो सकते हैं? वो आपके पास 4, 5, 6 तक हो सकते हैं। भाई मैक्सिमम नंबर 7 है, तो बाकी बचे हुए 2 नंबर्स आपके 1 से 6 के बीच में होंगे। और अगर मिनिमम 3 है तो फिर बाकी बचे हुए दोनों नंबर्स इसमें से होंगे। अब आप हमें ये बताइए, ये भी तो हो सकता है कि ए कॉमन बी हो, ये भी तो निकलेगा, और लिखा है वहां पे। इसका मतलब क्या निकल के आया कि भाई ये पता चला कि भाई मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 7 है, तो तीसरा नंबर कौन सा हुआ? कॉमन वाला, मतलब जब दोनों एक साथ होंगे, जो मिनिमम 3 है मैक्सिमम 7 है, तो फिर बचा हुआ जो दो बीच वाला नंबर जो है वो पॉसिबिलिटी सेकंड नंबर हमारे पास से, उसकी पॉसिबिलिटी है 4, 5 और 6, इनमें से हो सकता है वो। ठीक, तो इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब सुनिएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट करना है, 3 नंबर चूज करने हैं, तो बताइए फिर क्या बनेगी बात? हम चाहते क्या है, और कंडीशन चाहते हैं, P ऑफ A यूनियन B। ये है PA, ये यहाँ है PB, और ये है इनका कॉमन। तो ये है आपके पास से नंबर्स। 3 नंबर लेने के बाद आपके पास 3 है, बचे हैं 7 नंबर्स। इन 7 में से कोई से भी 2 ले लेंगे, टोटल तो 10C3 है ही सही। मैक्सिमम 7 है, तो पहले वाले 6 नंबर्स में से बचे हुए 2 नंबर्स होंगे 10C3। और इस वाले केस में ये जो 3 नंबर्स बचे हैं, इनमें से कोई एक नंबर होगा, क्योंकि सबसे छोटा सबसे बड़ा तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, यहां पर आपके पास से बनना चाहिए। ये 21 आता है, ये 15 आता है, यहां से 3 आता है, यहां से 10, 8, 9 और ये 6 भी आता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, डेटा बनाएंगे। यहां से आप देखेंगे 36 आता है, 33 आता है। प्रोबेबिलिटीज को थोड़ा आराम से देख लेते हैं। 3 से कटेगा 4 बार, 11/40 हमारा आंसर आ रहा है। सो गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। ध्यान देना है, और आ गया है तो फिर बस वो यूनियन वाला है, तो कॉमन वाला केस मिस कर जाता है। सो गुड क्वेश्चन। तो कॉमन होगा तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 7 है।
तो जो बचा हुआ थर्ड नंबर जो बीच में लाई करता है वो सिर्फ 4, 5, 6 ही हो सकता है। सो 3C1। In a math paper, there are two sections A and there are three sections A, B, C. Section A is compulsory. Out of section B and C, a student has to attempt any one. Passing in the exam paper means passing in A and passing in A, B or C. Okay. Probability of student passing exam A, B, C are P, Q and half respectively. Student select randomly one of the option out of B and C. अच्छा है, दे रखा है, यहाँ फुल स्टॉप है। हाँ, स्टूडेंट सेलेक्ट रेंडमली वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ बी एंड सी, मतलब एक को ही अटेम्प्ट करना, दोनों नहीं अटेम्प्ट करना, ये बता दिया, क्लियर कर दिया। और हम सोच रहे थे और लिखा है तो दोनों अटेम्प्ट करते, नहीं। प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इज 1/2 का, ये प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस मिल जाए। ऐसा कब होगा, जब उसने ए पास कर लिया हो और बी पास कर लिया हो, या ए पास कर लिया हो और सी पास कर लिया हो। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो हाफ दी हुई है। अब ए को उसने पास कर ही लिया हो, ए को सक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी पी है, बी को सक्सेस करने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। लेकिन यहाँ लिखा है कि स्टूडेंट सेलेक्ट रैंडमली बी एंड सी, तो पहले इसको बी को सेलेक्ट करना पड़ेगा 1/2 से। तो पहले 1/2 से बी सेलेक्ट होगा, फिर ए और बी में पास होगा, फिर सी को पास करेगा 1/2 से, फिर दोनों के एग्जाम देगा। सी को पास करने का प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। दिस इज द इक्वेशन। हटा दीजिए यहाँ सब जगह से 2 का फैक्टर, ये डेटा आपके पास आता है। कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई करता है वो आप देख लीजिए। ए ऑप्शन की बात करते हैं, पी और क्यू दोनों 1 है, ये तो अनर्थ हो गया। बी बात करते हैं, पी और क्यू दोनों हाफ है, 1/4 + 1/4, ये भी गलत है। सी की बात करते हैं, पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 0 है। क्या ये वाली बात पॉसिबिलिटी है? आप अगर इसको देखेंगे क्यू ही 0 हो जाए, क्यू अगर हम देखें तो आपके पास से क्या पॉसिबिलिटी है, क्यू की पॉसिबिलिटी आपको जो दी जा रही है इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक डी ऑप्शन और है, उसकी भी बात करते हैं। पी 1 है और क्यू की वैल्यू हाफ आती है, दोनों का प्रोडक्ट है, हाफ आता है, ये भी हाफ है। दिस इज ऑल्सो 1। वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या बात दी गई। मैथ पेपर, there are 3 sections ABC. Section A is compulsory. Out of section B and C, a student has to attempt any one. Passing in the examination paper, passing in A and passing in B or C, कोई एक में। Probability of student passing in A, B, C are P, Q and half respectively. Student select randomly one of the option. अगर हम probability किसी की 0 ही ले लेंगे, किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी 0 ले लेते हैं, मतलब वो तो होगा ही नहीं। इसका मतलब क्यू का मतलब ये हो गया है कि बी वाला जो है वो तो से पास होगा ही नहीं, ये वाली बात यहां से निकल के आती है। स्टूडेंट सेलेक्ट रैंडमली आउट ऑफ द ऑप्शन आउट वन ऑफ द ऑप्शन आउट ऑफ बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज सक्सेसफुल इज 1/2। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं, ये सेटिस्फाई कर कहाँ रहा है। पी की वैल्यू 1 है, 0 है, और पी 1/2 बनेगा ना, तो नॉट सेटिस्फाइड। सो डी इज करेक्ट। सी को सोचने की जरूरत ही नहीं, क्यों सेटिस्फाई नहीं कर रहा, एक ही ऑप्शन है जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। सी एंड डी आर टू इवेंट्स सच दैट सी इज सबसेट ऑफ डी, और डी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। अगर सी डी का सबसेट है तो क्या मतलब हुआ, ऐसा है, सी यहां है, डी यहां, तो यानी सी और डी का कॉमन आपने निकाला तो सी ही आएगा। हमें एक डेटा बार बार पूछा जा रहा है सभी जगह,
C/D ये आता है C कॉमन D डिवाइडेड बाय दिस और आप ये जानते हैं कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा C और D का कॉमन तो C ही आएगा। अब आप एक बात को समझिएगा, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, एक से कम होती है। अगर हम 1/PD कर देंगे तो ये भी ग्रेटर देन 1 ही रहेगा और क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती पॉजिटिव है तो फिर हम पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आप जानते हैं ये क्या है, दिस इज दिस। तो ये रिजल्ट हमारे पास से आता है, इट इज डी इज द ऑप्शन। ठीक है, तो ये इसका सबसेट है तो सी और डी का कॉमन सी आएगा और ये फॉर्मूले से हम लगा सकते हैं सी और डी का कॉमन पी ऑफ सी बन जाएगा। किसी भी इवेंट की इवेंट लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, रेसिप्रोकल लिया, यहां से ये लिख सकते हैं, पीसी से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज द सेम एक्सप्रेशन जो ये है, इसकी जगह मैंने ये रख दिया, सो आई एम गेटिंग डी एज द करेक्ट आंसर। कंसिडर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स ईच विद प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। अब सुनो, एटलीस्ट वन फेलियर की बात हो रहा है, एटलीस्ट वन फेलियर जिसका मतलब हो गया 1 माइनस नो फेलियर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इस बात की प्रोबेबिलिटी इतनी है। अब आप मुझे बताइए कि वो फेल ही नहीं होना चाहिए, सो नो फेलियर, नो फेलियर मतलब सक्सेस, इसका मतलब क्या है, ऑल सक्सेस। और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है, कितनी बार हुआ है ये एक्सपेरिमेंट, 5 बार, सो P टू द पावर 5 आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस 31/32 P to the power 5, it is 1/32 P to the power 5, P is less than or equal to half, ये डेटा आपके पास आएगा एंड इट इज A, ये आपके पास से A ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन फेलियर इज इक्वल टू 1 माइनस नो फेलियर यानी ऑल सक्सेस। 5 बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, सो P टू द पावर 5 इनइक्वालिटी बना दी, सॉल्व कर लिया। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, नॉन इक्वल टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होती है, सो P इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। विल मार्क A ऑप्शन। एबीसी आप पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, ध्यान दीजिए पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है, यानी अगर कभी ए कॉमन बी निकालने को बोला गया तो वो पी ए इंटू पी बी बनेगा, और अगर वो बी कॉमन सी बनाने को बोला गया तो फिर वो पी बी इंटू पी सी बनेगा। सी कॉमन ए बनाने को बोला तो फिर वो पेयर वाइज है ना, तो ये रिलेशंस वो फॉलो करेंगे। इस लाइन का ही मतलब है पेयर वाइज, यानी दो दो के कॉम्बिनेशन की, सबकी हम बात यहाँ पर करेंगे। अब हम चाहते हैं तीनों का कॉमन तो 0 है, ये समझिए क्या दिया है, इसका क्या मतलब होता है जानते हैं, इसका ये मतलब है कि इसका कॉमन यहाँ और इसका कॉमन यहाँ से भी P ऑफ C बनेगा आपके पास से, P ऑफ C। तो वेन डायग्राम हम बनाते हैं, A B C, C हुआ है, यहां बात कर रहे हैं। आप देखिए इसमें से एक रीजन है ही नहीं जो तीनों का कॉमन है, ये नहीं है रीजन, दिस इज 0, ये है ही नहीं, तीनों का कॉमन पार्ट 0 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आप वो बताइए वो जो ऊपर लिखा है, ए का नहीं होना, ए का नहीं होना, बी का नहीं होना, सी का होना, यानी ये, इसकी बात हो रहा है। जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो ये है, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वो ये है,
अब क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो आप मुझे बताइए कि मैं इसको क्या लिखूंगा फिर। क्या पीसी में से देखो इसका मतलब क्या है, ए के बाहर का, बी के बाहर का, सी के साथ जो कॉमन है, ये सेगमेंट कैसे आएगा? पीसी में से 2 टुकड़े मुझे हटाने पड़ेंगे, ठीक, अपॉन पी ऑफ सी आएगा। तीनों का कॉमन तो है ही नहीं, 0 है वो तो। अब क्योंकि ये कैसे है, पेयर वाइज है, तो फिर ये कैसे बन जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे। अपॉन आपके पास से पीसी आता है, पीसी से कट जाएंगे सब, ये डेटा आपके पास है। अब इसको दो तरह से लिख सकते हो, आप चाहो तो पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस पीबी, वरना 1 माइनस पीबी के साथ लिखना चाहते हो तो पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस पी ऑफ ए। चॉइस अपनी है, कौन सा आंसर, ये ए ऑप्शन विल मार्क ए। तुम्हारे पास से ए इसका आंसर आएगा। इट्स वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। 3 numbers are chosen randomly without replacement from 1, 2, 3, 4, 8. Probability that their minimum is 3, given that their maximum is 6. अब देखो given that की कंडीशन हमें दे रखा है, given that maximum is 6, तो यानी हमारे पास फिर नंबर्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 तो है ही सही, ये तो बता ही दिया है कि 6 तो है ही सही। कि भाई गिवन दैट है, ये हो चुका है, हमारा सैंपल स्पेस अब रेस्ट्रिक्ट हो चुका है, नया सैंपल स्पेस आ गया है कि भाई ये कहानी है, मैक्सिमम वैल्यू 6 है, तो यानी बाकी बचे हुए यहां से होंगे। कितने लेने हैं, 3 लेने हैं आप। प्रोबेबिलिटी दैट हम चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू 3 आए। अच्छा, मिनिमम 3 आए, टोटल तो अपने पास 5 में से 2 लेने हैं। आप चाहते हो कि मिनिमम 3 आए, मिनिमम 3 रहे, मिनिमम आप 3 ले लीजिए। फिर आपको 2 नंबर्स इसमें से किसी एक को लेना होगा, 4 या 5, एक नंबर। मिनिमम 3 अगर आपने फिक्स कर दिया तो अब आपके पास, क्योंकि एक नंबर 6 है, एक नंबर 3 है, तो फेवरेबल में मिनिमम ये तभी बोला जाएगा जब बाकी दूसरा नंबर 4 या 5 में से कोई एक होगा। तो आपके पास ये नंबर आता है 2, ये आता है 10, फाइनल नंबर आता है 1/5। इट इज सी इज द करेक्ट आंसर। A boy has a collection of blue and green marbles. The number of blue marbles belong to the set 2, 3, 4, 13. If two marbles are chosen simultaneously and at random from this collection, then probability that they have a different color is 1/2. Find possible number of blue marbles, ये हमें पता करना है। तो देखो बोला गया है कि कलेक्शन के अंदर ब्लू और ग्रीन दोनों मार्बल्स हैं। ब्लू मार्बल्स की जो काउंटिंग है वो हमारे पास 2 से लेके 13 तक रह सकती है। इफ टू मार्बल्स आर चोजन रैंडमली और साइमल्टेनियसली, एक साथ लेंगे एंड रैंडमली लेंगे फ्रॉम दिस कलेक्शन। तो चलिए कलेक्शन में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक्स ब्लू हैं और वाई आपके पास से ग्रीन मार्बल्स आपके पास लिखे गए। एक्स ब्लू है और वाई ग्रीन मार्बल्स आपके पास लिखे गए हैं। अब इस टोटल अपने पास कितने हो गए हैं, टोटल मार्बल्स हमारे पास आ चुके हैं, वो है आपके पास से एक्स प्लस वाई। ठीक है, कितना है, एक्स प्लस वाई। प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव अ डिफरेंट कलर इज 1/2। ठीक है, जब आप दो मार्बल लेकर आते हैं वहां से कलेक्शन में से, डिफरेंट कलर के हैं, इसका मीनिंग क्या है, एक रेड है और एक ब्लू है और एक ग्रीन है। तो प्रोबेबिलिटी कि एक ब्लू रहे और एक ग्रीन रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास ब्लू है, इस एक्स में से एक ले लेंगे, हमारे पास एक ग्रीन है, ये ले लेंगे। टोटल आपके पास से एक्स प्लस वाई है, इसमें से आप 2 सेलेक्ट कर सकते हैं और इस बात की प्रोबेबिलिटी आपके पास से हाफ लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ एक्स आता है, यहाँ वाई आता है और यहाँ पर जो डेटा लिखा है वो है एक्स प्लस वाई माइनस 1 और यहाँ पर आता है अपॉन 2।
इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 ऊपर आता है और ये 2 भी इधर आ जाएगा। आपके पास से डेटा आता है 4x5, ये है x प्लस वाई और यहाँ पर भी है x प्लस वाई माइनस 1। ये है 4x प्लस वाई, यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेटा बनेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई आपके पास से आता है। यहाँ हम गए, सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई आपके पास से डेटा बना। इसको इधर ले आएंगे और ये सारा सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ऐसे दिखेगा हमें कि ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इधर गया माइनस एक्स माइनस वाई। इस कंडीशन को यूटिलाइज किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं पूछा क्या है। पूछा हमसे ये है कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स यानी x पूछा गया है। ठीक है, y के बारे में बात नहीं की गई है। तो अगर हम इस इक्वेशन को गौर से देखें तो ये क्वाड्रेटिक बनाई जा सकती है, x के अंदर भी बनाई जा सकती है और y के अंदर भी बनाई जा सकती है। क्योंकि x पे हमें डेटा चाहिए तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक y के अंदर बनाते हैं। ये बना y स्क्वायर, आप y यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो ये बनेगा 2x प्लस 1, y कॉमन ले लिया और बाकी डेटा आपके पास ये है। ये डेटा आपके पास बन गया है। ठीक है, ये बन गई y में क्वाड्रेटिक। अब y क्या है, एक ग्रीन मार्बल तो आया है ना अपने पास, तो y की वैल्यू जो क्या है नेचुरल नंबर होंगी। मार्बल से काउंटिंग ऐसे तो हो नहीं सकता कि 1.5 होगी, 0.3 होगी, √2 होगी, क्या होगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से अब ये क्वेश्चन ट्विस्ट लेता है, तो ये बना क्वाड्रेटिक। और y जो है वो नेचुरल नंबर है, एक से तो ज़्यादा होगा ही सही क्योंकि एक हम ग्रीन मार्बल आया भी है। तो ये इसके रूट्स कैसे हो गए, इसके रूट्स आ गए आपके पास से पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे। तो आप बताइए सॉल्यूशंस आते कैसे हैं। सॉल्यूशंस ऐसे आते हैं कि फॉर्मूला होता है y की वैल्यू का माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। करेक्ट, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का। तो अगर यहाँ से इंटीजर आएगा इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो लिखा गया है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर इंटीग्रल हम चाहते हैं इसका मतलब हैंस कि जो डेटा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। तो बी ढूंढिए इसका, वो है आपके पास से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4a और c आपके पास लिखा गया है। ये डेटा आपके पास है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर करना है। डेल्टा बनेगा 4x का स्क्वायर आता है, 4x आता है, 1 आता है, यहाँ है 4x का स्क्वायर, ये बनता है 4x, ये हो गया कैंसिल। आपके पास फाइनली डेटा जो निकल के आया वो है 8x प्लस 1। ये डेटा बन रहा है 8x प्लस 1। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। x के डेटा सेट ये लिखा हुआ अपने पास 2, 3, 4 से लेके 13 तक। तो हमारे पास डेटा ये बना कि 8x प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। x जो है वो हमारे पास है 2, 3, 4 से लेके 13। पर हमें इतना चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ऑप्शन के हिसाब से मैच करना है। ऑप्शन में 2, 3, 6 एंड 10 लिखा गया है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। 2, 3, 6 और 10 ये डेटा हमने यहाँ पर बनाए। तो यहाँ से आप डेटा देखिए, 2 प्राप्त करेंगे तो आपके पास से 16 प्लस 1 जो आता है ये 17 आता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 आप रखोगे तो ये बनता है 24 प्लस 1, ये बनता है 25। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो नहीं चलेगा लेकिन ये वाला चल जाएगा। तो ये दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड। आप 6 रखिए तो यहाँ से आता है 48 प्लस 1, ये बनता है 49, ये आता है 7 का स्क्वायर, ये भी ठीक है। फिर आता है 10 आपके पास से, ये बनता है 80 प्लस 1, ये बना 81, यहाँ से डेटा बना 9 का स्क्वायर, ये भी बात सही है। तो हमारे पास बी सी डी ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और भी आंसर्स आ सकते हैं पर हमारे पास इन्हीं में से मार्क करना है। फाइनल आंसर हम मार्क कर देंगे यहाँ से बी सी डी। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेहतरीन सवाल हम यहाँ पर देख रहे हैं जिसके अंदर पहले प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है कि हमें दोनों के सिंगल सिंगल कलर्स चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी से बनी क्वालिटी।
चॉइस ये थी कि हमें x के ऊपर डेटा निर्धारण चाहिए, तो फिर y में क्वाड्रेटिक बनाया और y में रूट्स इसके इंटीजर आने चाहिए, तो श्रीधराचार्य से b स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर आए। सारी कांस्टेंट x के ऊपर आ गई और ये डेटा बना एट x प्लस 1, और फिर इन सब ऑप्शंस में से हमने देखा किसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द टॉप क्लास क्वेश्चन, जो शुरुआत से हम इसको देख रहे हैं, ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो हमारे लिए कई सारे मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व कर रहा है। क्वाड्रेटिक के साथ प्रोबेबिलिटी हमारी लर्निंग और डेप्थ तक लेकर जाएगा। तो इस चैप्टर से डरिए मत, मेहनत कीजिए, फोकस कीजिए, इसके थ्योरी लेक्चर्स आप मेरे देखिए। ये चैप्टर ऐसा लगता है कि बहुत डेंजरस है, बस एक्चुअल में ये है नहीं। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। A and B are two events such that P of B is not equal to 1. Complement of B denotes the event complement to B, ये हमसे पूछा गया है। यहाँ पर अपने पास ये डेटा लिखे हुए हैं A, B, C, D। पहले बात करते हैं सिक्वेंशियली एक एक ऑप्शन की। ये जो लिखा गया है अपने पास P of A कॉम्प्लीमेंट ऑफ BC आपके पास है। ये है P of A कॉमन BC डिवाइडेड बाय PBC। ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है। इसका मीनिंग समझिए, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। तो हम कहाँ पर हैं इसको समझिए कि ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब हम यहाँ पर हैं। ए हो गया लेकिन बी नहीं हुआ। तो दिस इज द सेक्शन वेयर ए इज हैपनिंग और बी इज नॉट हैपनिंग। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जो टोटल पी ए है अपने पास, उसमें से ये कॉमन वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया जाए। ये कॉमन वाला पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। और डिवीजन में पी बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 1 माइनस पी बी। ये डेटा हम यहाँ से लिख सकते हैं। क्या ये एग्जैक्टली मैच हो गया है? जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो गया। तो ए वाला ऑप्शन हमारे पास से ट्रू आता है। चलिए अब हम बात करते हैं बी ऑप्शन की। यहाँ जो लिखा गया है उसको समझिए। कॉमन की बात है और ए और बी में प्रोबेबिलिटीज का सम करके लिखा हुआ है। तो सोचिए, थोड़ा सा अगर मैं इसको रीअरेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसी डेटा को लिखने की सोचा कि जैसा ये हमारे पास गिवन है, चलिए इसी को रीराइट करते हैं। सो लेट्स सी क्या अपने पास बनेगा। इस 1 को इधर ले आते हैं और यहाँ पर अपने पास ये पी ए आता है, ये पी बी बनेगा और यहाँ है दोनों का कॉमन, ये डेटा आपके पास से बनेगा। ये किसका फॉर्मूला है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पी ऑफ ए यूनियन बी। तो क्या रिजल्ट आ रहा है? आइदर ऑफ ए और बी टू अकर, इस बात की प्रोबेबिलिटी एक या एक से कम होगी। दिस इज ट्रू। ये तो होता ही है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी एक या एक से कम ही होती है, एक को क्रॉस करके तो कभी नहीं जाता है। सो बी स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बी वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास यहाँ से ट्रू आता है। सी के अंदर हमें कुछ डेटा पूछा गया है कि पी ए जो है वो ग्रेटर है या लेसर है P ऑफ A स्लैश बी से, अकॉर्डिंग एज P ऑफ A स्लैश बी सी करके लिखा हुआ है कि ये ग्रेटर है या ये लेसर है, ये हमसे पूछा गया है। वहीं पर हमारे पास एक डी ऑप्शन भी दिख रहा है जहां पर एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी की है। सी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम पहले डी को कर लेते हैं, स्पेस अपने पास कम है। सो आई एम राइटिंग डी फर्स्ट पार्ट, है ना। तो डी आप देखिए क्या लिखा है, ये है PA स्लैश BC और यहाँ है मेरे पास ये डेटा आपके पास लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? बी के नहीं होने वाली इवेंट हो चुकी है। बी अकर नहीं होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, बी के नहीं होने के बाद ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर फिलोसॉफी वाइज देखें या इसको मैथमेटिकली इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें, बी हैज नॉट अकर्ड आफ्टर दैट ए इज अकरिंग प्लस बी हैज नॉट अकर्ड व्हेन ए इज नॉट अकरिंग। तो ये तो दोनों ही केसेस आगे एग्जॉस्टिव हो गया है, इसकी वैल्यू तो 1 आनी चाहिए। आप समझे नहीं समझे? फिर समझाए। दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड देन इवेंट ऑफ ए टू अकर, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज नॉट अकर्ड व्हेन ए इज नॉट अकर्ड। इस बात की प्रोबेबिलिटी है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये दोनों बातें आ चुकी, बी नहीं हुआ है दोनों केसेस के अंदर। तो बी जब के इवेंट नहीं हुआ है तो दो केस बनते हैं, या तो इवेंट ए होगा या इवेंट नहीं होगा। तो यहाँ दोनों केसेस आ चुके हैं, ए हुआ है और ए नहीं हुआ है। दोनों का सम अगर पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी 1 ही आने वाली है। फिर भी अगर आपको लगे तो हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा देते हैं कि मैं इसको लिखूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से, ये डेटा
अपॉन मेरे पास यहाँ पर PBC बनेगा। यही फॉर्मूला होता है कंडीशनल का, देखो आप, A/B कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है दोनों का कॉमन और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस बात की प्रोबेबिलिटी। यहाँ हम पहुंचे, ये डेटा आपके पास आता है, ये रिजल्ट आपके पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के जो इवेंट्स है यहाँ पर हमने इसको बना दिया। आगे बढ़े कि क्या लिखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बिहेव करते हैं। ये क्या है इसको समझिए, ये है ए के होने की प्रोबेबिलिटी जब बी नहीं हुआ है, तो ये वाला सेगमेंट है जो आप यहां से लिख सकते हैं। ये यहां से डेल्टा बनता है, ए के होने की बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये रही सेक्शन। फिर यहाँ की बात हो रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बी के नहीं होने के बाद ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी की बात पूछी जा रही है। तो हम कहाँ पर पहुंचे इस बारे में थोड़ा सोचते हैं कि ये डेटा कौन सा है। तो ये जो लिखा गया है अगर आप थोड़ा समझें तो इसको हम ये लिख सकते हैं डे मॉर्गन रूल से कि ए यूनियन बी पर अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो मतलब क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा, यूनियन का कॉमन हो जाएगा, फिर बी का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये इस वाले कॉन्सेप्ट को लिख सकते हैं जो डी मॉर्गन फॉर्मूला होता है उससे। तो अगर यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट है, कॉमन का कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, तो सारे कॉम्प्लीमेंट अगर हम ऊपर लेते हैं तो ये ए बी तो सेम हो जाएंगे, यूनियन का कॉमन का हो जाएगा यूनियन, ये हम इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं कि इसको और हम क्या लिखेंगे। यहाँ हम पहुंचे, आप देखिएगा दिस इज P ऑफ A, यहाँ है P ऑफ A कॉमन B, दिस इज A कॉमन B, A कॉमन B आपने इसको बना दिया। प्लस अब हम इसकी बात करते हैं, यह है 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, यहां है 1 माइनस PB। डेटा बनाएंगे P ऑफ A माइनस P ऑफ A कॉमन B, यहां पर आपके पास है PA, यहां आपके पास है PB, यहां है आपके पास है A कॉमन B। वन माइनस PB आपके पास से बात बन गई। तो सुनिए, यहां ये माइनस और यहां ये प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल। PA के आगे माइनस है, PA भी कैंसिल हो गया है, दोनों कैंसिल हो गए हैं। ऊपर क्या बचा देखिए 1 माइनस PB, और अपॉन में भी क्या लिखा है 1 माइनस PB। दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास से वैल्यू 1 निकल के आएगी। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू, डी वाला ऑप्शन भी ट्रू है। A/BC लिखा है, यानी BC होने के बाद A के होने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों का सम निकाला। यहाँ पर डे मॉर्गन हमने ज़रूर लगाया है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर A कॉम्प्लीमेंट कॉमन B कॉम्प्लीमेंट है, इसको हम A यूनियन B का ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लीमेंट को हम बार से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। नो प्रॉब्लम विद दैट। ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से बना दिया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस A यूनियन B, और इसको ओपन कर दिया। अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आते हैं अब हम C ऑप्शन की तरफ, जहां पर पूछा गया है C। ध्यान से देखिएगा क्या है स्टेटमेंट, में लिख लेता हूं P ऑफ A इज ग्रेटर देन और लेसर देन P ऑफ A कॉमन B। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग एज, अकॉर्डिंग एज, ये डेटा आपके पास है, ये डेटा आपके पास लिखा हुआ है, ये ग्रेटर है स्मॉलर है, और यहाँ है आपके पास P ऑफ A, ग्रेटर स्मॉलर P ऑफ A, और ये डेटा भी आपके पास लिख दिया गया है। अंडरस्टूड? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ अब हम सॉल्व करना चाहते हैं, ये अपना रिजल्ट है, तो देखिएगा ध्यान से। हम अभी एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड ग्रेटर और लेसर देन दोनों सिंबल्स हैं, हम एक काम करते हैं, एक सिंबल यहाँ पर पिक कर लेते हैं, दैट सिंबल इज स्टार। क्या पिक कर लिया? स्टार। समय के साथ ग्रेटर है या लेसर है वो अपन लास्ट में डिसाइड करेंगे, पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो सिंप्लीफाई करने पहुंचे। यहाँ आपके पास आएगा ये P ऑफ A, ठीक। यहाँ से फॉर्मूले से बनेगा आपके पास P ऑफ A कॉमन B
डिवाइडेड बाय पी भी आपके पास आता है, ये हमने लिखा। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास चल रही। अच्छा, हमें ये वाली बात गिवन है, क्वेश्चन को रीराइट कीजिए, पढ़िए वापस से क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा यह है कि अकॉर्डिंग एज, ये रिलेशन फॉलो होगा अकॉर्डिंग एज दिस, तो इससे ये डिसाइड होगा। तो फिर हम एक काम करते हैं, यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। स्टार मैंने मार्क किया और यहाँ ए है। स्टार का मतलब कभी ग्रेटर होगा तो ग्रेटर ले लेंगे, लेस देन होगा तो लेस देन ले लेंगे। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये आपके पास आएगा ए कॉमन बी ऑफ कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इस बात की प्रोबेबिलिटी। इसके बीच में कोई सिंबल बनेगा, बना देंगे। इसको समझिए, ये क्या है, ये ए है, ये बी है, आपके पास बी नहीं होना चाहिए, उसके बाद ए होने की प्रोबेबिलिटी, बी नहीं होना चाहिए उसके बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी ये रही। बनाइए इसको। ये डेटा हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, ये आपके पास स्टार है और यहां से पी ऑफ ए लिख सकते हैं। यहां है पी ए माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी, यहां है ये पी ए माइनस पी ऑफ ए पी ऑफ बी। ये डेल्टा आपने यहां से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये डेटा आपने बना दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव रहेगा। 1 माइनस पी बी क्या प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से छोटी होती है या उससे बराबर होंगी। डिनोमिनेटर में तो 1 नहीं हो सकती, इससे पॉजिटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप देखेंगे तो पी ए से पी ए कैंसिल हो रहा है। अब ये साइन हम इधर रख लेंगे, तो यहाँ आएगा आपके पास से पी ए पी बी, और ये सिंबल यहीं का यहीं, ये हमने इधर कर दिया। करेक्ट, ये बात बनी। अब यहाँ के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो देखो, आप यहाँ पर पी बी जो होता है वो एक पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव अगर कहीं पर डेटा है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती है। साइन ऑफ इनइक्वलिटी नेगेटिव से मल्टीप्लाई पर चेंज होती है, पॉजिटिव पर नहीं होती है। जब मैंने इसको ये लिखा है तब आप सोचिएगा, ये बनता है आपके पास से पी ऑफ ए, और ये जो डेटा अपने पास लिखा गया है, दिस कैन बी रिटन एज पी ऑफ ए स्लैश बी। तो आप देख सकते हैं, जिस साइन से मैं शुरू किया हूं उसी साइन पर मैं आ गया हूं और यही डेटा लिखा हुआ है। तो यहां अगर ग्रेटर मैंने लिया तो यहां भी ग्रेटर सस्टेन हो जाएगा, यहां अगर लेस देन हुआ तो यहां भी लेस देन वाला सिंबल एडजस्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को दो तरह से प्रूव कर सकता हूं। पहले मैं ग्रेटर साइन ले लूं तो सब जगह देखा जो सिंबल यहां है वही सिंबल यहां आ रहा है, ग्रेटर आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ लेस देन लेता तो सेम सिंबल मेरे पास सेम प्रोसीजर से यहाँ पर भी आ जाता। तो दो बार क्वेश्चन सॉल्व ना करके मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है एक ही बार। अंडरस्टूड। तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि दिस रिजल्ट होल्ड्स गुड वेदर इट इज ग्रेटर और लेसर अकॉर्डिंग एज दिस रिजल्ट्स टेक द सेम साइन ग्रेटर और लेसर। अंडरस्टूड। बेसिक फॉर्मूले से इनके वेन डायग्राम से पहचाना, इसको पहचाना, ए होना चाहिए बी नहीं होना चाहिए। दिस इज द सेक्शन विच कैन बी रिटन एज पी ए माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी, देन दिस अ पॉजिटिव क्वांटिटी, वी कैन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेफ्ट राइट, देन फाइनली वी आर गेटिंग दिस डेटा। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, फिर हम बात करेंगे इस बारे में। अंडरस्टूड। सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। सो ए बी सी डी ऑल फोर ऑप्शंस आर फाइनल, दे ऑल आर ट्रू। ए बी सी डी चारों को हम यहाँ पर मार्क कर देंगे। प्रोबेबिलिटी जैसा बेहतरीन चैप्टर के अंदर अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ट्राई कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी टू द पॉइंट होना चाहिए और विद क्लैरिटी के साथ होना चाहिए एंड विद इन डेप्थ एज वेल। तो ऐसा सीखने के लिए यू कैन वॉच माई थ्योरी लेक्चर्स, और बुक आपके इसमें बहुत हेल्प करने वाली है। यूज दैम, कीप सॉल्विंग। For P of A is 3 by 8 and PB is 1 by 2, P of A union B is 5 by 8, then which one of the following does hold good? Not नहीं है, does hold good। अभी तो गड़बड़ कर देते हैं ना, does hold good यहाँ पे लिखा गया है। समझिए इसको क्या लिखा जा रहा है। वहाँ से हमारे पास A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, कई ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ से अगर हम A यूनियन B की बात सबसे पहले करते हैं तो अपने पास डेटा बनेगा P ऑफ A प्लस P ऑफ B
माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी। 5/8 आता है, 3/8 है, 1/2 आपके पास से आता है। यहां पर है 3/8, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ है 5/8। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास आता है। यहाँ 7 है, 7 में से 5 जाएगा तो 2/8 आता है, यानी डेटा आता है 1/4। ए कॉमन बी आपके पास है डेटा बना। अंडरस्टूड। अब हम सिक्वेंशियली एक एक करके सबके बारे में सोचते हैं। जैसे हमारे पास क्या डेटा दिखा गया है, जैसे पहला डेटा है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए स्लैश बी। क्या मतलब है इसका? ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, डिवाइडेड बाय पी बी आता है। बनाइए डायग्राम, कहाँ पर है हम समझिए उसको। और ये वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसपे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं समझा रखा, ये प्रोबेबिलिटी का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है। ठीक है, जहाँ पे क्या वेन डायग्राम की हेल्प से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और वेन डायग्राम में आप कितने अच्छे हैं इस बात पर डिपेंड करता है आपने सेट्स कितना अच्छे से पढ़ा है। तो यहाँ देखिए, ए नहीं होना चाहिए, बी होना चाहिए, ये रहा बी होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ आप आएंगे इस जगह पर। ठीक है, तो ए नहीं होना चाहिए, इसके बाहर हम चले गए और ये बी के साथ कॉमन हमने इस डेटा को बनाया। ये है डेटा आपके पास, जिसको आप लिखेंगे पीबी में से जो कॉमन वाला पार्ट है वो हम यहां से हटा देंगे। यहां पर भी हम डेटा बनाए, ये डेटा बन जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी डिवाइडेड बाय पी बी। कॉमन वाला डेटा अभी हमने निकाल दिया, ये रहा कॉमन वाला डेटा 1/4 है और पीबी वाला डेटा 1/2 है। तो फाइनली आंसर आपके पास से हाफ आता है। ठीक है, ये डेटा आपके पास बना है हाफ। आप अगले वाले को बना लेते हैं। हमसे पूछा है पी ऑफ ए स्लैश बी सी, जिसका मतलब है पी ऑफ ए कॉमन बी सी डिवाइडेड बाय पी बी सी। ठीक है, ए और बी का कॉमन, बी का कॉमन बी के बाहर है और यहां आपके पास से ए आता है। ठीक है, ये रहा, ये इसका मीनिंग है, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। आगे हम बात बनाते हैं, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी। पी बी सी आपके पास ही डेटा बना। पी ऑफ ए आप ढूंढिए, 3/8 आता है, इट इज कमिंग एज 3/8 और कॉमन वाला डेटा आपके पास से 1/4 है। पीबी की वैल्यू आपके पास से हाफ आती है, तो यहाँ 2 बनाएंगे तो आपके पास 3 माइनस 2 की वैल्यू 1/8 आता है और यहाँ से भी 1/2 आता है। 1/4 आपके पास से डेटा बनेगा। तो यहाँ कितना है 1/2, वहाँ कितना है 1/4। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट B इज ट्वाइस ऑफ P ऑफ A स्लैश बी सी। यस, ये रिजल्ट आपके पास है ट्रू है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से भी हाफ आएगा, यहां से भी हाफ आएगा, ए ऑप्शन आपके पास से करेक्ट आ जाता है। दिस इज वी आर गेटिंग ट्रू। ठीक, आगे चले, बी ऑप्शन पढ़ते हैं। बी के अंदर क्या पूछा है, ये तो हुआ ए ऑप्शन। बी में पूछा है पी ऑफ ए स्लैश बी, आपसे पूछा गया है, जो बनेगा पी ऑफ ए कॉमन बी डिवाइडेड बाय पी बी आपके पास लिखा जाएगा। कॉमन वाला डेटा देखिए, कॉमन वाला डेटा है 1/4, ये रहा 1/4। पीबी वाला डेटा आपके पास से 1/2 है, ये हाफ आता है। क्या यही हाफ पीबी के इक्वल है? यस, यही हाफ पीबी के इक्वल है। पीबी के इक्वल ये भी हाफ है, दोनों इक्वल हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू आ चुके हैं, ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है ना। सिक्वेंशियली फिक्स्ड फॉर्मूला इनको अप्लाई कीजिए, वेन डायग्राम में थोड़ी एक्सपर्टीज ले आइए, बना दोगे आप सवालों। आते हैं सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट क्या कहता है देखिएगा, 15 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट स्लैश बी कॉम्प्लीमेंट, और यहां आपके पास आता है 8 आता है, पी आता है, बी कॉम्प्लीमेंट
स्लैश ए कॉम्प्लीमेंट, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए बनाइए इसके। यहाँ लिखेंगे 15 पी ऑफ आपके पास से ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ 8 आता है, बी कॉम्प्लीमेंट ए सी आता है और यहाँ से पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट आता है। ठीक है, ये डेटा बना। यहाँ आपके पास ये 15 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं और यहाँ से आता है 1 माइनस पी बी। लेट्स सी क्या डेटा हम बना पाएंगे। ये क्या डेटा बनेगा इसको समझिए, ये ए है और यहाँ बी है, बी होना चाहिए ए नहीं होना चाहिए, ये रिजल्ट आपके पास है। ये रिजल्ट आपके पास है, इसको पहचानिए ए यूनियन बी। इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। एट आता है यहां पर, ये है पी बी, ये डेल्टा आपके पास लिखा गया है। मैच कीजिएगा, यूनियन की वैल्यू 5/8 है, दिस इज 5/8। 15 1 माइनस 5/8 आपके पास से आता है 1 माइनस पी बी। आप देखिए पी बी इज हाफ, क्या है इक्वल है वो हम देखेंगे। यहाँ 8 आता है, पी बी आप देखिए हाफ है, दोनों का कॉमन कितना आया है, कॉमन इज 1/4। पी ए कितना है, पी ए इज 3/8। मैच करिए, फाइनली डेटा देखिए इसका। यहां से आपके पास ये 3/8 बनेगा, सो दिस इज 15, दिस इज 3, दिस इज 8 एंड दिस इज 1/2। ये डेटा आपके पास है। यहाँ आपने बनाया 1/4, यहाँ 8 आता है, ये है 1/4, यहाँ है आपके पास 5/8। ये डेल्टा आपके पास लिखा है। ठीक, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? मुझे नहीं लगता इक्वल है, क्योंकि यहाँ 9 आने वाला है, यहाँ 4 आएगा। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दे ऑल आर नॉट इक्वल, ये सब इक्वल नहीं आ रहे हैं। मैच कर लिया, लास्ट वाले दोनों डेटा इक्वल नहीं है। ये दोनों यहाँ देखिए, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 है, यहाँ 3 है ही नहीं। RHS में देयर इज नो 3, दे आर नॉट इक्वल। अब आगे बढ़ते हैं हम सी पार्ट की बात, डी पार्ट पर। डी पार्ट में दिस इज रॉन्ग। डी पार्ट लिखा है पी ऑफ ए स्लैश बी सी, पी ऑफ ए स्लैश बी सी, ये डेटा निकालना है और ए कॉमन बी के बराबर निकालना है। ए कॉमन बी की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ए कॉमन बी सी आता है अपॉन, यहाँ से आपके पास से ये डेटा बनेगा। अब हम क्या चाहते हैं इसके हिसाब से आप देखिएगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, बी नहीं होना चाहिए ए होना चाहिए, ये रहा। दिस इज द डेटा जो बनेगा आपके पास, पी ए माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी बी आपके पास से आता है। पी ए आपके पास से 3/8 आपने लिखा है, 3/8 माइनस कॉमन आपके पास है, कॉमन आपके पास से 1/4 है, डिवाइडेड बाय पी बी आपके पास है 1/2 है। सो इट इज 3 माइनस 2, 8 आता है और यहां से 1/2 भी आता है। फाइनली आंसर हमारे पास 1/4 आता है। 1/4 देखा और 1/4 ही ए कॉमन बी का डेटा भी आपके पास लिखा गया है। सो यस, इट इज इक्वल टू ए कॉमन बी। सो दिस इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपके पास से ट्रू आ गया है। तो फाइनली हमारे पास कंक्लूडिंग आंसर है ए बी एंड डी का। ए बी डी हम यहां से फाइनल आंसर्स इसके बना देंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को एंजॉय कीजिए, कैसे चैलेंज की तरह लीजिए अपने आप को कि हाँ मुझे इसको बना के दिखाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस मैथमेटिक्स को बूस्ट करेगा। और डेफिनेटली इस चैप्टर से दोनों एग्जाम्स के अंदर काफ़ी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, मीडियोकर सवाल भी पूछे जाते हैं और सिंपल सवाल ही पूछे जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, हेड ऑन लीजिए, सीखिए, थ्योरी सीखिए। सबसे पहले तो थ्योरी सीखिए, थ्योरी के लेक्चर्स देखिए मेरे, इनको इम्प्रूव कीजिए। कीप लर्निंग।
E1 and E2 are two events such that E1 की वैल्यू probability 1/4 है, E2 by E1 probability is half and E1 by E2 probability is 1/4. Then we need to figure it out whether E1 E2 are independent. They are twice likely as the occurrence of E1 E2 are exhaustive, probability of E1 common E2 E1 and E2 are in GP. ऐसे कई सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहली बात जो है वहीं से शुरुआत करेंगे, probability of E1 is 1/4. यहाँ है आपके पास E2 और ये है E1। यहाँ हम पहुंचे E2 कॉमन E1 आपके पास आता है और यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जिसकी वैल्यू 1/2 आपने लिखी है। यहाँ आप पहुंचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉमन E2 आपके पास है और ये E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 आती है। E1 कॉमन E2 आपने लिखा, ये यहाँ जाएगा और ये 1/8 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इको प्रोबेबिलिटी हमारे पास पता है, E1/E2 आपके पास है, ये यहाँ पर आपके पास से डेटा बनता है, ये है 1/4। कॉमन वाला डेटा आप देखिएगा यहाँ से, सो दिस इज कमिंग एज 1/8। यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सामने है आपके 1/4। यहाँ 4 पर बनाएंगे, हमारे पास यहाँ से वैल्यू हाफ आती है। तो ये हाफ आता है, ये 1/8 आता है, 1/4 आता है, सारी बातें बनाई। सबसे पहले जो बात समझ में आती है वो ये देखिए, E2 इज ट्वाइस लाइकली एज दैट ऑफ E1। क्या ऐसा है? देखिए, E1 की वैल्यू 1/4 है और E2 की वैल्यू 1/4 है या 1/2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? दिस इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, गिवन है, डबल करेंगे तो ये आ जाएगा। तो क्या दिखा? E2 होने के चांसेस E1 होने के चांसेस से डबल है। सो यस, E2 has a is twice as likely to occurrence of E1. C is the correct answer. ये अपने पास से बात बनी। ठीक है, अब बारी आती है इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, इसके लिए हमेशा उनका कॉमन निकाला जाता है। तो क्या हमने ये डेटा निकाला है? दिया हुआ है हमें, ये रहा, दिस इज 1/8। तो बात यह है, क्या ये इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के इक्वल है? तो ये 1/2 है और ये 1/4 है। यस, इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे 1/4 और 1/2 तो 1/8 ही आता है। यानी दोनों इवेंट्स का एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। दैट मीन्स E1 and E2 are independent events. They both are independent events. तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स आपके पास से बन जाएंगे। दिस इज ट्रू, ए इज ट्रू। एग्जॉस्टिव कब होते हैं? जब एग्जॉस्टिव का मतलब है पूरा एग्जॉस्ट हो जाना, यानी उन दोनों इवेंट्स को अगर एक साथ कर दिया जाए तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक डेटा निकालें P ऑफ, इसका मीनिंग समझिएगा, A यूनियन B, E1 यूनियन E2, अगर ये 1 आ गया तो एग्जॉस्टिव है, और 1 नहीं है इसका मतलब 1 का मतलब श्योरिटी है कि या तो E1 होगा या E2 होगा, तो एग्जॉस्टिव हो जाएंगे। अगर 1 नहीं है इसका मतलब इनके अलावा कोई और इवेंट भी हो सकता है, तो उस केस में इनको फिर हम एग्जॉस्टिव नहीं बोलेंगे। सो वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट दिस। अगर ये 1 आया तो एग्जॉस्टिव है, 1 नहीं आता है तो फिर ये एग्जॉस्टिव नहीं होंगे। ये डेल्टा आपके पास, E1 का प्रोबेबिलिटी आप निकालिए 1/4 आता है, E2 की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए यहाँ से 1/2 आता है, और दोनों का कॉमन आपके पास से 1/8 आता है। ये डेटा रहा, कॉमन आपके पास से 1/8 है और यहाँ E1 आता है, E4 आता है, E1 ये रहा, E2 ये रहा आपके पास से 1/2। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 आया नहीं आया। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, यहाँ आपके पास से आता है 5/8 जो कि 1 नहीं है। 1 नहीं आ रहा है इसका मतलब these are not exhaustive. So E1 and E2 are not exhaustive. यहाँ एग्जॉस्टिव बोला, दिस इज रॉन्ग। 3 ऑप्शंस को वेरीफाई कर लिया है, एक गलत आए हैं, 2 ट्रू आए। अब आगे चलते हैं हम डी पार्ट पर।
डी में पूछा है कि E1 कॉमन E2, P ऑफ E1, P ऑफ E2, क्या ये सब जीपी बना रहे हैं? कॉमन वाला डेटा है 1/8, E1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 1/4, और ये है 1/2। यस, दे ऑल आर इन जीपी। और हर बार क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। इसका डबल ये है, इसका डबल ये है। जीपी है जिसका कॉमन रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास से 2 आता है, हर बार डबल हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास से ट्रू बन जाएगा। तो हम मार्क करेंगे यहां से ऑप्शंस ए सी डी एज द फाइनल आंसर। ए सी डी, ए किया, सी किया, डी किया, बी अगर आता ऑप्शन, अगर इनका यूनियन की वैल्यू 1 आ जाती तो फिर बी भी आ जाता। तो समझते हुए चलिए क्या पूछा गया है, कब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो उससे क्या रिजल्ट्स निकल के आते। समझ के चलेंगे तो बात समझ पाओगे। और हर लाइन को दोबारा सुनिए, तिबारा सुनिए, समझिए। समझेंगे तो उस चीज से सबसे बड़ा फायदा आपका होगा, आपके परिवार का होगा। थ्योरी वीक चल रही है तो थ्योरी पढ़िए, जो मेरी थ्योरी उसको देखिए, आप ऐसा ही सोचना सीख जाएंगे। इन्वेस्ट कीजिए अपनी जर्नी के ऊपर, और टाइम सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एक बार टाइम निकल जाता है तो फिर बस बौखलाहट, परेशानियां चलती रहती है। कीप लर्निंग। Two events A and B are such that the probability that at least one of them occurs is 5/6, and both of them occurring simultaneously is 1/3. Probability of not occurrence of B is 1/2, और उसके ऊपर बेस्ड फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो दो इवेंट्स हैं A and B such that at least one of them occurs। इसका मतलब समझिए, at least them one of them occur is 5/6। तो probability of at least वन ऑफ देम अकर, इसका मतलब हो गया है P ऑफ A यूनियन B। दिस इज कमिंग एज 5/6। यहां से डेल्टा है P ऑफ A, यहां है P ऑफ B, यहां है आपके पास P ऑफ A कॉमन B इज इक्वल टू 5/6 आपके पास से आता है। कंडीशन नंबर 1। नाउ बोथ ऑफ देम अकर साइमल्टेनियसली, इस लाइन का मतलब समझिए, दोनों एक साथ होंगे। इसका मतलब A और B दोनों एक साथ होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरिंग बी इज 1/2। ये देखिए, बी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस बी के होने की प्रोबेबिलिटी। ये 1/2 आपको दी है, आप सॉल्व कीजिए यहां से तो पी बी की वैल्यू भी 1/2 ही आएगी। अब देखिए यहां पर हमें यूनियन पता है, कॉमन पता है और पी बी पता है। तो इस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में अगर हम रखें तो हमारे पास से पी ऑफ ए निकल के आ जाएगा। बोलो यस और नो। तो यहाँ से हमने कंडीशन नंबर 1 से देखें तो पी ऑफ ए तो सेम है, पी बी की वैल्यू 1/2 है, कॉमन की वैल्यू 1/3 है, और यहाँ है आपके पास 5/6। ये डेल्टा आता है 5/6, प्लस आता है 1/3, फिर आता है -1/2। 6 आपके पास एलसीएम है, ये 5 आता है, ये 2 आता है, और यहाँ पर आपके पास 3 आता है। इट इज कमिंग एज 2/3। ये आपके पास है 2/3, इस बात की प्रोबेबिलिटी है अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ठीक है, अब बात करते हैं। पहले पूछा है ए एंड बी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी इक्विलाइकली है। तो देखिए आप, पी ऑफ ए कितना है 2/3, पी ऑफ बी कितना है 1/2। तो क्लियर दिखता है कि पी ऑफ ए जो है वो ग्रेटर है पी ऑफ बी से। सो दे आर नॉट इक्विलाइकली। ये दोनों इक्विलाइकली नहीं है। ए इज अ रॉन्ग ऑप्शन, कि ये इक्विलाइकली नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट है क्या? इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं। ए कॉमन बी निकाल के देखिए, वो आपके पास लिखा गया है कितना है अकरेंस एक साथ 1/3, और ये प्रोबेबिलिटी आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। 2/3 1/2 से मल्टीप्लाई होके, हेंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट।
तो इसका मतलब समझिए, अगर दोनों इवेंट को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट है तो फिर इसका मतलब दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। बी इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। आगे आता है पी ऑफ ए स्लैश बी। एक ये वाला भी ठीक दिख रहा है, आप इसको देखिएगा। तो अगर हम लिखें 3 टाइम्स पी ए, कितना बनेगा? 3 टाइम्स पी ए आप डेटा निकालेंगे तो ये 2 आता है। वहीं 4 टाइम्स पी बी भी हम निकाल लेते हैं तो 4 टाइम्स हाफ, ये भी 2 आता है। तो दोनों इक्वल हैं, डी पार्ट इज ट्रू। और ए स्लैश बी हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी, यानी बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी का एक छोटा सा ऑप्शन बनाया गया है। कॉमन का डेटा हमें पता है 1/3 है, और यहां आपके पास पता है पी बी कितना है, पी बी इज 1/2, इट इज 2/3। वैसे एक बात बताएं, जब ये पता चल चुका है कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी पी ऑफ ए के बराबर। तो ये जो डेटा आपने लिखा है ये तो पी ऑफ ए ही हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? इंडिपेंडेंट हैं। तो बी के होने के बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी, जब दोनों इंडिपेंडेंट है, एक तरफ क्रिकेट का मैच चल रहा है, एक तरफ फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो क्रिकेट में जीतने हारने का फुटबॉल के जीतने हारने से क्या लेना देना है? एक तरफ कॉइन उछाल रहे हैं, एक तरफ डाई फेंक रहे हैं, तो कॉइन पर टेल आएगा, इसका डाई में 6 आने से क्या लेना देना? इंडिपेंडेंट इवेंट से। तो अगर आ चुका है इंडिपेंडेंट, तो बी के होने का बाद ए के होने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी जो ए के होने की प्रोबेबिलिटी थी। फिर भी आप मैथमेटिक्स से निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, वरना क्वेश्चन यही हो जाता है, पी ऑफ ए वही आएगा जो पी ऑफ ए है, दैट इज 2/3। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो फाइनली वी आर गोइंग टू मार्क बी सी डी एज द फाइनल कंक्लूडिंग आंसर। इसको हम फाइनल आंसर की तरह ट्रीट करेंगे और बना देंगे। ऐसी ही प्रोबेबिलिटी के अंदर अपने जो चांसेस हैं उनको इंक्रीज करिए, सीखते हुए चलिए, डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव। थ्योरी वीक है तो थ्योरी पढ़िए अच्छे से, जितना अच्छे से आपकी थ्योरी क्लियर होगी ये मान के चलिएगा कि आपके जो स्पीड है, जो मोमेंटम है, जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे लगाते हैं वो इम्प्रूव होगा, सोचने का प्रोसेस इम्प्रूव होगा। कीप लर्निंग। The probabilities of events A common B, A, B and A union B are respectively in AP. AP means arithmetic progression. The probability of second term is equal to the common difference. Okay, ये सब AP में है, ठीक है? इनकी probabilities यानी P of A common B, then there is a P of A, then there is P of B, और ये यहाँ पर P of A union B, ये सब AP के अंदर है। ओके, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है जी, समझा दिया गया। जो सेकंड टर्म है लिखा हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस D, ये है आपके पास है कॉमन डिफरेंस D, ठीक। तो बाकी को हमें इसके हिसाब से बनाकर देखना है कि क्या बात बनेगी। तो देखो, अगर इसकी वैल्यू D है, तो क्योंकि ये AP में है तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है वो वही तो कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये जो लिखा गया कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ये आपके पास है, ये भी डी आना चाहिए एपी की वजह से, कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो ये आना चाहिए। अब हमें पता है कि पी ए ही आपके पास से डी है, कॉमन डिफरेंस है, तो आपके पास डी से डी कैंसिल हो गया और हमें पता चल गया कि ए कॉमन बी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बना 0, ये है डी, तो बार डी 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 ऐड होता चला जाएगा। तो आपके पास से ये जो a कॉमन b, फिर यहाँ p ऑफ a, अगला है आपके पास p ऑफ b, और अगला है आपके पास p ऑफ a यूनियन b। तो ये 0, ये d, ये कॉमन डिफरेंस से 2d, और ये बन जाएगा आपके पास से 3d। जब a कॉमन b 0 आ रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? ये दोनों इवेंट्स कभी भी एक साथ नहीं हो सकती हैं। प्रोबेबिलिटी 0 का मतलब क्या? कभी नहीं होंगी। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या? हमेशा होगी। तो यहां से पता चलता है हमें दैट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये आपके पास से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी A, ठीक।
यहाँ लिखा है इंडिपेंडेंट है, नहीं। इंडिपेंडेंट तो वो होता है जिसमें इस बात का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता हो, एक तरफ कॉइन उछाल रहे हैं, एक तरफ डाई फेंक रहे हैं। एक्सक्लूसिव वो होता है कि अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा, जब दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते हैं। सो बी रॉन्ग है। सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर, ऐसा चाहते हैं कि भाई इनमें से ए एंड बी की बात हो रही है, मस्ट अकर की बात हो गई है। सच दैट द वन इज ट्वाइस एज लाइकली एज अदर, तो देखिए आप यहाँ से पी ऑफ ए, हम यहाँ से देख सकते हैं क्या दिख रहा है आपको रिजल्ट, कि जो पी बी है ये 2 टाइम्स पी ऑफ ए हम लिख सकते हैं। तो किसी एक की इवेंट दूसरे की प्रोबेबिलिटी की डबल है। डी इज करेक्ट। अब ये जो होता है ना ए और बी एग्जॉस्टिव मस्ट अकर, वन ऑफ देम मस्ट अगर, ऐसा तब होगा जब आपके पास ए यूनियन बी जो कॉन्सेप्ट है वो अगर 1 आता हो यहां पर। तो यहां पर तो ये 3D आया है पर ये 1 के इक्वल तो दिया हुआ नहीं है। सो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल नहीं है। डी के बारे में भी हमें इतना इंफॉर्मेशन नहीं है, हैंस ऐसा बोलना इनके बारे में कि मस्ट अकर करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देन ए एंड बी आइदर ऑफ देम मे और मे नॉट अकर, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर ये यूनियन 1 आ जाता तो फिर एटलीस्ट एक इवेंट जरूर अकर होती, इसलिए सी ऑप्शन के बारे में बात नहीं बोल सकते। फाइनल हमारे पास, हम यहां से लॉक करेंगे ए डी। तो इन चारों को बोला गया कि ये क्या है, एपी में है, सेकंड टर्म डी है, तो इन दोनों का डिफरेंस दिया पी ए माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी, ये कॉमन डिफरेंस की इक्वल आएगा। यही एपी की डेफिनेशन है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। पी ए की वैल्यू डी है तो ए कॉमन भी आया 0, यानी दोनों कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो और यहाँ से फिर डेटा बना के देखे और ये डबल आ रहा, 2 ऑप्शंस तो बन गए। इंडिपेंडेंट हो नहीं सकते, यूनियन अगर 1 आता तब बोला जाता है कि दोनों में से एक इवेंट मस्ट अगर होगा। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट को पकड़िए और उसके बेसिस के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आपका वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बन जाएगा। अगर आपने जैसे मैंने बोला वैसे किया तो ये आपका बेहतरीन टॉपिक बनेगा। स्टूडेंट टाइम पर कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फर्स्ट चैप्टर था जो मुझे बहुत पसंद था, और प्रोबेबिलिटी मुझे सेकंड चैप्टर था जो मुझे बहुत पसंद था। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं, बस अच्छे से थ्योरी पढ़िए, फिर टाइम बेसिस पर ऊपर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, फ्रेश क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए, थिंग्स विल बी फाइन। A box contains 11 tickets numbered from 1 to 11. 6 tickets are drawn simultaneously at random. Let E1 denotes the event that sum of the numbers on the tickets drawn is even, and E2 is the event that sum of the numbers on the tickets drawn is odd. ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। Then which one of the following holds good, ये हमसे बात बोली जा रही है। कितने टिकट्स निकाले जाते हैं, 6 टिकट्स निकाले जाते हैं एक साथ। इंपॉर्टेंट वर्ड इज साइमल्टेनियसली, एक ही बार में 6 टिकट्स निकाले जाते हैं। हमारे पास 11 टिकट्स हैं, 1 से लेके 11 तक। तो आप मुझे ये बताइए इवन नंबर टिकट्स क्या होंगे। तो ये आपके पास पॉसिबल है 2, 4, 6, 8 और 10। फिर आते हैं ऑड नंबर टिकट्स, वो आपके पास आते हैं 1, 3, 5, 7, 9 एंड 11। ये आपके पास ऑड नंबर वाले टिकट्स हैं। 6 टिकट्स निकाले गए, ठीक है। फिर सबको सम किया जाता है, ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐड कीजिए, ऐड करने के बाद इवन डिपेंड करता है कि सम ऑफ इन नंबर्स का अगर इवन आता है तो वो इवेंट इवन पे जाएंगे, और अगर इन्हीं नंबर्स का सम अगर ऑड आता है तो फिर वो बन जाएगी इवेंट E2। अगर समेशन ऑड आता है तो इवेंट बनेगी E2, ठीक है। तो यहां पर हम बात करते हैं इवेंट E1 की। सम ऑफ ऑल 6 टिकट्स, यहां से आप बनाइए टिकट्स, E1 आता है, ठीक है। यहां पर पहली कहानी E1 है।
तो आप बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप मुझे सोच के बताइए। हो सकता है कि 6 के 6 कार्ड्स इवन आते हों, पर क्या हमारे पास 6 कार्ड्स इवन पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 नहीं है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सारे तो इवन हो नहीं सकते, तो फिर क्या हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि 5 इवन हो जाए और 1 ऑड हो जाए? अगर 5 इवन नंबर 1 ऑड है ना, तो फिर इसका टोटल सम ऑड आएगा। तो फर्स्ट केस बनता है यहाँ से 4 इवन नंबर्स बने और प्लस हमारे पास से 2 ऑड नंबर्स यहाँ से बने, ये बने 6 कार्ड्स। और पॉसिबिलिटी क्या है? 2 इवन नंबर्स आ जाए और प्लस हमारे पास से 4 ऑड नंबर्स आ जाए। और पॉसिबिलिटी बताइए, हमारे पास 6 के 6 ऑड नंबर्स आ सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास 6 के 6 ऑड नंबर्स बन जाए। तो हमारे पास ऐसे 3 केसेस हैं। तो चलिए फिर इसके रिगार्डिंग हम इन सब की प्रोबेबिलिटीज लिखना शुरू करते हैं। टोटल हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 11 में से 6 ले लेंगे। हमें चाहिए 4 इवन नंबर। इवन नंबर कितने हैं? 5 हैं। 5 में से 4 पिक करेंगे। फिर 2 ऑड चाहिए, अपने पास 6 हैं, 6 में से 2 पिक कर लेंगे। अगले पे चलते हैं। 11C6। हमें 2 इवन चाहिए। इवन हमारे पास 5 हैं, 5C2। और हमारे पास 4 ऑड चाहिए। हमारे पास 6 यहाँ पर हैं, इसमें से 4 ले लेंगे। फिर 6 के 6 ऑड चाहिए हमारे पास, तो यहाँ 6 है, 6 के 6 ऑड ले लेंगे, अपॉन में आएगा 11C6। क्या यही पॉसिबिलिटीज है? बिल्कुल। इवन की प्रोबेबिलिटी में ये 3 ही केसेस आएंगे कि जो भी हमने 6 कार्ड्स निकाले हैं उन सब में अगर समेशन इवन आता है तो बात इतनी सी है कि 4 इवन हो, 2 ऑड हो। सभी के सभी इवन पॉसिबल नहीं, क्योंकि इवन नंबर हमारे पास 5 ही हैं। अगर 6 इवन होते तो एक केस वो भी बनता। 2 इवन हो जाए, 4 ऑड हो जाए, 6 ऑड हो जाए, इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। 5C4 की वैल्यू 5 आती है और यहाँ आपके पास बनेगा 6C2 जिसकी वैल्यू बनेगी आपके पास से आई थिंक 15 आ जाएगा। 15 अपॉन 11C6 ये डेटा बनेगा। यहाँ देख लीजिए 10 आएगा और ये 15/11C6 और ये बनेगा 1 अपॉन 11C6। ये डेटा भी आपके पास आता है। अब एक बात मुझे समझाइएगा, यहाँ पर अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास यहाँ से P ऑफ E1 निकल के आता है। जस्ट ऐड ऑल ऑफ देम। ये 75 है, ये 150 है, तो 150 एंड 75 225, 1 ऐड कर दीजिए, डेटा बनेगा आपके पास है 226 अपॉन 11C6। ये डेटा आपके पास से बन गया। बारी आती है इवेंट नंबर E2 की। इवेंट E2 क्या है कि सम ऑफ ऑल 6 टिकट्स इज ऑड। अब जो 6 टिकट्स हमने निकाले हैं सारे ही ऑड है। कैसे आ सकता है? सबका समेशन ऑड है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आप बताइए, क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 इवन हो जाए, 5 इवन नंबर्स प्लस 1 ऑड हो जाए, 6 हो जाएंगे। इवन का सम इवन प्लस 1 एक ऑड करेंगे तो आपके पास से टोटल समेशन ऑड आ जाएगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज, आपके पास से 3 नंबर्स इवन हो जाए और 3 नंबर हमारे पास से ऑड हो जाए। इससे भी आपके पास इवन का तो इवन रहेगा, 3 ऑड का सम ऑड रहेगा, ओवरऑल आपके पास से ऑड आ जाएगा। और केसेस है कि एक इवन नंबर आ जाए और अपने पास से 5 ऑड नंबर बन जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो टोटल तो हमारे पास 11 है, 11 में से 6 हमने ले लिए। इवन हमारे पास 5 है, पाँचों में से 5 ले लिए और यहाँ 6 में से 1 हमने ले लिया। पाँचों में से 3 ले लिया और यहाँ पर आपके पास 6 में से 3 ले लिया है। आपके पास 5 में से 1 इवन लेंगे और पाँचों ही ऑड हमने यहाँ ले लिए। 6 में से 5 हमने ऑड ले लिए। ठीक, चलिए इसको नंबर को निकालते हैं। यहाँ से आपके पास आता है 6 अपॉन 11C6। 6C3 जो नंबर है ना, ये नंबर आपके पास से बनेगा। 5C3 तो 10 होता है और 6C3 आपके पास से मुझे लगता है 20 होता है। सो ये 10 है, ये 20 है और ये है 11C6। 6C5 5 है और ये 5 है, यहाँ पर 6 आता है आपके पास से 11C6। हम चाहते हैं कि E2 की प्रोबेबिलिटी निकल के आए।
11C6 आपके पास है, ये है 200, ये है 30, 230 is 230, 230 and 6 is 236 आपके पास है नंबर आया। ये डेटा, ये 226 लिखा है और ये 236 मैंने लिख दिया है। दोनों में बड़ा कौन है? ये वाला नंबर बड़ा है। तो हमें क्या दिख रहा है? पहली बात कि E1 से प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा आती है, वो है E2 की प्रोबेबिलिटी। ये बात पता चली। कहाँ है हम? ये रहे, E2 की प्रोबेबिलिटी E1 से ग्रेटर होगी। आगे चलते, दोनों इक्वल लाइकली होंगे? नहीं, इक्वल लाइकली होते तो फिर इक्वल आती प्रोबेबिलिटी। एग्जॉस्टिव है क्या, ये पता कर सकते हैं। उसके पहले मैं इनका कॉमन निकालना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कॉमन क्या होगा? E1 कहता है कि सम इवन आए और E2 कहता है कि सम ऑड आए। तो क्या ये बात एक साथ पॉसिबल है कि वो इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए? नहीं, जीरो। ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि जो भी एक समेशन आएगा 6 कार्ड्स को निकालने के बाद, वो कभी भी इवन और ऑड एक साथ होता ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इवन और ऑड एक साथ एग्जिस्ट करता हो। देयर इज नो सच नंबर। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो ऑड होते हैं, जो नहीं होते हैं वो इवन होते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं, जो नहीं डिविजिबल होते हैं वो ऑड होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कोई नंबर नहीं जो दोनों एक साथ हो। तो यहाँ इवन में सब 6 कार्ड्स का समेशन इवन आना चाहिए, इवन इवेंट के अंदर। E2 के अंदर उनका सम ऑड आना चाहिए। तो दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते। इसका मतलब इवेंट्स कैसे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखना है क्या ये एग्जॉस्टिव भी हैं। तो आप जब E1 कॉमन यूनियन E2 निकालते हैं तो आपके पास से ये P ऑफ E1, यहाँ से ये P ऑफ E2 आता है, और दोनों का कॉमन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। जो डेटा तो आपके पास है 0 है, दोनों का सम कर दीजिएगा। ये आया है 226, ये है 236 और यहाँ है 11C6। ये डेटा आपके पास है। तो चलिए इस नंबर को बनाते हैं फिर अपन। 226 है, 236 है, डिवाइडेड बाय आपके पास है 11C6 लिखा हुआ है। 11, 10, 9, 8, 7। ठीक है, और फिर आता है 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और फिर 5 फैक्टोरियल आता है 120। इससे ई कैंसिल आपके पास है। ये नंबर आप देख लीजिए सम करके। और वैसे अगर ये तो मैं आपको मैथमेटिकली बता रहा हूँ, जो लॉजिक कहता है, लॉजिक तो देखिए, अगर जब भी आप नंबर्स का सम करेंगे ना, या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तीसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो 100% ये यूनियन कितना आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार इस लॉजिक को अगर मैथमेटिक्स सपोर्ट करता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही जाता है। तो मैथ्स से भी ये वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर एग्जाम में आया होगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जब 6 नंबर्स का सम करेंगे या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हम दोनों के एक साथ होने की बात करते हैं यूनियन के अंदर। यस, इट इज़ एन एग्जॉस्टिव। मैथ्स से भी देख लेते हैं आना नहीं आना। तो यहाँ पर नंबर देखेंगे अगर अपने पास, तो वहाँ से आता है 2, यहाँ पर ये 5 है तो ये बन जाएगा 6, और यहाँ बनता है 4। ठीक है, ये नंबर आपके पास है। यहाँ 12 लिखा हुआ है, यहाँ 12 से कैंसिल होगा 6 टाइम्स। ठीक है, और 6 इंटू 7 बनता है 42, इंटू यहाँ पर 11 लिखा गया। 462 आपके पास है, तो यहाँ आएगा 2, 2 आगे आ गया, 44 में 2 ऐड करेंगे, 462 आता है। डेटा आपके पास से 1 आता है। तो यस, एग्जॉस्टिव आ गया। मैथ से आ गया है, लॉजिक से भी आ गया है। जैसे अब यहाँ देखिए आप, P ऑफ E1/E2 हमें चाहिए। इसका मतलब E2 के होने के बाद E1 की प्रोबेबिलिटी निकालिए, एग्जॉस्टिव है। अगर ऑड आ गया तो E1 आने की प्रोबेबिलिटी चांस ही नहीं, खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ से ये सम 0 आएगा आपके पास से, डी। फिर भी कुछ स्टूडेंट होते हैं, हमें तो मैथमेटिक्स पसंद है सर, उससे बताइए, तो उनको बता देते हैं कि अगर कहीं पर ये लिखा है E1/E2, जो बिल्कुल फॉर्मूले पर चलते हैं, उनको मैं फॉर्मूले से भी समझा देता हूँ कि भाई आप इससे ट्राई कर लीजिए। हमारे पास ये कितना ही आया हो, ऊपर वाला तो 0 है ना, कॉमन तो 0 आया था। और सिमिलरली अगर आप ऐसे ही E2/E1 भी बनाना चाहते हैं, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू बोथ द वेज। ठीक है, आप मैथ से निकालना चाहते हैं, मैथ से भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और लॉजिक तो कई पहले इसको समझा देंगे, स्मार्ट बच्चे पहले निकाल चुके होंगे। जब ये एक्सक्लूसिव है, हेड आने का टेल आने पर एक साथ नहीं हो सकता, तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो टेल आने के बाद हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0, नहीं आ सकता। टेल आने के बाद हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0, वो भी नहीं आ सकता। तो ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि यूनियन हमारे पास 1 आया है, या तो सम इवन होगा या ऑड होगा। तो फाइनल आंसर अगर हम देखें यहाँ पर तो अपने पास बनता है BCD। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन दो तरह से समझाया है, एक लॉजिकली एक्सप्लेन किया है कि ऐसी इवेंट्स होती तो ये सब होगा, और फिर उसी को लॉजिक को मैथमेटिक्स से आपको एक्सप्लेन करके भी दिखा दिया कि हाँ देखो मैथ्स भी ये बात कहता है। तो जब हम किसी भी टॉपिक को या क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, तो इससे हमारा थॉट क्लियर होता है, एक अप्रोच डेवलप होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऐसी अगर आप मेरी थ्योरीज देखेंगे तो आपको वहाँ पर भी कंप्लीट क्लैरिटी आएगी। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, और अच्छे क्वेश्चंस करने के लिए यू कैन यूज़ अपनी जो अलजेब्रा वाली बुक है वहाँ यूटिलाइज कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस और बूस्ट होगा। कीप लर्निंग। E bar and F bar are the complementary events of events E and F, and such that respectively जो F है उसकी प्रोबेबिलिटी इवेंट की 0 से 1 के बीच में रहती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें मार्क करना है कौन सा सही होगा। यहाँ पे आप देखिए E एंड F को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेट करके बताया, दोनों जगह स्लैश में F है, यहाँ स्लैश में F है और F बार है, यहाँ F एंड F बार है, यहाँ दोनों जगह हमारे पास स्लैश में F बार एक ही जैसा टर्म लिखा गया है। तो थोड़ा एक पैटर्न देखते हैं जिसके हिसाब से हम इसको लॉजिकली करेक्ट कर पाए। क्या स्लैश एफ है, ई एंड ई बार उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ स्लैश एफ बार लिखा हुआ है, ई एंड ई बार अपने पास लिखा गया है। एक रिजल्ट में यहाँ बनाना चाहता हूँ, जैसे मैं आपको एक बात समझाना चाहूँ। इस रिजल्ट को आप देखिए एक बार, ये मैं कहता हूं कि ये वाली वैल्यू 1 आएगी। लॉजिक से पहले समझाता हूं, फिर मैथमेटिक्स से उसको सपोर्ट भी करूंगा। सुनिएगा, स्लैश का मतलब होता है कि नीचे वाली इवेंट हो चुकी है, उसके बाद ऊपर वाले इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट x टू अकर व्हेन y हैज ऑलरेडी अकर्ड, और ये कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x नॉट टू अकर व्हेन y हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो सुनो, y जब हो चुका है दोनों ही केसेस में, तो या तो x हुआ होगा या x नहीं हुआ होगा। दो ही बातें हो सकती हैं, या तो मैं IITian बनूंगा या मैं IITian नहीं बनूंगा। तो इसके अलावा तीसरा केस तो है ही नहीं ना, कि बनकर भी नहीं बन पाए तो भी नहीं बने, और बनकर भी बन गए तो बन गए। समझ गए? तो यहाँ क्या लिखा है, स्लैश y करके लिखा हुआ है, यानी y अकर हो चुका है, उसके बाद x होने की प्रोबेबिलिटी, और y होने के बाद x के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। तो हमने दोनों केसेस ले लिए, ये सम 1 आना ही चाहिए। दोनों जगह सेम इवेंट हुई है, दो पॉसिबिलिटीज बनती है x के होने की और नहीं होने की, दिस शुड बी 1। मैथमेटिक्स से सीख लेते हैं, चलिए मैथ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ जब हम जाएंगे तो फॉर्मूला हमसे कहता है कि यहाँ पर आएगा p ऑफ y, और हम पहुंचेंगे x कॉमन y, प्लस यहाँ आता है p ऑफ y, यहाँ हम पहुंचेंगे x बार कॉमन y। ठीक है, अब आप इसको लॉजिकली समझ लीजिए क्या कहानी चल रही है। यहाँ देखिएगा आप, है ना, ये तो कॉमन है, ये क्या है, x होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। दिस इज x, दिस इज y, x नहीं होना चाहिए, यहाँ है हम। तो आपके पास ये तो सेम रहा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, प्लस अब हम इसको लिख लेते हैं जो यहाँ वाला डेटा है। ये जो डेटा लिखा गया ये क्या है, x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए, यानी ये रीजन है। ये रीजन कैसे निकलेगा, जो p ऑफ y है उसमें से जो दोनों का कॉमन पार्ट है वो हटा देंगे हम। करेक्ट बात है। अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो शेडेड रीजन मैंने बनाया है एक्चुअल में वो ये है। ठीक, तो ये क्या होगा, p ऑफ y में से जो दोनों का कॉमन है वो हट गया, ये इसको ने इसको कैंसिल कर दिया, पी वाई से पी वाई चला गया, 1 आ गया। और जब मैथ सपोर्ट करता है लॉजिक को तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है और बढ़िया हो जाती है कि यस ये तो आ रहा है सेम। तो आप देखिए इसी रिजल्ट में अगर मैं x को e
और y को f ले लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आता है e बाय दिस, y की जगह f। सोचते हुए आगे बढ़ते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख जाएंगे। यहां है f, फिर आता है e बार f इज इक्वल टू 1। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वहीं पर अब हम लास्ट वाले को देख लेते हैं। यहां हम पहुंचे, कैपिटल X की वैल्यू आपके पास से E आता है, Y की वैल्यू हमने ले लिया F बार इसके हिसाब से। तो ये दोनों डेटा मैंने यहां रखे क्योंकि ये रिजल्ट तो सबके लिए ट्रू है। तो यहां से मेरे पास आता है P ऑफ E स्लैश F बार स्लैश E बार F बार इज इक्वल टू 1। ये आया आपके पास से D ऑप्शन, ये आया आपके पास से A ऑप्शन। तो दो ऑप्शंस तो हमारे पास करेक्ट आ चुके हैं। तो प्रूव एक ही किया है। अब आगे जाके इसका पूरे चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि हर सवाल में प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब लॉजिकली आगे कभी जरूरत पड़े तो समझिएगा कि y इवेंट के होने के बाद x का होना और x के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम 1 आएगा। लॉजिकली भी बात समझ में आती कि y इवेंट हैज अकर्ड, आफ्टर दैट इवेंट x हैज अ प्रोबेबिलिटी एंड इवेंट x फॉर नॉट टू अकर हैज अ प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरी प्रोबेबिलिटी है नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे पहुंचे। अब हम क्या दे रखा है, AOD फाइनल हो गया हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि ये क्या लिखा गया है। यहाँ बोला है E के होने की प्रोबेबिलिटी जब F हैज ऑलरेडी अकर्ड, E के होने की प्रोबेबिलिटी जब F हैज नॉट बीन अकर्ड। हम आए B पर, देखते हैं क्या ये 1 बनेगा। तो ये लॉजिकली तो हमें बात समझ में आती नहीं है, मैथमेटिक्स से देख लेते हैं। देखो, F के होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, F के नहीं होने के बाद E के होने की प्रोबेबिलिटी, इसका सम पूछा जा रहा है, क्या ये 1 आएगा? वी डोंट नो। तो हमें यहाँ पर मैथ से सपोर्ट करने की ज़रूरत है। क्या ये एक्सप्रेशंस, लेट्स राइट देम, क्या ये बनता है? अगर मैथ से आ जाएगा तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहाँ बार बनेगा, यहाँ E है, यहाँ कॉमन है, यहाँ है F बार। ठीक है, अब आप सोचिए क्या बात है। ये जो PF बार हमने यहाँ बनाया है ना, यहाँ पर मैं बॉक्स बनाने लगा, तो थोड़ा इसको समझिएगा कि क्या रिजल्ट हमसे यहाँ से चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी थोड़ा मैं इसको जगह ले लेते हैं आराम से। तो मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बना दिया, समझिएगा क्या हम चाहते हैं इस बार। यहाँ E है और यहाँ आपके पास है F। F नहीं होना चाहिए, फिर E होना चाहिए, ये डेटा आपके पास। ये रहा E, F नहीं होना चाहिए। सो दिस इज, ये डेटा आपके पास है, यहां से आता है F बार। तो ये वाला वो सेक्शन है जब आपके पास जो F है ना वो नहीं होना चाहिए, ये वो डेटा है। तो ये कैसे निकल के आएगा आप सोचिए। ये है आपके पास से इतना डेटा, ये आपके पास से बनेगा P ऑफ E में से, अगर हम इनका कॉमन वाला पार्ट हटा दें, ये कॉमन वाला पार्ट हटा दें। प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर डिनोमिनेटर में PF होता तो ये एलसीएम लेके कैंसिल होके बात बन जाती यहाँ पर, लेकिन यहाँ जो लिखा गया है वो आप देखिए, वो 1 माइनस PF है। ये डेटा आप देखिए यहाँ से, तो कैंसिलेशन जैसा यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है कि अब यहाँ सोचे कि बात बन पाएगी। और इसका आप एलसीएम चाहे कितनी बार ही ले लो, दिस विल नॉट कम एज 1। ये 1 के इक्वल तो नहीं आने वाला। जैसे ये 1 के इक्वल आया तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। सो B इज नॉट ट्रू। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर C के लिए बात करते हैं तो C के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं कि स्टेटमेंट है P ऑफ E बार स्लैश F, P ऑफ E स्लैश F बार इज इक्वल टू 1। ये डेटा आपके पास है। यहाँ आता है आपके पास E बार कॉमन F अपॉन P ऑफ F, यहाँ आपके पास है F बार E कॉमन F बार, ये डेटा भी बना है। ठीक है, इसके बारे में सोचिए क्या ये 1 बन पाएगा, ये हमें थोड़ा यहाँ पर देखना होगा, सोचना होगा। सो लेट्स सी कि क्या कहते हैं इस बारे में हम। ठीक है, बनाए डायग्राम। आइए देखिए, दोनों के प्लॉटिंग शुरू करते हैं। पहले वाले के अंदर हमारे पास जो लिखा गया है ये है E, यहाँ है F। E नहीं होना चाहिए, F होना चाहिए, यहाँ हम हैं। E नहीं होना चाहिए, F होना चाहिए, यानी यहाँ पर हम हैं।
आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में क्या है, ई होना चाहिए, एफ नहीं होना चाहिए। ये डेटा आपके पास आता है, तो इसको अगर आप लॉजिकली यहां लिखना चाहते हैं तो ये क्या बनेगा, पी ऑफ एफ माइनस दोनों का कॉमन डिवाइडेड बाय पी एफ प्लस ये 1 माइनस पी एफ, यहां से आएगा पी ऑफ ई और उसमें से लेंगे हम दोनों का कॉमन, ये लिया हम दोनों का कॉमन। ठीक, अब आप इसका एलसीएम लेके देख लीजिए, ये 1 नहीं आने वाला, ट्राई करके देख लीजिए, दिस इज नॉट कमिंग एज 1। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट यही है कि सेम इवेंट हो और उसके बाद अगली किसी इवेंट के होने नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम आता है। यहाँ स्लैश में एफ एंड एफ बार कर दिया है, या एफ एंड एफ बार करके फिर कोई प्रोबेबिलिटी का सम 1 नहीं आने वाला है। अगर हम सेम इवेंट रखते हैं जिसके होने की बात करते हैं उसके बाद, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एग्जॉस्टिव की तरफ जाता है चीज़ें। ठीक है, क्योंकि एक्स का होना और एक्स का नहीं होना एक साथ पॉसिबल नहीं है ना। तो मैथमेटिकली आप इनको ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पी ऑफ ए स्लैश बी, पी ऑफ ए कॉमन बी अपॉन पी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता। सीधा सीधा फंडा लगाइए, वेन डायग्राम को बना के देखिए, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले से अगर सम आ जाता है 1 तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, उन ऑप्शंस को मार्क नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आता है ए डी। तो हमने अप्रोच क्या बनाई है, हमने अप्रोच ये बनाई है कि वी फॉलो द मैथ्स मोर देन एन एसोसिएशन विद द लॉजिक, दोनों एक साथ हम पैरेलली चलाएंगे। ठीक है, सो ए डी को हम यहाँ पर फाइनली मार्क करेंगे। सी इज ऑल्सो नॉट कमिंग एज द फाइनल आंसर, ए डी इज द फाइनल आंसर। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो ताउम्र इसका खौफ रहता है कि हाँ एक ऐसा भी चैप्टर था जहाँ पर सवाल कभी बनते थे नहीं बनते थे। ये पीएनसीएम प्रोबेबिलिटी थोड़े चैप्टर्स ऐसे ही है, थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप क्लैरिटी के साथ इसको सीखेंगे। कीप लर्निंग। Probability of n heads in 2n tosses of a fair coin given by, हमारे पास टोटल 2n टॉस हुए हैं, एक फेयर कॉइन था उसके, उसमें n हेड आने चाहिए। तो आपके पास 2n टॉसेस हैं जिसके अंदर n बार तो हेड आएगा और बचा हुआ n टाइम्स ही क्या आएगा, टेल आएगा। तो कैसे लिखे जा सकते हैं, आप इस बात की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रहे हैं। कॉइन को आप कितनी बार उछाल लीजिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, हाफ हाफ। फेयर कॉइन है, चाहे हम उसको 1,00,000 बार उछाल चुके हों, सेकेंड टाइम उछाल रहे हो, 10 बार उछाल रहे हो, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स पर उसके आउटपुट इम्पैक्ट नहीं करते हैं। उसी को फिर हम बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व कर सकते हैं कि व्हेन एक्सपेरिमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स इट्स बीन कंडक्टेड, देन उसका आउटपुट इंडिपेंडेंट हो जाता है कि कितनी बार उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाया। जैसे एक आपके पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, आपने बॉल का कलर देखा और वापस उसमें रख दिया, तो जब आप वापस रख देते हैं तो वापस से वो सेम बॉक्स बन गया। तो उसके अंदर से फिर आप कितनी बार बॉल निकालिए, कलर दे के फिर से रख दीजिए। अगर मैं एक बार बॉल निकाल के वापस नहीं रखता हूँ तो अब ये बॉक्स धीरे धीरे श्रिंक होता चला जाएगा, तो उसमें फिर फर्क पड़ेगा कि अगली बॉल कौन सी आएगी। लेकिन जब हम कॉइन उछालते हैं उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही सिचुएशन है। अब हम कॉइन को हमने 5 बार थ्रो किया है या कॉइन को हमने 10 बार थ्रो किया है, अगली बार क्या आएगा और तब भी हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ ही रहेगी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ रहेगी। तो जब एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ ट्रायल से इंडिपेंडेंट हो जाता है कि कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ है, उससे रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं आता है, तो फिर ऐसे सवाल हम केसेस बना के करते हैं जो सिंपली बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी से ईजी हो जाते हैं। जैसे हमारे पास n टाइम्स हमें हेड चाहिए, तो अब हम यहाँ चाहते हैं प्रोबेबिलिटी n टाइम्स हेड आए, तो आपने 2n आप लिखेंगे और हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हाफ 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 n टाइम्स और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ 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 n टाइम्स। ये 2n क्या है, 2n ऐसे समझ लीजिए आप केसेस बना रहे हैं, h h h h टेल h टेल h टेल h टेल, ये पूरा कॉम्बिनेशन किस सीक्वेंस में हुआ है, क्योंकि जब कॉइन एक ही है तो आप जब उछालेंगे उसे
तो फर्स्ट टाइम क्या आया, सेकंड टाइम क्या आया, थर्ड टाइम क्या आया, ऐसे पूरे केसेस बनेंगे आपके पास। और जब यहाँ केसेस बनेंगे ना तो आपके पास n टाइम्स तो h है और n टाइम्स ही टेल है। तो नंबर ऑफ केसेस आपके पास कितने बने वो आप थोड़ा सोच के देखिए। आपने NH और NT यानी 2n लेटर्स को एक साथ अरेंज करने की सोचा, जिसमें से n लेटर्स एक जैसे हैं और t लेटर्स भी एक जैसे हैं। तो आपके पास एक्चुअल में नंबर 2NCN आता है। और हेड आ रहा है n बार, तो हाफ 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 पावर n, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी सेम है। तो ये जो 2NCN है ना, ये नंबर ऑफ केसेस की बात करता है कि कितने केसेस बनेंगे। तो 2NCN आपके पास से नंबर बनता है। यहां से 2n बन जाएगा, या फिर हम लिखें इसको तो ये 2NCN अपॉन 4 पावर n आता है। ये डेटा आपके पास है। अब हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन से रिजल्ट से हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले गए ए रिजल्ट पर, क्या ए क्या है आइए समझते हैं। तो ये ए हमारे पास लिखा गया है पाई, आर की वैल्यू है 1 से n, वन रखिए 1/2, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये डेटा आपके पास आता है। n रखिए, ये डेल्टा आपके पास आया। समझ गए? सो 1 3 5 7 ये सारे आपके पास आते हैं, 2 4 6 8 ये यहाँ भी आपके पास आते हैं। अब ये आना चाहिए, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिएगा ऊपर वाले नंबर्स आपके पास है 1 3 5 7, ये है 2n-1, और यहाँ नंबर्स है आपके पास 2 4 6 8 और 2n, ये नंबर आपके पास लिखे गए हैं। कोशिश करते हैं बनाने की, तो आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ हम एक नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो है 2 4 6 8 और ये 2n, ये नंबर से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। और वही नंबर नीचे लिखा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। अब आप नंबर्स देखिए, इन दोनों को मैं क्लब करके लिखना चाहता हूँ, 1 2 3 4 6 7 8, फिर है 2n-1, फिर आपके पास है 2n आता है। यहाँ सब जगह से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास n नंबर्स हैं, तो 2 पावर n आपके पास से कॉमन बनेगा, 1 2 3 4, और ये n आपके पास आता है, इसका बनेगा स्क्वायर। अब 1 से लेके 2n तक लिखा हुआ है मल्टीप्लाई, तो ये बना आपके पास से 2n का फैक्टोरियल। क्या बन गया? 2n का फैक्टोरियल बन गया। यहाँ पर भी ये 2 पावर n है, तो आप 2 पावर n का स्क्वायर इसको लिख लेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 n है, ये n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का स्क्वायर है। तो ये क्या लिखा गया है, ये है आपके पास है 2NCN 4 पावर n, विच इज यही डेटा अपने पास लिखा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर बन जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। n+r/2r आपके पास लिखा है बी ऑप्शन। इस वाले की बात करते हैं कि बी में क्या लिखा है। पाई का सिंबल है n+r/2r, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। r की वैल्यू है 1 से लेके n तक, तो पहले आप 1 रखेंगे, तो n+1 2 टाइम्स 1, फिर n+2 और यहाँ 2 इंटू 2 आपने लिखा, फिर n+3 और यहाँ पर 2 इंटू 3 भी आपने लिखा, और ये मल्टीप्लाई चल रहा है आपके पास, n+n 2 इंटू n आपके पास लिखा आपने, है ना। तो चलिए बनाते हैं, n+1 n+2 n+3, यहाँ आपके पास है 2n आता है। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ सब जगह 2 2 2 2 लिखा हुआ है, 2 पावर n है, 1 2 3 से लेके n आपके पास है। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ से आप देखिएगा तो डेल्टा आपके पास बनेगा। यहाँ से देखिए n+1 n+2 n+3 2n आपके पास लिखा गया है। सो लेट्स डू वन थिंग कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 4 से लेके n-1 टाइम्स n के साथ। ये मल्टीप्लाई किया और यही मल्टीप्लाई मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखिएगा ऊपर वाला 1 2 3 4 n तक गए, n+1 n+2 ये 2n तक चला गया है।
तो ऊपर वाला नंबर हमारे पास 2n फैक्टोरियल बन चुका है और ये n फैक्टोरियल, ये भी n फैक्टोरियल, यहाँ है 2 पावर n, ये है n फैक्टोरियल का स्क्वायर। क्या ये मैच हुआ? ये तो मैच हो गया कि ये लिखा गया है 2ncn और अपॉन में 2 पावर n है और यहाँ आना चाहिए था 4 पावर n। सो b इज नॉट द आंसर, b आपके पास से आंसर नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बाइनोमियल के कोफिशिएंट्स की कॉन्सेप्ट लगा दिया गया है। एक बहुत फेमस रिजल्ट है बाइनोमियल थ्योरम का, जो मैं यहाँ पर तो डिराइव नहीं कर रहा हूँ। आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तब आप इसको सीखेंगे कि NC0 का जो स्क्वायर होता है, NC1 का जो स्क्वायर होता है, NC2 का जो स्क्वायर होता है और NCN का जो स्क्वायर है, ये बहुत फेमस रिजल्ट है। बाइनोमियल जाकर पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये आता है 2NCN। वहीं पर अगर हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम निकालते हैं NCR पर, वो आता है NC0, NC1, NC2 और NCN। ये वाला डेटा आपके पास है 2 पावर n भी आता है। ठीक, अब आपके पास A और B हो गया। अब आते हैं हम C ऑप्शन पर कि C ऑप्शन क्या है। R की वैल्यू है 0 से लेके n तक, ये डेटा लिखा गया है NCR अपॉन 2 पावर n का आता है होल स्क्वायर, ये डेल्टा आपने लिखा। ठीक, आ गया ही। यहाँ है सिग्मा 0 से लेके n है, NCR का स्क्वायर आपने लिख लिया और देखिए ये कौन सी, इस पर R नहीं है, ये 2 पावर n ही है। यहाँ R इसके ऊपर से सिग्मा ऊपर चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो 2 पावर n है ना, इसका स्क्वायर ये कांस्टेंट की तरह बाहर निकल के आ जाएगा, 2 पावर n का स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले को देखिए, इसका डेटा बाइनोमियल थ्योरम अगर आप पढ़िए उससे पता चलता है कि ये डेटा आपके पास से 2NCN आता है और यहाँ है ये 2 पावर n का स्क्वायर, जिसको कि हम कह सकते हैं कि 4 पावर n है। क्या ये मैच हो गया जो हम चाहते थे उससे? जी बिल्कुल, यही डेटा आपके पास लिखा है 2NCN 4 पावर n, सी इज करेक्ट आंसर। तो कई बार स्टूडेंट इस सिग्मा को देख देख के डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल थ्योरम के साथ मिक्स्ड है। आगे पहुंचते हैं, यहाँ आप देखिए ये है सम ऑफ डी पार्ट। सिग्मा आपके पास डबल टाइम्स लिखा गया है, आर की वैल्यू है 0 से n, NCR आपके पास लिखा हुआ है, यहाँ आता है स्क्वायर, फिर आपके पास आता है सिग्मा, यहाँ पर है NCR, ये आता है स्क्वायर, R की वैल्यू है 0 से n आपके पास ये है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर जो हम समेशन चाहते हैं इस बार सभी का स्क्वायर्स का सम, ये 2NCN आता है। सो दिस इज 2NCN और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम चल रहा है जो 2 पावर n है, तो इसको हम इसी का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी रिजल्ट हमारे पास वहीं आ चुका है, 2NCN आपके पास है और ये 4 पावर n आ गया है ये भी। एंड दिस इज प्रिसाइजली द डी आंसर। तो फाइनली हमारे पास ACD ये डेटा आपके पास से बन रहा है, मार्क करेंगे हम ACD। तो बाइनोमियल थ्योरम भी सीखिए, बाइनोमियल थ्योरम से रिजल्ट को देखिएगा। ये दोनों के प्रूफ तो मैंने इसलिए नहीं बताया, आप थोड़ा भी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे ना, उसके अंदर थ्योरी में ही कवर हो जाता है, बहुत हाईली कॉमनली यूज्ड है। प्रोबेबिलिटी का था ये एक्सप्रेशन निकालना कि 2n टाइम्स जब टॉसेस होंगे, आधे इसमें हेड आएगा, आधों में इवन आएगा, टेल आएगा, तो उनका रीअरेंजमेंट करने के नंबर ऑफ केसेस ये बनेंगे। और ये प्रोबेबिलिटी समेशन, ये पाई का 2 जगह सिग्मा है, 2 जगह पाई है, इसको सिंप्लीफाई किया और मार्क किया कि एक्चुअल ऑप्शन अपने पास क्या बनेगा। तो डरिए मत, अगर 2 चैप्टर एक साथ मिक्स होकर आते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मल्टी स्टार मूवीज़ हैं जिसके 2 हीरोज़ हैं, तो थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट दोनों का लगेगा, चैप्टर आना चाहिए। अगर बाइनोमियल से हमें डर लगता है तो चाहे हमें कितनी प्रोबेबिलिटी आती है, हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम सिलेबस कवरेज की तरफ चलिए, कीप लर्निंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर ट्रू स्टेटमेंट हमारे लिए बोला गया है। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, प्रोबेबिलिटी दैट nth टॉस रिजल्ट इन हिज हेड इज 1/2। जब हम टॉस की जो कॉइन है उसको टॉसिंग करते हैं तो क्या होता है, एक बार उछाला, हेड आना टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ है, दोबारा उछाला उसको,
कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर से हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, हाफ और हाफ। आप 1 करोड़ बार उछाल लीजिए कॉइन को, आपको नेक्स्ट टाइम जब आप उछालेंगे आपको लगता है हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज कम आएंगी? सेम रहेंगी। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 2 कलर की बॉल्स हैं, वाइट भी है और ब्लैक भी है ना, 50 वो हैं और 100 वो हैं। एक बार में एक बॉल निकालते हैं, कलर देखते हैं, फिर से रख देते हैं, फिर से रख देते हैं। तो जब मैं वापस उसको रख देता हूँ तो जितनी टोटल बॉल शुरू में थी अभी भी उतनी ही है। अब मैं वापस से अगर व्हाइट कलर की बॉल निकालूंगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी क्योंकि मैंने बॉल्स वापस रख दी है। तो विद रिप्लेसमेंट ये काम कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उस बॉक्स में से एक बॉल निकाल के अलग रखते चला जाता तो धीरे धीरे वो बॉक्स में बॉल्स कम होती चली जाती, तब प्रोबेबिलिटीज चेंज होती। तो अगर बॉक्स में नंबर ऑफ बॉल्स देखने के बाद वापस रखेंगे, विद रिप्लेसमेंट काम करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। वैसे ही अगर हमें डाई फेंक रहा हूँ, डाई फेंकने के बाद बार बार 3 आएगा, वो सेम रहेगा, चाहे मैं उसको 50,000 बार डाई को फेंक दूँ। कॉइन को फेंकने पे भी उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर जो ए वाला ऑप्शन है जो पूछा गया है कि फेयर कॉइन है, कोई चीटिंग नहीं है, एन ए पॉजिटिव इंटीजर है, एनएफ टोस के बाद हेड आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। जो शुरुआत में थी वो प्रोबेबिलिटी आपकी अभी भी रहेगी। ए इज ट्रू। Conditional probability that nth toss results in head given that n minus 1 tosses result in head। क्या फर्क पड़ता है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। एक बार जो हेड और टेल आया उसका अगली बार क्या आएगा उससे कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ समझाया जा रहा है कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हम ये चाहते हैं, सुनिएगा बी वाला केस, प्रोबेबिलिटी हम क्या चाहते हैं कि nth टाइम जो टॉस हो वो हेड आए, गिवन दैट जो n-1th वाला जो टॉस है वो आपके पास से क्या आया हो, पढ़ लीजिए, ये भी हेड आता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n-1 टाइम पर क्या आया हो उसका अगली बार क्या आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोबेबिलिटी अभी भी हाफ ही रहेगी, हाफ ही रहेगी। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों इवेंट्स कैसी हैं, इंडिपेंडेंट है। आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं फॉर्मूले से कर लीजिए। क्या फॉर्मूला होता है इसका? यहां आता है आपके पास nth टाइम हेड कॉमन n- टाइम हेड, प्रोबेबिलिटी आती डिवाइड में n-1 टाइम हेड। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ इंटू हाफ आता, डिवाइडेड बाय भी हाफ है, सब कैंसिल हो जाते हैं, आंसर तब भी हाफ आता। तो जब इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती है ना तो किसी एक इवेंट के होने के बाद दूसरी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता, सेम रहती है। सो दिस विल कम एज एन हाफ। n-1 टाइम पर हेड आया हो या टेल आया हो, कुछ भी आया हो, डजेंट मैटर, नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से कॉइन उछालेंगे तो वो फिर से नई कहानी है, कोई इम्पैक्ट उसके प्रीवियस क्या आया उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 1/2 पावर n लिखा है, दिस इज नाउ बिकम रॉन्ग ऑप्शन। आगे चलते हैं। ई एंड एफ बी द इवेंट सच दैट एफ इज नाइदर इम्पॉसिबल नॉट श्योर। इस लाइन का मतलब समझा दीजिए। सी ऑप्शन की बात करता हूं, इसका मतलब यह है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 भी नहीं है और 1 भी नहीं है। श्योर इवेंट होगी तो प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, इम्पॉसिबल होगी तो कभी नहीं होगी। दो सिचुएशन है ना। तो ये तो 0 भी नहीं है इसकी प्रोबेबिलिटी और 1 भी नहीं है, यानी प्रोबेबिलिटी इसकी 0 से 1 के बीच में है। अब हमारे पास कंडीशन दिया है कि इफ, तो पढ़िए क्या दिया है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये डेटा दिया है। मैथमेटिक्स से करते हैं तो ई कॉमन एफ आपके पास से आता है, यहां आपके पास से पी ऑफ एफ आता है, ये डेटा आपके पास बन गया। कर दीजिए इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये रिजल्ट होता है। ठीक, अब हमें गिवन क्या है, हमें किस बारे में सोचना है वो आप देख लीजिए, ये हम चाहते हैं। तो ये क्या है पहले सोच के देख लेते हैं। तो ये आपके पास से बनेगा ई कॉमन एफ कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ, यहां से ई का प्रोबेबिलिटी आता है। ये क्या लिखा गया है आइए समझते हैं वेन डायग्राम से। यहाँ ई आता है, यहाँ एफ आता है,
एफ के नहीं होने के बाद ई के होने की प्रोबेबिलिटी ये रही, तो यानी ये बनेगा पी ऑफ ई माइनस और यहां डेटा आपके पास लिखा गया है यहां पर आता है पी ऑफ एफ बार, ये बनेगा 1 माइनस पी ऑफ एफ बी और ये ग्रेटर देन लिखा गया है आपसे पी ऑफ ई के वजह से। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है इससे। हमारे पास तो ये कंडीशन आनी चाहिए, लेट्स चेक। तो ये पॉजिटिव है क्योंकि 1 देखिए पी प्रोबेबिलिटी 1 से कम होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास पी ऑफ ई आता है, पी ऑफ एफ कॉमन एफ आपने लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, पी ऑफ ई आएगा, प्रोबेबिलिटी में पी ऑफ ई और पी ऑफ एफ भी आपके पास बनेंगे, ये कैंसिल। माइनस साइन है, माइनस साइन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अब आप देखिए रिजल्ट उल्टा आ गया है। कॉमन वाले की प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट से कम आनी चाहिए, ऐसा रिजल्ट बता रहे हैं कि ये हुआ तो ये होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए कि जो कॉमन वाले की प्रोबेबिलिटी वो प्रोडक्ट से ग्रेटर आएगी। सो दिस इज फॉल्स, ये तो गलत बात है, ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। सो थर्ड इज अ रॉन्ग ऑप्शन, थर्ड हमारे पास से कोई ऑप्शन नहीं बनने वाला है, उल्टा रिजल्ट आएगा, ऑपोजिट आएगा, प्रोडक्ट ग्रेटर आ रहा है, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट लेस आना चाहिए था। तो प्योर मैथमेटिकल। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं सच दैट हम चाहते हैं कि इवेंट ए यूनियन बी और सी भी इंडिपेंडेंट हो। जब तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो उसमें से किसी दो इवेंट का यूनियन लेके सी के साथ इंडिपेंडेंट, वो भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगी। एक तो मैं ये लाइन बोल के आगे निकल जाऊँ, फिर इसमें फिर कुछ बच्चों को लगता है कि सर कैसे कुछ मैथमेटिकल तरीका है क्या, वो भी बता सकते हैं। पर आप सोचिए, जब ए बी सी के आपस में होने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो उनमें से किसी दो इवेंट के एटलीस्ट वन के होने का तीसरे इवेंट से क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तीनों इवेंट्स एक साथ इंडिपेंडेंट हैं तो इनमें से दो इवेंट के होने का तीसरे के नहीं होने का कोई इम्पैक्ट नहीं। इंडिपेंडेंट है मतलब इंडिपेंडेंट है। अब आप उनके आपस में कितने ही कॉम्बिनेशंस बना लीजिए, वो भी कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट ही होंगे। सर थोड़ा कुछ मैथमेटिकली मिल जाता तो ठीक रहते। अच्छा ठीक है, मैथमेटिकल बता देते हैं, आ जाइए डी ऑप्शन। कैसे प्रूव करते हो कि आप दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं? ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये कैसे पता चलता है? जब ए कॉमन बी की प्रोबेबिलिटी दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है, तो ऐसे ही ये दोनों अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो आप देखिए पी ऑफ ए यूनियन बी, एक इवेंट तो ये है और एक है सी, तो इसका कॉमन लेंगे सी के साथ, ये इंडिपेंडेंट होंगे ना, तो ये रिजल्ट आपके पास आएगा। ये कहानी अगर ऐसा आ गया तो फिर ए यूनियन बी और सी कैसे बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं एसोसिएशन का लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, देखो थोड़ा ध्यान से। तो ये जो लिखा गया है ये क्या होगा, यूनियन है और यहाँ कॉमन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले, तो ए कॉमन सी बनेगा, बीच में आएगा यूनियन और फिर यहाँ पर आपके पास से फर्स्ट वाला तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ए यूनियन, अब आता है बी, तो यहाँ बनेगा बी कॉमन सी। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेट्स का। प्रूव करना चाहते हैं हम इसके बराबर आएगा ना, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कैसा आएगा कि नहीं आएगा, ये बात है। तो ए यूनियन बी कॉमन सी है, तो ए कॉमन सी पहले आएगा, बीच वाला साइन यहाँ रहेगा, फिर बी कॉमन सी यहाँ बनेगा, ये बात आपके पास बनेगी। अब आप फॉर्मूला बताइए मुझे, दो इवेंट है, एक ई इवेंट एक एफ इवेंट, दोनों के यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों के यूनियन का फॉर्मूला ये होता है, बोलो यस नो। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, दोनों का कॉमन आपके पास से बात बनती है। ए और सी दोनों कैसे हैं आपको बता रखा है पहले ही, ए और सी दोनों इंडिपेंडेंट है तो इनका एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगी, ये भी इनके प्रोडक्ट के बराबर आएगा। और यहाँ आप देखिए थोड़ा ध्यान से, ए कॉमन सी कॉमन बी कॉमन सी, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो तीनों का ही कॉमन हो गया ना। ए और सी का कॉमन लीजिए, फिर कॉमन लेना बी और सी का, फिर उनका कॉमन लेंगे, यानी तीनों का कॉमन लेंगे।
क्योंकि ये सब कैसे हैं, ये सब इंडिपेंडेंट है, तो फिर यहां पर हमारे पास तीनों की प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। लास्ट में चलते हैं और हम पहुंचे पीसी पर, तो यहां आता है पीए, ये बनता है पीबी, और यहां बनता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। करेक्ट। और ये प्रोडक्ट है जिसको, क्योंकि ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है, तो मैं यहां ए कॉमन बी लिख सकता हूं। ये है पी ऑफ सी, तो ये जो डेटा आपके पास लिखा जाएगा ये बनेगा पी ऑफ ए यूनियन बी। हो गए खुश? सेम आ गया, इंडिपेंडेंट है, तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। आपके पास ए डी आता है, सो वी आर गोइंग टू मार्क ए डी। फिर भी मैं यही कहूंगा, मैथ से तो हमने निकाल लिया है, पर ये लॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि अगर ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट हैं, अब इन तीनों के आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस बना लो, ए यूनियन बी बना लो, ए यूनियन बी बार कर दो, ए बार यूनियन बी कर दीजिए, कैसे भी बना दीजिए, वो सब भी इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, चलिए तो ऐसा सीखते हुए चलिए, फाइनल आंसर हम मार्क कर रहे हैं एडी के अंदर। कीप लर्निंग कीप सॉल्विंग, बेहतरीन चैप्टर है बेहतरीन स्टूडेंट्स के लिए, और आप भी बेहतर से बेहतरीन बन सकते हैं। कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड, थ्योरी लेक्चर्स देखिए, मेरे बुक को सॉल्व कीजिए, ज़रूर बनेंगे। मैं हूं ना आपके साथ। कीप सॉल्विंग। E and F be two independent events, the probability that exactly one of them occurs is 11 by 25, and the probability of none of them occurs is 2 by 25. If Pt denotes the probability of occurrence of event T, then there are four options given to us. चार options यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए E एंड F दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर E और F का कॉमन अगर हम लेंगे, तो ये आपके पास से इन दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब दोनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट आपके पास से बन जाएगा। ये फर्स्ट लाइन का मतलब है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर हमें यही करना है, एक एक लाइन को डिकोड करना है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, इसका मतलब समझिए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब ये है, जैसे यहाँ हमारे पास ई है और ये एफ है, ये ई है ये एफ है, तो एग्जैक्टली वन होना चाहिए, यानी दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, ये अगर आपको बनाना है तो ये बनेगा आपके पास से पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ, और ये जो कॉमन पोर्शन है ये दोनों के अंदर है, तो ये माइनस होगा 2 बार ई कॉमन एफ, और ये डेल्टा आपके पास आता है 11 by 25। यहां से आपके पास ये है और यहां से आपके पास ये है, 11 by 25 ये बनी इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ती बात, आगे बढ़िए, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकरिंग, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, नन ऑफ देम अकरेंस। इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकर। ये मतलब ये हुआ कि हमारे पास है ई और यू, जो ई और एफ है, अगर हम यूनियन लेते हैं इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन हो जाए, या इनमें से कोई से वो एक हो जाए, दोनों भी हो सकते हैं। ये हम नहीं चाहते, नन चाहते, यानी इसके ऊपर आना चाहिए बार, या फिर ये लिख सकते हैं कि इसके ऊपर आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ, और ये डेटा हमारे पास गिवन है 2 by 25। सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ है पी, ये है यूनियन ई यू एफ, और यहाँ 1 माइनस 22/5 करेंगे, ये डेटा बनेगा 23 by 25। सिंप्लीफाई कीजिए, ये है पीई, यहाँ है पी एफ, और यहाँ है आपके पास से दोनों का कॉमन 23 by 25, ये डेटा भी आपके पास लिखा हुआ है। अब यहाँ और यहाँ दोनों बातें लिखी हैं, चलिए बना लेते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं,
तो ये यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट यहाँ बन जाएंगे 23/25 आपके पास है, ठीक है। ये सेकंड आपने लिखा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। अब अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास बात बन सकती है क्या, देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज कंडीशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, वो 2 है और ये 1 है आपके पास से, तो डेटा बन जाएगा आपके पास P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस आपके पास से आता है PE PF, और एक माइनस साइन रहेगा जो है PE प्लस PF माइनस 2 टाइम्स PE PF, और ये डेल्टा आपके पास लिखा गया है 23/25 माइनस 11/25, ये डेल्टा आपके पास है। कैंसिलेशन में गए, दोनों कैंसिल हो गए हैं, यहाँ माइनस जाएगा, आपके पास से एक टर्म बचेगा PE इंटू PF, ये डेल्टा आपके पास यहाँ से बनता है 12/25। ये कंडीशन आई इनकी प्रोडक्ट की, और किसी भी एक कंडीशन से चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो, प्रोडक्ट हमें पता है तो अब यहाँ से सम भी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 हमारे पास से PE प्लस PF दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास से 12/25 आता है, और ये आएगा आपके पास 23/25। यहां से आपके पास 35/25 आता है, जिसका मल्टीप्लाई 7/5 बन जाता है। अब अगर इंडिविजुअली वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आप किसी PF की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, आपके पास से PE निकल के आ जाएगा, और अगर ऑप्शन से वेरीफाई करना चाहते हैं वो आप कर ही सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट 12/25 आएगा, इनका मल्टीप्लाई भी 12/25 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं आ रहा, ये 2/25 आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ चांस है 12/25 12/25, दोनों का एडिशन करिए 7/5 आता है, 4 + 3 इज 7/5, और ये वाला डेटा भी आपके पास है 7/5 आता है। तो फाइनली आंसर्स इन दोनों को जो सेटिस्फाई करने वाले हैं, वहां से आंसर्स आपके पास A एंड D आता है। आप कहें कि हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते सर, हम तो मैथमेटिकली निकालना चाहते, ऑप्शन नहीं होते तो क्या होता, तो आप PF की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। ऐसा काम करके आप इनकी इंडिविजुअल वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। 12/25 टाइम्स PE, और बस इस वैल्यू का आप यहाँ रख दीजिए, फिर सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है तो हमने वेरीफाई करके देख लिया। अच्छा सवाल प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से डरिए मत, सबसे पहले अच्छा चैप्टर है, आपकी जो मैथमेटिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक कॉन्फिडेंस देता है, और अगर आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं तो मार्क्स भी ला कर देगा। कीप लर्निंग। A ship is fitted with 3 engines, E1, E2 and E3. The engines function independently of each other. That's an important line. With respect to the probabilities of 1/2, 1/4 and 1/4. For ship to be operational, at least 2 of its engine must function. Let X denotes the event that ship is operational. X1, X2, X3 denotes respectively event that engine E1, E2, E3 are functioning. Which one of the following is not true? देखिए, तो एक शिप के अंदर 3 इंजन हैं, जो है E1, E2 एंड E3, ठीक है। जो इंजन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के काम करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि E1 इंजन बंद अगर हो गया तो E2 भी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। दे ऑल 3 आर इंडिपेंडेंट, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दे ऑल कैन फंक्शन इंडिपेंडेंटली विद रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1/2, 1/4, 1/4। तो यहाँ देखिए X1, X2, X3 क्या डिनोट करते हैं, इनके फंक्शन करने की ही बात हो रही है। तो ये प्रोबेबिलिटीज हमें दी गई है कि X1 वर्क करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और वहीं पर हमारे पास X2 और X3 इनके काम करने की प्रोबेबिलिटीज 1/4 है। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास से 1/4 है। आगे बढ़ते हैं।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इजंट ट्रू, ये हमसे यहाँ पूछा गया है। एक्स डिनोट करता है शिप इज ऑपरेशनेबल, ठीक है। शिप कब काम करेगा? पहला केस, यहाँ लिखा गया है कि एटलीस्ट 2 इंजन मस्ट वर्क, फंक्शन करने चाहिए एटलीस्ट 2 इंजन। तो हमारे पास अगर हम ये चाहते हैं कि इंजन काम करे तो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है आप देखिएगा। ये तीनों काम करते हो, तीनों काम करेंगे जब तो शिप काम करना ही चाहिए। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, ये काम नहीं कर रहा है, ये दोनों काम कर रहे हैं तो भी शिप काम करेगा। सेकंड वाला काम नहीं कर रहा तो भी शिप काम करेगा। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि तीसरा वाला काम नहीं कर रहा है तो भी होगा ऐसा। तो कम से कम 2 शिप ऐसे हो जो काम करने चाहिए, तब बात बन जाएगी। इस वाली सिचुएशन की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो इसकी सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों काम करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, आप हमें बताइए। इसका मतलब ये है कि x1, x2 और x3 तीनों काम कर रहे हैं, तो इन तीनों इंडिपेंडेंट हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट आपके पास से आ जाएगा। वी आर हैविंग 1/32। आगे बढ़ते हैं, इस सिचुएशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, x1 काम नहीं कर रहा है, x2 काम करता है, x3 काम नहीं करता है, क्रॉस यहाँ पर है, तो इसमें पहला वाला काम नहीं करेगा। 1/2 है तो आप इसको 1 - 1/2 ऐसे करके लिखिए ताकि आप लॉजिक भी समझ पाए। यहां से आएगी प्रोबेबिलिटी का नंबर चाहे सेम आता हो। यहां हम पहुंचे, इसका मतलब यह है कि x1 काम करेगा, x2 नहीं करेगा, x3 फिर से करेगा। तो दिस इज 1/2, 1 - 1/4 एंड 1/4 फाइनली। सो इट इज 3/32 आपके पास से डेटा बन जाएगा। एंड द लास्ट वन सेज ये डेल्टा हमने बनाया, ठीक। तो बनाते हैं इसको। वी आर गेटिंग दिस एज 1/2, इट इज 1/4 एंड दिस इज नॉट वर्किंग, इट इज 1 - 1/4, इट इज 3/32 हमारे पास से ये डेल्टा बनेगा। 1/32, 1/32, 3/32, 3/32, ठीक है। केसेस बन गए और इन सब केसेस के अंदर क्या हो रहा है, द इंजन इज वर्किंग, द शिप इज ऑपरेशनेबल, ठीक है। तीनों इंजन वर्क करते हैं, एक इंजन काम नहीं करता, बाकी 2 करते हैं। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर। अब हमें क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। पहला वाला ऑप्शन क्या है उसका मीनिंग समझेंगे, सेकंड का मतलब समझते हैं, थर्ड का मतलब समझते हैं। अगर हम चाहते हैं कि px हो, इसका मतलब क्या है कि शिप इज ऑपरेशनेबल, x पढ़िए, शिप इज ऑपरेशनेबल दैट इज px। तो ये सब का सम आपके पास से आ जाएगा, जितने भी डेटा हमने बनाए कि तीनों इंजन काम करते हैं, एक इंजन काम करता है, E1 काम करता है, E1 काम नहीं करता, E2 काम नहीं करता, E3 काम नहीं करता, इन सब का सम आपके पास से px आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग। आप चाहो तो मैं पहले इनको इस तरीके से बना लेता हूँ। ये x1 पर बार, x2 पर बार, x3 पर बार, यहाँ से आप पहुंचे, ये है px। सम निकालिए, 1/32, 1/32, 3/32 एंड 3/32। ये डेटा आपके पास है, टोटल सम निकाल दीजिए। 6 आता है, 2 आता है, दिस इज कमिंग एज 8/32। जो सम आएगा आपके पास है 1/4। अब बढ़ते हैं आगे, क्या हमसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम आगे बिहेव करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास, पहले इसको कर लेते हैं, सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक दिख रहा है। हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली 2 इंजन्स आर फंक्शनिंग, /x कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि शिप जो है ऑपरेशनेबल है। इस बारे में बताइए कि सिर्फ 2 इंजन काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे 2 इंजन यहाँ तीनों केसेस के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये बेस थ्योरम है, दिस इज बेस थ्योरम। तो इन तीनों लास्ट के तीनों केसेस के अंदर सिर्फ 2 इंजन काम करता है। पहला वाला केस है 1/32, जब तीनों इंजन काम करते हैं। तो सिर्फ यहाँ आपके पास से बात बन जाएगी कि इन सब का सम आएगा, ये बनेगा फेवरेबल जब 2 इंजन काम करते हैं, और टोटल आपके पास से 1/4 आता है।
यहां से आपके पास है 7/8 आपके पास से फाइनल आंसर आता है। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर बी। यहाँ पहुंचिए, इस बारे में बात करते हैं। ए ऑप्शन क्या कहता है वो सुनिए। ए ऑप्शन कहता है कि हम पहुंचे P ऑफ x1 का कॉम्प्लीमेंट है और P ऑफ x लिखा है। इसको शब्दों में समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि भाई शिप इज गिवन दैट के ऑलरेडी ऑपरेशनेबल है, ये बताइए कि x1 इज नॉट वर्किंग, मतलब पहला वाला इंजन काम नहीं कर रहा है, ये हम चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि E1 इज नॉट वर्किंग, इज नॉट फंक्शनिंग given that ship is operational, ship is working। ठीक है, क्योंकि स्लैश एक्स करके लिखा है, तो आप बताइए, तो स्लैश एक्स यानी एक्स हो चुका है, फिर से बेस थ्योरम है। इनमें से फेवर में कौन सा आना चाहिए ये देख लीजिए। जब वो E1 काम नहीं कर रहा हो, E1 इस वाले के अंदर काम नहीं करता है, बाकी यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, यहाँ भी काम कर रहा है, तो इसके फेवर में अब कौन सा नंबर आएगा? अब इसके फेवर में ये वाला बनेगा 1/32, बाकी टोटल आपके पास आ जाएगा डिवीजन में। सो इट इज 1/32 फेवर में आएगा, और डिवाइड में आपके पास है टोटल px की वैल्यू है 1/4, जो आपके पास है 1/8 आता है। यहाँ 3/16 लिखा है, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ए ऑप्शन इज रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, P ऑफ x स्लैश ई x2 लिखा हुआ है C। ये क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट शिप इज फंक्शनिंग या शिप इज वर्किंग गिवन दैट E2 इज वर्किंग। E2 काम करता है तो कोशिश कीजिए कि शिप भी अपना ऑपरेशनेबल आ जाए। E2 काम करना चाहिए, E2 काम यहां भी कर रहा है। अब तो यहां पर केस क्या बनेगा वो आप सोचिए। तो यहां पर क्या केसेस है? गिवन है कि E2 तो काम करता है, ये बात बता दी गई है। तो फिर आपके पास E1, E2 और E3 है, तो E2 तो काम करता ही है। तो क्या क्या सिचुएशन है? ये दोनों काम करें, ये काम करे, ये वाला ना करे, और ये करे और ये वाला काम ना करे, क्योंकि ये तो गिवन है कि E2 इज ऑपरेशनेबल, तो E2 की अलग से प्रोबेबिलिटी लिखने की जरूरत नहीं है। तो E1 और E3 के अंदर अब चॉइसेस है, दोनों काम करते हो, एक काम करता है, ये काम करता है, वो काम नहीं करता है, ये 3 केसेस हैं। क्योंकि ये काम करता है तो अगर एक कोई सा भी काम करेगा तो 2 इंजन ऑपरेशनेबल हो जाएंगे। इस वाली सिचुएशन में प्रोबेबिलिटीज 1/2 इंटू 1/4 आएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी काम कर रहा है। इट इज गिवन दैट स्लैश करके लिखा है। सेकेंड वाले में आप पहला वाला काम नहीं करेगा, E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। यहाँ डेटा आपके पास है, यहाँ फिर से ये काम करता है तो 1/2 है, और 1 माइनस 1/4 आपके पास ये डेटा है। 1/8 आता है, 1/8 आता है, यहाँ आपके पास से 3/8 आता है, ये डेटा आपके पास बना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल दीजिए, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8, यहाँ से डेटा आपके पास आता है 5/8। 5/8 देखिए यहाँ लिखा है 5/16, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आते हैं हम डी पर। डी को पहचानिए क्या है। अब हम इंटरेस्टेड है यहाँ पर डी ऑप्शन में, P ऑफ x स्लैश x1। मीनिंग समझिए इसका फिर से, बहुत बढ़िया बेहतरीन सवाल है कंडीशन प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम समझने के लिए। पहले 2 ऑप्शन हमारे पास बेस थ्योरम के थे, और यहाँ पर जो चल रहा है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है। इसका मतलब समझिए क्या हुआ है, क्या हो चुका है, x1 हो चुका है, x1 लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट इंजन E1 इज ऑपरेशनेबल, वो वर्क कर रहा है। और ऐसा होना चाहिए कि अपने पास जो टोटल शिप है, एक शिप के अंदर 3 इंजन है। शिप तब चलता है जब कम से कम 2 इंजन वर्क करते हैं एटलीस्ट। तो ये प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, द शिप इज वर्किंग गिवन दैट E1 इंजन इज वर्किंग। ये बता दिया गया है पहले से ही, तो इसके बारे में कोई टेंशन नहीं है, ये गिवन है, ये हो चुका है, ये काम कर रहा है। तो आप बताइए फिर क्या सिचुएशन हो गया। शिप काम करना है तो दोनों काम करने चाहिए, ये काम नहीं करे, ये कर ले काम, ये कर ले और ये नहीं करे काम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी भी 1/4 है, मैच कर लो, सेकंड थर्ड की 1/4 1/4।
ये काम नहीं करना चाहिए, 1 माइनस 1/4 और ये फिर से 1/4, 1/4 1 माइनस 1/4 यहाँ से भी डेल्टा आता है, 1/16, 3/16, 3/16, सबको ऐड करेंगे तो आपके पास से प्रोबेबिलिटी जो आनी चाहिए वो निकल के आ जाएगी 1/16. This is the probability of P of x by x1. 3/16 plus 3/16. 7/16 आपके पास आउटपुट आएगा एंड दिस इज रिटर्न एज 7/16. अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको डीपर लेवल तक अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोबेबिलिटी की, वही इस तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस क्रैक कर सकता है. So let me reiterate, let me re-explain everything. There is a ship which is consisting of 3 engines, E1, E2 and E3. E1 वर्क करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ है, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 है. शिप इज ऑपरेशनेबल, शिप काम करेगा, एटलीस्ट 2 इंजन आर वर्किंग, 2 इंजन काम कर रहे हो तब शिप काम करता है. अंडरस्टूड, ठीक है. तो क्या केसेस है कि शिप काम करे, तो हमने यहाँ केसेस बना दिए. तीनों इंजन काम करते हैं, फर्स्ट वाला शटडाउन है, ये दोनों काम कर रहे हैं, सेकंड वाला शटडाउन है, बाकी दोनों काम कर रहे हैं, थर्ड वाला शटडाउन ये लिखा, तो पीएक्स की प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा यहीं से आ गई. दिस इज द कंडीशन कि जब फंक्शन शिप इज ऑपरेशनेबल. सेकंड पार्ट पूछा गया है इसके अंदर कि एग्जैक्टली 2 शिप काम करते हो, स्लैश करके एक्स लिखा हुआ, यानी इट हैज बीन गिवन शिप इज वर्किंग फाइन. अब ये बताइए कि सिर्फ 2 इंजन काम करते थे, तो इसका मतलब एक्स हो चुका है, मतलब गिवन दैट है कि शिप काम कर रहा है, चल रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी अपने पास ये बन गई. फेवर में क्या आएगा कि सिर्फ 2 इंजन काम करते हो. 2 इंजन काम करने वाले केसेस ये हैं आपके पास, यहाँ एक बंद है, यहाँ एक बंद है, यहाँ एक बंद है, तो ये तीनों आपके पास फेवर में आएंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4, 7/8 मार्क कर देंगे. फर्स्ट वाला कहता है, इसका मीनिंग समझिए, इसका मतलब ये है कि शिप गिवन दैट शिप इज ऑफ वर्किंग, x1 इज कॉम्प्लीमेंट लिखा, यानी E1 इज नॉट फंक्शनिंग. तो यहाँ पर E1 फंक्शन काम नहीं कर रहा हो तो ये है आपके पास 1/32. बाकी यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है, तो 1/32 हमारे पास फेवर में आ जाएगा और टोटल 1/4 है. ये भी बेस थ्योरम के ऊपर है. बेस थ्योरम, ये वाला भी बेस थ्योरम के ऊपर है. फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. और यहाँ हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज है. क्या दिया है कि शिप इज वर्किंग गिवन दैट E2 इज वर्किंग. तो E2 इज वर्किंग, अब शिप वर्क करना हो तो दोनों काम करें, ये काम नहीं करे, ये कर देंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम निकाल दिया. ऐसे डी ऑप्शन था, इसमें भी यही बताया कि E1 इंजन काम कर रहा है, अब बताइए शिप काम करेगा, तो एक इंजन पहले काम कर रहा है, दोनों काम करें, दोनों में से कोई एक काम कर देगा तो भी बात बन जाएगी. ठीक है. सो ब्यूटीफुल क्वेश्चन. थ्योरी अगर वीक है तो थ्योरी लेक्चर्स देखिए, डेफिनेटली यू विल इंप्रूव ट्रिमेंडसली. कीप लर्निंग. X and Y are two events such that P of X slash Y is half, P probability of Y slash X is 1/3, and the common of X and Y probability is 1/6. Then they ask you which one of the following are correct. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कई बार यहाँ करेक्ट की जगह पर इनकरेक्ट लिखा रहता है, करेक्ट लिखा हुआ. ठीक है, इसको समझिए. यहाँ लिखा गया है P of X by Y. इसका कॉन्सेप्ट होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला होता है और ये डेटा हमारे पास 1/3 गिवन है. हमारे पास इनका कॉमन वाला डेटा गिवन है जो कि 1/6 आता है. यहाँ है आपके पास से P of Y, ये 1/3 आता है. आपके पास से P of Y आता है, यहाँ से 1/2 आता है. ये डेल्टा आपके पास है. आगे बनाए, आगे पे चलते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ Y बाय X आपके पास है. प्रोबेबिलिटी ऑफ Y कॉमन X आपके पास लिखा गया है. यहाँ है प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू आपके पास ये लिखा गया है, दिस इज कमिंग एज 1/3. चलिए, तो ये दोनों का कॉमन अगर हम लेंगे तो कॉमन वाला डेटा ढूंढिए. ये रहा कॉमन वाला डेटा 1/6 है और यहाँ आपके पास PX है, सामने 1/3 है, ये भी आपके पास से 1/2 आता है. ठीक है, ये अपने पास से डेटा बना है 1/2.
थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट कर कर आगे बढ़ें, कोई गड़बड़ या कोई टाइपो नहीं होनी चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास x/y, देखो गड़बड़ कैसे होती है। यहाँ क्या लिखा है, x/y की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सो वी द स्मॉल करेक्शन हियर। यहाँ पर अपने पास 2 रहेगा तो ये चेंज हो जाएगा। सो लेट मी राइट इट, दिस इज 1/2, ठीक है। और ये डेटा हमारे पास लिखा है 1/6, दिस इज 1/2, तो ये आपके पास आया 1/3। अभी ठीक। और y/x का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ये डेटा ठीक है आपके पास, यहाँ से हाफ आएगा, ये बात भी ठीक है। पूछा जा रहा है क्या ये इंडिपेंडेंट है, क्या ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे डेटा हमसे यहाँ पर फिल्टर आउट करके पूछे गए हैं। इसके लिए सबसे पहले इन दोनों की ही प्रोबेबिलिटीज का प्रोडक्ट निकाला जाता है, जो 1/2 इंटू 1/3 आता है, जो कि 1/6 है, और यही आपके पास इन दोनों का कॉमन आता है। इसका मतलब ये हुआ x एंड y आर इंडिपेंडेंट। x एंड y दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट आपके पास से आ रहे हैं। x एंड y बोथ आर इंडिपेंडेंट, आपके पास से बात बन जाएगी, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाली बात हो गई गलत। आता है आपके पास p ऑफ x यूनियन y के बारे में बात करेंगे, तो डेटा बनेगा आपके पास से px, ये है py, और यहाँ पर है आपके पास से इनका कॉमन। तो आइए, px की वैल्यू है 1/2, py की वैल्यू है 1/3, और इनका कॉमन है 1/6। सो लेट्स टेक दिस एलसीएम। यहाँ 3 है, 2 है, और ये -1 आपके पास से आता है, तो ये आपके पास से 4/6 है। द डेटा इज कमिंग एज 2/3। 2/3 आपने यहाँ से डेटा बना दिया, 2/3, ठीक। अब यहाँ एक डेटा और पूछा गया है, उसके बारे में सोचते हैं कि क्या डेटा लिखा गया है। पर ये क्या लिखा है, ये, हाँ ये समझते हैं क्या है। ये p x का कॉम्प्लीमेंट एंड y आपके पास लिखा है, यानी x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। ये बात यहाँ पर बन जाएगी, x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ये x है और ये y है, कौन सा सेक्शन आपके पास यहाँ से बनेगा, x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए। ये रहा डेटा, x नहीं होना चाहिए, y होना चाहिए, तो ये सेगमेंट टुकड़ा बना आपके पास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी, आप बताइए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी, p ऑफ y में से दोनों का कॉमन हम लेंगे, y में से दोनों का कॉमन वाला पार्ट हटा देंगे। py की वैल्यू आपके पास से कितनी लिखी गई है वो देखिए, py की वैल्यू आपके पास लिखी है 1/3, और x कॉमन y आपके पास है 1/6। 1/6 हमारे पास से आंसर है, यहाँ ये बात नहीं लिखी गई है। सो दिस इज नॉट, डी इज नॉट अगेन द आंसर। हमारे पास जो आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर ए एंड बी, हम यहाँ से फाइनल आंसर मार्क कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्ट से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे वेरीफाई करते हैं, इन फॉर्मूलों से यूटिलाइज करना। एक छोटी मिस्टेक हो गई डेटा कॉपी करते हुए, इसका ध्यान सबको रखना है। गलती कभी भी किसी से किसी भी लेवल पे हो सकती है, ये कॉन्सेप्चुअल गलती नहीं थी, डेटा कॉपी करने में गलती हो जाती है। सीखिए, मार्क्स तभी मिलेंगे जब सही आंसर आएगा, ठीक है। यूनियन वाला पूछा है और लास्ट वाला डी पार्ट ये था, तो वेन डायग्राम की हेल्प लेके इसको समझाया कि हम चाहते हैं कि y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए। तो दिस इज द रीजन, p ऑफ y माइनस दोनों का कॉमन वहां से हटा दिया। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग ऑल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्रोबेबिलिटी से डरिए मत, सीखिए इसे, बहुत प्यारा बहुत सुंदर चैप्टर है। अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये आपको जरूर रिवॉर्ड देके जाएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन जेईई में जेईई एडवांस दोनों के अंदर आते हैं। कीप लर्निंग। A lot contains 50 defective and 50 non-defective bulbs. Two bulbs are drawn at random, one at a time with replacement. सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक एक करके निकालेंगे and with replacement, वापस से रिप्लेस कर देते हैं। The probability that event A, B, C are defined as A as the first bulb is defective, B is second bulb is non-defective, and C is two bulbs are बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। आइए, सबसे पहले हमारे पास एक लॉट है, लॉट के अंदर यहाँ पर 50 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं और 50
नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स। ठीक है भाई, बल्ब्स रखे हुए हैं, 50-50 दोनों की क्वांटिटी है। पी ऑफ ए क्या है कि फर्स्ट बल्ब आपने निकाला और वो डिफेक्टिव आया, तो हमारे पास लॉट के अंदर 50 बल्ब्स हैं, तो पहला वाला जो डिफेक्टिव आना चाहिए, तो डिफेक्टिव 50 है, टोटल आपके पास 100 है, इस बात की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब आगे ये सिचुएशन समझिए, जो बल्ब हमने निकाला उसको वापस रख दिया है, ये बात बहुत जरूरी है। विद रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, तो फिर से 100 हो गए। अगर हम एक बल्ब हटा के वापस अलग रख देते तो फिर उस पिटारे के अंदर, स्लॉट के अंदर 99 बल्ब रह जाते, लेकिन यहां पर ये काम विद रिप्लेसमेंट हो रहा है। विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो फिर से 100 है। जब वापस से 100 हो चुके हैं, अब हम चाहते हैं कि बी आए। बी का मतलब है अब जो सेकंड टाइम बल्ब निकलेगा वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, तो नॉन डिफेक्टिव हमारे पास फिर से 50 है और टोटल अपने पास फिर से 100 है, तो फिर से हाफ आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं सी पर कि आपके जो दो बल्ब निकाले जा रहे हैं, यहां पर देखो, 2 बल्ब्स आर ड्रॉन एट रैंडम, वन एट ए टाइम। 2 बल्ब्स आर बोथ डिफेक्टिव और बोथ नॉन डिफेक्टिव। जब आपने दो बल्ब निकाले एक एक करके, तो पहला वाला डिफेक्टिव है तो दूसरा भी डिफेक्टिव होना चाहिए, या फिर दूसरा केस के पहला नॉन डिफेक्टिव है तो दूसरा भी नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए। सो दो पॉसिबिलिटीज यहां पर आपके पास बनती हैं। पहला कि आपके पास प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालें कि दोनों ही डिफेक्टिव हैं, प्लस दोनों ही नॉन डिफेक्टिव हैं। दोनों अगर डिफेक्टिव होंगे तो डिफेक्टिव पहचानिए आप, डिफेक्टिव कैसे होते हैं। डिफेक्टिव आपके पास से, हाँ, डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, दोबारा फिर से 1/2 है। नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी फिर से 1/2 और 1/2 आपके पास है फिर से, क्योंकि 50 नॉन डिफेक्टिव है और जो एक बार बल्ब निकलता है वापस रख दिया जाता है, तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास फिर से हाफ आती है। तो आप देख सकते हैं तीनों की प्रोबेबिलिटीज हाफ है। तीनों की प्रोबेबिलिटीज कैसी है? हाफ है। यहाँ कहानी ये है कि तीनों कैसे पूछे हैं, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, नॉट पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, एबीसी आर इंडिपेंडेंट, एबीसी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन है। पेयर वाइज का मतलब है दो दो इवेंट को क्लब करके पूछना। जैसे हम यहाँ पर पी ऑफ ए कॉमन बी लेते हैं, ये किस बात की प्रोबेबिलिटी होगी? ये दोनों एक साथ हम करना चाहते हैं, इसका मतलब ये है फर्स्ट बल्ब ए क्या बोलता है, डिफेक्टिव आए, और बी कहता है कि सेकेंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव आए। तो इसका मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव रहे एंड जो सेकंड वाला बल्ब है नॉन डिफेक्टिव रहे। ठीक है, तो आइए, तो पहला वाला बल्ब डिफेक्टिव हो, इस बात की चांसेस कितने हैं? हाफ चांसेस हैं। सेकंड वाला नॉन डिफेक्टिव है, इसके फिर से हाफ चांसेस हैं। ये तो 1/4 आता है, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये पी ए इंटू पी बी के ही बराबर लिखा गया है, जो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है उसी के बराबर है। तो पी ऑफ ए कॉमन बी इज पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहां आगे बढ़ते हैं, बी कॉमन सी का मतलब समझिए क्या है। बी कॉमन सी, बी का मतलब, बी कॉमन सी का मतलब ये होगा कि भाई सेकंड वाला बल्ब कैसा आया, आप ध्यान से देखिए, नॉन डिफेक्टिव आए, और सी कहता है कि दोनों बल्ब कैसे हो, या तो दोनों डिफेक्टिव हो या फिर दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। अगर हम कॉमन चाहते हैं, इससे बोल दिया कि सेकंड वाला बल्ब नॉन डिफेक्टिव है और सी का मतलब दोनों एक जैसे होने चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ बोथ आर नॉन डिफेक्टिव। बोथ आर नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि अगर एक भी डिफेक्टिव हो गया तो फिर बी नहीं हो सकता। बी तो तभी होगा जब सेकंड बल्ब नॉन डिफेक्टिव होगा। तो अब बताइए, दोनों नॉन डिफेक्टिव हैं, तो नॉन डिफेक्टिव अपने पास इक्वल है और बल्ब को वापस रख दिया जाता है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी पी बी इंटू पी सी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब एक और बचता है अपने पास, वो है सी और ए कॉमन सी और निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या है? ए कहता है कि फर्स्ट बल्ब डिफेक्टिव हो, और सी कहता है कि दोनों या तो डिफेक्टिव हो या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। अगर हम ए के साथ कॉमन लेंगे तो पहला वाला डिफेक्टिव है, इसका मतलब ये है कि अब दोनों बल्ब डिफेक्टिव होने चाहिए। बोथ बल्ब्स आर डिफेक्टिव।
डिफेक्टिव है तो हाफ चांसेस है दोनों के। पहला वाला डिफेक्टिव आएगा हाफ, दूसरा भी डिफेक्टिव फिर से हाफ, क्योंकि जो बल्ब निकाला जाता है फिर से रख दिया जाता है। फाइनली आपके पास ये डेटा बनता है, यहाँ पर P ऑफ A आता है, यहाँ पर P ऑफ C भी आता है। ठीक है, बात बनी। 1/4 डेल्टा बन गया, वहाँ भी 1/4 लिखा हुआ है। तो क्या ये पेयर वाइज है? बिल्कुल है। पेयर वाइज देखिए, दो दो के पेयर, P ऑफ A कॉमन B इज कमिंग एज PA इंटू PB, PB कॉमन C इज PB इंटू PC, PA कॉमन C इज PA इंटू PC। तो दस हम कह सकते हैं ABCR पेयर वाइज इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अच्छा, मेरा अगला सवाल, अगर हम तीनों एक साथ कर देते हैं तब क्या होगा? क्या तीनों एक साथ पॉसिबल है? ए और बी का मतलब ये होता है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, और सी कहता है कि दोनों एक कैटेगरी के हो, या तो दोनों डिफेक्टिव हो या दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। तो तीनों एक साथ कैसे पॉसिबल है? ए और बी कॉमन करते हैं तो पहला डिफेक्टिव दूसरा नॉन डिफेक्टिव आता है, सी कहता है दोनों एक जैसे हो, तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है। तो तीनों का अगर हम कॉमन निकाल के देखें वो तो प्रोबेबिलिटी ही जीरो है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि पहला डिफेक्टिव हो, दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो और तीसरा कहता है कि दोनों एक जैसे हो। नॉट पॉसिबल, क्योंकि पहले वाले दोनों एक दूसरे की कॉन्ट्रडिक्शन है, और तीनों के एक साथ बुलाएंगे तो प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है, और ये अगर जीरो आ रही है तो दिस इज नॉट इक्वल टू द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के प्रोडक्ट के। तो पेयर वाइज यानी दो दो के कॉम्बिनेशन तो इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, लेकिन यहां हम क्लियर कह सकते हैं कि ये तीसरा वाला कॉम्बिनेशन गड़बड़ है। तो ABCR नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट रहेगा तो B इज रॉन्ग, D इज करेक्ट, बट पेयर वाइज दे आर इंडिपेंडेंट। तो हमारे पास यहां से फाइनल आंसर कंक्लूडिंग बनेगा AD। AD हम यहां से फाइनल आंसर बना देंगे कि यहां पर ये ABC पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होने चाहिए और ABC आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये वाली बात हम कह सकते हैं। तो लास्ट वाला जो अपने पास है तीनों का जो कॉमन है, ये तीनों का जो कॉमन है वो प्रोबेबिलिटी जीरो आ रही है। अंडरस्टूड? कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग ऑल दिस क्वेश्चन, सीखते हुए चलिए और हर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझिए। थ्योरी वीक लगती है आपको, प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत आती है तो थ्योरी देखिए पहले, थिंग्स विल बी फाइन। कीप लर्निंग। A bomber wants to destroy a bridge. The two bombs are sufficient to destroy it if four bombs are dropped. If the chances of a bomb hitting the target is 0.4, then the probability that it is destroyed is lesser than। ठीक है, समझते हैं। एक टारगेट है जहां पर एक बॉम्बर है जो एक ब्रिज बना हुआ उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। टू बॉम्ब्स आर सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय इट। एक बॉम्बिंग से वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, दो बार बॉम्ब फेंकने पड़ेंगे तब जाके वो डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, और इफ द चांसेस ऑफ ए बॉम्ब, फोर बॉम्ब्स आर ड्रॉप, ठीक है, चार बॉम्ब फेंके गए हैं, हम चाहते हैं चांसेस ऑफ ए बॉम्ब टू हिटिंग द टारगेट इज 0.4। पुअरली है, मतलब 40% चांस है कि वो टारगेट कर पाते हैं सही से हिट करने का। तो बताइए जो है ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाए, प्रोबेबिलिटी दैट ब्रिज इज डिस्ट्रॉयड। अब क्या केसेस है? केसेस बनाओ, या तो कि चार बॉम्ब फेंके, चारों के चारों लग गए, क्योंकि बॉम्ब तो चार ही फेंके हैं, तो बात तो फिक्स है, हो सकता है चारों बॉम्ब जाके लग जाए। ये हो सकता है कि तीन बॉम्ब लग जाए, ये हो सकता है कि दो ही बॉम्ब लगे, तो दो तो लगे होंगे, ये 100% बात है, दो बॉम्ब तो लगे होंगे, ये बात कंफर्म है ना? क्योंकि एक बॉम्ब अगर लगेगा तो फिर वो ब्रिज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। पहली प्रोबेबिलिटी दैट ऑल फोर बॉम्ब्स हिट, ठीक। सेकंड, only three bombs hit, and the last one, only two bombs hit। एक बॉम्ब पे तो हम जाएंगे नहीं। अच्छा, चारों हिट करते हैं तो बात बताइएगा, हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो 0.4 की पावर 4 आ जाएगा। चारों हिट कर गए हैं तो 4C4, मतलब हिट 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 आ जाएगा, H H H H।
और यहाँ पर 3 हिट करेंगे तो कौन से 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा ना, कि पहला दूसरा तीसरा हिट किए हैं या पहला दूसरा और चौथा हिट किया है, ये भी सोचना होगा। पर 4 बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं, ऐसा नहीं कि पहले 2 हिट करके तो रुक जाएंगे, ये केस नहीं है इसके अंदर। बता दिया है 4 बॉम्ब डाल दिए गए हैं ऑलरेडी, है ना। तो 4 में से 3 बॉम्ब हिट किए हैं, यानी ये है 0.4 की पावर 3, और यहाँ नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है। 2 बॉम्ब हिट किए हैं यानी 0.4 का स्क्वायर है, फिर आपके पास 0.6 का स्क्वायर भी आपके पास आता है। यहां से आप देखेंगे तो ये आता है आपके पास से 2/5 आपके पास से बनेगा, तो 2/5 आपके पास यहाँ है 2/5 की पावर 4। ये भी 2/5 आपके पास है, क्यूब आएगा, और यहां से आपके पास 3/5 आता है। 4C2 आपके पास बनाएंगे तो ये 6 आता है, यहाँ है 2/5 का स्क्वायर, ये है 3/5 का स्क्वायर। डेल्टा बना दीजिए। हमारे पास सब जगह से 5 की पावर 4 आता है, ये है 16, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 आता है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, और यहाँ 9 आता है। नंबर्स को बनाइए, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास 16 है, और ये है 32। 32 को 3 टाइम्स हम कर देते हैं तो 96 आता है, और ये यहाँ पर आपके पास है 24। 24 को 9 टाइम्स अगर हम कर दें तो 216 आपके पास से आता है। अंडरस्टूड, है ना, ठीक है। और यहाँ है 625। तो लेट्स सी ये नंबर कितना बन रहा है, यहाँ से आप देख लीजिए। सो अगर हम यहाँ पर देखें 6 आपने ऐड कर दिया तो 102 आता है, ये 112 आपके पास से बनेगा, 112, एंड 112 आपके पास देखेंगे तो ये नंबर हमारे पास बनता है 328/625। दिस इज द नंबर। अब हमसे पूछा है कि दिस इज लेसर देन व्हाट, किससे कम है ये। यहां लिखा हुआ है 1/2, 1/3, 3/4, 4/5, ठीक है। 32 है, यहां अगर 31 होता तो ये हाफ आता। ध्यान से सुनना, यहाँ 32 है, यहाँ 62 है, और यहाँ 31 होता तो एग्जैक्टली आसपास हाफ के आता। यहाँ लिखा हुआ है 328, इसका डबल अगर आप करेंगे ना तो ये बनता है 656, जो इससे कम है, डिनोमिनेटर उससे कम है, तो वैल्यू ज़्यादा आएगी। सो दिस नंबर इज ग्रेटर देन हाफ, ये पता चल गया। प्रोबेबिलिटी जो है इसकी हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर आने वाला है 0.55 के आसपास आप ले सकते हैं इस नंबर को। तो बताइए 0.55 किससे कम है। 0.55 ये नंबर आपके पास से 0.75 आता है, ये नंबर आपके पास से 0.8 आता है, तो 0.55 0.8 से कम है, 0.75 से कम है। ये नंबर आपके पास है 0.3333, इससे तो ज़्यादा है, और यहाँ आपके पास लिखा है 0.5 और ये इससे भी ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आने वाला है CD। क्या आएगा फाइनल आंसर? CD। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से बता देता हूं कि और इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ तो 4 ही बॉम्ब डाले थे तो हमने ऐसे काउंट करके देख लिए। आई टेल यू अ सेकंड मेथड फॉर दिस वन एज वेल। सेकंड मेथड, हम चाहते हैं कि ब्रिज कोलैप्स हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, तो हम बात करते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रिज इज नॉट कोलैप्स्ड। अच्छा, ब्रिज डिस्ट्रॉय कब नहीं हो सकता ये बताइए? जब आपने 4 के 4 बॉम्ब डाले और चारों ही ना लगे, ठीक है, और या फिर चारों में से सिर्फ एक बॉम्ब लगे। 2 बॉम्ब है तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी यहां पर आए नो हिट, एक बार भी हिट ना लगे, एंड माइनस ओनली 1 हिट। दूसरा केस ये है, एक बार भी अगर नहीं लगेगा, इसका मतलब समझिए, तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो 0.4 तो हिट लगने की है, नहीं लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.64 बन जाएगी। अच्छा, एक बार हिट करेगा, कौन सी बार हिट किया है? 0.4, और बाकी तीनों बार प्रोबेबिलिटी के हिट नहीं किया है। ये डेल्टा आपके पास लिखा है। 1 माइनस आपके पास से आता है 3/5 की पावर 4,
ये है 2/5, यहाँ पर है आपके पास है 3/5 का पावर 3। ये 81 आपके पास से आता है, 625 है, ये 8 है और यहाँ है 27/625। आप इनका एलसीएम लीजिए, आपके पास फिर से ये डेटा सेम ही आता है, 100% सेम आएगा। क्योंकि कितने केसेस बन सकते हैं, सारे केसेस आ गए। यहाँ देखिए, कोई हिट नहीं किया, एक हिट किया, 2 हिट, 3 हिट, चारों हिट कर दिए, सारे केसेस बना चुके हैं। तो ये वाली जो प्रोसीजर है ना, सेकंड वाला, आई प्रिफर दिस वन, क्योंकि यहाँ तो क्या हिटिंग 4 की ही थी। अगर बॉम्ब ज़्यादा बना देते हम, 10 बॉम्ब डाल देते, तो यहाँ केसेस बनाने में दिक्कत आती है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर तब भी हो जाती बात, नो हिट माइनस ओनली 1 हिट। आने दोनों चाहिए, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जिससे हमारा कम टाइम लगे क्वेश्चन के अंदर, कैलकुलेशन कम हो, उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे, सीधी बात है। क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस कैलकुलेशन, जिसके अंदर एक्यूरेसी के साथ आंसर आने वाले हों कम टाइम के अंदर, वही मेथड अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये बॉम्ब वाले क्वेश्चन जो होते हैं, ये सवाल हमें आने चाहिए करने, टारगेट को हिट करने वाली बातें। ऐसे कई सवाल आप देखेंगे, आप उससे कनेक्टेड रहेंगे, या जेईई मेन भी आपने देखेंगे, एडवांस में भी आप ऐसे सवाल देखते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। बिफोर अ रेस, 3 runners A, B, C were estimated to be proportional to 5, 3 and 2, but during the race, A meets with an accident which reduces his chances to 1/3. Now PB and PC denotes the respective probability of winning B and C, then find these values. तो देखो, एक रेस है, उसके अंदर 3 रनर्स हैं आपके पास, A, B एंड C। इनका रेशियो क्या है, दे रखा है 5:3:2, ये कहानी है। ठीक है भाई, ये बात समझाई गई। हुआ ये कि ए के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट हुआ और ये 1/3 रह गया। ए के जीतने के चांसेस जो पहले ज्यादा थे इनके रेशियो में, देखिए, बट इसका एक्सीडेंट हुआ, अब फिर भी इसमें दम है, जीतेगा ये तब भी। 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, तो ए के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 - 1/3, यानी ये आएगा आपके पास से 2/3। ठीक है, ये बात समझे। तो बी और सी में से कोई जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। पर इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो इनके बीच में रेशियो अभी भी उसी तरीके से चलेगा। आप देखिए इसको, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये किस बात की है, कि पीबी प्लस पीसी की बात है यहाँ पर। या तो बी जीतेगा या सी जीतेगा। रनिंग में क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं होता कि 2 जने जीत जाए, एक ही जीतता है। वहां पर मिली सेकेंड्स में चले जाते हैं हम, तो पता चल जाता है एक ही विनर होता है। चाहे स्विमिंग हो या फिर रनिंग हो, इसके अंदर 2 नहीं होते, एक ही होता है। बहुत माइन्यूट टाइमिंग पे चले जाते हैं, तो पता चल जाता है एक्चुअल विनर कौन है। तो दोनों का जो कॉमन है वो तो 0 आएगा, है ना। तो ये जो 2/3 प्रोबेबिलिटी है, या तो बी जीतेगा या सी जीतेगा, ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इनके बीच में आपस में क्या रेशियो है वो आप देख लीजिए, पीबी एंड पीसी का। ये रहा, यहां से देख सकते हैं 3:2 का इनका रेशियो, क्योंकि इसका तो एक्सीडेंट हो चुका है, तो इनका रेशियो अभी रेस्पेक्टिवली तो सेम रहेगा, 3:2 आप कह सकते हैं। यानी मैं पीबी बाय पीसी अगर लिखना चाहूं, तो ये मेरे पास 3/2 लिखा हुआ है। यानी अगर मुझे पीबी की जरूरत है, तो फिर मैं इसको 3/2 पीसी लिख सकता हूं। ये सिचुएशन है। तो हमारे पास एक कंडीशन यहां है और एक कंडीशन यहां है। सो नाउ द फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, तो यहां से यहां आता है 2/3, पीबी की वैल्यू है 3/2 पीसी, ये भी पीसी आता है। यहां है 5/2 पीसी आपके पास, यहां है 4/15, 4/15 पीसी आता है। और आप यहां पर पीबी निकाल दीजिए, ये रहा पीबी आपके पास, ये है 3/2 और यहां है 4/15। सो पीबी का डेटा आपके पास बन जाएगा यहां से 2/5 और ये है 4/15। सो डेटा मैच कीजिए, पीबी इज 2/5, दैट्स ए, पीसी इज 4/15, दैट्स बी, और ये दोनों ऑप्शंस आपके पास गलत हैं। अच्छा सवाल है। प्रोबेबिलिटी में उस लैंग्वेज को समझना कि क्या पूछा जा रहा है और अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व करना।
तो यहाँ बताया गया था शुरुआत में ये प्रोपोर्शनलिटी ही आपस में जीतने के रेशियोज दे रखे हैं, और फिर हुआ ऐसा है कि इसका एक्सीडेंट हुआ तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई, तो फिर बी और सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 एंड 2/3, पर इनका रेशियो सेम रहेगा क्योंकि इनके अंदर कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ है, तो ये इसी रेशियो को फॉलो करेंगे, तो ये 2/3 एक डेटा सब्स्टिट्यूट कर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज की तरफ हम चले गए। थ्योरी अगर वीक है, थ्योरी पढ़िए, और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन यूज़ माई कैलकुलस बुक, अलजेब्रा बुक, ट्रिग्नोमेट्री बुक, जो आपको चाहिए सब आपके लिए, पूरा मैथमेटिक्स का इकोसिस्टम आपके लिए अवेलेबल है, पढ़ना आपको है। ठीक है, कीप लर्निंग। A box contains 11 tickets numbered from 1 to 11. Two tickets are drawn simultaneously at random. Randomly दो टिकट्स निकाले जाते हैं. Even denotes the event that sum of the numbers appeared on the tickets drawn is even, and E2 denotes the sum of the numbers appeared on the tickets is odd. फिर पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होल्ड होगा। तो देखिए 11 टिकट्स में से अगर हम बात करें ऑड नंबर्स क्या बनेंगे, तो वो आपके पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11। फिर आपके पास है इवन नंबर्स, वो नंबर्स है आपके पास 2, 4, 6, 8 और 10 की रेट आपके पास। ठीक है, बन गई कहानी। आगे बनाते हैं। रैंडमली दो टिकट यहां से निकाले जाते हैं। इवन ये बताता है कि भाई सम कैसा आना चाहिए, इवन। ठीक है, नाउ वी आर इंटरेस्टेड कि सम इज इवन। सम इज इवन, दोनों पर सम जो है वो इवन आना चाहिए। ठीक है, इवन ले आएंगे। कैसे ला सकते हैं इवन? हो सकता है कि दोनों नंबर ऑड आ जाए। जब दोनों नंबर ऑड आएंगे तो सम इवन आ जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन होता है। या फिर दोनों नंबर्स कैसे आने चाहिए, इवन आने चाहिए। तो यहाँ पर दो दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटीज है कि दोनों नंबर्स कैसे हैं, बोथ आर ऑड नंबर्स, एंड दूसरी प्रोबेबिलिटी ये है कि बोथ आर इवन नंबर्स। अब देखिए, दोनों अगर इवन नंबर है, टोटल तो हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 11 में से दो नंबर्स पिक करेंगे। दोनों ऑड है, ऑड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से दो ले लेंगे। दोनों इवन आए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में से दो ले लेंगे, ये बनेगा 11C2। 11C2 हमारे पास नंबर लिखा गया है। 6C2 का नंबर देखिए आप, तो 6 × 5 और अपॉन में 2 आएगा। यहाँ 10 आता है, 5C2 तो 10 होता है। इट इज 25 अपॉन 11 × 10/2, तो ये 55 बनेगा आपके पास से, और ये डेटा बनता है 5/11। कितना बनता है, 5/11। हम पहुंचते हैं E2 पर। E2 क्या इवेंट है, देखिएगा कि सम ऑफ नंबर्स ऑन द टिकट्स आर ऑड, तो आता है सम ऑफ नंबर्स आर ऑड, ऑड आता है। अब ऑड कैसे आएगा, आपने दो टिकट्स निकाले, दोनों अगर ऑड है तो सम इवन है, दोनों इवन है तो सम इवन है, एक ऑड और एक इवन होना चाहिए तब बात बनेगी। तो ऐसा होने के लिए हमारे पास 1 ऑड एंड 1 इवन नंबर्स आर सेलेक्टेड। ठीक है भाई, ऐसी बात बनाते हैं, तो बनाइएगा। आपके पास ऑड नंबर्स कितने हैं, 6 हैं। इन 6 में से कोई एक ले लीजिए। हमारे पास यहाँ पर 5 है, इन 5 में से कोई एक ले लीजिए, और टोटल 11 है अपने पास, तो बात बनेगी 11C2। 11 में से दो हम पिक कर लेंगे, 11C2। नंबर बनाते हैं, यहाँ पर 6 आता है, यहाँ पर 5 आता है, ये 11 आता है और ये 5 आता है, कैंसिल है। 6/11 है, वो 6/11, ये 5/11, कौन ग्रेटर है पता करके बताइए। E2 इज ग्रेटर देन P ऑफ E1 से, ये डेटा आपके पास लिखा है, सो C इज करेक्ट। E2 इज ग्रेटर देन E1 प्रोबेबिलिटी से। क्या ये इक्विलाइटली है, नो। इक्विलाइटली तब होते जब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आती, तब बात हम इसके बारे में करते हैं। यहाँ पर एक बात और पूछा है, क्या इनका कुछ कॉमन हो सकता है, ये बात एक्सप्लेन कीजिए। E1 E2, इस बारे में बात करते हैं, क्या कुछ कॉमन निकल के आएगा। कॉमन का मतलब ये है
कि दो नंबर्स का सम इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए? क्या है पॉसिबल है? क्योंकि ऐसा कोई नंबर दुनिया में नहीं है जो इवन और ऑड दोनों होता हो। इवन वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। क्लियर? तो हम ऐसा कॉमन अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कोई केसेस नहीं है जब उनका सम इवन और ऑड दोनों आ जाए। सो दिस इज कमिंग एज जीरो। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास जीरो है। इसका मतलब ये दोनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। E1 and E2 are mutually exclusive events. They both are mutually exclusive events. अब आप देखिए, एक ऑप्शन में लिखा है P of E1 by E2 और एक जगह लिखा है P of E2 by E1। यानी E2 के होने के बाद E1 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या E1 के होने के बाद E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है अगर हेड आ गया तो फिर टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो फिर हेड नहीं आएगा, पास हो गए तो फेल नहीं होंगे, फेल हो गए तो पास नहीं होंगे। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? इस इवेंट इस लिखने का तरीका ये है जो यहाँ पूछा जा रहा है कि E2 होने के बाद E1 के चांसेस बताइए। जीरो है। आप लॉजिकली समझ सकते हैं, और अगर आप फॉर्मूले पे ज़्यादा पसंद करते हैं तो फॉर्मूले से भी ये बात देख सकते हैं कि ये डेटा ही जीरो है आपके पास। यहाँ E2 कॉमन E1 आपके पास लिखा है, यहाँ है P ऑफ E1, और ये भी डेटा आपके पास से जीरो आता है। ठीक है, ये डेटा हमने पढ़ा, दोनों जीरो आते हैं। ये इज करेक्ट। फिर आता है क्या एग्जॉस्टिव है, इस बारे में सोचना। एग्जॉस्टिव मतलब ऐसा जब हम P ऑफ E1 यूनियन E2 की बात करें तब वो 1 आना चाहिए। 1 मतलब श्योरिटी, इसके बाहर कुछ नहीं, उसको एग्जॉस्शन कहते हैं, इसको एग्जॉस्टिवनेस कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं P ऑफ E1 यूनियन E2 निकालता हूँ तो ये आपके पास है P ऑफ E1, यहाँ है P ऑफ E2, और यहाँ है आपके पास E1 यूनियन E2। कॉमन यूनियन, कॉमन आएगा। आप अगर इसको चाहें तो फंडामेंटली पहले ही सोच सकते हैं, और मुझे तो कई, मैं जानता हूँ कई बच्चों को मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए मैथ्स से भी समझा रहा हूँ। देखो, जब दो नंबर का सम निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। तो हो गया ना एग्जॉस्टिव, उसके अलावा कोई तीसरा केस ही नहीं है। सो दिस इज करेक्ट, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। और इवन आ गया तो ऑड नहीं आ सकता, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, जिससे इनके कॉमन वाले पार्ट जीरो आएंगे। ये जीरो बन चुका है। पर फिर भी मैंने आपको मैथमेटिक्स से समझाया है। मैथ्स से निकालोगे तो मैथ्स से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे सम निकलेगा। ये तो जीरो है। इवन आपके पास से कितना आया है? 5/11। इट इज 6/11 एंड दिस इज जीरो। वी आर गेटिंग दिस एज 1। 1 है तो यस, वी कैन राइट दिस एज E1 एंड E2 आर exhaustive. They are exhaustive events. E1 and E2 are exhaustive events. Finally, the answer which we are marking is A, B, C. A, B, C हम यहां से मार्क कर दें. We can mark here as A, B, C as the final answer. Understood? ठीक है. कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। हर कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ सीखिए, और तभी आपका कन्विक्शन उस टॉपिक के ऊपर बनेगा। टाइम बेसिस पर रिवीजन कीजिए। थ्योरी वीक है तो थ्योरी अच्छे से पढ़िए। जो मैंने प्रोबेबिलिटी की समझाई, आपका एक एक थॉट प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सोचते कैसे हैं, क्वेश्चन अप्रोच कैसे करते हैं। सो इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। कई बार आपको लगेगा कि चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुरू हो गया है, पर प्रोबेबिलिटी को समझना डेप्थ तक, उसके लिए यू नीड कि किस तरीके से वो समझाया गया है आपको। कीप लर्निंग। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। In an experimental performance of a single throw of a pair of unbiased normal dice, three events E1, E2 and E3 are defined as follows. E1 getting a prime number faced on each dice, ठीक है, प्राइम नंबर का नंबर आना चाहिए हर डाइस के ऊपर। एंड E2 इज गेटिंग अ सेम नंबर ऑन ईच डाइस, दोनों डाइस पर सेम नंबर। तो आप देखिए पेयर है, तो दो डाइस एक साथ है जो फेयर फेंकी जाती है। और E3 है गेटिंग अ सम टोटल ऑफ डॉट्स ऑन टू डाइस इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इवेंट E1 की बात करते हैं, फिर एक एक करके सारी बातें समझेंगे। इवेंट E1 ये लिखा गया आपके पास।
यहाँ पर हमें चाहिए प्राइम नंबर फेस ऑन ईच डाइस, तो 2 है आपके पास। तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं अपने पास? प्राइम नंबर्स होते हैं, एक डाई के ऊपर नंबर्स होते हैं, डॉट्स बने हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर हम देखिए तो हमारे पास प्राइम नंबर्स रहते हैं वो 2 3 एंड 5। तो इनके कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं वो आप देख सकते हैं। 3 है तो इन तीनों में से जब वो एक पेयर फेंका जाएगा, जब एक पेयर फेंका जाएगा तो आपके पास कितने बना सकते हैं आप? 2 2 का एक कॉम्बिनेशन है, 3 3 का एक कॉम्बिनेशन है, 5 5 का कॉम्बिनेशन, 2 5 का कॉम्बिनेशन है। इन तीनों को इन तीनों से ही वापस कनेक्ट करने के आपके पास 9 तरीके हैं। टोटल आपके पास है 36। ठीक है, 9 कौन कौन से ऐसे हैं? 2 2 2 3 2 5, फिर आएगा आपके पास से 3 2 3 3 3 5, फिर आपके पास आएगा 5 2 5 3 5 5। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास से आती है, यहां से आता है 1/4। अब हम बात करते हैं इवेंट E2 की। इवेंट E2 क्या है वो समझिए। गेटिंग द सेम नंबर ऑन ईच डाइस, सेम नंबर आना चाहिए, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। ये है E2 इवेंट। E2 इवेंट आ जाएगा 6/36, आपके पास से 1/6 आता है। फिर है E3, सम ऑफ द टोटल डॉट्स ऑन 2 डाइस इज इक्वल टू 8, इवेंट E3। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास? 2 एंड 6 आ जाएगा तो 8 आ जाएगा, 6 एंड 2 आ सकता है, 3 एंड 5 है, 5 एंड 3 है, और आपके पास से 4 4 भी है, ये भी 8 आता है। तो आपके पास जो E3 है इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे अगर, तो आपके पास यहाँ से 5/36 आपके पास से E3 की प्रोबेबिलिटी बनी। ठीक है, सारी प्रोबेबिलिटीज हमने बना दी। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये कई बातें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। तो चलिए सबसे पहले हम E1 कॉमन E2 लेते हैं। इसका मतलब प्राइम नंबर्स आने चाहिए और सेम आने चाहिए, ये इसका मतलब हुआ। तो इसके फेवर में क्या बन जाएंगे आपके पास, ये बता दीजिए। मैं यहाँ पर ये डेटा अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी तो लास्ट में निकालेंगे, पहले इसका सेट बना देते हैं। क्या सेट बनता है कि प्राइम नंबर आना चाहिए और साथ में सेम आना चाहिए। तो आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 2 2 दोनों प्राइम है और सेम है, 3 3 और है आपके पास से 5 5। ये डेटा आपके पास है। इस बात की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपके पास ये बनेगा 3/36, जो कि 1/12 आता है। और ये आपके पास से P ऑफ E1 और P ऑफ E2 के प्रोडक्ट के बराबर नहीं है। ये 1/4 है, 1/6 है, मल्टीप्लाई 1/24 आता है, जो इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब कैसे है? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। और अगर कॉमन 0 आ रहा होता तो फिर ये एक्सक्लूसिव बनते, और प्रोबेबिलिटी 0 भी नहीं आ रही है, तो दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑल्सो। तो सुनिए, आपके पास लिखा है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये वाली बात गलत हो जाती है। नहीं है, ये E1 E2 ही नहीं है, तो पूरा स्टेटमेंट के बारे में E2 E3 को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही होगा तो E1 E2 के लिए भी सही होगा, तो हम यहाँ से थोड़ा टाइम बचा सकते हैं। E1 E2 इंडिपेंडेंट हो गए? नहीं, ये वाली बात भी गलत है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। पूछा है E1 E2 E3 आर नॉट पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यस दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी इज करेक्ट। आगे पूछा है आपसे E3/E1, तो एक काम करते हैं, पहले E3 का कॉमन लेते हैं E1 के साथ। मीनिंग समझिए, E3 का मतलब ये है कि सम 8 आना चाहिए, और E1 का मतलब है कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स कब हो सकते हैं आप बताइए, और सम 8 आता हो। तो प्राइम नंबर्स यहाँ से अगर आप देखें तो कब है सम 8 इनका? 3 एंड 5 एंड 5 एंड 3 है, और तो कोई पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं है। दोनों प्राइम नंबर हो और सम आपके पास से 8 आता हो, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से E2 कॉमन E1 अगर आप बनाएंगे तो ये 2/36 है, जिसका वैल्यू 1/18 आता है, 1/18। ठीक है, E2/E1 आपने ये डेटा बनाया।
अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो चलिए इस डेटा को भी कंप्यूट कर लेते हैं। ये डेटा है आपके पास से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/E1। तो ये डेटा आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कॉमन E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। यहाँ पर ये कॉमन आपके पास है, यहाँ पे एक सेकंड गड़बड़ हो गया, दिस इज E3 E1 का कॉमन है, तो ये आने वाला है 1/18 डिवाइडेड बाय E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, इट इज 1/4। तो फाइनली आपके पास है 4/18, जो डेटा बनता है आपके पास है 2/9 डी। ठीक है, तो बी डी आपके पास आंसर आ रहा है, यहां से एसी है, फाइनल आंसर आप यहां पर मार्क कर देंगे बी डी आपके पास से फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मार्क दिस एज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन जो हमारी लर्निंग को टेस्ट करेगा और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें देकर जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अबाउट इंडिपेंडेंट होने के अबाउट, पेयर वाइज के अबाउट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज के बारे में भी। ठीक है, तो ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप और क्वेश्चंस यहाँ पर कर सकते हैं। कीप लर्निंग और इस चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, आप थोड़ी मेहनत करके इसके अंदर ज़रूर मार्क्स एग्जाम के अंदर ला सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं, आप मत डरिए, कीप लर्निंग। The probability that a bulb produced by a factory will fuse after an year of use is 0.1। ठीक है, एक बल्ब है जो फैक्ट्री ने बनाया है और बात ये बोली जाती है कि आफ्टर एन ईयर ऑफ यूज, एक साल जब हम उसको यूज में ले लेंगे उसके बाद वो फ्यूज हो जाएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। अच्छा, तो ये फ्यूज होगा आफ्टर 1 ईयर, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1 है। और ये फ्यूज नहीं होगा इस बात का मतलब है 0.9। ठीक है, तो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कि ये फ्यूज हो गया और ये है कि वो फ्यूज नहीं हुआ। तो फ्यूज नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, फ्यूज हो जाएगा उसका प्रोबेबिलिटी है 0.1। आइए एक एक करके इसको डिकोड करते हैं कि क्या क्या बातें हमसे यहाँ पर पूछी जा रही है। सो लेट्स राइट द फर्स्ट ऑप्शन, नन ऑफ देम बल्ब विल फ्यूज आफ्टर एन ईयर ऑफ यूज। अच्छा, ठीक है, पूछ रहे हैं कि नन ऑफ देम विल फ्यूज, कोई भी फ्यूज नहीं होगा। बल्ब है कितने ये तो पता करें, 4 बल्ब हैं, एक भी फ्यूज नहीं होगा, मना कर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब बल्ब को फ्यूज नहीं करना है और 4 बार ऐसा होना चाहिए, यानी 0.9 के पावर 4 हम कर देंगे तो 9 पावर 4 अपॉन 10 पावर 4, ये डेटा आपके पास आएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकंड पे चलते हैं, मोर देन 3 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर एन ईयर ऑफ यूज। टोटल 4 बल्ब हैं, बोला कि मोर देन 3 बल्ब जो हैं वो फ्यूज हो जाएंगे। तो मोर देन 3 मतलब क्या है, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, मैंने बोला मोर देन 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या है, चारों में फेल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपसे क्या पूछी गई है, दैट द मोर देन 3 बल्ब्स विल फ्यूज, ऐसा होगा। इसका मतलब हमारे पास चारों बल्ब फ्यूज हो चुके हैं। ये 0.1 की पावर 4 आपके पास जाएगा, 1/10 पावर 4 आता है। सो दिस इज आपका बी ऑप्शन आता है। चलिए सी की बात करते हैं, नॉट मोर देन 3 बल्ब विल फ्यूज आफ्टर ए ईयर। यहां लिखिए नॉट मोर देन 3 बल्ब्स। अच्छा, नॉट मोर देन 3 बल्ब्स विल फ्यूज, 3 से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होंगे। इसका क्या मतलब है, 3 से ज्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होंगे, इसका मतलब क्या, इसको समझिए। नॉट मोर देन 3 बल्ब मतलब एक बल्ब फ्यूज हो सकता है, 2 बल्ब फ्यूज हो सकते हैं, 3 बल्ब भी फ्यूज हो सकते हैं, पर 3 से ज्यादा फ्यूज नहीं होंगे, ये मना कर दिया।
कि आप नॉट मोर देन 3 सब्जेक्ट में आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, ये मना कर, ये बोला जा रहा है कि नॉट मोर देन 3 बल्ब विल फ्यूज, 3 से ज़्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होंगे। आपके पास 4 बल्ब हैं, बोला है कि 3 से ज़्यादा फ्यूज नहीं होंगे। तो मतलब कौन सा केस है जो हटाया जा रहा है? अगर चारों केस फ्यूज हो गए तो फिर वो चीज़ नहीं चाहिए यहाँ पर। तो समझिए, जो वर्ड है नॉट मोर देन 3 बल्ब विल बी फ्यूज्ड, 3 से ज़्यादा बल्ब फ्यूज नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा हो सकता है कि एक भी फ्यूज ना हो, ये भी हो सकता है कि एक ही फ्यूज हो, वो भी चलेगा, 2 फ्यूज हो वो भी चलेगा, 3 फ्यूज है वो भी चलेगा, पर 3 से ज़्यादा फ्यूज नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि ये तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑल आर फ्यूज्ड, चारों ही फ्यूज्ड हो जाए। फ्यूज्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है चारों की? 0.1 है, 0.1 की पावर 4 आ जाएगा आपके पास। 10 की पावर 4 10,000 होता है, यहाँ से 9,999 आपके पास, यहाँ से 10,000 हमने लिखा, ये नंबर आता है। दिस इज योर सी आंसर, दिस इज करेक्ट। तो इंग्लिश को पकड़िए कि क्या पूछा जा रहा है वहां पर। लेट्स मार्क द डी नाउ। ऑल द बल्ब विल फ्यूज आफ्टर द यूज, प्रोबेबिलिटी ऑल फ्यूज्ड, ऑल आर फ्यूज्ड। तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी फ्यूज करना है, पावर 4 है, 0.1 पावर 4 आपके पास आएगा, 1/10 पावर 4, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। so this is also D, A B C D। तो प्रोबेबिलिटी में इन शब्दों के खेल को पकड़ना होता है, नॉट मोर देन 3, नॉट ऑल ऑफ 4, यही आपको कैच करना है। जैसे यहाँ था मोर देन 3 बल्ब विल फ्यूज, तो इसका मतलब क्या है? 3 से ज़्यादा बल्ब फ्यूज हो जाए, मतलब क्या है? चारों फ्यूज हो जाए। तो आपके पास बी और डी तो सेम ही चल रहा है, सारे बल्ब फ्यूज हो जाए, मोर देन 3 बल्ब फ्यूज हो जाए, क्योंकि 4 टोटल है, तो सारे बल्ब फ्यूज हो जाए। बी और डी सेम लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि नन ऑफ बल्ब विल बी फ्यूज आफ्टर ईयर, एक भी फ्यूज नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ऑल आर वर्किंग फाइन। वर्किंग फाइन के लिए आपके पास 0.9 प्रोबेबिलिटी है, फ्यूज होने का 0.1 है। ये डेटा बनाया। सी वाला थोड़ा स्मार्ट है, यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा है कि नॉट मोर देन 3 बल्ब विल बी फ्यूज, यानी 1 माइनस ऑल विल बी फ्यूज, हमने वहाँ से हटा दिया। गुड क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए, ये आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पर आपको सिखाएगा। कीप लर्निंग। Unbiased coin is tossed n times and x denotes the number of times the head occurs. P of x equal to 4, P of x equal to 5 and P of x equal to 6 are in arithmetic progression. Then find the value of n can be हमसे पूछा गया है। देखो x डिनोट करता है कि कितनी बार उसके अंदर हेड आया है, कॉइन कितनी बार उछाला गया है वो देख लीजिए, n टाइम्स बोला गया है। हमारे पास वो जो प्रोबेबिलिटीज हैं ये तीनों AP में है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, probability of x equal to 5 and probability of x equal to 6, ये सब किस में है? AP में है। They are in AP, ये सब AP में है। तो यहाँ पर ये जो बीच वाला जो probability है ये इन दोनों का एवरेज बन जाएगा, ये कह सकते हैं ये एवरेज बनेगा। x इक्वल टू 5 का मतलब क्या है कि जब x बार n बार तो टॉस किया गया है, उसमें से 5 बार हमारे पास हेड आना चाहिए, नंबर ऑफ हेड आना चाहिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी इसको रिप्रेजेंट करती है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर फेयर कॉइन है तो इक्वल आता है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो n में से 5 टाइम्स आपके पास हेड आना चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 5 है और वहीं पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी n-5 है। ये 1/2 हमने लिखा, n में से 4 टाइम्स आपके पास हेड आना चाहिए, तो 1/2 की पावर 4 हो गया है और 1/2 की पावर n-4 है। 6 टाइम्स की बात है तो NC 6 आता है, फिर यहाँ पर हाफ की पावर 6 आता है और यहाँ से भी हाफ की पावर n-6 आपके पास से बनेगा। ठीक है, तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से सारे डेटा। ये 2 यहाँ बन जाएगा, 2 बनने के बाद NC 5 आता है, यहाँ है हाफ पावर n, ये 2 इधर लिख चुके हैं हम, ये है NC4, ये भी है हाफ पावर n, यहाँ है NC6, ये है हाफ पावर n। तो ये हाफ पावर n सभी जगह अपने पास से लिखा गया है। दे बोथ एवरीथिंग इज गेटिंग कैंसिलिंग आउट। यहाँ 2 आता है, यहाँ है आपके पास n फैक्टोरियल,
n माइनस 5 फैक्टोरियल और यहाँ पर है 5 फैक्टोरियल। यह है n फैक्टोरियल, यह है 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल है। यह है n फैक्टोरियल, यह है 6 फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल आपके पास है। सब जगह से अगर हम इसको देखें तो ये n फैक्टोरियल सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ी बात। अब आपसे देखिएगा आप क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। इन सब में सबसे छोटा कौन है? यहाँ है n माइनस 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम n माइनस 6 फैक्टोरियल। यहाँ 5 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 4 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फिर 1 अपॉन आपके पास लिखा 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 को लिखेंगे n माइनस 4, n माइनस 5 और n माइनस 6 का फैक्टोरियल भी हम लिखेंगे। फिर आपके पास 6 का फैक्टोरियल है, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हम लिखेंगे और ये भी है n माइनस 6 का फैक्टोरियल। जैसे 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं और 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो इस फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सेम टर्म कैंसिल करनी होगी। 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल है, n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल, n माइनस 6 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ भी हम पहुंचे। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5 लिखा गया है और यहाँ पर आपके पास n माइनस 5 लिखा गया है। ये 2 है, ये 5 है, ये n माइनस 5 है। यहाँ से डेटा देखिए 1 अपॉन n माइनस 4 और n माइनस 5 आपने लिख दिया है, ये डेटा है लिखा है। यहाँ से 1/30 आपके पास लिखा गया है, 1/30। ठीक है, तो चलिए फिर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इन्हीं दोनों को सेटल करते हैं। यहाँ से इसको माइनस करके लिखेंगे हम, तो ये है 2/5, यहाँ है n माइनस 5 माइनस 1 अपॉन n माइनस 4 n माइनस 5 1/30। यहाँ 5 है, यहाँ है n माइनस 4 n माइनस 5। ये दो नंबर्स यहाँ है, n माइनस 4 यहाँ से बनेगा तो ये बनेगा 2n माइनस 8 माइनस, ये दोनों डेटा यहाँ है, 5 आपके पास से बन जाएगा। दिस इज रिटर्न एज 1/30। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्वाड्रेटिक हमारा बेसब्री से इंतजार यहाँ कर रही है, तो हम चाहें तो यहीं सॉल्व कर लें। तो यहाँ से अब ये नंबर ऊपर जाता है और हम इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 30 यहाँ बनेगा, 2n माइनस 13 हमने लिखा और सामने आपके पास से 5 लिखा गया है। 5 को बना देते हैं तो डेटा आपके पास बनेगा n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20। डेटा आपके पास 5 से इसको कैंसिल कीजिए 6 टाइम्स, तो ये बनता है 6, यहाँ पर ये 78 आता है। ये n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 20, n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98 आपके पास से आता है और यहाँ इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 7n 14, जिसको सम करने पर 21 भी आता है, प्रोडक्ट करने पर 98 भी आता है। सो यस, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ n एज 7n 14 एज द फाइनल आंसर। 7n 14 हम मार्क करेंगे। सो यस, A is 7 and D is 14। AD हम यहाँ से ऑप्शंस फाइनली मार्क कर देंगे, AD एज द फाइनल आंसर। कंक्लूडिंग आंसर हम यहाँ से AD बना देंगे। तो ये ठीक है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन से जहाँ पर नंबर ऑफ अकरेंस या आउटपुट पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कितनी बार वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया है। जैसे कॉइन को आप कितनी बार उछाल लीजिए, उसके हेड आने टेल आने की प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होती है। तो n में से 5 बार वो हेड आना चाहिए, तो NCF 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ पावर 5 है, हाफ पावर n माइनस 5, दोनों कंबाइंड होकर सेम बन जाते हैं। और वही प्रोबेबिलिटी 4 बार हेड है, 6 बार ऐड है, उसका एवरेज होना चाहिए। तो एक मैथमेटिकल कंप्यूटेशन की तरफ हम चले गए। फैक्टोरियल को हैंडल करने का तरीका मैंने बताया। जैसे यहाँ पर सबसे छोटा फैक्टोरियल n माइनस 6 फैक्टोरियल है, तो n माइनस 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, n माइनस 4 इंटू n माइनस 5, फिर एक और कम करेंगे n माइनस 6 फैक्टोरियल। n माइनस 5 फैक्टोरियल लिखा जाएगा, n माइनस 5 इंटू n माइनस 6 फैक्टोरियल। सबसे छोटा n माइनस 6 फैक्टोरियल सब जगह से कैंसिल कर देंगे। 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, सब जगह से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्वाड्रेटिक बना, सिंप्लीफाई किया, आंसर लेकर आए। एक ही बारे में आंसर ला के आने की कोशिश कर रही है। कहीं पर अगर आप फंसे हैं तो उसका रीज़न ढूंढिए।
क्या आपको मैनिपुलेशन हैंडल करने में प्रॉब्लम है, कि फैक्टोरियल कैसे हैंडल करें, क्या हो सकता है क्वाड्रेटिक के टाइम पे गलती हुई हो, या फिर आपको ये क्लिक ही नहीं हुआ कि इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को हैंडल कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग हर स्टेज पे आपकी होगी, ऐसे ही आप सीखते रहिए, डेफिनेटली आपकी मैथमेटिक्स इंप्रूव करेगी। ये जो बंद कमरे में आप मेहनत कर रहे हैं ना, ये एक दिन सफलता आएगी, हर जगह आपका नाम होगा। और अगर हम इतनी अर्ली एज में कॉन्फिडेंट बन जाए, अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लानिंग करना सीख जाए, तो समय के साथ सिर्फ गोल चेंज होंगे, आप सेम रहेंगे, आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बन गया है ये बेनिफिट आपको हमेशा करेगा। सो कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। Ram posted later to Ghanshyam. It is known that one letter out of 10 letters do not reach its destination. If it is certain that the Ghanshyam will reply if he receives the letter, A denotes the event that Ghanshyam receives the letter and B denotes that Ram gets a reply. ये बोला गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राम ने एक लेटर लिखा है घनश्याम को, तो हियर इज द राम एंड देयर इज वन मोर पर्सन घनश्याम। ओके, एक लेटर लिखा गया है, सुनिएगा। अ लेटर, वन लेटर आउट ऑफ 10 डू नॉट रीच द डेस्टिनेशन। अच्छा, 10 लेटर्स में से एक लेटर ऐसा है जो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेगा, ये बात समझा दी गई है। ओके, तो लेटर पहुंचेगा, लेटर नहीं पहुंचेगा, तो हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं इस कहानी को, कि लेटर जो है ये रीच करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 9/10 है। 10 में से 9 बार तो पहुंचेगा। और जो लेटर है वो डज नॉट रीच करेगा, रीच ही नहीं करेगा, पहुंचेगा ही नहीं। ऐसा भी होता है, 10 में से एक बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, इवेंट ए क्या है? ए डिनोट करता है कि घनश्याम रिसीव्स द लेटर। अच्छा, तो हुआ ये है कि यहाँ से राम ने लेटर लिखा और ये घनश्याम बाबा को पहुंच गया है। सो दिस इज द इवेंट ए। तो इवेंट ए समझा रखा है कि भाई घनश्याम को लेटर मिलता है, तो ए ने तो लेटर लिखा है, समझा रखा है कि भाई राम ने एक लेटर पोस्ट किया है, अब वो घनश्याम को मिलेगा, इसका मतलब लेटर रीच किया है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो 9/10 आ चुकी है। फिर बी इवेंट क्या है? दैट राम गेट्स अ रिप्लाई, राम को रिप्लाई आना चाहिए। अच्छा, ये है बी। इसका मतलब ये है कि राम गेट्स अ रिप्लाई, तो इसका मतलब क्या हुआ समझाइए। राम को रिप्लाई कब मिलेगा? ये वापस यहां से रिवर्स भी आना चाहिए। तो इसका मतलब पहले घनश्याम को लेटर मिला, फिर घनश्याम ने लेटर वापस भेजा, तो फिर वो राम को मिला। इसका मतलब ये है घनश्याम receives letter, then post a letter to Ram and Ram receives it. और राम को भी ये लेटर मिलना चाहिए। ठीक है भाई, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो सुनिए कहानी। 9 आउट ऑफ 10 तो लेटर जो है इसके पास पहुंच जाएगा। 9/10 से लेटर इसके पास पहुंचा, अब इसने चिट्ठी लिखी, इससे भी 9/10 वहां जाएगा तो उसके पास लेटर पहुंच जाएगा, ये भी 9/10 है। आपके पास से टोटल प्रोबेबिलिटी 81/100 आती है। कितनी आती है? 81/100 आपके पास है, इसकी प्रोबेबिलिटी आती है। दिस इज योर पीबी, ए इज ट्रू। और क्या क्या बातें हो सकती हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। पी ऑफ ए कॉमन बी का मतलब समझा दीजिए क्या है। पी ऑफ ए कॉमन बी का मतलब है, ए का मतलब है कि घनश्याम को लेटर मिला, और बी का मतलब है कि घनश्याम ने जो लेटर भेजा है वो वापस से किसको पहुंच चुका है? बी का मतलब राम को मिल चुका है। तो ये दोनों इवेंट तो इसके अंदर आ ही चुकी हैं कि घनश्याम को लेटर मिला, यही तो ए है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये तो आपकी पीबी है, सेम है। क्योंकि बी इवेंट क्या है? बी इवेंट का मतलब यह है कि राम को रिप्लाई आया है, दो ही इंसान है। ठीक है, तो यहां पर राम ने लेटर लिखा जो घनश्याम को मिला, घनश्याम ने लेटर लिखा जो वापस से राम को मिल गया है। और ए कॉमन बी का मतलब क्या होगा? ए मतलब यह है कि घनश्याम को लेटर मिला, अब बी इवेंट ये है कि राम को रिप्लाई भी मिला। इस बात की प्रोबेबिलिटी का कॉमन हम निकाल रहे हैं, तो वो हमारे पास है, यही डेटा आ जाएगा कि इसको लेटर मिला, फिर इसका लेटर वापस से राम को मिला,
सो दिस विल अगेन कम एज 81/100। ये आपके पास से सेम आएगा। ये बात बनी। यूनियन पूछा जा रहा है, यूनियन निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ये है पी ए, यहां है पी बी, और यहां पर है इनका ए कॉमन बी। पी ए आपके पास से है 9/10, पी बी और ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, 0 रहेगा, 9/10 ही आपके पास से आएगा। दिस इज ट्रू। ये वाली बात भी अपने पास बन गई। अब ये हमें निकालना है, वो आप देखिए, पी ऑफ ए कॉमन बी बार। पी ऑफ ए कॉमन बी बार हमने बनाया, और ये डिवीजन में है आपके पास से पी बी बार। ये डेटा है। मतलब समझिए क्या हुआ, ए होना चाहिए, बी नहीं होना चाहिए। बी का मतलब तो ये था कि राम को रिप्लाई मिले, पर ए कॉमन बी का मतलब ये है कि राम ने पोस्ट किया तो घनश्याम को मिला है, लेकिन घनश्याम का जो रिप्लाई है वो राम को नहीं मिलना चाहिए, इस बार ये होना चाहिए। तो यहां से आप इसका मीनिंग समझिए। ये तो 1 - PB हम कर देंगे, और ये लिखा जा सकता है आपसे क्या, इस बात को समझिएगा कि राम का रिप्लाई तो जाए, पर जो बी बार हमने लिखा है इसका मतलब ये है घनश्याम का रिप्लाई वापस से राम को ना मिले, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बन जाएगा आपके पास से पी ए। ठीक है, और लेटर ना मिले इस बात की प्रोबेबिलिटी, एक काम करते हैं इसे प्रोबेबिलिटी बना ही लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है वो समझिए। ये प्रोबेबिलिटी है कि घनश्याम गेट्स लेटर बट राम डज नॉट गेट रिप्लाई। राम को रिप्लाई नहीं आना चाहिए, ये कहानी है, इसको रिप्लाई नहीं आना चाहिए। तो देखो घनश्याम को लेटर मिलेगा, इस बात के चांसेस क्या हैं, 9/10 है। अब ये रिप्लाई करेगा, लेकिन वो राम को नहीं मिलना चाहिए, तो नहीं मिलने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/10। दिस इज 1/10 अपॉन 1 - PB। PB की प्रोबेबिलिटी PB बार लिखा था, PB की प्रोबेबिलिटी 81 बाई इतना है, तो 1 - 81/100 हम यहां से लिखेंगे। तो इट इज 9/100 और इट इज 19/100। फाइनली वी आर गेटिंग 9/19 एज द फाइनल आंसर। 9/19 आपके पास से फाइनल आंसर निकल के आता है। दिस इज सी। ठीक है, तो फाइनल आंसर की हम बात करेंगे, यहां से जो बनकर आएगा ABCD। ABCD आपके पास से फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा सवाल है, स्पेशली ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये आसान नहीं है, इसको थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या पूछा गया। अगर आप इवेंट्स को समझकर प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली आपके आंसर ज़रूर आएंगे। वही कहूँगा, थ्योरी अच्छे से डिटेल में पढ़िए, एक्सपीरियंस टीचर से पढ़िए, आपके थॉट्स क्लियर होंगे, और फिर उसकी उम्दा लेवल की प्रैक्टिस कीजिए। थिंग्स विल बी फाइन। कीप लर्निंग। In throwing a die, let A be the event coming up to an odd number, B be the event coming up to an even number, and C be the event coming up to a number greater than or equal to 4, and D be the event coming up to the number lesser than 3. तो यहाँ पर हमारे पास एक डाई को फेंका गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बना रहे हैं। इवेंट ए क्या है, ऑड नंबर आना चाहिए, दैट मीन्स 1, 3, 5। ठीक है, बी की बात करते हैं, बी में क्या हुआ है, इवन नंबर हमें चाहिए, यानी 2, 4, 6 होना चाहिए। सी की बात करते हैं, सी में पूछा है कमिंग अप ए नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी 4, 5 एंड 6 होना चाहिए। फिर बारी आती है डी की, यहाँ लिखा गया है कमिंग अप अ नंबर लेसर देन 3 लिखा है, इसका मतलब 1 एंड 2। लेस देन 3 बोला है तो 1 एंड 2 ही आएगा बस यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ हमसे पूछा जा रहा है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है। ACD फॉर्म है एग्जॉस्टिव सिस्टम, एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, BCD आर फॉर्म है एग्जॉस्टिव। सुनिए, दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तब बोली जाती हैं जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, व्हेन दे कॉमन इज 5। और एग्जॉस्टिव तब बोला जाता है जब पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्वेंशियली अगर हम देखें, पहले ए और बी की बात हो रही है,
अगर मैं ए और बी की बात करता हूं तो आप देखिएगा ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक, वहीं अगर मैं इनका यूनियन लेता हूं तो फिर मेरे पास नंबर सारे आते हैं 1 2 3 4 5 6। मेरे पास पूरा सैंपल स्पेस आ चुका है। एक डाई को फेंकने के बाद यही होता है कि यही सारे रिजल्ट एक साथ आते हैं। इसका मतलब ए एंड बी कैसे हैं? दे आर फॉर्मिंग एग्जॉस्टिव आर एग्जॉस्टिव। तो आपके पास से ए ऑप्शन क्लियर हो चुका है, तो ए इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं बी की तरफ। ए एंड सी की बात हो रही है तो आप ए और सी का कॉमन लीजिए। ये ए है और ये सी है, आप कॉमन लिखेंगे तो आपको 5 दिख रहा है। 5 इज नॉट कमिंग एज 5 तो नहीं है, 5 कॉमन आया है, 5 नहीं है। इसका मतलब दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये तो दोनों एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि अगर डाई पर 5 आ गया तो इवेंट ए भी हो जाएगा, ऑड भी आ जाएगा और ग्रेटर देन 4 भी आ जाएगा। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। वहीं अगर हम दोनों का यूनियन लेते हैं तो आपके पास 1 3 4 5 एंड 6 आपके पास से आता है। इस पर 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है। सो दिस इज नॉट इक्वल टू योर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। सो इसको हम लिखेंगे दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव। दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये एग्जॉस्टिव नहीं होगा, ये बात हम कह सकते हैं। और यहां बोला है कि एक्सक्लूसिव भी होगा एग्जॉस्टिव भी होगा, सो बी ऑप्शन इज रॉन्ग। बी वाला ऑप्शन तो आपके पास से रॉन्ग है। अब बारी आती है ए सी डी। तो आप ए सी डी का यूनियन लीजिए, क्योंकि यहाँ एक्सक्लूसिविटी की बात नहीं हो रही, एग्जॉस्टिव की बात हो रही। तो ए सी डी का यूनियन लेते हैं। ए सी डी, ये रहे ए सी डी। तो आप बना के देखिए। ए में आपके पास 1 3 5 है, यहाँ 2 आ चुका है, यहाँ 3 है। देखो 1 2 3 4 5 6 सारे आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 आ चुका है। ये बन गया आपके पास से सैंपल स्पेस। ये पूरा सैंपल स्पेस बन गया है। इसका मतलब ये हो गया है कि ए सी डी अपने पास से कैसे है, एग्जॉस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। So this is a correct option C। आता है बी सी डी फॉर्म एंड एग्जॉस्टिव फॉर्म। चलिए बना लेते हैं बी सी डी। बी यूनियन सी यूनियन डी। तो ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। सो 1 2 3 नहीं है इनके पास। सो 1 2 तक तो ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है। दिस इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। सो क्लियर हम कह सकते हैं कि दैट बी सी डी आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। फाइनली हमारे पास मार्क करने के लिए ऑप्शंस आएंगे ए सी। तो ये अच्छा सवाल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिविटी को समझाने के लिए। जब एक्सक्लूसिव बोला जाए तो उनका कॉमन 5 आना चाहिए, एक्सक्लूसिव बोला जाए तो उनका यूनियन कंप्लीट सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस किसको कहते हैं? किसी भी एक्सपेरिमेंट से जितनी भी पॉसिबिलिटीज उसके रिजल्ट की हो सकती है उसको बना देना, दैट इज सैंपल स्पेस। अ सेट फाउंड बाय ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज सैंपल स्पेस। ओके, कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा तो शानदार रिजल्ट जरूर आएगा। बस पैनिक मत होइएगा और मेहनत करते रहिएगा। Two real numbers x and y are selected at random given that x bit lies between 0 and 1 and y also lies between 0 and 1. Let a be the event such that y square is lesser than or equal to x and b is the event such that y square is lesser than or equal to y. फिर हमसे कुछ बातें यहाँ पर पूछी गई हैं। चलिए सबसे पहले जो ये चाहते हैं वैसा ही बनाया जाए। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। 0 से 1 के बीच में हम इसको बना देते हैं। ये 1 है, ये 0 है और यहां भी 1 है। दिस पॉइंट इज 1, 1। दो कर्व्स हैं हमारे पास।
पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रहा, और सेकंड कर्व है हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दोनों कर्व 1,1 से पास होते हैं, देख लीजिए 1,1 दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है ये वाला, और दूसरा आपके पास है ये वाला कर्व, ये सेकंड वाला कर्व। सो दिस इज द कर्व आपके पास जो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और ये जो कर्व आपके पास है ये है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है। अंडरस्टूड? आगे बात बना दें। 0 से 1 में हमने बात बना दी है। अब देखिए इवेंट ए क्या है, इवेंट ए है, ध्यान से देखिएगा, इवेंट ए इज वाई स्क्वायर इज लेसर देन और इक्वल टू एक्स, ये है वाई स्क्वायर, इससे नीचे की बात हम कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं इसका ग्रीनर वाला रीजन बना देता हूँ, ये है वो लेसर देन वाली बात। दिस इज योर इवेंट ए। सो इवेंट ए है आपके पास से, जो सेट ए आपके पास इस बात की प्रोबेबिलिटी हो रही है कि इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ऐसा होना चाहिए दैट वाई स्क्वायर इज कमिंग लेसर देन और इक्वल टू एक्स, ऐसा हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें यहां पर बनानी है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल सैंपल स्पेस क्या है। टोटल सैंपल स्पेस इज दिस एरिया जो कि 1 × 1 है, और ये अगर हमारे पास फेवरेबल है तो इस कर्व को हम बनाएंगे इंटीग्रेशन से, y की वैल्यू बनेगी √x dx, तो यहां से आएगा x पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, वैल्यू है 0 से 1, फाइनल आंसर इज कमिंग एज 2/3। ये प्रोबेबिलिटी आपके पास से 2/3 आती है a के लिए। सिमिलरली अगर हम b के लिए बात करें, b क्या बनेगा वो समझिए। b है जब y की वैल्यू एक्स स्क्वायर से ग्रेटर है, वो समझ लीजिए वो कौन सी इवेंट है, वो ये है, ये मैं डॉटेड बना रहा हूं। आप देखकर समझ सकते हैं कि जो इस पोर्शन के नीचे एक्स एक्सिस के साथ है, ये पोर्शन छोड़ा है, तो जब मैं रेड वाला मार्क करूंगा तो ये पोर्शन छोड़ूंगा, दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम आने वाले हैं। आप अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना आपके पास, वो ये वाला पूछा जा रहा है, ये, और जो पीबी के अंदर पूछा जाएगा वो हमारे पास से पूछा जाता है, यहां हम पहुंचे आपके पास से और ये ऐसा पहुंचा, ये वाला रीजन। ठीक है, तो ये वाला सेगमेंट पूछा है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो यहां से जब आप पीबी निकालने जाएंगे तो वो आपके पास बनेगा, आप चाहें तो इस कर्व का इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये 1 है, 0 से 1 है, एक्स स्क्वायर dx आता है 1 × 1, x³/3 है, 0 से 1 आपके पास से आया 1/3। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हम नीचे वाला बनाएंगे, पर हमें चाहिए डार्कर पोर्शन, तो थोड़ा समझिएगा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा संभल के आएगा। तो जब हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे वाला सेगमेंट आएगा, हमें ऊपर वाला चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, स्क्वायर के एरिया में से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हटाना होगा, स्क्वायर के एरिया में से एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हटाना होगा, 1 - x³/3, यहां है 0 से 1, ये है 2/3, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। अंडरस्टूड? अब हम क्या चाहते हैं वो समझिए, ये पीबी है, यहाँ पर आपके पास पीए लिखा गया है, तो चलिए अब यहाँ पर दोनों का कॉमन ले लेते हैं, ए एंड बी का। आप समझाइए क्या फर्क पड़ेगा, ए एंड बी का कॉमन कौन सा सेगमेंट है जहां पर बात हो रहा है। एक जो है यहाँ पे आपने देखा इसके अंदर वाला, एक बोलता है इस वाले कर्व के ऊपर वाला, तो दोनों का कॉमन पोर्शन ये है, दोनों का कॉमन पोर्शन ये है। तो इन दोनों कर्व्स को आप पहचानिए, ये कर्व है आपके पास से y इज इक्वल टू √x, और ये वाला कर्व है आपके पास से y इज इक्वल टू x²। सो इंटीग्रेशन 0 से 1 रहेगा, तो √x - x² dx आपके पास से आता है, 1 × 1 आपके पास से पोर्शन है इस पूरे स्क्वायर का एरिया। तो इस ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़े मियाँ माइनस छोटे मियाँ कर दीजिए, ये डेटा बनेगा आपके पास से x³ 3/2 अपॉन 3/2,
एक्स पावर क्यूब बाई 3, 0 से 1, ये है 2/3, यहाँ है 1/3, फाइनल आंसर इज 1/3। ये डेटा आपके पास है, 1/3 हमारे पास से आता है, यही लिखा गया है 1/3। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं क्या? देखो ए और बी का कुछ ना कुछ तो कॉमन आ रहा है, एक्सक्लूसिव का तो चांस ही नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ये तो तब आता जब ये जीरो बनता, पी ऑफ ए कॉमन बी इज नॉट जीरो। तो क्या है यहाँ पर पी ए इंटू पी बी क्या बन रहा है वो आप देखिए। पी ए इंटू पी बी है 2/3 इंटू 2/3 विच इज कमिंग है 4/9, जो कि इक्वल नहीं है ए कॉमन बी के। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ए कॉमन बी की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी आनी चाहिए, जो नहीं आ रही है। जो ये 1/3 ये 4/9 है, इसका मतलब ये है ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। यहां लिखा है क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं है। एग्जॉस्टिव किसको कहते हैं? एग्जॉस्टिव का मतलब ये कि अगर ए और यूनियन बी निकाला जाए तो उसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ए यूनियन बी। तो अगर आप देखोगे तो वो तो हो ही रहा है, ये सेगमेंट ए का है, ये बी का है, अगर मैं दोनों का यूनियन ले लूंगा तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। वो रीजन और इस रीजन का अगर यूनियन ले, ये तो कॉमन है, अगर यूनियन लेंगे तो फिर वो 1 बन जाएगा, पूरा स्क्वायर आ जाएगा, सैंपल स्पेस के इक्वल है। यस दे आर एग्जॉस्टिव। फिर भी अगर आप प्रोबेबिलिटी से समझना चाहते हैं तो प्रोबेबिलिटी से निकाल दीजिए। हाफ पी ऑफ ए यूनियन बी मिला के देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आना चाहिए पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए कॉमन बी, और अगर ये 1 आ गया तो बस एग्जॉस्टिव है। दिस इज 1, यस वी कैन से दैट A union B is equal to sample space, so they are, A and B are forming exhaustive set of events, they are exhaustive। और ये बात हम यहाँ भी देख सकते थे कि ये जो A है और ये जो B है, इसका अगर यूनियन लेंगे तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा, वो हमें पूरा वहाँ पर दिख रहा था। तो A यूनियन B अगर हम लेंगे तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास आ रहा था, तो फिर ये एग्जॉस्टिव सेट होगा। बी इज करेक्ट। फाइनल हमारे पास कंक्लूडिंग आंसर्स आते हैं, ए बी एज योर फाइनल आंसर्स। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। प्रोबेबिलिटी को मिक्स किया गया है एरिया वाले चैप्टर के साथ, जहाँ से एरिया कंप्यूटेशन की हम बात करते हैं, और वैसे ही बना के इसको प्रोसीड किया। एक ही डायग्राम में सब कुछ ना करते हुए मैंने सेपरेट डायग्राम बनाया। ए के लिए ये वाला पोजिशनिंग है और बी के लिए ये वाला एरिया है। बाय सिमेट्री अगर हम देखें तो दोनों सेम है, डेटा निकालने की भी ज़रूरत नहीं, पर हमें कुछ डेटा और निकालना है, इसके लिए ज़रूरत पड़ी ए कॉमन बी, यहाँ दोनों से सराउंडेड एरिया निकाल सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात है, प्रोडक्ट करके देखा है 4/9 है, 1/3 इक्वल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। दोनों इवेंट एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आ रही, मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है ये। और एग्जॉस्टिव के लिए ए यूनियन बी, आप इसका उसके साथ यूनियन लेंगे तो पूरा स्क्वायर बन जाएगा। यस दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बहुत बढ़िया, शानदार, टॉप क्लास क्वेश्चन है। ऐसे सवाल आप सीखते रहिए तो आपका ये चैप्टर स्ट्रांग होने से कोई नहीं रोक सकता है। कीप लर्निंग। Three dice are rolled simultaneously, then chance that exactly two of them dice shows the same number is more than, क्या नंबर्स होंगे उससे हमसे पूछा जा रहा है। कितनी डाइस है अपने पास? 3 डाइस है अपने पास। ठीक है, 3 डाइस आपके पास हैं, 3 डाइस, 3 डाइस हैं आपके पास। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल वेज कितने बन गए आपके पास? पहली वाली डाइस से 6 नंबर्स आ सकते हैं, दूसरी से भी 6, तीसरी से भी 6, टोटल आपके पास है 6 क्यूब आ सकता है। जो नंबर आपके पास है 216 बनता है। हम ये चाहते हैं कि इनमें से 2 नंबर सेम आए। ठीक है, इनमें से 2 नंबर सेम आए, जैसे आपके पास पहले पर x1 आया, दूसरे पर भी x1 आया, तीसरे पर x2 आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज हो, ये कहानी हो कि 2 डाइस के ऊपर सेम आए और तीसरे पर कुछ अलग नंबर आ जाए, ये बात की प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं। नंबर्स आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? 1 से लेके 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है। तो समझिएगा 6 में से कोई एक ऐसा है जो रिपीट कर देंगे हम। 1 से लेके 6 में से एक नंबर पिक किया, कि जैसे 2 ले लिया तो 2 2 बार आ रहा है। अब फिर बचे कितने नंबर से? 5। उन 5 नंबर्स में से किसी एक को पिक कर लेंगे। कर लिया आपने पिक, तो एक नंबर आपने पिक किया वो सिंगल रहेगा, x2 हो गया।
अब इनके आपस में कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं? जैसे अभी मैंने ये लिखा फर्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट डाई है, ये सेकंड डाई है और ये थर्ड डाई है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो है इनके लिए कि x1 यहाँ आता हो और x2 बीच वाले पर आता हो, और तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी है। तो आप देखिए, थोड़ा समझकर इनको बनाने की कोशिश कीजिए, क्या बात है, कहानी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, x1 x2 है, x1 x2 x1 है, x2 x1 x1 है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो नंबर सेम है, एक अलग है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमारे पास से 3 बन सकती हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हम निकालना चाहते हैं, तो सुनिएगा, 6 में से किसी एक नंबर को ले लिया एंड दिस इज फॉर x1, फिर बचे हुए 5 में से एक नंबर हम पिक कर लेंगे, वो बनेगा x2, और फिर उनके आपस में कितने पेयरिंग हम बना सकते हैं? तो देखिए 3 बार हम बना सकते हैं, टोटल हमारे पास 2 1 6 है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और अगर आप चाहें तो आप सारे कॉम्बिनेशन बना बना के देख सकते हैं, 1 1 2 1 1 3 1 1 4, ऐसे कई सारे काउंट करके भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने यहाँ पर उनको इस तरीके से बना कर देख लिया। तो दिस इज कमिंग एज 6 इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 216 आता है। 6 आपने लिखा है, यहाँ पर आता है 36। आप देखिए 5/12 हमारे पास से नंबर आता है, 5/12 आता है। अब हम चाहते हैं इज मोर देन, ये किससे ग्रेटर है, इसका वैल्यू किससे ग्रेटर है, ये हमसे पूछा जा रहा है। सो दिस इज ग्रेटर ऑफ विच नंबर, ये हमसे पूछा जा रहा है। 5/12 हमने लिखा है, आपके पास ए ऑप्शन में 5/18 लिखा है। देखो 18 से डिवाइड करोगे ना तो 12 वाला जो नंबर है वो ग्रेटर आएगा, 18 से तो छोटा नंबर बन जाएगा। वहीं 5/12 आपने लिखा है और आपके पास 5/9 है। अब आप कम से डिवाइड कर रहे हो, यहाँ ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हो, ये ग्रेटर बनेगा। फिर आता है 5/12, यहाँ देखिए आपके पास है 5/13 है। 13 से डिवाइड करोगे तो फिर 5/12 ग्रेटर होगा, ज़्यादा बड़े से डिवाइड करते हो तो वैल्यू कम आती है। 1/3 भी अपने पास लिखा गया है, यहाँ है 5/12 और यहाँ है 1/3। 1/3 का मतलब होता है कि हम यहाँ पर 4/12 कर दें। तो आप बताइए कौन बड़ा है, 4/12 या 5/12? 5/12 ग्रेटर है। तो कौन कौन से ऑप्शन हमें दिख रहे हैं? ए, तो ये आना चाहिए ना, इज मोर देन, तो ये मोर देन है किस किस से? ए ऑप्शन से। बी वाले से तो छोटा है, छोड़ देंगे। सी से और डी से। तो हमारे पास फाइनल आंसर आने वाले हैं ए सी डी। ए सी डी हम यहाँ से बना देंगे। और रही बात दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था, अगर आप काउंटिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बेशक काउंटिंग कर सकते हैं। कैसे? आप 112 बना दीजिए, 113 बना दीजिए, ऐसे 11 करके 6 बना दीजिए। फिर आपके पास से 221 बना दीजिए, 222 नहीं बन सकता, 223 आएगा फिर, और फिर 226 भी आपके पास आएगा। ऐसे नंबर्स आपके पास 5 रहेंगे, ऐसे नंबर्स भी आपके पास 5 रहेंगे। ऐसे चलते चलते आपके पास है 661 आएगा, 662 बन जाएगा, और फिर 665 भी आपके पास बनेगा, 5 भी आपके पास ये बन जाएंगे। तो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज आए आप थोड़ा देखिएगा, 6 बने, 5 5 5 आए, कितनी बार? 6 बार। ठीक है, और अभी हमने इनका ऑर्डरिंग चेंज नहीं किया आपस में। ये जो 112 है इसको 121 211 भी लिख सकते हैं। तो 6 इंटू 5 कितने नंबर्स बन पाएंगे? देखिएगा 655 है, और कितनी बार है? 6 बार है, और फिर 3 बार इनके आपस में चेंजिंग होगी। फर्स्ट डाइस पर कितना, सेकंड पे गया, थर्ड पे कितना आया, और यही नंबर आपके पास यहाँ लिखा गया 6 इंटू 5 इंटू 3। ऐसे काउंट कर लो, सीधा सिलेक्शन से कर लो, चॉइस आपकी। ये मैं बात आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से ये बनता है आपका सेकंड मेथड। आप डायरेक्टली इन सब के बारे में भी बात कर सकते हैं, या फिर सीधा। तो मैंने क्या सिखाया, 6 में से एक नंबर पिक करो, बचे हुए 5 में से एक नंबर पिक करो, और 3 इनकी चॉइसेस बन सकती हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर कौन सा नंबर आएगा। और यहाँ हमने डायरेक्ट कंप्यूट कर लिया, काउंट करने शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो बनाते रहिए सवालों को, प्रोबेबिलिटी के साथ दोस्ती कीजिए, डेफिनेटली आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। अगर आप एमसीक्यू के अंदर एक्सपर्टीज ले आते हैं तो फिर आपका मार्क्स सिक्योर करना फाइनल एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आप मेरे बुक से कर सकते हैं, जो अलजेब्रा की है, जहाँ पर आपको और इंटरमिक्स क्वेश्चन किसी और चैप्टर के साथ मिक्स होकर प्रोबेबिलिटी के देखने को मिलेंगे। कीप सॉल्विंग।
Suppose that m is a natural number with property that if x is chosen randomly from the set 1 to ... 1000, the probability that x is divisor of m is 1 by 100. If m is lesser than 1000, then maximum possible value of m is divisible by, ये हमसे पूछा गया है, 2, 61, 3 एंड 5, ये डेटा हमारे पास लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ से x कहाँ को बिलोंग करता है। वो सेट है आपके पास है 1, 2, 3 से टिल अपने पास से 1000 तक ये जा सकता है, और जो m है अपने पास वो भी 1000 से लेस देन और इक्वल टू है। m is a natural number with the property that x is chosen randomly from 1 to 1000. Probability that x is a divisor of m is 1 by 100. जिस बात की probability है। तो ये जो m हमने लिखा है यहाँ पर, आप बता दीजिए टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x की हम बात कर सकते हैं, कितनी हो सकती है, 1 से लेके 1000 है तो ये 1000 आ जाएगा। और फिर x क्या है, x नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज तो x की कितनी हो सकती है, इस सेट में से आप पिक करोगे 1000 है, और x रिप्रेजेंट करता है कि डिवाइजर है ये, तो फेवरेबल आपके पास जो वेज हैं, फेवरेबल वेज वो क्या होंगे, आपके पास x क्या हो सकता है, जो भी m के टोटल डिवाइजर्स बनेंगे। सो फिर दिस इज टोटल डिवाइजर्स ऑफ m, ये हम चाहते हैं, ये आपके पास से फेवरेबल वेज आएंगे, ये आपके पास से बात बनी। तो जो x है इस बात की प्रोबेबिलिटी, आप 1 से लेके 1000 तक कुछ भी ले सकते हैं, आपके पास 1000 केसेस हैं, बट x जो है इट इज ए डिवाइजर ऑफ m। तो हमारे पास इसके टोटल कितने डिवाइजर हो सकते हैं उस बारे में हमें बात करनी है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इस बात की लिखी गई है, दिस इज रिटन एज 1 by 100। तो हमारे पास टोटल केसेस तो 1000 है, और टोटल डिवाइजर हम जो कितने इसके बना सकते हैं m के, वहां हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ m। ये नंबर हमें निकालना है, सामने आपके पास लिखा है 1 by 100, 1000 से मल्टीप्लाई होगा और आपके पास नंबर आएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ m, ये आपके पास से 1000 upon 100 लिखा गया है, नंबर इज 10। ठीक है, ये आपके पास से ऐसे 10 आते हैं। ठीक है, अब ये जो m है आपके पास जो लिखा गया है, ये क्या हो सकता है, ये प्राइम नंबर्स की पावर होती है। प्राइम नंबर्स की पावर a है, दूसरे प्राइम नंबर्स की पावर इतनी है, r की वैल्यू इतनी है, s की पावर a b c d है, ऐसे प्राइम नंबर्स में लिखे गए हैं। तो प्राइम नंबर्स उसको ब्रेक करना, प्राइम नंबर्स में जब उसको ब्रेक करेंगे तो टोटल डिवाइजर्स मेरे पास 10 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेयर a b c d ये सब तो होल नंबर्स होते हैं, और जो p q r एंड s r प्राइम, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसा लिखे रहने के बाद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स या फिर नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स, कैसे भी आप इस लाइन को लिख सकते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स कि कितने इसके टोटल डिवाइजर्स बना पाएंगे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा आप बताइए। डिवाइजर्स मतलब एक ऐसा नंबर सोचना जो m को डिवाइड करता हो, ये कहा रहे हैं। तो ये आपके पास बनते हैं प्राइम नंबर्स के हिसाब से a+1, b+1, c+1 एंड d+1, ये बनता है आपके पास सिचुएशन पूरा। ठीक, हमारे पास 10 लिखा गया है ये, सो दिस क्वांटिटी इज 10। तो 10 के तो दो ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 and 5 और 1 on 10। तो अगर देखें, अगर एटलीस्ट एक पावर भी किसी प्राइम नंबर की है, जैसे 0 पावर है, तो फिर 0 + 1 तो 1 बन जाएगा, कोई चांस नहीं है। 1 तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 के बारे में सोचना है, 10 कैसे लिखे जा सकता है। तो हमारे पास गिवन जो है दैट इज 10, ये है, ये होता है कॉन्सेप्ट, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, इन द क्वेश्चन क्या हो रहा है कि इन क्वेश्चन
हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स वो लिखा गया है 10, जिसको लिख सकते हैं हम 5 into 2 लिख सकते हैं, जिसको क्या लिख पाएंगे 4+1 एंड 1+1। इसका मतलब ये श्योर बात है कि हम किसी एक प्राइम नंबर की पावर 4 कर सकते हैं, दूसरे प्राइम नंबर की वैल्यू 1 कर सकते हैं। यानी m को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि p की पावर 4 आ जाए और q की पावर 1 रहे, बाकी सब की पावर 0 रहेंगी। ये इसी टाइप का जब होगा तो 4+1 5 और 1+1 2, 1 के टोटल डिवाइजर्स 10 इसके बनकर आएंगे। और यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसकी वैल्यू 1000 से कम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जैसे प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले वहीं से अगर हम शुरू करें तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं ये p और q किसको बिलोंग करेंगे, 2 3 4 5, 5 नहीं 4 नहीं, देखो मैं काउंटिंग लिखने लग गया। प्राइम नंबर्स की बात हो रही है तो आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आ सकता है 5, फिर अगला आएगा 7, फिर यहाँ आपके पास 9 नहीं आएगा क्योंकि सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, 9 नहीं आएगा, फिर आएगा 11, फिर 13। ये सारे प्राइम नंबर्स आपके पास लिखे जाने वाले हैं। ध्यान इस बात का देना है कि एक प्राइम नंबर की पावर 4 हो रही है, 2 की पावर 4 तो 16 होता है, दैट कैन बी मैनेजेबल। 3 की पावर 4 कितना बनता है ये हमको सोचना है, 3 की पावर 4। तो आप देखिए अगर मैं लेता हूं कि लेट p इज 3 और q की बात मैं करता हूं कि ये 2 है, क्या नंबर बनेगा वो उस बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो उस केस में m मेरे पास से 3 पावर 4 और 2 पावर 1 बनता है। 3 पावर 4 हमारे पास से 81 आता है और ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये आता है 162 नंबर आपके पास बना। ठीक, मैं कोई और कॉम्बिनेशन भी ले सकता हूं कि p को मैंने 3 लिया और q को मैंने 5 ले लिया, अगला प्राइम नंबर। तो यहाँ पर 3 पावर 4 और यहाँ 5 में लिख सकता हूँ तो ये आता है 81 into 5। तो हमें इस हिसाब से आगे बढ़ना है, 5 आता है और ये 405 आपके पास से आता है। अगली पॉसिबिलिटी है कि 3 की वैल्यू 4 ले रहे हैं और इस q को 7 ले सकते हैं हम। तो ये 3 पावर 4 into 7 है, ये बनता है 81 into 7। सो दिस इज 7 और ये आपके पास से 56 बनता है। ठीक है, 5 6 7 भी आपके पास आता है। p की वैल्यू हम 3 लेते हैं और q की वैल्यू जो अगली पॉसिबल है वो 3 में 7 के बाद 11 पे जा सकता हूँ। तो हमारे पास 3 पावर 4 into q का वैल्यू 11 आ सकता है, जो नंबर बनेगा 81 into 11। अब आप जब 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास से 810 आता है और फिर आपके पास से 81 भी लिखा गया है। तो ये नंबर मेरे पास से 891 तक पहुंच रहा है। कितना, 891 तक। अभी हम 11 तक पहुंचे, फिर हम आगे 13 पर भी जा सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड के p अगर 3 है तो आपके पास q जो है वो 13 है। तो m आपके पास से 3 पावर 4 और q आपके पास से 13 आपके ने लिखा। तो ये बनेगा आपके पास से 81 into 13। तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखिए ये 1000 क्रॉस हो चुका है, 1053, बट विच इज ग्रेटर देन 1000। तो ये वाला केस तो रिजेक्टेड है। तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आई हैं, हमें ग्रेटेस्ट को लेना है, दैट्स का हम ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ m। अभी हमारे पास ये सारे डेटा परमिसिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब p को हमने 3 लिया है, सेकेंड पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सो लेट p इज 5, p हमने 5 लिया और q का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू 2 है। m आपके पास बनेगा 5 की पावर 4 इंटू आपके पास है 2 की पावर 1। यही फंडा है, इस तरह से m बनता है। 5 की पावर 4 आपके पास से 625 आ जाता है और यहाँ ऑलरेडी 2 हमने मिनिमम पॉसिबल रखा है 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। हमारे पास 1250 आता है जो ऑलरेडी 1000 क्रॉस्ड है, नहीं मिलने वाला, परमिसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर 5 के साथ कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। ऐसे आप 7 की पावर 4 करेंगे वो भी 1000 क्रॉस कर चुका है, 11 की पावर 4 करेंगे वो भी 1000 क्रॉस कर चुका है। तो आगे आने वाले हमारे पास p की जो वैल्यूज़ हैं 7, 11, 13, इन सब के लिए m जो है वो 1000 क्रॉस कर गया है, इसीलिए यही सारे डेटा आपके पास रिजेक्टेड है।
फिर अभी मैंने 3 वाले केस बनाए थे पर मैंने 2 वाला केस नहीं बनाया, तो चलिए 2 वाला बचा है। अब बात करते हैं कि लेट p की वैल्यू 2 है, p 2 है तो फिर बारी आती है q को क्या ले, तो 3 ले लिया। m का नंबर देखिए आप, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1, ये 16 इंटू 3 आपके पास है 48 आता है नंबर। ठीक, अब हमें ग्रेटेस्ट चाहिए। तो जब मेरे पास यहाँ सारे केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि 2 3 5 7 सारे में रखने लगूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि m जो है वो ग्रेटेस्ट हमारे पास मैक्सिमम 1000 हो सकता है, और पहला वाला मैंने 2 रख दिया है, ये है 2 पावर 4, और यहाँ q हमें पता करना है जिसकी पावर 1 है। देख लीजिए p पावर 4 और q लिखा हुआ है, ये है 16 आपके पास से। तो आप देख लीजिए मैक्सिमम डेटा कब बनने वाला है, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, क्लियर लिखा हुआ मैक्सिमम। तो इन सब में भी इन सब की ज़रूरत नहीं थी, आप 3 पावर 4 से डिवाइड करके देख सकते थे कि 1000 में कौन सा नंबर बनेगा। पर ग्रेटेस्ट नंबर अभी हमारे पास 891 अभी निकल के आ रहा है, 1053 तो क्रॉस कर चुका है। 16 से डिवाइड अगर हम करने जाते हैं तो आप देखिएगा, इसको पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 250/4 आपके पास बनेगा। आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 6 आता है आपके पास, 24 आता है, फिर 10 आता है आपके पास, तो यहाँ पर 2 बनता है, 8 आता है, और 2 आपके पास से 20 है तो 5 आएगा, 62.5 बनता है Q। पर आपको पता है कि Q तो प्राइम नंबर है, Q इज अ प्राइम नंबर, Q इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 62 से कम होना चाहिए, तो कौन सा ग्रेटेस्ट लें, ग्रेटेस्ट, क्योंकि M ग्रेटेस्ट है। तो m की वैल्यू, इन दोनों का नंबर आपके पास लिखा गया, व्हाट इज m, m इन दोनों का ही नंबर आपके पास है 2 पावर 4, m यही तो है कि 2 पावर 4 और q पावर 1, ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट हम चाहते हैं करना। तो 62.5, तो इससे इंटीजर सोचिए, 62 इज नॉट अ प्राइम। व्हाट अबाउट 61? यस, 61 एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम यहाँ पर m की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो वो मुझे दिखता है 2 पावर 4 इंटू 61। अब इस नंबर को निकालेंगे, अगर ये नंबर इससे ग्रेटर आ गया 891 से तो पिक कर लेंगे, और छोटा आ गया तो 891 हमारा आंसर बन जाएगा। यहाँ हम पहुंचे तो ये बनता है आपके पास से 16 इंटू 61, तो 1 से मल्टीप्लाई तो 16 ही बन जाएगा, फिर ये 60 है, 16 6 960 बनेगा आपके पास से। मेरे पास 976 नंबर बनता है, 976 अपने पास से एक नंबर निकल के आ रहा है। और यहाँ वाला नंबर देखिए आप, 891 था, दिस नंबर इज 891, तो हमारे पास हाईएस्ट नंबर निकल के आ गया है 976। 976 आप देख सकते हैं, दिस इज द नंबर। और ये किससे बना हुआ है आप देख सकते हैं, ये 16 और 61 से मिलकर बना है। तो ये किस किस से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 61 से डिवाइड होगा, और 2 से डिवाइड होगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क ए बी एज द फाइनल आंसर। ब्रिलियंट क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल है ये। ठीक है, तो हमारे पास ए बी को हम फाइनल आंसर की तरफ मार्क करेंगे। ये बहुत अच्छा सवाल है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स के ऊपर काउंटिंग कर रही थी। फिर से मैं पूरे क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ क्या पूछा गया है, कि यहाँ पर x जो है वो रैंडमली चूज किया जाता है 1 से लेके 1000 के बीच में। तो हमारे पास 1000 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, फेवरेबल वेज हमें निकालने हैं जो होंगे टोटल डिवाइजर्स ऑफ m। प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/100, जो टोटल तो 1000 है, फेवरेबल के अंदर टोटल डिवाइजर्स हम निकालना चाहते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी की वजह से 10 आता है। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर का कॉन्सेप्ट क्या है, कई लोगों को पीएनसी की बात नहीं पता, तो मैंने यहाँ थ्योरी पढ़ा दी कि कोई भी नंबर अगर प्राइम नंबर से p पावर है, q पावर b, r पावर c, s पावर d आता है, ए बी सी डी होल नंबर से, p q r s प्राइम नंबर से, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स का ये फॉर्मूला होता है, a+1 b+1 c+1 d+1 नंबर्स आ जाते हैं। हमारे पास 10 है, 10 के क्या फैक्टर होंगे, 5 इंटू 2। ठीक है, 5 इंटू 2 है, तो हमारे पास जो प्राइम नंबर्स बनेंगे वो कोई इस फॉर्मेट के बनेंगे कि एक प्राइम नंबर की पावर 4 होगी और दूसरे प्राइम नंबर की पावर 1 होगी। यहाँ से ये बना m इस कैटेगरी का होगा अगर, तभी इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर 4+1 और 1+1 करके 10 आ सकता है। अब सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखने लगे, प्राइम नंबर्स तो फिक्स्ड है, शुरुआत 2 3 5 7 11 इस तरीके से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये कंस्टेंट हमारे पास है कि m की वैल्यू लेस देन 1000 है।
अब इनमें से कौन सा वो मैक्सिमम वैल्यू है, फिर वो किसको डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। कि हम वैसे तो 1000 से लेस देन और इक्वल टू बोला है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि जिसके लिए प्रोबेबिलिटी 1/100 आता है, उस m की मैक्सिमम वैल्यूज के लिए उस m को कौन डिवाइड करता है, ये क्वेश्चन है। 3 से स्टार्ट किया, 3 की पावर मैक्सिमम करने की सोची, 3 पावर 4 किया, तो 2, 5, 7 सारे प्राइम नंबर्स बनाते चले गए, तो एक दिखता है 891। तो कॉम्बिनेशन बना 3 पावर 4 और 11 के साथ। आगे गए 11 के बाद अगला 13 आता है, तो नंबर 1000 क्रॉस कर गया, छोड़ दिया। तो अभी तक जब हमने पी को 3 लिया तो हमारे पास 891 आया। 3 के बाद मैं 5 लेता हूं तो ये इस नंबर का बनेगा। फॉर्मेट तो पता ही है, पी पावर 4 क्यू पावर 1। 5 पावर 4 और मिनिमम दूसरा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 ही बनेगा। ये 1250 आता है जो 1000 क्रॉस कर गया। इसका मतलब क्यू की वैल्यू 5, 7, 11 जो भी आगे आने वाली है, उन सब के लिए एम की वैल्यू 1000 क्रॉस कर जाएगी, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। पी की वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 3 अगर है तो वो वाला केस पिक करते हैं। तो फिर ये पी को हमने 2 लिया, अभी तक 3 लिया था, 2 वाला नंबर बचा है, तो डिसाइड करने के लिए P5, ये आगे वाले सारे नंबर्स रिजेक्ट हो चुके हैं, 2 और 3 की पॉसिबिलिटी है। 3 के सारे केसेस हमने बना लिए, 2 वाले बचे थे, तो ये 2 पावर 4 और Q एक प्राइम नंबर बनेगा। अब या तो इसकी तरह सारे केसेस एक एक करके सोचें, फिर थोड़ा दिमाग लगाए, सारे काउंट करने की जरूरत क्या है, मैक्सिमम चाहिए ना। तो ये 1000 से कम है, यहाँ क्यों निकाल दिया, डिवाइड करके देखा 62.5 से कम आना चाहिए। उससे जस्ट सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 61 होता है। तो अपने पास नंबर जनरेट हो गया कि ये 2 पावर 4 अगला नंबर जो है वो प्राइम नंबर 61 होगा। ये नंबर हमारे पास आ रहा है 971, 891 से ग्रेटर होता है, तो दिस इज द नंबर। और ये 16 और 61 से डिवाइड होता है, यानी 61 एंड 2 से डिवाइड होगा। फैंटाबुलस क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। ऐसे और सवाल आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, अपनी ऐप पे मिल जाएंगे। कीप सॉल्विंग देम, कीप रनिंग देम। ऑल द बेस्ट। ये कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं, जहाँ पर हमें एक थ्योरी दी हुई होती है, उसके ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। पैराग्राफ नंबर 1 कहता है, जेई एस्पिरेंट एस्टिमेट दैट शी विल बी सक्सेसफुल विद एन 80% चांस इफ शी स्टडीज 10 hours पर डे and 60% chances if she studies 7 hours per day, and there are 40% chances if she studies for 4 hours per day. ठीक है? She further believes that she will study 10 hours, 7 hours and 4 hours per day with the probability of 0.1, 0.2 and 0.7 respectively. फिर पूछा जा रहा है कि चांस बताइए that she will be successful, and given that she is successful, chance that she studies for 4 hours. तो टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के ऊपर ही क्वेश्चन बेस्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं और ढंग से इसको समझते हैं। हालांकि यहाँ पर अगर हम इसकी रियलिटी पर बात करें तो यहाँ ऐसा समझाया गया है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस हैं। पर यहाँ पर मैं यही कहूँगा, वो पढ़ाई जो है वो इफ़ेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ़ घंटे तो ज़्यादा हैं, दिखाने के लिए किताब खुली हुई है और दिमाग कहीं और चल रहा है, वैसा ना हो। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या चाहता है? जब भी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि हम उसको इवेंट्स बनाकर सॉल्व करें। ठीक है, इवेंट्स बनाकर सॉल्व करें। सो आई एम मेकिंग अ फर्स्ट इवेंट, इवेंट E1। इवेंट E1 ये है जिसमें बोला गया कि ये शी स्टडीज 10 hours, 10 hours पर डे। ठीक है, ये इवेंट E1 है। इवेंट E2 आपके पास है, जब वो सेम है आपके पास, 10 की जगह आपके पास कितने रह जाएंगे, 7 hours रह जाएंगे। when she is studying for 7 hours, 7 hours per day. And let's say there is a event number 3 when she studies for 4 hours per day. इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है कि इसके चांसेस क्या हैं। तो देखिएगा, 10 आवर्स की प्रोबेबिलिटी 0.1 है, बहुत कम है। ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतना सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल पाते हैं। सेकंड वाले के लिए 0.2 प्रोबेबिलिटी है, और वहीं हमारे पास PE3 के लिए 0.7 है। ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं जो 4 घंटे 4 घंटे ही पढ़ते हैं।
ठीक है, अब देखिए तीनों का सम आप निकालेंगे तो 0.7, 0.2 एंड 0.1, दिस इज कमिंग एज 1। मतलब इतना तो मिनिमम है कि वो मिनिमम 4 आवर्स तो पढ़ने ही वाले हैं। अब यहां हम बनाते हैं एक और इवेंट एस, जिसमें बात करें शी इज सक्सेसफुल, जिसके लिए बात समझाई गई। अब ये जो प्रोबेबिलिटी उसको समझिएगा, शी विल बी सक्सेसफुल विद 80% चांस इफ शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स पर डे। तो शी इज सक्सेसफुल अगर इवन हो चुका है, शी हैज स्टडीज फॉर 10 आवर्स, तो इसको समझिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे गिवन है सुनिएगा, शी विल बी सक्सेसफुल विद 80% चांसेस इफ शी स्टडीज फॉर 10 आवर्स पर डे। इफ शी स्टडीज मतलब इसने ये पढ़ लिया है, फिर बात की जा रही है, यानी इवन इवेंट हो चुका है। फिर सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 80% है, यानी आप प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो 0.8 आता है। सिमिलरली वो सक्सेसफुल होगा अगर E2 इवेंट हुआ है, E2 मतलब 7 आवर्स पढ़े हैं, 7 आवर्स पढ़ेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास से 60% रह जाती है, विच इज़ 0.6। और वहीं अगर यही हम बात करने वाले हैं E3 के हिसाब से, जब हम थर्ड इवेंट की बात करेंगे, ठीक है, वहाँ की अगर हम बात करें, ये रहा आपके पास है E3, ठीक, कैसे होगा, तब ये रह जाता है 40%, 0.4। अंडरस्टूड। ये हुआ गिवन डेटा जो यहां तक हमें अब तक गिवन था। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पूछा गया है। हम चाहते हैं शी इज सक्सेसफुल, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का। टोटल प्रोबेबिलिटी कि वो सक्सेसफुल रहे कैसे पॉसिबल है, डायरेक्टली तो सक्सेसफुल होगा नहीं। पर्टिकुलर स्टूडेंट क्या होगा, वो पढ़ाई करेगा। पढ़ाई करेगा तो कितने घंटे पढ़ेगा, उसके 3 केसेस हैं, 10 आवर्स, 7 आवर्स और 4 आवर्स। तो जैसे उसने पढ़ाई की 10 घंटे, तो 10 घंटे पढ़ने के बाद सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड केस आता है यहाँ से कि उसने 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई किया, 7 घंटे पढ़ाई करने के बाद सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी। और फिर आता है 4 घंटे हमने पढ़ाई किया, 4 घंटे पढ़ाई करने के बाद उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये सारे केसेस हमारे पास बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास से आ जाएगी। सो E1 के होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास से 0.1 है, और यहाँ से आपके पास 0.8 आता है। अगले वाले में आपके पास से 0.2 है, और ये आपके पास से लिखा हुआ है 0.6। इन सब की प्रोबेबिलिटीज हम पहले ही कंप्यूट कर चुके हैं। E3 के लिए 0.7 है, ये रहा 0.7, और इसके चांसेस हैं 0.4। इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास से 0.08 यहाँ आता है, 0.12 यहाँ आता है, एंड 0.28 आपके पास है, ये बनता है। तो सक्सेसफुल होने के चांसेस आप देख लीजिए, ये 12 एंड 0.08, 0.2 बनेगा, 0.2 वहाँ ऐड होगा, 0.48 चांसेस यानी 48% चांस है। तो यहाँ से आप बन जाएंगे सी, आप इसका फाइनल आंसर मार्क कर देंगे, सी एज द फाइनल आंसर हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। सेकेंड वाले पार्ट में क्या पूछा है, गिवन दैट शी इज सक्सेसफुल। आप समझिएगा, गिवन दैट शी इज सक्सेसफुल मतलब ये हो चुका है, शी इज सक्सेसफुल। अच्छा, तो ये इसको बोला जाता है, नाउ दिस इज अ बेस थ्योरम, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये हो चुका है। अब क्या चाहते हैं, किसकी वजह से हुआ है, दैट शी स्टडीज ओनली फॉर 4 आवर्स। तो हमारे लिए फेवरेबल ये बन जाएगा, 4 आवर्स यानी E3 हुआ है, सो दिस इज द फेवरेबल, ये हो चुका है PS। तो आपके पास यहाँ पर E3 बनेगा, सो ये क्वांटिटी आपके पास बनेगी, 0.28 आपके फेवर में आएगा, और ये जो PS है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास है 0.48। इसी को कहते हैं बेस थ्योरम। बेस थ्योरम वीक है तो थ्योरी पढ़िएगा, और अगर वो फ्लुएंट है, आपने उसके लेक्चर्स देखिए, अगर वो सीखा हुआ है, तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान प्रॉब्लम बन जाएगा। तो सक्सेसफुल के अंदर 3 कंट्रीब्यूशन है। बोला गया कि नाउ शी सक्सेसफुल, बताइए वो सिर्फ 4 घंटे पढ़े हो, तो 0.28 इसके पास डेटा निकल के आता है।
पॉइंट्स हटा दीजिए, 7 से आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो वी आर हैविंग 7/12 एज द फाइनल आंसर। तो ये डेटा आपके पास यहाँ से बी आता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्रिहेंशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर मैं कहूँगा जो भी लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स प्रोबेबिलिटी के अंदर आते हैं, स्पेशली अगर वो कॉम्प्रिहेंशन है, तो जो ऊपर गिवन है उसको आप क्लोजली ध्यान से पढ़िए। ऐसा नहीं कि आप उसको किसी ऐसे क्वेश्चन से मैच करें जो आपने सॉल्व कर रखा हो, नहीं, हमें मिसरीड नहीं करना है, जो गिवन है उसी के हिसाब से सॉल्व करना है। जितने भी क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के होते हैं ये सब समझिए जैसे कि आप उसके मैनेजर हैं, उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करवाना चाहते हैं। इस वाले केस में आप एक देख रहे हैं कि आप एक मेंटर के रोल में हैं कि अगर वो 10 घंटे पढ़ते हैं, 7 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, तो इसकी इवेंट्स बनाइए। प्रोबेबिलिटी को क्रैक डाउन करने का सबसे बढ़िया तरीका है जो हो रहा है उसकी इवेंट फॉर्मेशन कीजिए, तो हमारे माइंड्स में क्लैरिटी आती है। E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटीज आ गई। हमने पहली जो 2 लाइन से 3 लाइन से उनमें से डेटा निकालना शुरू किया, फिर एक इवेंट बनाई, शी इज सक्सेसफुल होगी अगर 10 घंटे पढ़े तो प्रोबेबिलिटी दे रखा है 80%। 10 सक्सेसफुल होगा अगर यहाँ पर उसने 7 आवर्स पढ़ा है तो 60% है, 4 आवर्स पढ़ा है तो ये है। चाहते हैं सक्सेसफुल बने तो डायरेक्टली सक्सेसफुल तो होंगे नहीं, तो दे आर 4 इवेंट्स। क्या 3 तरह से कौन से कितने घंटे पढ़ेंगे, फिर एक इवेंट है सक्सेसफुल होने की। तो पहले E1, E2, E3 में से कोई एक इवेंट होगा, तो ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी का नंबर आया। बेस थ्योरम कहता है कि ये हो चुका है, अब बताइए कि वो 10 घंटे पढ़े थे या 7 घंटे पढ़े थे या 4 घंटे पढ़े थे। यहाँ पूछा गया है 4 घंटे, तो ये फेवर में आ जाएगा, ये टोटल बन जाएगा। ये बहुत आसान टॉपिक है, पर आपको इसको शांति से पढ़ना होगा। थ्योरी देखिएगा इसकी जो मेरे लेक्चर्स में दिखेगी, नीट एंड क्लीन स्मूथली निकल जाएगा। बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी एडवांस का भी फेवरेट है, मेंस का भी फेवरेट है। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। एक कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। लिखा गया है देयर आर 2 buses A and B are scheduled to arrive at town central bus stand at noon. The probability that bus A will be late is 1/5. Probability that bus B will be late is 7/25. Probability that bus B is late given that bus A is late is 9/10. Find the probabilities of, 2 क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। ये जो लैंग्वेज में डेटा गिवन है, सबसे पहले इसको हम डेटाज में कन्वर्ट करते हैं और इसको फॉर्मुलेट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो इवेंट क्या है, 2 बसेस हैं A एंड B, ठीक है, शेड्यूल टाइम पे चलते हैं लेकिन फिर ये लेट हो जाते हैं। बस A इज लेट, ये देखिए आप, ये 1/5 है। सो लेट्स फॉर्म एन इवेंट E1, जिसका मतलब ये है, पहली इवेंट बना लेते हैं, बस A इज लेट, ये दे रखा है। फिर वहीं पर हम एक दूसरा इवेंट और बना लेते हैं E2, जिसमें ऐसा समझाया गया है कि बस B इज लेट। ठीक है, आप बताइए बस A लेट आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है और बस B लेट आएगा इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो गिवन है, स्पेसिफाई कर रखा है, बस A इज लेट विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/5, बस B इज लेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7/25। ये डेटा आपके पास है, 1/5 and 7/25। Probability that bus B is late given that bus A is late is, ये आपसे पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी बताइए, अब इसको फॉर्मुलेट करते हैं, क्या गिवन है। प्रोबेबिलिटी है बस B is late given that बस A is late is 9/10। इसका मतलब ये है बस A लेट हो चुका है, बस A is late, सो बस A is late ये हो चुका है, गिवन दैट, तो ये /E1 रहेगा। उसके बाद बस B लेट है इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है 9/10। तो पहली 2 लाइंस में जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने फॉर्मुलेट कर लिया है, इवेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर दिया। क्या हम इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का? बिल्कुल। क्या बनेगा ये, E2 कॉमन E1 आपके पास से आता है, यहां से आपके पास ये P ऑफ E1 आपके पास बनेगा, ये आपके पास से है E1 कॉमन E2, यहाँ आपके पास P ऑफ E1 है विच इज 1/5। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर हम पहुंचेंगे, E1 कॉमन E2 आपने बनाया विच इज 9/10 इंटू 1/5, वी आर हैविंग 9/50 एज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बना दिया और ये एडजस्ट करके कॉमन डेटा निकाला। अब पढ़ते हैं, पूछा गया है
प्रोबेबिलिटी निकालिए, नाइदर बस विल बी लेट ऑन अ पर्टिकुलर डे. ओके, सो नाउ वी आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर. चलिए, क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी नाइदर बसेस इज लेट. कोई भी बस लेट नहीं है. इसका मतलब क्या है? टोटल माइनस आइदर ए और बी आर लेट. नाइदर नोर का मतलब होता है टोटल माइनस आइदर और टोटल प्रोबेबिलिटी के केस में 1 बन जाता है, तो 1 माइनस आइदर और की हम बात यहां पर कर लेंगे. यानी हम यहां पर कंप्यूट करने वाले हैं E1 यूनियन E2 कि दोनों में से कोई एक बस लेट हो जाए, ये हम चाहते हैं. सो 1 माइनस आपके पास इसका फॉर्मूला है P ऑफ E1 P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 कॉमन E2, ये आपके पास है डेटा बनेगा. E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितनी है? E1 की प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए 1/5 है. 7/25 माइनस आपके पास से ये दोनों का कॉमन है विच इज 9/50, विच इज 9/50. 50 आप यहां पर रखिए. वी आर हैविंग 10, यहां रखा 14, यहां रखा 9. ये डेटा आपके पास. तो यहां आप देखेंगे तो 5 आता है, 5 और 10 आपके पास है, 15 बनता है, विच विल कम एज 35/50. 5 से आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास है 7/10, आपके पास है फाइनल आंसर आता है 7/10, दैट इज सी. ये आपके पास है, इसका आंसर निकल के आ गया. अगले में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट बस ए इज लेट गिवन दैट बस बी इज लेट. ये हमसे पूछा है. इसका मीनिंग समझिए. प्रोबेबिलिटी निकालिए, बस ए लेट होगी गिवन दैट बस बी इज लेट, तो यानी ये हो गया आपका E2 और ये है E1. तो हमसे पूछा क्या है आप समझिए. हमें यहां से पूछा गया है E1/E2 वाला डेटा हमसे यहां पर पूछा गया है. दिस इज आर डेटा इन फोर्थ. तो यहां इसको हम सॉल्व करते हैं. नाउ वी आर इंटरेस्टेड दिस डेटा. वो आपके पास आ जाएगा E1 कॉमन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2. कॉमन वाला डेटा हम निकाल चुके हैं, 9/50 है एंड E2 का प्रोबेबिलिटी 7/25. So 9, 7 and 2 we are having 9/14 as the final answer. So 9/14 is this 18/25, 18/28. ठीक, तो आपके पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं. तो आप सीक्वेंशियली प्रोसेस कीजिए क्वेश्चन को. क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट डाउन करना शुरू कीजिए. कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं. अगर आप शांत मन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस चैप्टर से डरेंगे नहीं. अलजेब्रा थोड़ा सा हार्ड होता है मार्क्स स्कोर करना, पर आप रिलैक्स होकर क्वेश्चन करेंगे ना तब दिमाग चलता है. आप जल्दबाजी में करेंगे कि आंसर तक पहुंच जाए तो फिर पैनिक होना शुरू हो जाएंगे. तब आपको देख के लग रहा है कि सवाल में कुछ भी नहीं था. कंडीशन प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ रखी है तो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, नाइदर नोर होता है टोटल माइनस आइदर और, या नाइदर नोर ही पूछा था तो 1 माइनस आइदर और की प्रोबेबिलिटी. आइदर और का मतलब ए यूनियन बी, E1 यूनियन E2, इसका फॉर्मूला होता है. लगा दिया डेटा, आंसर वेट कर रहा है आपका 7/10. सिमिलरली यहाँ पर फिर से कंडीशन प्रोबेबिलिटी पूछी, E1 की प्रोबेबिलिटी व्हेन E2 हैज अकर्ड. ये डेटा भी हमने बना दिया. इससे हमारे पास आंसर आ गया सी. दोनों के आंसर हमारे पास सी निकल गया है. तो थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. चाहे आप मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं, PYQ सॉल्व कर रहे हैं, एडवांस के PYQs कर रहे हैं, या कोई और फ्रेश क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपकी लर्निंग सही जगह पर फिट होगी. सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग दिस कॉन्सेप्ट. कॉम्प्रिहेंशन डिस्कस करते हैं. जहाँ पूछा गया है टू होल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड एंड मल्टीप्लाइड. कंसीडर द टू इवेंट्स E1 and E2 defined as E1 their product is divisible by 5, E2 is unit place in their product is 5. ये बात हमसे पूछी गई. फिर हम E1 की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं और E2 बाय E1 की प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर चाहते हैं. यहाँ पर जो नंबर्स है उसको ध्यान से सुनेंगे कि क्या है उनकी कंडीशंस. दो होल नंबर्स है, दे आर टू होल नंबर्स आर रैंडमली सेलेक्टेड. अब होल नंबर्स कितने होते हैं? होल नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं. बहुत सारे नंबर्स जो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, सब होल नंबर्स हैं. लेकिन उन सबको हम कैटेगराइज करके लिख सकते हैं. क्या खास बात होगी
अगर हम होल नंबर्स की बात करें, ऐसे कई नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 0 आता है, ऐसे कई नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 1 भी आएगा, ऐसे भी बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके लास्ट में 2 आता है, लास्ट में 3 आता है, लास्ट में 4 आता है, लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 6 आता है, लास्ट में 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है, और फिर 10 वाला तो हमने लिख ही लिया है जिसमें 0 आएगा लास्ट में। तो इतने सारे हमारे पास 2 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं, 2 डिजिट्स नहीं, होल नंबर्स होते हैं। कितने ही डिजिट का हो, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का, 11 डिजिट का, 1000 डिजिट्स का, 1 करोड़ भी इसी के अंदर आ जाएगा, लास्ट में 0 आएगा। कोई भी आप नंबर सोच के देखिए नॉन नेगेटिव, सब इन्हीं कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, कैटेगराइज कर लिया। लास्ट का नंबर क्यों याद रखा है? क्योंकि हमसे जो पूछा जा रहा है उसका लॉजिक यहाँ छुपा है। हम चाहते हैं कि उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 5। जो प्रोडक्ट आएगा वो 5 से डिविजिबल आना चाहिए, ये हम चाहते हैं। 5 के डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि लास्ट में या तो 0 आता हो या 5 आता हो, ये कहानी है। जब लास्ट में 0 या 5 होता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम P ऑफ E1 के बारे में ही सोचते हैं। हम चाहते हैं कि ये 5 से डिविजिबल आ जाए। E1 इवेंट हमें समझाई गई है कि इट इज डिविजिबल बाय 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ E1 बार, जिसका मतलब है इट इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा, 5 से डिविजिबल ये नहीं है, ये बात समझाई गई। आप मुझे एक्सप्लेन करिए 5 से डिविजिबल कब नहीं होगा। बस आप इस फर्स्ट वाले नंबर को और इस लास्ट वाले नंबर को छोड़ दीजिए। आप जैसे इस दोनों नंबर्स को ले लो तो मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में 8 आएगा, 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 एंड 9 वाले को ले लो तो यहाँ से आपके पास 18 बनेगा, लास्ट का डिजिट वो भी नहीं होगा। 3 एंड 4 ले लो 12 आएगा, 3 एंड 7 ले लो 21 आएगा, 3 एंड 6 ले लो 18 आएगा। सिर्फ दो नंबर्स को छोड़ दीजिए। ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है और इसके लास्ट में 5 आता है, इनको अगर हम छोड़ दें तो बाकी आप कोई से भी दो नंबर्स पिक कीजिए, उनका मल्टीप्लाई जब करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दे गेट्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के बाद जो नंबर बनेगा वो कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स को छोड़ने के बाद अब आप बताइए, हमारे पास 10 वैरायटी के नंबर्स हैं, उसमें से इन दोनों को छोड़ते हैं तो हमारे पास 8 वैरायटी बचती है। इन 8 आपके फेवर में है, 8 में से कोई सा भी एक नंबर ले लीजिए, टोटल 10 वैरायटीज़ हैं। सेकंड वाला नंबर भी आप इन 8 में से ही कोई सा भी ले सकते हैं। जैसे इसके लास्ट में 1 है, ऐसा अकेला नंबर ये नहीं है। जैसे 11 और 21 दोनों इसी को बिलोंग करते हैं। देखो आप, इन दोनों के लास्ट में 1 1 आता है, तो दूसरा नंबर वापस से यही हो सकता है जिसके लास्ट में 1 आता है। इसीलिए फिर से 8/10 इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी, है ना। 31 भी लिख सकते हैं, इसके भी लास्ट में 1 है। तो सेम ही पैराइटी के इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास हैं। तो हमने कैटेगराइज कैसे किया? लास्ट डिजिट के हिसाब से ब्रेक कर दिया, क्योंकि कितने होल नंबर से ये हमें बताया नहीं, ये इनफाइनाइट है। देखिए वो जितने भी होल नंबर से उनको हम 10 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जिसके लास्ट में 0 आता है, सेकंड कैटेगरी जिसके लास्ट में 1 आता है, थर्ड कैटेगरी जिसके लास्ट में 2 आता है, ऐसी कैटेगरी जिसके लास्ट में 9 आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिखा नॉट डिविजिबल 5 से ये डेटा बना सकते हैं। 1 माइनस हमारे पास 64/100 आता है, तो 100 माइनस 64 इज 36/100। ये नंबर आपके पास से बनता है 0.36, ये नंबर आपके पास से बन जाएगा। सो P ऑफ E1 हमारे पास से डेटा बनेगा 0.36, ये डेटा यहाँ से बन गया। ये जो फॉर्मूला है इसको समझिए आप, क्या लिखा है ये P ऑफ E2 बाई E1। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये कंप्यूटेशन करना होगा कि E1 कॉमन E2 बनाया जाए। अगर ये निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला तो एक लाइन में आ जाएगा। इसके फॉर्मूला क्या होता है? कंडीशन का P ऑफ E1 कॉमन E2 अपॉन P ऑफ E1। अब इसका मीनिंग समझते हैं। E1 कॉमन E2 क्या है? E1 कहता है कि 5 से डिविजिबल हो, और E2 कहता है कि यूनिट प्लेस पर उनका इन द प्रोडक्ट इज 5, लास्ट वाला डिजिट 5 आता हो। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 है तो ऑटोमेटिकली वो कैसा हो चुका है? 5 से डिविजिबल भी हो चुका है। डिविजिबिलिटी के लिए दो कंडीशंस है, लास्ट में 0 आता हो या 5 आता हो। क्योंकि अब हम कॉमन लेने वाले हैं तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि नहीं, लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? लास्ट में 5 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला केस तो तब भी आ जाता जब लास्ट में 0 आ जाता। अब जब हम दोनों का कॉमन लेना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं उनके प्रोडक्ट के लास्ट में 5 आए।
तो इसका मतलब क्या होगा, जब लास्ट में अगर हमें 5 चाहिए तो लास्ट में अगर 5 आएगा तो देखिए 1 को 7 से, 1 को 8 को, 2 को 7 से करने से बात नहीं बनेगी। एक नंबर आपके पास से 5 होना ज़रूरी है। और 5 कैसे बन सकता है लास्ट में, अगर 5 वाले का मल्टीप्लाई 0 वाले के साथ हो गया तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 5 वाले का मल्टीप्लाई अगर 2 वाले के साथ हो गया तो समझिएगा 5 का मल्टीप्लाई अगर 2 वाले के साथ हो गया, इसके लास्ट में 2 आता है तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 बना देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। यानी एक प्रोफाइल तो ये होनी चाहिए, जब जब इसका मल्टीप्लाई इवन वाले से मल्टीप्लाई होगा, जिसकी जो 2 से डिविजिबल होता है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये वाले नंबर्स के साथ बात नहीं बनने वाली। तो इस 5 वाले लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई अगर ऑड से होगा तो इसको जैसे आप 0 1 से मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 5 आएगा। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो 3 वाले से तो भी 5 आएगा। इस वाले को इसी वाली प्रोफाइल से मल्टीप्लाई करो, जैसे इस प्रोफाइल में कई नंबर्स होंगे, 35 भी इसी में आता है, 45 भी इसी में आता है, दोनों के आखिरी में 5 है, तो दोनों नंबर भी इसी कैटेगरी के हो सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में 5 आएगा। 7 वाले से कर सकते हो, 35 बनेगा, लास्ट में 5 रहेगा। 6 से नहीं कर सकते वरना 30 बन जाएगा। यहाँ 8 है, 40 बन जाएगा, 9 है। तो इसके फेवर में अगर हमें क्या चाहिए होगा, क्या बात बनाएंगे, इसके लिए हमें बनाना होगा दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए, पर ऑड में 1 और 3 नहीं चल सकता वरना लास्ट में 3 आएगा। एक नंबर इस प्रोफाइल का होना चाहिए और दूसरा नंबर ऑड होना चाहिए, ये कहानी इसके पास से बन जाएगी कि 1 नंबर इज ऑफ टाइप जिसके लास्ट में 5 आता हो एंड द अदर नंबर कैन बी एनी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर आप इसके साथ बना सकते हैं, तो लास्ट में आपके हमेशा 5 जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए इस बात के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, कैसे कितने कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन सकते हैं। तो आप देखिएगा, बना सकते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, जब यहाँ लास्ट में 1 आता है, लास्ट में 5 आता है, ये पहला कॉम्बिनेशन। लास्ट में 3 आता है, यहाँ पर 5 आता है, ये सेकेंड कॉम्बिनेशन। यहाँ आपके पास से 5 आता है, दूसरा वाला भी 5 हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब यहीं पर जैसे हमने 1 एंड 5 वाला कॉम्बिनेशन बनाया, तो आपके पास जैसे 2 नंबर्स हम बनाने वाले हैं, तो टोटल अपने पास कितने केसेस हैं, टोटल बेस। पहला नंबर इन 10 में से कोई सा भी हो सकता है और दूसरा नंबर भी इन 10 में से कोई सा भी हो सकता है। 100 आपके पास है। जब मैं 1 एंड 5 वाला कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ तो एक नंबर ये भी बनेगा कि ये वाले नंबर्स लिए जाए 5 एंड 1, और यहाँ पे भी हम इसको लिखेंगे तो ये 5 एंड 3 वाले नंबर्स भी लिए जा सकते हैं। मतलब ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ, ये तो सेम रहेगा, इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम टाइप के ही हैं। एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, ये नंबर्स हम बना सकते हैं, क्योंकि जब हम टोटल वेज 10 इंटू 10 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पहला वाला इन 10 में से कुछ भी हो सकता है, दूसरा वाला भी 10 में से कुछ भी हो सकता है। तो हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिख दिए हैं कि वो 0 1 और 1 0 अलग अलग काउंट होंगे, ऐसे 1 5 एंड 5 1 भी अलग अलग काउंट होंगे। तो 2 ये बनेंगे, 2 यहाँ बनेंगे और 4 यहाँ है, तो ये बन गए 8 हैं और ये बना है 9। तो ये सब इसके फेवरेबल में हैं। तो अगर हम E1 कॉमन E2 निकालना चाहते हैं तो ये डेटा हमारे पास 9/100 आपके पास है, बन जाएगा डेटा। अब जो इंटरेस्टेड हैं जिस डेटा के अंदर वो है E2/E1, इसका फॉर्मूला लगेगा E2 कॉमन E1 डिवाइडेड बाय P ऑफ E1। ये डेटा आपके पास है। E2/E1 की बात करेंगे तो ये आपके पास लिखा गया है 9/100 और E1 की प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए, E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास लिखी गई है 36/100। We are having 9/36 which is ultimately coming as 1/4। कितना आता है, 1/4 आपके पास आता है। दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। तो डेटा आपके पास आ जाएगा 0.25, ये आंसर इसका बन जाएगा। अंडरस्टूड। तो क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट के अंदर, होल नंबर्स आपको दिए गए हैं जितने भी पॉसिबल है। हम चाहते हैं कि E1 बन जाए कि 5 से डिविजिबल आए। 5 से डिविजिबल का मतलब 1 - 5 से डिविजिबल नहीं हो। तो आपके पास यहाँ पर ये 8 केसेस हैं, 0 एंड 5 को छोड़ दीजिए, 8/10 8/10 दोनों नंबर्स इस तरह के हों कि वहाँ पर 5 हो 0 ना आए।
सेकंड केस में पूछा गया कि यूनिट प्लेस पर 5 आना चाहिए और प्रोडक्ट भी 5 से डिविजिबल हो। तो जो जीरो वाला केस है वो हट चुका है, हमें प्रोडक्ट में लास्ट में 5 ही चाहिए। तो एक नंबर उनके बीच में 5 होना चाहिए और दूसरा नंबर कैन बी एनी ऑड नंबर। तो ये आपके पास फेवरेबल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 1 एंड 5 हो, 5 हो 1 वाला हो, 3 5 एंड 5 एंड 3, ऐसे 9 पॉसिबिलिटीज़ फेवर में आ रही हैं। टोटल भी हमने कितने काउंट किए, 10 इंटू 10। फर्स्ट एनी 10 नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी 10 में कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली जब हम फर्स्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट में 1 ले सकता हूँ, सेकंड 5 ले सकता हूँ, और ये भी कर सकता हूँ कि फर्स्ट में 5 ले लूँ और सेकंड वाला 1 ले लें। यहाँ पर ये वाला सेम ही रहेगा कि फर्स्ट सेकंड दोनों में ही कौन सी टाइप है, सेम लास्ट वाला नंबर 5 वाला लिखा हुआ है, इसलिए वो वाला डेटा रिपीट नहीं हुआ। सो 9 फेवर में, टोटल है 100 में, और ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी यहाँ से कंप्यूट कर दी। क्वेश्चन को ढंग से अगर आपने समझा तो आप डेफिनेटली सवाल बना पाएंगे। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। थ्योरी वीक लगती है तो थ्योरी पढ़िएगा। कीप लर्निंग। A uniform unbiased die is constructed in the shape of a regular tetrahedron with the faces 2 2 3 4। ठीक है, एक टेट्राहेड्रन वाला एक बनाया गया है डाई जिसमें फेसेस पे लिखा गया है नंबर 2 2 3 4। द स्कोर इज टेकन फ्रॉम द फेस ऑन विच द डाई लैंड्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन आपके पास बनाया गया है। टेट्राहेड्रन इस तरीके का शेप रखता है और यहाँ आपके पास कुछ इस तरीके के नंबर्स हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा टेट्राहेड्रन में क्या है, बेस ट्रायंगुलर है और 3 फेसेस और है साइड में। जैसे किसी जगह पर 2 लिखा गया है, किसी पर 3 लिखा गया है, और एक नंबर और है जो सामने वाला फ्रंट वाला होगा उसमें 4 है। और जो बॉटम वाला नंबर जैसे वो लैंड करेगा तो जो कवर करेगा लैंड को, जो नंबर दिखेगा नहीं, बाकी तीनों साइड आपको नंबर्स दिख जाएंगे, तो जो लैंड पर रहेगा उस नंबर को कंसीडर किया जाएगा। लेट्स से दैट नंबर इज 2। तो आप पहले ज्योमेट्री समझ पा रहे। टेट्राहेड्रन मतलब क्या, ट्रायंगुलर बेस है और उसके ऊपर तीन फेसेस और रहेंगे। टेट्राहेड्रन के 4 फेसेस होते हैं। ठीक है, तो जो लैंड करेगा उस नंबर को पिक करेंगे, और नंबर्स बता दिए गए हैं 2 3 एंड 4 है, यानी 2 वाला नंबर 2 बार है जैसा समझाया जा रहा है। 2 2 है, देन देयर इज 3 एंड 4। ठीक है, यूनिफॉर्म है ये, मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रन है, अनबायस्ड है, इस डाई को ऐसा बनाया गया है। अब ऐसे 2 सच डाइज आर थ्रोन। कितने डाइज हैं ऐसे? 2 डाइज हैं ऐसे। अच्छा, ऐसे 2 डाइस है, एक डाइस नहीं है, दे आर 2 डाइस। यूनिफॉर्म डाइस आपके पास है कि यहाँ लास्ट में 4 यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और एक सामने वाला फ्रंट वाला उस पर 3 लिखा गया। ठीक है, प्रॉब्लम एड्रेस करते हैं। क्या हुआ? Probability of scoring exactly 6 on each of 3 successive throws cannot be। क्वेश्चन ये है, एक बार में 2 डाई फेंकी जाती है। ठीक है, तो अब जब 2 डाई फेंकी जाती हैं तो हम ये बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालते हैं, गेटिंग 6 इन सिंगल थ्रो। अब 6 तो कैसे भी नहीं आ सकता, 2 डाई फेंकी जाती हैं तो उनके नंबर्स को ऐड किया जाता है, तो उसकी बात हो रही है। तो 2 such dice are thrown together, probability of scoring exactly 6 on each of 3 successive throw। 3 बार फेंकेंगे दोनों पेयर्स को, एक पेयर को, दोनों डाइस को, तब हर बार उसके ऊपर 6 आना चाहिए। ये बात समझाई जा रही है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि अगर सिंगल टाइम फेंका हमने तब 6 कैसे आ सकता है। आप बताइए क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आपके पास बनेगी। 6 आने के केसेस ये हैं कि हमने 2 डाई एक जैसी हैं, दोनों को फेंका और दोनों पर 3 3 निकल के आ गया। ये पॉसिबिलिटी है। जो फर्स्ट डाई पर भी 3 आया, सेकेंड वाली डाई पर भी 3 आया है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। तो अगर हम चाहते हैं कि उनका जो सम है वो 6 आए, तो मैं यहाँ कुछ केसेस बनाता हूँ। फर्स्ट डाई की बात कर रहे हैं, यहाँ सेकेंड डाई की बात करते हैं। इस पर 3 आया, इस पर भी 3 आया, फिजिबल है, 6 आ सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, इस पर 4 आया हो, इस पर 2 आया हो, और ये भी फिजिबल है कि यहाँ 2 आया हो, यहाँ 4 आया हो, इससे भी 6 आएगा। तो इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, चलिए उसके बारे में पहले हम एड्रेस करते हैं कि क्या बात बनेगी। तो देखिएगा, पहली बार में 3 आए, जो डाइज है दोनों सेम है, 3 एक ही साइड हो सकता है, यूनिफॉर्म है बोला गया है, तो इसके चांसेस इक्वल होंगे, पर ये एक ही साइड है, टोटल 4 साइड्स हैं, 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। दूसरे वाले डाई के लिए भी कितनी होगी, 1/4 होंगी। फिर 4 आए, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 4 भी एक ही जगह लिखा गया है,
1/4 प्रोबेबिलिटी होगा, लेकिन 2 दो साइड्स पर है तो इसके चांसेस डबल है बाकी सबसे, तो इसके ट्वाइस बन जाएंगे। 2 चांसेस हैं 2/4, क्योंकि 2 फेसेस पर 2 लिखा गया है तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी 2/4। सिमिलरली यहाँ पर 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/4, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सम निकालने पहुंचे तो 1/16 आपके पास है, 2/16 कैंसिल नहीं करते ताकि डिनोमिनेटर सिंपल रहे, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास बनती है। तो वो तीनों केसेस यहाँ पर आपके पास ऐड हो जाएंगे, 1/16, फिर आपके पास 2/16, देन 2/16, फाइनली आई एम गेटिंग 5/16। तो दोनों पेयर को, जब एक पेयर को मतलब कि दोनों डाइस को जब एक साथ फेंका जाता है तब सम 6 आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/16 है। अब हुआ क्या है, ऐसा हम 3 बार करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एग्जैक्टली 6 ऑन ईच ऑफ 3 सक्सेसिव थ्रोज। 3 बार फेंका गया था, एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, सेकेंड टाइम की भी क्या होगी 5/6, थर्ड टाइम की भी क्या होगी 5/6। सो नाउ इफ आई recall the probability, recalculate the probability, we want score 6 on each of 3 throws। तीनों थ्रोज पर इसको जब फेंका गया तो हमें हर बार 5 या 6 आना चाहिए, ठीक है। तो वहां से डेटा बनाएंगे। एक सेकंड, क्या सेलेक्ट हो गया भैया, ऑफ 3 थ्रोज, तो आपके पास 5/16, 5/16, 5/16। क्योंकि डाई को आप कितनी बार ही फेंकिए, ऐसा तो है नहीं कि सेकंड टाइम फेंकेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1000 बार भी फेंकेंगे तो भी कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर आपके पास ये प्रोबेबिलिटी बनेगी 5/16 का होल क्यूब, और कैन नॉट भी लिखा है तो आपके पास 5/16 नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। तो आपके पास ABD आपके पास फाइनल आंसर्स आप मार्क करेंगे, ABD हम यहां से मार्क कर देंगे, A, B and D, ये फाइनल आंसर्स बन जाएंगे। कैन नॉट बी इक्वल टू करके बात यहां पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर देन 4 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव थ्रोस। ठीक है, 3 लगातार बार फेंका गया और हम चाहते हैं कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 4 से ज्यादा का स्कोर आ जाए, ये क्वेश्चन हम चाहते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ स्कोरिंग मोर देन 4 ऑन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सक्सेसिव थ्रोस। इस बारे में बात समझिए, प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं स्कोर more than 4 on at least one of 3 throws। सक्सेसिव है मतलब दैट्स फाइन, लगातार फेंका जा रहा है, फाइन, लेट्स प्रोसीड। अब हम चाहते हैं जो स्कोर आए वो 4 आए, ठीक है, 4 से ज़्यादा है। आपको क्या लगता है जब इन दोनों डाई को फेंका जाएगा मिनिमम स्कोर क्या पॉसिबल है, मिनिमम लीस्ट, कि फर्स्ट डाई पर 2 आए, सेकेंड डाई पर भी 2 आए, और दोनों को ऐड करेंगे तो स्कोर 4 बनता है। जो मैं यहाँ केसेस बना रहा हूँ इसका मिनिमम पॉसिबल सम इज 4। In every other cases, we are going to have a number higher than 4. If it is 2 and 4, then it is 6. If it is 2 and 3, it is 5. So in every other case, is going to be always greater than 4. हम यहाँ चाहते हैं कि greater than 4 आए, but at least one of the 3 throws. इसको समझिए, दोनों डाइस को 3 बार फेंका गया है। We are interested कि at least one of the 3 throws के अंदर ऐसा हो। तो क्या हो अगर हम बात करें यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास, हम चाहते हैं कि तीनों थ्रोज में कम से कम एक बार हमारे पास 4 से ज्यादा नंबर आए। 1 माइनस सिचुएशन बात करते हैं कि तीनों थ्रोज में एक बार भी 4 से ग्रेटर ना आए। नॉट greater than 4 in all 3 throws। क्या ये बात आप समझ पाए?
3 थ्रोज होंगे जिसमें दोनों डाइस फेंके जाएंगे, ठीक है। हम चाहते कम से कम एक थ्रो के अंदर उसका स्कोर 4 से ज़्यादा आए, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस तीनों थ्रोज के अंदर एक बार भी 4 से ग्रेटर नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर हमने वो सारी पॉसिबिलिटीज हटा दी, जब इसका स्कोर 4 से कम आता है, 4 से ज़्यादा नहीं आता है, ये समझ लीजिए 4 से ज़्यादा नहीं आता है तो क्या मतलब हुआ कि सम उसका 4 या 4 से कम आता है। तो अगर हम वो सारे केसेस हटा दें, जब इसका सम 4 या 4 से कम आता है तो फिर क्या बचा। इसको आप ऐसे समझिए, आपने 3 मॉक टेस्ट देने हैं, आपके जो मार्क्स है 4 मार्क्स से ज़्यादा आने चाहिए एटलीस्ट इन वन ऑफ द 3 मॉक टेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं वो सारे केसेस हटा दूं जब आपके मार्क्स 4 या 4 से कम आए हैं तो आपके मार्क्स हमेशा फिर 4 से ज़्यादा आ चुके होंगे, करेक्ट। मैं तीनों टेस्ट में आपके मार्क्स 4 से कम अगर मैंने रख दिए या 4 के इक्वल कर दिए तो फिर 1 माइनस करने पर वो सारे केसेस आ जाएंगे जब आपके मार्क्स 4 या 4 से ग्रेटर आएंगे। तो यहाँ पर ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, दिस इज 1 माइनस पी एंड इट इज लेसर देन और इक्वल टू 4। अब हम ये जानते हैं कि लेस देन 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर पॉसिबल है तो वो इक्वल सम इज 4 पॉसिबल है, लेस देन तो फिजिबल ही नहीं है क्योंकि काउंट इस पर नंबर ही 2 and 2 लिस्ट लिखा हुआ है, ये पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो अब यहाँ पर सम कितना हो सकता है, 4 हो सकता है, बस 4 होगा। तो आप मुझे बताइए, ये रहा फर्स्ट डाई, ये है आपके पास सेकेंड डाई, आप बताइए सम 4 आने का सिर्फ एक केस है जब दोनों पर 2 आता हो, क्योंकि उस डाइस में 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 है, इसकी भी 2/4 है, तो आपके पास फाइनली 1/4 ही आता है। तो दोनों डाइस पर 4 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 1/4 है। और ऐसा फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो, थर्ड थ्रो तीनों पर होना चाहिए। दिस इज फर्स्ट थ्रो, दिस इज सेकंड थ्रो and this is the third throw. So we are having 1 minus 1/64 which is coming as 63/64. ये नंबर आपके पास आता है। So it is coming as 1/63/64 is greater than this number? No, ये तो equal है। 63/64 is a close to 1 number. So it is going to higher. 63/64 is definitely greater than this number, this number, this number. आपके पास इसके लिए बी सी डी बन जाएगा। यहाँ आंसर आपके पास आया ए बी डी, यहाँ आपके पास आंसर्स बनेंगे बी सी डी। अंडरस्टूड। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सोचना था। फर्स्ट पार्ट के अंदर बोला है कि सम 6 आना चाहिए, 6 आने के लिए केसेस हैं 3 3 4 2 2 4, प्रोबेबिलिटीज रिस्पेक्टिवली लिख लिया। और सिंगल थ्रो के अंदर 5/16 है, तीनों थ्रोज के अंदर चाहिए तो 5/16 पावर क्यूब। सेकेंड वी वांट कि एटलीस्ट वन ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव थ्रोज के अंदर वी गेट स्कोर मोर देन 4। सो 1 माइनस वी हैव डिस्कस्ड, 1 माइनस वी हैव डिस्कस्ड वी आर नॉट गेटिंग अ स्कोर ग्रेटर देन 4 इन ऑल द 4 थ्रोज। 4 से लेस तो नहीं आ सकता, 4 के इक्वल आ सकता है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी। सो ऑल द 3 थ्रोज 1/4 1/4 1/5, दिस इज द ओनली केस जब हम तीनों थ्रोज के अंदर 4 लेकर आ सकते हैं। बाकी हर केस में स्कोर इसका 4 से ग्रेटर किसी भी केस में आ गया, दैट इज फेवरेबल। हम यही चाहते हैं द स्कोर्स मोर देन 4 इन एटलीस्ट वन ऑफ द 3 थ्रोज। तो दिस इज द ओनली वन केस व्हेन दे आर गेटिंग सम 4। तो वी आर फाइनली गेटिंग 63/64। कि अगर लैंग्वेज क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना ढंग से तो ये हमें परेशान करेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन को समझना, what the question is saying. If we are comfortable with that language, we will solve the probability easily. If we are stucking with the words the way they are written, it's a problematic for us. Keep learning, keep solving. एक मैच द कॉलम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट यूनिट्स डिजिट्स स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर इज 4 इज पी, देन द वैल्यू ऑफ 5p आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो एक एक करके एक एक ऑप्शन को यहाँ पर हम एड्रेस करते हैं। सो लेट्स सी ए ऑप्शन, कॉलम 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट डिजिट्स इन स्क्वायर ऑफ एन इवन इंटीजर्स। ठीक है, इवन इंटीजर्स क्या होते हैं,
आप देखिएगा यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो इवन डिजिट्स के लास्ट में 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। लास्ट में फिर से 0 आएगा 10 का, वो पहले ही लिख चुके हैं। स्क्वायर करते हैं, सो व्हेन वी डू अ स्क्वायरिंग तो ये 0 ही रहेगा लास्ट में, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ लास्ट में 6 आएगा, 4 का स्क्वायर, 6 में 36 आएगा, नो प्रॉब्लम। 8 के स्क्वायर में 64 आएगा। अंडरस्टूड। अब जब हमने इसका स्क्वायरिंग किया है तो 4 आना चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो 4 आपके पास दो केसेस के अंदर 4 आएगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी P दी गई है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास देख सकते हैं कि फेवर में आपके पास यहाँ से 2 केसेस है, ये वाला भी केस है और ये वाला भी केस है। किसी भी इवन नंबर्स की आप स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास इवन नंबर्स 5 टाइप के हो सकते हैं। 2 बार स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आ सकता है, दिस इज 2, और टोटल आपके पास 5 है, तो आपके पास यहाँ से 5p का जो वैल्यू है वो 2 जनरेट हो जाता है। 5p इज 2, आप यहाँ से मार्क करेंगे दिस इज q। मैच द कॉलम है, SCQ फॉर्मेट में पूछा गया है, तो A आपके पास से Q बनता है। तो A Q पहले में ही दिया है, बाकी इसके अंदर तो दिया हुआ नहीं है, तो 2 के अंदर चांसेस हैं अभी A एंड D। ठीक है, किसके अंदर चांसेस हैं? A एंड D। ये फायदा होता है कि अगर SCQ फॉर्मेट के अंदर मैच द कॉलम पूछा तो देखिए एक सॉल्व किया और 2 के बारे में हमें पता चल गया। चलिए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। बी कहता है A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और यहाँ पर कॉमन डेटा निकाला गया है। जब इवेंट इंडिपेंडेंट होती है ना, तो A कॉमन B जो होता है इसकी वैल्यूज PA इंटू PB जनरेट होकर आती है, और ये डेटा हमें दिया गया है 1/6। तो आप देखिए PA हमारे पास है 1/3, यहाँ रहेगा PB और ये है 1/6। तो इस तरीके से हम PB वाला जो डेटा है वो कंप्यूट कर सकते हैं, ये आने वाला है 1/2। PB आ गया। फिर हम चाहते हैं 6 टाइम्स, ये देखिए आप जो लिखा गया है PB/A बार, 6 टाइम्स हमें ये निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास बनेगी B कॉमन A बार डिवाइडेड बाय P ऑफ A बार, ये डेटा आपके पास बनेगा। जब इवेंट A और B दोनों इंडिपेंडेंट हैं, जब इवेंट A और B दोनों इंडिपेंडेंट हैं, तो इवेंट A और B का नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा, दोनों का आपस में नहीं होना भी इंडिपेंडेंट होगा। तो ये जो लिखा गया है ये हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ही, 6 PB बन जाएगा और प्रोडक्ट में आ जाएंगे ये PA बार और डिवाइडेड बाय PA बार आप लिख सकते हैं। कैंसिल होंगे, आपके पास डेटा बनेगा 6 टाइम्स B, और यहाँ 6 से यहाँ से हाफ है, फाइनल आंसर इज कमिंग एज 3। और थोड़ा अगर आप स्मार्टली देखें, जब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो यहाँ इसका मतलब क्या लिखा गया है आप खुद समझिए। इवेंट ऑफ बी व्हेन ए हैज नॉट अकर्ड, अगर वो इंडिपेंडेंट है, एक तरफ डाई फेंक रहे एक तरफ कॉइन फेंक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ए नहीं भी अकर हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी अभी भी वही रहेगी जो पहले थी। PB की वैल्यू हाफ है, फाइनल आंसर हमारे पास 3 आएगा। आप चाहे से फॉर्मूला लगा के समझे या फिर सीधा समझ के भी कर सकते हैं। A हैज नॉट अकर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ B इज गोइंग टू बी द सेम बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। PB के ही इक्वल रहेगा, आपके पास दोनों आंसर 3 के इक्वल आएगा। तो दिस इज गोइंग टू कनेक्ट विद R। सो आपके पास B जो है वो R से कनेक्ट होगा। डिसाइड हो गया, A आंसर है, D गलत हो गया क्योंकि यहाँ B को P से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें से हमारा फाइनल आंसर आ गया है। अभी C और D अभी भी अपने पास बचे हुए हैं। चलिए फिर भी हम अभी अपना एग्जाम नहीं हुआ है तो हम कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग की तरफ बढ़ते हैं और इनको भी सॉल्व करेंगे। आंसर वैसे मार्क कर चुके हैं, क्या आएगा? A आएगा। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द C। हम चाहते हैं यहाँ पर वन मैपिंग इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द ऑल द मैपिंग्स ऑफ द सेट 1 से लेके n के बीच में है इनटू इटसेल्फ, प्रोबेबिलिटी दैट द मैपिंग इज 1 1। ठीक है, मैपिंग बनाई जाती है, यहाँ है सेट एस आपके पास 1 2 3 डॉट 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 n। फाइनाइट सेट है 1 2 3, यहाँ पर भी n है। यहाँ से यहाँ मैपिंग करेंगे तो आप पहले ये बता दीजिए टोटल मैपिंग्स कितनी बन पाएंगे। टोटल मैपिंग्स इस 1 के लिए हमारे पास n ऑप्शंस हैं, फिर सेकंड के लिए फिर से n ऑप्शंस हैं, थर्ड के लिए फिर से n ऑप्शंस हैं। हमारे पास टोटल आपके पास n टू दी पावर n बन सकते हैं। अब बारी आती है कि नंबर ऑफ 1 1 मैपिंग्स यहाँ पर निकाल लेते हैं।
1-1 मैपिंग का मतलब ये होता है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। कोई भी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सेम जगह कनेक्ट नहीं होंगे। तो 1 के लिए हमारे पास n ऑप्शंस हैं, और सेकंड के लिए अब जहां एक बार आपने कनेक्ट कर दिया अब वहां पर कनेक्ट नहीं कर सकते, वरना ये मेनी वन बन जाएगा। तो फिर पहले आपके पास n ऑप्शन, अब सेकंड के पास आपके पास बनेंगे n-1, फिर बनेंगे n-2, और ऐसे करते करते लास्ट में आते आते आपके पास जो एक एलिमेंट बचेगा उसके लिए एक ही ऑप्शन होगा। सो इट इज n फैक्टोरियल। अब हम चाहते हैं कि मैपिंग जो रहे वो 1-1 रहे, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो ये हो गया फेवरेबल, और ये है आपके पास है टोटल मैपिंग्स, और हम चाहते हैं इसकी वैल्यू आपके पास बने 3/32। 3/32 बने। तो अब इसको फैक्टोरियल वाले फॉर्म में आप थोड़ा देखिए, 32 2 पावर 5 होता है। अगर हम इसको 64 की तरफ लेकर जाएं तो थोड़ा शायद वहां बात बनाई जा सकती, पर वो n/n है। तो n/n का मतलब 2 पावर 2 4 आएगा, 3 पावर 3 27 आएगा, चांस ही नहीं है। 4 पावर 4 बनाया जा सकता है, 4 पावर 4 आता है आपके पास से 2 पावर 8, यानी 256 आपके पास से बनेगा। तो वहाँ थोड़ा नंबर लाने के लिए हमें दोनों साइड ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ 2 पावर 5 है, सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस। डबल करते हैं तो 64 आता है, फिर डबल करेंगे तो आपके पास 128 आता है। लेट्स मल्टीप्लाई विद 8, ये बनता है 24, और ये यहाँ से आपके पास 256 आता है। तो मैच हो गया है, ये बन गया 4 फैक्टोरियल, और ये है 4 पावर 4। सो यस, क्योंकि ये कोई क्वाड्रेटिक तो है नहीं, हिट एंड ट्रायल से ही एडजस्ट होगा। n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n एज 4। 4 आपके पास मैच करेगा। तो यहाँ है s की तरफ, हमने a आंसर मार्क किया था, तो आप देखिए सी एस से ही मार्क हो रहा है। ठीक है, तो मैपिंग्स के ऊपर क्वेश्चन कि 1-1 है और टोटल फंक्शंस पहले निकाल चुके हैं। तो 1-1 के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना, 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो वी कैन राइट इट एज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 पावर 4। आगे आते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं। आंसर हम पता कर चुके हैं कि ए आ रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं बी की, डी ऑप्शन की। बॉय हैज 20% चांस ऑफ हिटिंग द टारगेट। ओके, लेट पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट फॉर फर्स्ट टाइम एट nth ट्रायल। अच्छा, तो कई सारे ट्रायल्स इसके हो चुके हैं। ये फर्स्ट ट्रायल है, यहाँ सेकेंड ट्रायल है, फिर यहाँ थर्ड ट्रायल है। ऐसे करते करते यहाँ पर n-1th ट्रायल भी आपके पास लिखा है, और यहाँ है आपके पास nth ट्रायल। जब ये nth ट्रायल पर होता है तो यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम हिट किया है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है, पढ़िए। सो फर्स्ट टाइम एट nth ट्रायल, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये क्या हुआ है, फेल हुआ है, नो हिट, फेल हुआ है, हिटिंग इज फेल्ड उसके पहले हमेशा। इस बात को बॉय का हिट करने के चांसेस 20% है, ये बात बता दी गई है। तो पी इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो। तो आप बताइए पी के चांसेस क्या होंगे। पहली बार हिट किया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और हिट नहीं करेगा 1 - 0.2, और ये n-1 बार आएगा तो पावर n-1 बन जाएगी। बात आई समझ। तो 0.8 ये है कि वो हिट ना करे। सो दिस इज 0.8 0.8 0.8 0.8, हाउ मेनी टाइम्स, n-1 टाइम्स। तो 0.8 आपके पास से बन जाएगा डेटा। 0.8 हाउ मेनी टाइम्स, n पावर n, दिस डेटा। ये 1/5 है, ये 4/5 है, पावर आपके पास ये डेटा बनता है। सिंप्लीफाई हमें इसको करना है, आगे कुछ और बात बता रखी है जी बिल्कुल। P एक क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है। इस क्वाड्रेटिक को देखिए, 625 p स्क्वायर माइनस 175 टाइम्स p प्लस 12 लेस देन 0, ये डेटा आपके पास। 625 p स्क्वायर माइनस 175 p प्लस 12 इज लेस देन 0, ये डेटा आपके पास लिख रहा है। कोशिश कीजिए हम शायद यहाँ तक पहुँच पाए। ये लिखा है हमने 625 p स्क्वायर माइनस, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, हम शायद इसके आसपास तक पहुँच पाएँ और इसको फैक्टराइज कर पाएँ। ये 25 इंटू 25 इंटू 4 इंटू 3 आपने लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, और हमें यहाँ पर ब्रेक करना है। तो आप देख सकते हैं ये 100 आ जाएगा और ये 75 बन जाएगा। तो 100 और 75 इसके फैक्टराइज हो गए।
ठीक है, फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन कर लिया, ये प्रोसेस बना। यहाँ से हम 25 कॉमन लेंगे तो डेटा बनेगा 25p² माइनस 25p कॉमन लेते हैं ताकि हम इसके फाइनल आंसर तक कंक्लूड करें। 100p 25p² माइनस 25 आप कॉमन ले सकते हैं तो 3 आप कॉमन लीजिएगा तो ये बनेगा 25p माइनस 4। ये है 25p माइनस 4 और यहाँ है 25p माइनस 3 लेस देन 0। तो आपके पास जो p है, अगर आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करना चाहें, यहाँ आपके पास 3/25 4/25 है एंड 3/25। सो इट इज प्लस माइनस एंड प्लस, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो क्या पता चला हमें, ये इसके बीच में लाई करना चाहिए, इसके बीच में लाई करना चाहिए। तो ये डेटा आपके पास है 4/25 और यहाँ है 3/25। p हम डेटा पहले निकाल चुके हैं, p इज दिस डेटा 1/5 4 पावर n माइनस 1 4/5, यहाँ भी है 4/25। तो आप देखिएगा एक 5 को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास 3/5 आता है, 4/5 पावर n माइनस 1 एंड वी आर ऑल्सो हैविंग 4/5। डेटा देखते हैं, ये 0.6 आता है, ये 0.8 आता है और ये भी 0.8 लिखा गया है। इसका सॉल्यूशन चाहिए, n जो पावर चल रही है वो इंटीजर्स में होती है। अगर 0.8 का पावर 1 रखेंगे तो 0.8 इसको सेटिस्फाई नहीं करता, लेकिन 0.8 का अगर हमने स्क्वायर कर दिया तो वो 0.64 आता है। 0.64 0.6 से ग्रेटर भी है, 0.8 से कम भी है। अब जो 0.64 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें 0.8 से, तो 0.48 के आसपास आएगा, जो इससे छोटा चला जाएगा। तो अगर ये इसको सेटिस्फाई करता है तो यहाँ से एक ही डेटा बनेगा कि n-1 की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तब हमारे पास n की वैल्यू 3 बन पाएगी। उस पर्टिकुलर केस के अंदर ये नंबर अगर हमने n की वैल्यू 3 रखा तो फिर ये नंबर 2 बन के, ये नंबर मेरे पास से 0.64 बन के इस कैटेगरी में रहेगा। सो n हैज टू बी 3, सो n हैज टू बी 3, यहाँ से आपके पास 3 डेटा बनेगा। तो D जाके कनेक्ट होगा R के साथ। सो वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो मैच द कॉलम में पूछा है, लेकिन अगर SQQ में सॉल्व करना है तो आपने देखा हमने पहले 2 क्वेश्चन जो इन सब चारों में सबसे आसान थे वहाँ से करके ही हमने ऑप्शन बना दिया था, पर हमने लर्निंग के हिसाब से सारे सॉल्व किए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है SC की फॉर्मेट में पूछे जाए, ये किसी और फॉर्मेट में भी बनाए जा सकते हैं। सो हमारी मेन लर्निंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट लर्निंग की है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल 4। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। ऐसे और मैच द कॉलम क्वेश्चन ट्राई करने हो तो अपनी अलजेब्रा वाली बुक के अंदर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन देखिएगा, उसको आपको इंटरमिक्स चैप्टर के साथ मिक्स भी करते हुए दिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैट्रिसेस के साथ मिक्स हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन वेक्टर 3D के साथ मिक्स है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स्ड आपको दिखेंगे। कीप लर्निंग। लेट्स डिस्कस अ मैच द कॉलम क्वेश्चन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। यहाँ पर हमारे पास कॉलम 1 के अंदर 3 क्वेश्चंस हैं और सामने हमारे पास कॉलम 2 के अंदर 4 ऑप्शंस हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। दे आर 2 डिफरेंट नंबर्स आर टेकन फ्रॉम द सेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम एंड द पॉजिटिव डिफरेंस इज बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, नंबर्स क्या है लिखते हैं उनको। तो नंबर्स है आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल वेज क्या है ये बता दीजिए। टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग, देखिए 2 डिफरेंट नंबर्स चाहिए, सेलेक्टिंग 2 डिफरेंट नंबर्स। हमारे पास 11 नंबर्स हैं, 11 में से 2 हम सेलेक्ट कर देंगे। 11 इंटू 5 55 हमारे पास है टोटल केसेस है। ठीक है, 55 टोटल केसेस है। अब हम ऐसा चाहते हैं कि 2 नंबर्स आप पिक कर लीजिए जो कैसे हो कि उनका सम भी 4 से डिविजिबल हो और डिफरेंस भी 4 से डिविजिबल हो। 4 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर हम नंबर्स को देखें तो क्या बना सकते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी के हिसाब से अगर हम नंबर्स को कैटेगराइज करना चाहें तो 4 के मल्टीपल होंगे, 4 के मल्टीपल के बाद रिमाइंडर 1 आता हो,
4 के मल्टीपल के बाद रिमाइंडर 2 आता हो, 4 के मल्टीपल के बाद रिमाइंडर 3 आता हो। तो ऐसे नंबर सोचना जिसको ऐड करने पर भी 4 से डिविजिबल आते हों और डिफरेंस लेने पर भी। तो आप देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तब तो 4 से मल्टीपल आने वाला ही नहीं है। 4 के प्लस 1 इन दोनों को ऐड करूंगा तो भी नहीं आएगा, इन दोनों से भी नहीं आएगा। अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करने का, इन दोनों तो भी नहीं आने वाला। 8 के प्लस 2 आ जाएगा, 4 का मल्टीपल नहीं है। 4 के मल्टीपल डिफरेंस भी आना चाहिए, सम भी आना चाहिए। जो हमारी कांस्टेंट है दैट सम एंड डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स मस्ट बी 4 आए। तो इसकी दो सिचुएशन बनती हैं। बोथ नंबर्स आर ऑफ टाइप 4 के, दोनों ही अगर 4 के मल्टीपल होंगे तो जैसे हमारे पास पॉसिबिलिटीज है 4, 0 एंड 8, तो आप इनको ऐड कर लीजिए, 4 आएगा किसी भी दो नंबर को। डिफरेंस ले लीजिए तो भी 4 आएगा। और कौन सी टाइप के ये होने चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। आप 4 के प्लस 2 टाइप्स के भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास 2 है, 6 है और 10 है। आप ऐड कर लीजिए इन दोनों को, 8 आता है, 4 से डिविजिबल है। डिफरेंस लीजिए 4 आता है, डिफरेंस लीजिए 4 आता है, ऐड कीजिए 16 आता है, वो भी 4 से डिविजिबल है। सो दो केसेस बन रहे हैं क्या, कि या तो वो इस टाइप का नंबर हो 4 के टाइप का, या फिर 4 के प्लस 2 का नंबर हो। तो इस बात की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो टोटल तो हमारे पास 55 आ चुके हैं। आप इन तीन में से कोई से दो नंबर्स ले लीजिए, या फिर आप इन तीनों में से कोई से दो नंबर्स ले लीजिए, हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। वी आर गोइंग टू हैव इट एज 6/55। यहाँ हमारे पास x का वैल्यू पूछा है, x/55 लिखा है। सो यस, वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ x एज 6। तो हमारे पास ये जाके कनेक्ट होगा q के साथ। किससे कनेक्ट होगा? q के साथ। तो हम चाहते हैं इन 11 नंबर्स में से दो डिस्टिंक्ट नंबर चूज किए जाएं जिसका सम और डिफरेंस दोनों 4 का मल्टीपल हो। तो दो केसेस हैं, या तो वो 4k टाइप का हो यानी 408, या फिर वो 4k प्लस 2 टाइप का हो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या सर दोनों नंबर 4k प्लस 3 टाइप से हो सकते हैं? आप डिफरेंस लोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जब आप ऐड करोगे तो ये 8k प्लस 6 बनेगा, और 6 4 से डिविजिबल नहीं होता। सिर्फ यही दोनों पॉसिबिलिटीज है। एनी टू नंबर्स फ्रॉम दिस और एनी टू नंबर्स फ्रॉम दिस, वी आर हैविंग 6 इन द फेवरेबल। टोटल हमारे पास 55 लिखा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, टॉप क्लास क्वेश्चन है दिस पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। दे आर 2 रेड, 2 ब्लू, 2 वाइट एंड सर्टेन नंबर ग्रेटर देन 0। अच्छा, सर्टेन नंबर ग्रेटर देन 0 ऑफ ग्रीन सॉक्स। ठीक है, बना लेते हैं। हमारे पास क्वांटिटी है, यहाँ है 2 रेड है, 2 ब्लू है, 2 वाइट है, एंड लेट से x आपके पास से ग्रीन है। ग्रेटर देन 0 है, ये बात समझा दी गई है। जो जो बातें जो कंस्टेंट क्वेश्चन में गिवन हो उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। सबसे एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। इफ 2 सॉक्स आर टेकन रैंडमली फ्रॉम द ड्रॉर विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, 2 सॉक्स पिक किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, ये सेम कलर के आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। देन टेल अस द नंबर ऑफ ग्रीन कलर के सॉक्स क्या होंगे। ठीक है, द 2 सेलेक्टेड सॉक्स आर ऑफ सेम कलर, ये बात बताई गई है, और इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। हमारे पास टोटल कितने हो चुके हैं? x से 2 2 2 6 बन चुका है। x प्लस 6 टोटल क्वांटिटी, इसमें से 2 आपने सेलेक्ट किया। सेम कलर के होंगे, यानी हो सकता है दोनों रेड हो जाए, हो सकता है दोनों ब्लू हो जाए, हो सकता है दोनों वाइट हो जाए, और हो सकता है दोनों ही ग्रीन हो जाए। ये टोटल आपके पास फेवरेबल के ऊपर बन जाएगा, और टोटल में रहेगा x प्लस 6/c2। 2c2 1 होता है, ये भी 1 है, ये वाला भी डेटा 1 है, यहाँ x है और x माइनस 1/2 आता है। सामने आपके पास 1/5 है। x प्लस 6 आप लिखेंगे तो ये x प्लस 6 रहेगा, यहाँ x प्लस 5 रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय 2। इसको भी हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट से सिंपल डेटा पर लिया। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर हमें जो डेटा दिखता है उसके अकॉर्डिंग इसको बनाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ 3 है, यहाँ 2 है आपके पास से, तो 1/2 तो पहले आ चुका है बाहर, 3 का डबल करेंगे तो आएगा 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ से आता है 10 एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 आपके पास है, ये डेटा आपके पास है। 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स, 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 30 प्लस डेटा आगे बनने वाला है 5x स्क्वायर माइनस 5x आता है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 से 30 कैंसिल है, आगे बढ़िए, आगे पहुंचिए। 5x स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर है, आपके पास बनेगा 4x का स्क्वायर, और ये 11 इधर आ जाएगा तो 16x बनेगा आपके पास, 16x। ठीक है, यहां से अगर हम 4x को कॉमन लेते हैं तो डेटा बनता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये तो पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू 4, तो 4 आप लिख सकते हैं यहां से। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 4। तो यहां से देखिए 4p ये बन गया आपके पास। तो क्या देख रहे हैं, ए का आंसर आपके पास से आया q, बी का आंसर आपके पास से आ रहा है p। दो क्वेश्चंस बन गए, आगे चलते हैं थर्ड वाले के पास। देखिए q एंड p। सो नाउ लेट्स ट्राई फॉर c। A drawer contains a mixture of red, blue, at most 17 in all। ठीक है, रेड है और ब्लू भी है, रेड एंड ब्लू। ठीक है, एटमोस्ट बता दिया गया है कितना है, 17 है। ब्लू, लेट्स से दिस इज x, दिस इज y। तो x प्लस वाई, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट होता है मिनिमम, एटमोस्ट होता है मैक्सिमम। तो दोनों का जो समेशन है वो मैक्सिमम 17 हो सकता है। If this has happened, their two socks are selected randomly without replacement. There is a probability of exactly 1/2 that both are red or both are blue. या तो दोनों रेड होने चाहिए या फिर दोनों कैसे होने चाहिए, ब्लू। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। The largest possible number of red socks in the drawer that is consistent with this data। ठीक है, तो मैक्सिमम रेड बॉक्स क्या होना चाहिए, यानी हमें निकालना है एक्स मैक्सिमम। ये क्वेश्चन है, पहले इस सवाल को बना दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। क्या है प्रोबेबिलिटी, दोनों रेड है या फिर दोनों ब्लू है। ये प्रोबेबिलिटी आपको दिया गया है 1/2। ठीक है, आइए, टोटल हमारे पास x प्लस वाई है, इसमें से दो सॉक्स लिया है, दोनों रेड है यानी xc2, दोनों y है यानी yc2, एंड दिस इज रिटर्न एज 1/2। ये डेटा है, दोनों रेड है या फिर दोनों आपके पास से ब्लू है। ये एक इवेंट है, so I'm making an event A that both are red or both are blue। हमारा पूरा फोकस x के ऊपर है कि x का डेटा बनेगा। यहां पर ना एक इनइक्वलिटी बनी हुई है समझिएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं पहले। ये बनेगा x इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ है y इंटू वाई माइनस वन, बाय 2 रहेगा, कैंसिल आउट करेंगे। x प्लस वाई रहेगा, यहाँ भी x प्लस वाई माइनस वन है, सामने आपके पास हाफ लिखा गया है। तो एक काम करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि x प्लस वाई वाला जो डेटा है ना वो n है। इससे क्या होगा, हमारे पास कंस्टेंट है कि n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 17 वाला डेटा हम यूज में ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का सम मैक्सिमम कितना है 17। तो यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू हम n इंट्रोड्यूस यहाँ से कर देते हैं। तो ऊपर वाला डेटा आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई, यहाँ से हाफ आता है, ये है एक्स प्लस वाई, यहाँ है एक्स प्लस वाई माइनस वन। इसको थोड़ा देखिएगा आप, यहाँ से तो मैंने एक्स का स्क्वायर लिखा, ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, और ये भी है एक्स प्लस वाई माइनस वन। हमें ज़्यादा पता किसके बारे में है, एन के बारे में पता है, तो फिर इसको एन के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं, एन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये एन आपके पास बनेगा। ये 1/2 है, ये एन है, और ये है एन माइनस वन। 2 यहाँ पर लिखेंगे तो डेटा बनेगा 2x का स्क्वायर
2x का स्क्वायर है, फिर 2n का स्क्वायर है, फिर 4nx आपके पास लिखा गया है, फिर यहाँ से आपके पास 2n आता है और ये डेटा आपके पास है n स्क्वायर माइनस n। करिए इसको सिंप्लीफाई, कितना डेटा आपके पास बनेगा उस हिसाब से फिर हम इसको आगे एडजस्ट करने वाले हैं। चलिए पहुंचिए यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वी आर हैविंग 4x स्क्वायर, और x वाली टर्म ढूंढिए, x वाली टर्म यहाँ पर है 4nx, और फिर बाकी सब जगह n वाली टर्म्स है 2n स्क्वायर, और ये n स्क्वायर आपके पास है, यहाँ से आता है n स्क्वायर, ये n आप लेकर जाएंगे, माइनस n आता है, 0 आता है, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4nx, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n करके डेटा आपके पास से बना। यहाँ पर हमें x की मैक्सिमम वैल्यू लेकर आनी है, n की ग्रेटेस्ट वैल्यू हमें पता है कि 17 है। यहाँ के हिसाब से अगर हम श्रीधराचार्य यहाँ पर लगाना चाहें, कोशिश करें बनाने की, तो थोड़ा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये nx बनेगा आपके पास से n स्क्वायर माइनस n बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो x का डेटा बनता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आता है आपके पास से, तो यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 4ac हम डेटा और बना देते हैं अपॉन 2a। सो लेट्स सी क्या अपने पास यहाँ से नंबर आने वाला है। 4 से 4 भी चला जाएगा आपके पास यहाँ से, और n स्क्वायर से कैंसिल होगा, रूट n आपके पास डेटा बनने वाला है। ये आपके पास से x की वैल्यूज आती है, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ सॉक्स जो हैं हमने रेड वाले अज्यूम किए ये इंटीजर ही होंगे, नेगेटिव में तो सॉक्स होते नहीं है, हाफ में भी नहीं होंगे, इंटीजर होंगे, तो दिस हैज टू बी एन इंटीजर। तो यहां से हमारे पास कंस्टेंट आने वाला है कि ये डेटा आपके पास बनेगा। तो इसके लिए रूट n जो है ना, n हैज टू बी, दिस इज हैज टू बी इंटीजर, ये आपके पास से इंटीजर आना चाहिए। और इंटीजर का मतलब ये होगा कि n आपके पास से कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है ही से, और n की वैल्यू लेसर देन 17 है। चलिए फिर केसेस बनाते हैं, दिया हुआ 17 से कम होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 अगर आपने ले ली तो आपके पास है तो 1 प्लस माइनस 1/2, आपके पास है डेटा ही क्या बन गया, तो 1 आएगा या 0 आएगा, क्या है पॉसिबल है। यहाँ से दो डेटा हमारे पास आए कि इनके पास या तो रेड सॉक्स क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। दूसरा परफेक्ट स्क्वायर आपके पास से आता है 4, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 4 होता है, तो वो 4 है, प्लस माइनस 2/2 आप लिखेंगे, 4√2 आता है आपके पास से, प्लस अगर आप लिखेंगे तो 3 आता है, माइनस अगर आप लिखेंगे तो 1 आता है, ये भी पॉसिबल है। 4 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर 9 होता है अपने पास, तो यहाँ 9 है, यहाँ प्लस माइनस 3/2 आता है, यहाँ पर ये 12/2 करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे आप डेटा लिखेंगे 9 माइनस 3 की वैल्यू 6 आती है, तो वैल्यू 3 भी बनता है। 9 का अगला नंबर है जो n का जो अगला नंबर बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, वो 16 होता है, 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16। 17 के आगे जा नहीं सकते, मना कर दिया है, तो यहाँ पर रहेगा 16, रूट लेंगे तो 4 आएगा, बाय 4 बनेगा, प्लस 4 करेंगे 20 का हाफ करेंगे 10 आता है, और यहाँ माइनस कर दीजिएगा 16 माइनस 12, 4 की वैल्यू 12 आती है, और ये 6 बन जाएगा। ये सारे डेटा हमारे पास x के पॉसिबल हैं, 0 1 3 6 और 10, ये नंबर्स हैं। हमारे पास यहाँ पूछा गया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसका अगर आप देखें तो x की मैक्सिमम वैल्यू हम 10 रख सकते हैं, तो 10 से हम इसको मैच करेंगे, दैट इज एस ऑप्शन, यही लिखा गया है। सो दिस इज वन ऑफ द फैंटाबुलस क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल है, ये परेशान करने लायक सवाल है, सी ऑप्शन। यहाँ पर क्वाड्रेटिक बनाया, इस नंबर को n पिक कर लिया, ये बोला कि दोनों रेड हो सकते हैं, दोनों ब्लू हो सकते हैं, इस इक्वेशन को x और y में दो इक्वेशंस बन रही थी, तो हमें पता है x प्लस वाई की ग्रेटेस्ट वैल्यू n 17 हो सकती है, तो इसी को n से इंट्रोड्यूस कर दिया कि क्वाड्रेटिक बनी, श्रीधराचार्य के फॉर्मूला से ये डेटा बना। अब x तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसका मतलब रूट n के ऊपर कंडीशन आ चुकी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और लेसर देन और इक्वल टू 17 भी है, तो 4 केसेस बने, परफेक्ट स्क्वायर 1 4 9 16 हो सकते हैं, ये पूरा सेट बन गया।
पूछा गया इन्होंने कि आप मैक्सिमम बना दीजिए विद दिस कंसिस्टेंट डेटा, लार्जेस्ट पॉसिबल डेटा बताइए। लार्जेस्ट पॉसिबल डेटा अपने पास से 10 आता है। ये प्रोबेबिलिटी के और आपको ऐसे मैच दो कॉलम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप मेरी बुक जो है अलजेब्रा में वहाँ से कर सकते हैं और आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। ये सभी क्वेश्चंस अभी कैसे थे, प्रोबेबिलिटी के थे। मैच द कॉलम में कई बार क्वेश्चन किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके भी पूछे जाते हैं। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। There are two groups of the subjects, of which consisting of 5 science subjects and 3 engineering subjects, and other consist of 3 science and 5 engineering subjects. Unbiased die is cast if the number 3 or 5 turns up, subject is selected randomly from the first group, and otherwise the subject is selected from the second group. Probability that an engineering subject is selected is k, and figure out what is 48 times k. इस क्वेश्चन को फिर से सीक्वेंशियली पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं कि पूछा क्या है। तो हमारे पास दो ग्रुप हैं। सो लेट्स से द फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप के अंदर हमारे पास 5 साइंस के प्लस 3 हमारे पास इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट ग्रुप। एंड लेट्स डिस्कस द सेकेंड ग्रुप, जिसमें हमारे पास 3 साइंस है और 5 इंजीनियरिंग के हैं। अब एक डाई को फेंका जाता है, एन अनबायस्ड डाई इज कास्टेड, और अगर नंबर 3 और 5 आता है डाई के ऊपर, देन फर्स्ट वाला जो ग्रुप है उसको सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, लेट्स कंस्ट्रक्ट एन इवेंट E1। वो क्या होगा, वो ये है कि फर्स्ट ग्रुप इज सेलेक्टेड। फर्स्ट ग्रुप इज सेलेक्टेड। कैसे सेलेक्टेड होगा, इसके लिए डाई फेंकने पर आपके पास 3 या 5 आना चाहिए। तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपके पास 2 फेवर में है, टोटल 6 है, 1/3। वही हम एक और इवेंट बना लेते हैं, इवेंट E2, जिसका मतलब ये है कि सेकेंड ग्रुप इज सेलेक्टेड। इवेंट्स के थ्रू अगर आप सोचेंगे ना तो फिर ये चैप्टर इजी बन जाता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रोसेस आ जाता है, और जब भी प्रोसेसेस आते हैं चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। जब डाई फेंका जाएगा, अगर 3 और 5 के अलावा 1, 2, 4, 6 आएगा, तो फिर सेकंड वाला जो ग्रुप है वो सेलेक्ट हो जाएगा, यानी हमारे पास फेवर में 4 रहेंगे, टोटल इतने हैं, यानी ये 2/3 बन जाएगा। इवेंट क्या है आगे, चाहते क्या है, चाहते हम ये है कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाए। engineering subject is selected, so event A, engineering subject is selected। इसका मीनिंग समझिए क्या है। इसका मीनिंग ये है कि ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्टली तो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो नहीं सकता, पहले हमें फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप में जाना ही पड़ेगा। उसके लिए डाई फेंकनी होगी। डाई पर अगर 3 या 5 आएगा तो फर्स्ट ग्रुप सेलेक्ट होगा, और डाई पर अगर इसके अलावा इन चारों में से कुछ भी आता तो सेकंड वाले ग्रुप पे हम पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्टली सिलेक्शन नहीं हो सकता यहाँ पर कि कौन से सब्जेक्ट को पिक करें, पहले हमें ग्रुप सेलेक्ट करने होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हो, तो उसके लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि हम फर्स्ट वाले ग्रुप पर गए, फर्स्ट वाले ग्रुप पर जाने के बाद हमने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को चूज़ किया। दूसरी पॉसिबिलिटी कहते हैं कि हमने सेकंड वाले ग्रुप को चूज़ किया, और ये तब होगा जब हमने सेकंड वाले ग्रुप को चूज़ किया और उसके बाद वहाँ से जो इंजीनियरिंग वाला सब्जेक्ट है उसको पिक किया। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 1/3। अब मैं पहुँच गया हूँ फर्स्ट वाले ग्रुप में। ठीक है, एक सब्जेक्ट पिक किया जाता है, शायद यही बात है ना, एक ही चूज़ करना है हमें। यस, ठीक है। तो आपके पास देखिए टोटल कितने केसेस हैं, हमारे पास टोटल सब्जेक्ट 8 है, इंजीनियरिंग वाले 3 हैं, फेवर में कितने आ जाएंगे, 3/8। करेक्ट, टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ये बेस्ड है। सेकंड वाले ग्रुप पे जाएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। सेकंड वाले ग्रुप पे हम पहुंचे, अब हम चाहते हैं इंजीनियरिंग वाला सेलेक्ट करें, इसके फेवर में रहेंगे 5, टोटल आपके पास 8 है, 5/8। सो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी के केसेस अगर हम बनाए तो ये बनता है 24, दिस इज 3 एंड दिस इज 10। वी आर हैविंग दिस एज 13/24।
ये आपके पास है टोटल प्रोबेबिलिटी आई आप यहाँ पर, और दिस इज द वैल्यू ऑफ के। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास 24k का वैल्यू 13 आता है, जो अगर हम 48 टाइम्स के बनाएंगे तो डेटा आपके पास है 26 आपके पास है, फाइनल आंसर बन जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये है आपके पास ए इवेंट की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया। क्वेश्चन टोटल प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का नहीं है। तो डायरेक्टली इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते, पहले हमें ग्रुप 1 या ग्रुप 2 डिसाइड करना होगा, और उसका डिसीजन दिया जा रहा है बाय थ्रोइंग अ डाई। If the die turns up with 3 or 5, the probability is 1/3. And for other cases, we are having probability of 2/3. First, these selection will be done once we are at a respective groups. Let's say for the first one. Now here, chances of getting engineering subject is 3 and total are 8. So 3/8 probability for the first group. And here we are getting the 5/8. Finally, sum we are getting 13/24 as K. 48 times K will become 26 as our final answer. तो ध्यान से सोच कर समझ कर पढ़िए क्या पूछा जा रहा है। अपने हिसाब से ये मत समझिए कि मुझे क्या आता है, नहीं, हमें उन क्वेश्चंस का आंसर करना है कि हमसे पूछा क्या है। सो कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, और बेहतरीन सवाल करने हैं तो थ्योरी ढंग से पढ़िए। सबसे पहली थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट होती चली जाती हैं, उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। A is one of the 6 horses entered for a race and is to be ridden by one of the two jockeys, B or C. It is 2:1 that B rides A, in which all the other cases horses are equally likely to win. If C rides A, his chances is tripled. What is the odds against of his winning is, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा, A is one of the 6 horses. हमारे पास horses हैं, उसमें एक horse का नाम A है। There is H1, there is other horses as well, H2, H3, H4 and H5. There are 5 other horses. A जो है horse का नाम है। Now it is to be ridden by one of the two jockeys. Jockeys समझते हैं आप? जो horse riding करेगा, जो उसको चलाएगा, the person, man. So A is a horse, but person B और C are the jockeys. ठीक है? हमारे पास B और C है, और ये किसको राइड करते हैं? A के लिए। A के लिए पॉसिबिलिटीज है। A को कौन राइड करेगा? या तो जॉकी B चलाएगा या फिर जॉकी C चलाएगा। ठीक है, सिचुएशन क्या है? 2:1 दैट B विल राइड द A। ओके, सो इवेंट बना लेते हैं। इवेंट E1 दैट जॉकी B राइड्स horse A, and event E2 जो कि C राइड्स horse A, और इस बात के बारे में बताया गया है। कैसे? देखिए, 2:1 चांसेस है कि B A को राइड करता है। इसका रेशियो दे रखा है फेवरेबल अपॉन नॉट फेवरेबल। 2:1 है, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। C राइड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास से 1/3 है। और ये कंफर्म कर दिया A को इनके अलावा और कोई राइड नहीं करेगा, ये लिखा हुआ इज टू बी रिडन बाय टू जॉकीज B और C, मतलब कोई और हॉर्स A को राइड नहीं करेगा। तो B के राइड करने के चांसेस 2:1 में दिया गया है, तो B इसको राइड करेगा, इवेंट E1 होगा 2/3 प्रोबेबिलिटी से, C राइड करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है ना कि जो घोड़े को चलाने वाला होता है ना, राइडर, कई बार उस पर डिपेंडेंट होता है और हमेशा इस बात पर डिपेंडेंट होता है राइड कौन कर रहा है। तो इस पर हॉर्स सेम रहेगा, बट चांसेस विनिंग के चेंजेस हो जाते हैं। कैसे, वो सुनिए। यहां पर अब हम एक इवेंट बनाते हैं, इवेंट एक्स। क्या है इवेंट एक्स? हॉर्स ए विन, ये जीतेगा, ये हम चाहते हैं, ये बात हम चाहते हैं कि ये जीते। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप मुझे बताइए। अब घोड़ा एकदम से तो जीत नहीं सकता है, उसको किसी ने तो चलाया होगा। अब यहाँ चलाने वाले 2 कैप्टन हैं, 2 जॉकीज हैं। तो यहाँ पर पहली सिचुएशन ये है कि उसको B ने राइड किया हो, ठीक है, और फिर जब B ने राइड किया है तब उसके जीतने के क्या चांसेस हैं,
और सेकंड है कि नहीं सी ने राइड किया हो, और जब सी ने राइड किया हो तब उसके जीतने के क्या चांसेस हैं, ये बात हमें बताई गई। ठीक है, तो देखिए E1 यानी बी पहले राइड करता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3। फिर पूछा जा रहा है कि अब बताइएगा अब क्या होगा, तो सुनो ध्यान से। इन विच केसेस जब बी राइड्स ए, इन विच केसेस ऑल द हॉर्सेस आर इक्वी लाइकली टू विन। ओके, तो जब इंसान बी जो है जॉकी बी जब हॉर्स ए को राइड करता है तो जितने भी घोड़े हैं सबके जीतने के चांसेस इक्वल है। इट मींस ऑल दीज 6 हॉर्सेस आर गोइंग टू हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। सो नाउ व्हाट इज बीन गिवन, x/E1 सबके जीतने के चांसेस इक्वल हैं, so there are 6 horses, all of them any one of them can win, that is 1/6। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास से 1/6 आ जाएगी। आगे पहुंचे E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए when C rides A, और जब ये C जो कि राइड करता है हॉर्स A को, तब यहाँ पर his chances is tripled, 3 टाइम्स हो चुके हैं। तो ये आपने लिखा, यहाँ पर अगर हम E2 की बात करते हैं, जब C ने इसको राइड किया तो ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, इट इज़ 3/6। ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पहुँचे, ये 1/3 है और यहाँ है आपके पास 3/6। सो हमारे पास डेटा है 2/18 एंड इट इज़ 3/18। फाइनल डेटा हमारे पास आता है 5/18। प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। पूछा गया है वो ध्यान से देखिए। अब 5/18 आ चुका है। ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग, हम चाहते हैं हॉर्स ए के अगेंस्ट क्या है वो बात चाहते हैं, प्रोबेबिलिटी है। सो नाउ ऑड अगेंस्ट ए टू विन, तो क्या लिखेंगे, टोटल 18 है तो ये बनेगा 18 - 5:5। तो अगेंस्ट यानी जो इसके अपोजिशन में है, तो ये डेटा आपके पास बनेगा 13:5। तो टोटल 18 है, 5 फेवर में है तो 13 अपोजिशन में है। तो ऑड्स अगेंस्ट के अंदर पहले अगेंस्ट वाले लिखे जाएंगे। टोटल 18 है, 5 फेवर में तो 13 अपोजिशन में है। तो अपोजिशन वर्सेस फेवर में 13:5 आपके पास आया। तो ये डेटा बना आपके पास 13/5, इट इज़ P/Q आपके पास लिखा गया है। रिलेटिवली को प्राइम है, फिर PQ डेटा पूछा जा रहा है। नाउ हैंस द वैल्यू ऑफ PQ इज 13 × 5, वी आर मार्किंग दिस एज 65 एज द फाइनल आंसर। 65 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, जब मैं जे स्टूडेंट था तब भी ये क्वेश्चन था। सो इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट हमने यहाँ पर बनाया है। दिस इज फैंटाबुलस क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 3 लोग नहीं है ABC, हॉर्स ए है, पर्सन्स आर B एंड C, उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज यहाँ पर गिवन है। जब आप इसको क्लैरिटी के साथ समझेंगे then things will automatically get clear. It might happen you will think कि सर जब आप सॉल्व करते हो तो पूरा समझ में आता है, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अप्रोच कैसे करें, बिट्स एंड पीसेस में लिखते हैं। इसका मैं आपको समझा रहा, आप थ्योरी ढंग से पढ़िए, मेरी पढ़ाई हुई थ्योरी को आप ढंग से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। और इस चैप्टर का एक ही तरीका है, प्रोसेस बनाइए, इवेंट्स फॉर्मेशन कीजिए, डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी विल बी इन योर फेवरेट लिस्ट। ड्यूरिंग माई स्टूडेंट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा फेवरेट चैप्टर था, और सेकंड फेवरेट चैप्टर एज ए स्टूडेंट मुझे कोई पूछता था तो मैं प्रोबेबिलिटी मेरा फेवरेट चैप्टर था सेकंड नंबर पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको पसंद आएगा। सोचना कैसा है, बस यही चीज़ सीखना है। कीप लर्निंग। The entries in a 2/2 determinants A, B, C, D are integers and that are chosen randomly and independently. Okay. And for each entry, probability that entry is an odd is probability P. ठीक है. Probability that the value of determinant if E1 is 1/2, find the value of this data आपसे पूछा गया है। हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो है A, B, C, D। ठीक है, वैल्यू क्या बनेगी इसकी, AD - BC। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा है कि नंबर्स जो है वो इंटीजर्स लिए गए हैं। ABCD कैसे हैं, इंटीजर्स हैं, गिवन है ABCD आर ऑल आर इंटीजर्स। आप ऑड नंबर पिक करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी P है,
और वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो आ रही है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इवन है, इस बात की वैल्यू कैसी है, प्रोबेबिलिटी हाफ है। यानी जो डेल्टा है इसकी वैल्यू अगर इवन आती है तो ये 1/2 है। इसका मतलब फिर तो ये निकल के आया कि अगर ये ऑड होता तो भी 1/2 आएगा। 1/2 का मतलब क्या, 50% चांस है। सो 1/2 अगर प्रोबेबिलिटी इस नंबर के डिटर्मिनेंट के वैल्यू के नंबर की इवन आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो ऑड आने की भी हाफ है। दोनों सेम है, हाफ प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है कि ABCD जो नंबर्स हैं ये सब इंटीजर्स हैं, और किसी भी नंबर के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी P दे रखी है, उसी से रिलेटेड एक डेटा हमें निकालना है। और ये पता है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आपका ऑड या इवन आएगा, इसके चांसेस हाफ है। तो फिर P का डेटा हमें बनाना है। ऑड वाले केसेस को डिस्कस करना इवन वाले केसेस से ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर हम यहाँ थोड़ा सा सोचें तो कितनी पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। देखो, ए आपके पास इवन या ऑड हो सकता है, 2 चॉइसेस है। बी के भी 2 चॉइसेस हैं, सी के भी 2 चॉइसेस हैं, डी के भी 2 चॉइसेस हैं। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके पास 16 केसेस बन सकते हैं। कितने केसेस बन सकते हैं, 16। तो 16 केसेस यहाँ बनने वाले हैं। हम यहाँ पर जब ऑड की बात करेंगे तो देखो ऑड नंबर कैसे आ सकता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, मैं चाहता हूँ सामने नंबर ऑड आए। क्या पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं बात करूं दो नंबर, दो इंटीजर्स का डिफरेंस ऑड आ सकता है। कब, जब एक इवन हो दूसरा ऑड हो। और दूसरा केस अगर मैं बात करता कि ये इवन आएगा, तो इवन में ज्यादा केसेस बनेंगे। कैसे, दो नंबर्स का डिफरेंस इवन आता है तो पहला केस बनता है कि इवन माइनस इवन इवन आ सकता है, और ऑड माइनस ऑड करेंगे तो भी इवन आ सकता है, तो वहाँ ज़्यादा केसेस बनेंगे। जब दोनों की प्रोबेबिलिटी ही सेम है तो फिर हम ऑड वाले काउंट कर लेते हैं, जिससे हमारे पास इजी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करने पहुँचे कि हमारे पास ये नंबर्स है A, D, B, C। D को मैंने इसके पास इसलिए रखा है क्योंकि AD साथ साथ आते हैं, है ना। तो अब मैं यहाँ पर फिर केसेस बनाने की यहाँ पर कोशिश करने वाला हूँ कि क्या क्या केसेस आपके पास से बनेंगे। तो देखिएगा, हम चाहते हैं कि डेल्टा की वैल्यू जो है वो ऑड आए। ऑड नंबर कैसे आ सकता है वो सोचिए। ऑड नंबर की पॉसिबिलिटीज ये हैं, जब आपने ऑड माइनस इवन किया हो तो आपके पास ऑड आ सकता है, बस यही सिचुएशन है। या फिर आप ये समझ लीजिए, इवन माइनस ऑड किया हो तो भी आपके पास से ऑड ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो नंबर्स आपके पास AD माइनस BC लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस मैं बनाता हूँ, ये ऑड है, ये भी ऑड है, ठीक है। और यहाँ वाले B और C जो प्रोडक्ट में लिखे गए हैं, मैंने बोला कि ये दोनों इवन है। तो क्या हमारे पास फाइनल आउटपुट ऑड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और पॉसिबिलिटी बताइए, दूसरा केस हम बनाने जा रहे हैं। तो हम इवन माइनस, देखिए ऑड माइनस इवन बनाना चाहते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, ये ऑड है और ये वाला इवन बन जाए। तो इवन और ऑड का प्रोडक्ट भी ना इवन बनता है। BC है ना, इवन और ऑड को इवन क्या है, जो 2 से डिविजिबल है। ऑड क्या है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैंने इवन इंटू ऑड कर दिया तो ये इवन नंबर बन जाएगा। ये 2 से डिविजिबल है, ये नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिविजिबल बन जाएगा। और क्या पॉसिबिलिटीज है कि ये ऑड है, यहाँ भी ऑड है, ये इवन बन जाए और यहाँ वाला ऑड बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। करेक्ट बात है ना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जब इधर ऑड और इधर यहाँ वाले सारे केसेस इवन वाले हमने कंसीडर कर दिए। दूसरे केसेस क्या है, दूसरे केसेस ये है कि जब यहाँ पर इवन रहे और मैं कहूँ कि यहाँ दोनों जगह ऑड है। क्या है, फिजिबल है, बिल्कुल फिजिबल है। चेक करिए आप, इवन आएगा और यहाँ ऑड रहेगा, इवन माइनस ऑड करते हैं तो ऑड आता है। ये इवन है, यहाँ हमने ऑड कर दिया, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, और यहाँ दोनों जगह आपके पास फिर से ऑड है। ये पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर बना दी, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब किसी नंबर के ऑड होने की प्रोबेबिलिटी आप देखिएगा P है, दूसरे वाले के भी P है, और बाकी दोनों के इवन है, यानी 1 माइनस P आपके पास है, सिचुएशन बन रही है। दोनों ऑड हैं तो आपके पास P है, अगला वाला भी P है, और ये इवन है यानी 1 माइनस P है। सबकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलता हूँ।
कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना है, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। गलती अगर हो भी जाएगी तो हम कॉन्सेप्चुअली हमको वो रिच ही करेगा। इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो हम सीख जाएंगे। 6 केसेस आपके पास बनते हैं। वहीं अगर आप यहाँ पर इवन वाले केसेस बनाते हैं तो टोटल मैंने बोला था ना 16 केसेस बनेंगे, ए की 2 वैल्यूज, बी की 2 वैल्यूज, सी की 2 वैल्यूज, डी की 2 वैल्यूज, 16। तो यहाँ अपने पास 10 केसेस बनते हैं। कितने बनते हैं? 10। इसके अंदर आपको 10 केस बनाने पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी सेम थी तो हमने ऑड वाले केसेस बना दिए। कितने हैं? 6। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि क्या डेटा अपने पास यहाँ से बनने वाला है। सो प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑड आती है, तो आप उन सब को देखिए एक बार क्या बना। ये बन चुका है आपके पास, दिस इज रिटर्न एज पी स्क्वायर 1 माइनस पी का होल स्क्वायर। इट इज पी क्यूब 1 माइनस पी। इट इज पी क्यूब 1 माइनस पी। इट इज पी स्क्वायर 1 माइनस पी स्क्वायर। इट इज पी क्यूब 1 माइनस पी। यहां भी पी क्यूब 1 माइनस पी। तो आप देखेंगे आउट ऑफ 6 2 केसेस सेम है, बाकी 4 केसेस सेम है। ये दोनों सेम है, स्क्वायर स्क्वायर है, बाकी सब जगह ये डेटा है। तो ये डेटा आपके पास लिखा जाने वाला है 2 टाइम्स पी स्क्वायर 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, और 4 टाइम्स आपके पास है पी क्यूब आता है 1 माइनस पी, और ये डेटा आपके पास से हाफ आता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। दोनों जगह से आप इसको डेटा को कॉमन लीजिए। आपके पास से 2 है, पी स्क्वायर है, 1 माइनस पी हमने लिया कॉमन। मेरे पास यहाँ से डेटा 1 माइनस पी आता है। 1 माइनस पी आ गया, 2 आ गया, यहाँ बना डेटा आपके पास से 2। पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी आता है, ये डेटा आपके पास 1/2 आता है। सिंप्लीफाई कीजिए, 1 माइनस पी भी कॉमन ले चुके हैं, पी स्क्वायर कॉमन ले चुके हैं, आपके पास से 2p बनता है। सिंप्लीफाई कीजिए, और तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, आपके पास से बनेगा 4p स्क्वायर। 1 माइनस पी और 1 प्लस पी की वैल्यू 1 आती है। ये डेटा आपके पास बनेगा। सिंप्लीफाई कीजिए, फोर पी पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर प्लस 1 आपके पास से डेटा बन गया। ठीक है, फैक्टराइज कीजिए, शायद हम फैक्टराइज कर सकें इसको। तो बना के देखिए एक बार क्या फैक्टराइजेशन यहाँ से हमें दिखने वाला है। डेटा बनेगा 2p स्क्वायर माइनस 1 एंड 2p स्क्वायर प्लस 1। थोड़ा सा अगर हम इस डेटा को देखें, शायद हम यहाँ तक पहुँच पाए। ठीक है, डेटा मैच कीजिए, -2p स्क्वायर यही डेटा बनता है। वही 2p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बेसिकली कई बार सिंपल सिंपल बातें भी दिमाग में क्लिक नहीं करती, यही फैक्टराइजेशन बेसिकली इसका होल स्क्वायर है। तो क्या डेटा आपके पास बन रहा है वो आप देखिए। पी स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है, पी का वैल्यू 1/√2 आएगा। नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी होती नहीं है, हम चाहते हैं 100/। वी आर इंटरेस्टेड कि हम 100/p का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालें। तो ये आपके पास से √2 इंटू 100 बनेगा। √2 का मतलब होता है 1.414 के आसपास आप नंबर बना रहे हैं। तो √2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 144 आपके पास डेटा है, तो ये √2 ऊपर जाएगा। 1.4 आपके पास 1000 है वहाँ पर। ओके, इट्स 1000। सो 1.414, फिर और भी नंबर्स आएंगे, और ये 1000 से मल्टीप्लाई है तो आपके पास 1414 नंबर बन जाएगा। दिस इज द इंटीजर। सो 1.14 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 पॉइंट समथिंग बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद फाइनल आंसर इज गोइंग टू कम 1414। यहाँ से हम 1000 में 100 देख लिया था, 1000 रहेगा। अच्छा सवाल है, डिटर्मिनेंट के साथ मिक्सिंग इसकी की गई है। फैंटाबुलस क्वेश्चन, कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग दीज कॉन्सेप्ट, ये आपके मैथमेटिक्स को बूस्ट करेंगे। अच्छी बात मैंने समझाई कि यहाँ पर ऑड वाले केसेस कम बन रहे हैं, ओनली 6 केसेस हैं। इवन वाले भी आप बना सकते हो, वहाँ से 10 केसेस बनेंगे। तो वहाँ आपको सोचना होगा, कुछ केसेस इवन माइनस इवन आता है,
ऑड माइनस ऑड भी आपके पास इवन आता है, तो उनके आप रेस्पेक्टिव केसेस बना के वहाँ से भी कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छे बेहतरीन सवाल करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और अगर आप इन बिटवीन आधे भी रास्ते तक पहुँच गए थे ना, तो भी आपको मज़ा आएगा कि हाँ, दिस इज़ द लर्निंग। और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन तभी देखिए जब आपने उसको अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। अगर आप डायरेक्टली सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपको गलतफहमी हो जाएगी कि आपसे सॉल्व हो रहा है, फाइनल एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे। तो पहले अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, देन उसके बाद फिर आप सॉल्यूशंस देखिए। कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग। A room has 3 electric bulbs, and from a collection of 10 electric bulbs, 6 are good and 3 are selected at random and put in a lamps. Find probability that room is lighted. ठीक है, आपको पता है रूम इज लाइटेड का मतलब क्या है? एक जगह अंधेरा है, लाइट आने का मतलब यह है कि अगर एक भी बल्ब जल गया, उजाला आ जाएगा। उसके लिए सारे बल्ब का जलना ज़रूरी नहीं है। इस बात को पहले सवाल के लिए समझना ज़रूरी है। तो हमारे पास 3 इलेक्ट्रिक लैंप्स है यहाँ पर, और 10 इलेक्ट्रिक बल्ब्स का कलेक्शन है, जिसमें से 6 आर गुड। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 10 बल्ब्स है ना, उसके अंदर से 6 कैसे हैं, करेक्ट हैं, और 4 उसके अंदर डैमेज्ड हैं। ये बात हमें सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि 6 बल्ब तो गुड कंडीशन में है, लेकिन वहाँ पर 4 बल्ब ऐसे भी है जो खराब है। अब अगर हम चाहते हैं कि रूम इज लाइटेड, इस बात की प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं, कैसे होगा? उस रूम के अंदर 3 बल्ब के होल्डर हैं, तो मतलब हम 3 बल्ब सेलेक्ट करने वाले हैं यहाँ, कोमा 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड, 3 बल्ब सेलेक्ट किए गए हैं। तो उन तीनों में केसेस बनेंगे। अगर हम चाहते हैं रूम में लाइट हो जाए, तीनों बल्ब पे लाइट आ जाए, 2 बल्ब पे लाइट आ जाए, या 1 बल्ब पे लाइट आ जाए, अब कौन से पे आएगी कौन से पे नहीं आएगी, वो केसेस भी सोच रहे होंगे। तो इससे बढ़िया केस तो ये है कि हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दें कि रूम इज लाइटेड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो लाइट, लाइट ही नहीं है रूम में अंदर, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाले। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बल्ब जो हैं वो डैमेज्ड है। अगर तीनों बल्ब डैमेज वाला केस हटा दें तो फिर हमेशा कभी ना कभी तो लाइट जली जाएगी। आप सवाल समझ पा रहे हैं? एक रूम के अंदर 3 बल्ब के होल्डर है। आप इमेजिन कीजिए आपका रूम है, हम एक पिटारे में जाते हैं जहां पर 10 बल्ब हैं, 10 में से 6 अच्छे हैं, 6 आर गुड एंड 4 आर बैड, 4 डैमेज्ड है जो नहीं चलने वाले। हमें उस रूम में 3 होल्डर्स के अंदर बल्ब को फिट करना है। ठीक है साहब, ठीक फिट करेंगे। अगर हमारे पास तीनों डैमेज्ड बल्ब आ गए तो रूम के अंदर लाइट नहीं जलेगी, और बाकी जितने भी केसेस हैं कि तीनों बल्ब अगर अच्छे हुए तो लाइट जल जाएगा, 2 बल्ब बेकार हैं, 1 बल्ब अच्छा है तो भी लाइट जल जाएगा, 2 बल्ब बेकार हैं, 1 बल्ब अच्छा तो भी लाइट जल जाएगा। समझिए? और अगर तीनों डैमेज हैं तभी लाइट नहीं जलेगा। तो उस वाले केस को अगर हम हटा दें, इसका मतलब ये हुआ all 3 bulbs are not good, अच्छे नहीं हैं। ठीक है, टोटल बल्ब्स हैं कितने हैं? 10 हैं, तो 10C3 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर ये तीनों बल्ब खराब हैं तो खराब बल्ब्स हैं कितने अपने पास? वी हैव डैमेज्ड बल्ब 4, 4C3। सो 10, 9, 8 divided by 6, दिस इज द नंबर। तो यहां से आप देखेंगे तो वी आर गेटिंग 24, 10 into 72, 30 आता है। Finally, the number is coming as 29/30. Okay, and this is the value of lambda. We are interested in 90 lambda is 3 times 29. So let's multiply this as an 87 is going to be our final answer. So अच्छा सवाल है ये। So this is one of the brilliant question. बल्ब में लाइटिंग का ध्यान रखना, रूम में लाइटनिंग का ध्यान रखने के लिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए कि इवन इफ वन बल्ब इज लाइटेड, देयर इज नो डार्कनेस। So we are interested in the light is there, 1 minus there is no light. So all 3 bulbs are damaged one. That we need to subtract it from 1. Keep solving, keep learning, and mathematics को अपना front wheel रखिए. Things will be fine.
author writes a good book with a probability of 1 by 2. If it is good, if it is published with a probability of 2 by 3, if it is a good book, then they are the probability we will publish it with the probability of 2 by 3. If it is not, it is published with the probability of 1 by 4. Obviously, book is not good, so there are going to be a lesser probability for publishing it. So it has been reduced from 2 by 3 to 1 by 4. So content has to be good. The basic publication problem is being discussed here. So let's create some information from the given data. Event E. Event E1. It's a good book. Event E2. It is not a good book. We have a probability that it's a good book with a probability of half. And it's not a good book, again we have probability of half. So now we are making an event X. Book is published. Book is published. You tell me the data. If it is a good book, what are the chances it will get published? इस डेटा को क्वांटिफाई करते हैं. क्या लिखा कि अगर बुक इज गुड then it will published with a probability of 2 by 3. So E1 means book is good, X is book is published, it is 2 by 3. और पब्लिशिंग की ही बात करेंगे जब इवेंट E2 होगा, मतलब बुक इज नॉट गुड. बुक इज नॉट गुड विद द प्रोबेबिलिटी विल ड्रॉप टू 1 by 4. ठीक है, तो चलिए फिर हम X इवेंट निकालते हैं कि बुक पब्लिश हुई है. कब कब हो सकती है? बुक इज गुड एंड इट्स गेट्स पब्लिश्ड. Book is not good, then also it can be published. तो इस probability को थोड़ा निकाल लेते हैं. We are having this as 1 by 2, 2 by 3, it is 1 by 2 and it is 1 by 4. तो आपके पास यहाँ से 1 by 3 आता है and this is 1 by 8. We are having 11 by 24 is the probability that book will get published. अब आगे क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन वही सॉल्व करना है जो पूछा जा रहा है, मन से कुछ भी सॉल्व नहीं करना है. प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एटलीस्ट 1 बुक पब्लिश्ड इफ ही राइट्स 2. इसने 2 बुक्स लिखी हैं और वो चाहता है कि उसमें से एटलीस्ट 1 बुक पब्लिश हो जाए. दिस इज द रिक्वायरमेंट. प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बुक्स पब्लिश, ही राइट्स 2 बुक्स. ओके, out of 2 books, at least 1 book is published. ठीक है, इसका मतलब क्या कर दें? प्रोबेबिलिटी 1 माइनस both books are not published. इसने 2 बुक लिखी हैं लेकिन वो बुक अच्छी है या नहीं है ये बात नहीं समझाई गई है. पढ़ो ध्यान से. उसने बोला बुक इज गुड, द प्रोबेबिलिटी इज हाफ. बुक इज बैड, प्रोबेबिलिटी इज अगेन हाफ. इफ बुक इज गुड देन पब्लिकेशन विच विल हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 by 3. बुक इज बैड देन publication will have 1 by 4 chances for getting it published. He has written 2 books. We don't know whether they are good or bad, but we have calculated a probability. Okay, for publication we need a probability of 1 by 24. What we are looking for? We want कि एटलीस्ट 1 बुक उसका प्रिंट हो जाए, पब्लिश हो जाए. एटलीस्ट वर्ड इज देयर. तो लेट्स कैलकुलेट 1 माइनस बोथ बुक्स आर नॉट पब्लिश्ड. बोथ बुक्स आर नॉट पब्लिश्ड. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पब्लिशिंग द बुक. आई एम लुकिंग फॉर बोथ बुक्स आर नॉट पब्लिश्ड. दैट शुड बी 1 माइनस, यानी आपके पास क्या होना चाहिए? बुक पब्लिश्ड ना रहे दोनों केसेस के अंदर. सो वी आर लुकिंग फॉर बुक शुड नॉट बी पब्लिश्ड. दोनों के लिए यानी स्क्वायर हो जाएगा. सेम प्रोबेबिलिटी 2 बार. So not published is 1 minus 11 by 24 is square. It is 1 minus
we are going to have 13 by 24 whole square. So it is 24 whole square, 24 minus 13 and 24 plus 13. So factors are with us. We are having 11 into 37 and 576 is a final answer. That is the value of k. This is the value of k. So you can multiply it. Now we can have 576 times k. 11 से 10 से multiply करते हैं 370 and the 1 will be having 37. 407 will be the final data. ठीक है, यहाँ से बात बढ़ा दी. एटलीस्ट वन बुक गेट पब्लिश्ड, वन माइनस बोथ बुक्स आर नॉट पब्लिश्ड. पब्लिशिंग की प्रोबेबिलिटी 11/24 है, नॉट पब्लिशिंग की 1 माइनस 11/24, दोनों बुक्स के लिए मना कर दिया. तो अगर हम वो वाला केस हटा दें जब दोनों ही बुक पब्लिश नहीं हुई हैं टोटल में से, तो इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम एक बुक पब्लिश हो गया है. दोनों बुक भी पब्लिश हो सकता है. ठीक है, आप इसी को सेकंड तरीके से भी निकाल सकते हैं. सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड क्या है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन बुक इज पब्लिश्ड. ओके, ये हम चाहते हैं. तो क्या क्या सिचुएशन है, ये रहा बुक 1, ये है बुक 2, दोनों पब्लिश हो जाए. ये है बुक 1, ये है बुक 2, ये पब्लिश ना हो, ये वाला पब्लिश हो जाए. ये पब्लिश हो गया, ये नहीं हुआ, दोनों बुक पब्लिश हो जाएगा. इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, देखिए आप 11/24. अगेन वापस से प्रिंट हो जाए 11/24. पहला वाला बुक पब्लिश ना हो, दिस डेटा. सेकंड बुक पब्लिश हो जाए 11/24. फर्स्ट वाला पब्लिश हो जाए, सेकंड वाला नहीं पब्लिश हो. सो वी आर हैविंग ऑलवेज 476 यहाँ पे आ जाएगा 121. 476 आपके पास से 13 इंटू 11 एंड 11 इंटू 13, ये नंबर्स आपके पास सेम रहेंगे. इट इज 121. ये नंबर आपके पास से ट्वाइस हो जाएंगे, बोथ नंबर्स आर सेम. सो 10 times 130, 143. This is the number 143. 286 by 576, that's the value of k. तो आपको इससे समझ में आता है तो आप इससे बना लीजिए, आपको इससे समझ में आता है तो इससे भी बना सकते हैं. मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बोथ द वेज. आपकी जितनी अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सॉल्यूशन को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग इतनी बेटर होगी और थ्योरी आपकी क्लियर है, उतने आप उस सेम प्रॉब्लम को मल्टीपल तरीके से सोच पाएंगे. दैट्स लर्निंग. मैं फिर से कहूँगा, जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई है एक बार आप पढ़िए उसको, जाके समय रहते पढ़ लेंगे तो आप प्रैक्टिस करने का टाइम निकाल पाएंगे, वरना फंस जाएंगे. कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग. A biased coin which comes up heads 3 times as often as tails is tossed. It shows heads and a chip is drawn from the urn 1, which consisting of 2 white chips and 5 red chips. If the coin turns up tail, a chip is drawn from the urn 2nd, which contains 7 white and 4 red chips. Given that a red chip was drawn, find probability that coin turns up heads is P. ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये दिख रहा है क्लियरली कि ये बेस्ड थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले अर्न 1 और अर्न 2 के अंदर क्या सिचुएशन है, उन सबको पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रोसीड करेंगे. और यहाँ पर लिखा हुआ है अर्न 1 कंसिस्टिंग ऑफ 2 वाइट एंड 5 रेड कलर की रेड चिप्स, यहाँ पर है रेड कलर चिप्स हैं. और सेकंड वाले के अंदर हम देख सकते हैं हमारे पास 7 वाइट एंड 4 रेड चिप्स यहाँ पर सेकंड वाले अर्न मतलब बॉक्स के अंदर है. ठीक है, और यहाँ पर हुआ क्या, डिसाइड कैसे होगा कौन से वाले बॉक्स को अर्न को सेलेक्ट करेंगे, दैट इज डन बाय
आप देख बायस्ड कॉइन है उसकी टॉसिंग करके करते हैं, जो कॉइन को उछाला जाता है उसके हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है, और वो नॉर्मल कॉइन नहीं है, अनबायस्ड नहीं है, बायस्ड है। किस तरीके से बायस्ड है आप देखिए कि हेड आता है इट इज 3 times द टेल्स टॉस्ट आता है, ठीक है, यानी हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 times है उसके टेल आने की प्रोबेबिलिटी के। ओके, अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 आएगा, दोनों एक साथ तो आ नहीं सकते। हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें पता चल चुका है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी का 3 times है। तो इस बायस्ड कॉइन के अंदर आप देख सकते हैं कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 बन जाएगी, वहीं हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से 1 बाय आपके पास से यहाँ से है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, आप यहाँ रखेंगे, सो दिस विल कम एज 3/4। हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज निकाल दी बायस्ड कॉइन के लिए, ठीक है। अब कैसे डिसाइड होता है वो देखिएगा, कॉइन को उछाला जाता है, अगर हेड आता है तो फिर बॉक्स नंबर 1 सेलेक्ट किया जाता है। सो नाउ लेट्स फॉर्म इवेंट्स, इवेंट E1, तो आपके पास आता है क्या, हेड आना चाहिए, तो इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं ऑन 1 इज सेलेक्टेड, ऑन 1 सेलेक्टेड होगा, इसका मतलब क्या है, आपके पास से हेड आया है, कॉइन के ऊपर हेड आया है, ठीक है। इवेंट E2 क्या है, सेकंड वाला जो कॉइन है, सेकंड वाला जो बॉक्स है उसको सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब हमारे पास टेल आता है। सो टेल इज ऑन द कॉइन, कॉइन के ऊपर जब टेल आता है, ठीक है, ये डेटा आपके पास लिखा गया है। तो चलिएगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप देख लीजिए कितनी है, E1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास है 3/4 रहेगी, और वहीं सेकंड वाला बॉक्स सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर होता यह है कि एक इवेंट बनाई जा रही है जिससे कि जब हम किसी एक बॉक्स पर चले जाते हैं फिर वहां पर रेड चिप इज ड्रॉन, ये कंडीशन है अपने पास, लेट्स कॉल दिस एज एन एक्स इवेंट, इवेंट एक्स इज रेड चिप इज ड्रॉन। आई होप आप क्वेश्चन समझ चुके हैं, नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूं। वी डू नॉट हैव अ फेयर कॉइन, हमारे पास बायस्ड कॉइन है जिसको हेड आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी 3/4 है, टेल आने की चांसेस 1/4 है। कॉइन को टॉस किया जाता है, अगर वहां से हेड आया है तो हम बॉक्स नंबर 1 और नंबर 1 पे जाएंगे, इसके ऊपर अगर हेड आता है, और टेल आता है तो सेकंड वाले बॉक्स पे जाएंगे। बॉक्स पर पहुंचे जिसके रिस्पेक्टिव चांसेस है, E1 इवेंट ये है कि बॉक्स 1 सेलेक्ट हो, E2 इवेंट ये है बॉक्स 2 सेलेक्ट हो। जैसे ही किसी भी बॉक्स पे जाते हैं फिर वहां से एक चिप निकाली जाती है, प्रोबेबिलिटी एक्स बनाई जा रही है कि दैट चिप इज अ रेड कलर की चिप होनी चाहिए, तो यहाँ से हमने इसको लिखा PX होना चाहिए, पर कैसे होगा, फर्स्ट वाले बॉक्स पर गए, फर्स्ट वाले बॉक्स पर जाने के बाद वो रेड कलर का चिप हो, या फिर दूसरा केस सेकंड वाले बॉक्स पर गए और सेकंड वाले बॉक्स पर जाने के बाद फिर वो रेड कलर की चिप होनी चाहिए, ठीक है। आइए इनके बारे में बात करते हैं। E1 की प्रोबेबिलिटी है 3/4। अब आ जाइए, अब आप पहुंच गए बॉक्स नंबर 1 पे, आपको रेड चाहिए, टोटल आपके पास 7 है, रेड आना चाहिए तो फेवर में रहेगा 5/7। फिर टेल आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4, और आपके पास से यहाँ पर सेकंड वाले की हम बात कर रहे हैं, यहाँ रेड चूज करेंगे, 7 है, टोटल 11 है, आपके पास यहाँ से 4/11 आपके पास से डेटा बनता है। तो यहाँ से आप देख लीजिए PX आपके सामने लिखा गया है, कितना ये नंबर अपने पास से बन पाएगा। ये होने के बाद हमसे पूछा क्या जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि ठीक है, प्रोबेबिलिटी ये बताइए कि कॉइन हैज केम अप फ्रॉम हेड, कि जब कॉइन के ऊपर हेड आया होगा इसका मतलब ये बन गया है अब आगे जाके बेस थ्योरम। यहां से अभी क्वेश्चन बेस थ्योरम की तरफ जा रहा है। टोटल प्रोबेबिलिटी के बाद हमसे ये पूछा कि रेड कलर आ चुका है, हेड आया होगा, हेड कब आता है, जब E1 होता है। सो दिस इज आर फेवरेबल नाउ, ये अपने पास से फेवरेबल पे आ जाएगा, 3/4 5/7 डिवाइडेड बाय 3/4 5/7 प्लस 1/4 इंटू 4/11 आपके पास से डेटा है, तो 15 आता है,
28 आता है, 15 आता है, 28 आता है, 1/11 भी आपके पास से आता है। ये नंबर हमारे पास है, ये 15 × 11 है। यहाँ से आप बनाएंगे तो ये 165 आ जाएगा, प्लस 28 भी आपके पास लिखा गया है। So let's compute this number 3 here. 9 भी आता है, 165/193 और हम चाहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर निकले 1/p का। ये जरूरी है, अगर p का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेंगे तो प्रोबेबिलिटी तो 0 से 1 के बीच में होती है, सभी आंसर बना के आ जाएंगे, 0 आएगा। 1/p पूछा गया है तो वो देखना है हमें, वो है 193/165 और ये देखेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग रहेगा। 2 तो इसका 2 सब कितना पहुंचेगा, 2 अगर हम बनाना चाहेंगे ना, सो इसका पहुंचेगा 330 तक तो नहीं है, तो 193 ही है, तो 1 पॉइंट समथिंग है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका फाइनली 1 निकल के आएगा। सो वी आर गोइंग टू मार्क 1 एज द फाइनल आंसर। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, जहां पर दो पर्टिकुलर इवेंट्स हैं, बॉक्सेस पे जाने के लिए बायस्ड कॉइन की हेल्प ली गई है, जहां पर हेड और टेल आने से डिसाइड होगा, रेड चिप ड्रॉ की जाती है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड कि कैसे बेस थ्योरम के क्वेश्चंस किए जाते हैं। सो आई एम पर्टिकुलरली मार्किंग दिस क्वेश्चन एज अ ब्रिलियंट क्वेश्चन, जिससे आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस होगी। सीखते हुए चलिए, थ्योरी अगर वीक है तो थ्योरी लेक्चर्स देखिए, जो भी रिक्वायर्ड है, जो भी रिक्वायर्ड है आपकी प्रिपरेशन के लिए, सब आपके लिए अवेलेबल है यहाँ पर। सीखिए, जानिए, पहचानिए और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कीप लर्निंग। A pair of fair dice is tossed. Find probability that maximum of two numbers is greater than 4. ठीक है, हमने एक पेयर ऑफ डाई को फेंकेंगे यहाँ पर। हमारे पास टोटल केसेस कितने बन सकते हैं ये बता दीजिए। एक पेयर है तो 6 × 6 हमारे पास है, 36 केसेस यहाँ पर बनेंगे, जिसमें सबसे मिनिमम नंबर्स आ सकते हैं कि दोनों डाई पर 1 1 आ जाए, और मैक्सिमम आ सकता है कि दोनों डाई पर 6 6 आ जाए। फेवरेबल के अंदर यह है कि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम उन दोनों नंबर्स पर जब निकाला जाए तो वो ग्रेटर देन 4 आता हो। तो क्या मतलब है इसका, ये बताइए। जब हम ये बात करें कि मैक्सिमम ऑफ बोथ इज 6, पहला केस बना रहा हूं मैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज, या 1,6 ले सकते हैं, 2,6 आ सकता है, 3,6 आता है, 4,6 आ सकता है, 5,6 आ सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है। 6 सेकंड वाली डाई पर आया है, उल्टा भी तो आ सकता है कि फर्स्ट वाले पर 6 आया हो, सेकंड वाले पर 2 आया हो। जो 6 अब तक है जो यहाँ पर ऐसे बनेगा। सो हाउ मेनी केसेस वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर। हमारे पास यहाँ पर कितने केसेस दिख रहे हैं अपने पास, नंबर्स अगर हम बनाएं, एक सेकेंड, यहाँ पर एक और केस बनेगा, मिस्टेक नहीं करनी है। 6,4 यहाँ है, 6,5 और एक नंबर और है 6,6, दोनों पर 6 भी आ सकता है, तब भी मैक्सिमम 6 रहेगा। सो 2 4 6 8 10 11, so we are having 11 such pairs। इनमें से कुछ भी आ जाए तो मैक्सिमम अपने पास 6 है, 6 है तो ग्रेटर देन 4 हो चुका है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैक्सिमम ऑफ बोथ इज 5, 5 आ जाए, मतलब 1 1 1 1 तो नहीं, 1 and 5, 2 and 5, मैक्सिमम 5 होना चाहिए। 3 5 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 5 6 नहीं कर सकते। 5 6 करेंगे तो फिर मैक्सिमम 6 हो जाएगा, 5 5 तक जाएगी। उल्टा भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट वाले पर 1 आया था, अब सेकंड वाले पर 5 आया था, फर्स्ट वाले पर 5 आया, सेकंड डाई के ऊपर 1 आया, क्योंकि दोनों डाइस जो थ्रो की जा रही वो तो है तो सेपरेट ही। ये इतने केसेस बने वो देखिए आप, 2 4 6 8 9, सो हमारे पास आए हैं यहाँ पर 9 सच केसेस, 9 सच पेयर्स। पेयर्स से बोलना बेटर, पेयर इज द रॉन्ग वर्ड, पेयर में तो 2 कंबाइंड हो जाते हैं। सो 9 सच केसेस,
ठीक है, तो 4 से ज़्यादा मैक्सिमम 6 और 5 ही हो सकते हैं। अब अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालने पहुंच जाए तो यह 11 + 9/36 हमारे पास से 20/36 आता है। आप इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 और यहाँ 9 आता है। डिवाइड कीजिए तो आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और ये 545 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 45, फिर 545। ये डेटा आपके पास से चलता ही रहेगा। सो 0.5555 के आसपास इसका नंबर बनना चाहिए। यही हमारे पास से इसकी प्रोबेबिलिटी निकल के आने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या पूछा जा रहा है और उसका बिल्कुल लॉजिकली एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश कीजिए कि क्लियरली समझ में आया कि दोनों नंबर्स में से ग्रेटर देन 4 चाहिए। तो इससे आसान बात क्या होगी कि 2 केस बनाने हैं कि मैक्सिमम जब 6 आता हो, मैक्सिमम जब 5 आता हो। किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि सर ये 1 6 और 6 1 अलग अलग क्यों है, 2 डाइस है ना, समझ गए। तो 2 डाइस का मतलब 2 प्लेयर खेल रहे हैं, तो एक ने पहले 1 रन बनाया, दूसरे ने 6 बनाया। ऐसा भी हो सकता है पहला प्लेयर 6 रन बनाया, दूसरा वाला 1 बनाया, तो दोनों अलग अलग काउंट होंगे। यहाँ भी हमने देखो 36 इसी वजह से लिखा है ना। फर्स्ट डाई सेपरेट है, सेकंड डाई सेपरेट है। यहाँ 6 6 है तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता रीअरेंजमेंट, क्योंकि दोनों पर 6 आ गया है, यहाँ दोनों पर 5 आ गया है, इसलिए दोनों नंबर्स ऑड आ रहे हैं। ये 11 आता है, यहाँ 9 आता है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। थ्योरी वीक है तो थ्योरी पढ़िए, और फिर थ्योरी पढ़ने के बाद चाहे आप PYQ सॉल्व कर रहे हो मेंस के, एडवांस के, कोटा मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सब आपके लिए बेहतरीन तरीके से सीखोगे थ्योरी अगर एक बार क्लियर है। कीप लर्निंग। Chances of one event happening is square of the chance of second event, but the odds against the first one are the cubes of the odds against of the second, then chances of second events happening is, ये हमसे पूछा जा रहा है। लिखा गया assume that both events are neither sure nor impossible, यानी कोई भी इवेंट 100% श्योर नहीं है और इम्पॉसिबल भी नहीं, यानी इनकी प्रोबेबिलिटीज 0 और 1 नहीं है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज उसके बीच में रहती है। ठीक है, तो यहाँ समझाया गया है, चांसेस पहले बताए जा रहे हैं कि किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, और ऑड्स अगेंस्ट की भी बात करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट इवेंट, इसकी प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं कि अल्फा है। हमारे पास जो सेकंड इवेंट है इसकी बात हम करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है बीटा। अब जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि चांसेस ऑफ वन इवेंट इज स्क्वायर ऑफ चांसेस ऑफ सेकंड इवेंट। एज गिवन आपके पास आ गया है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो सेकंड वाले के स्क्वायर के इक्वल है, कंडीशन नंबर 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़िए, ऑड्स अगेंस्ट फर्स्ट वन। अब यहां पर देखिएगा, ऑड्स अगेंस्ट फर्स्ट इवेंट। तो देखो ये अल्फा है, यानी अल्फा बाई 1 है। अल्फा फेवर में है, टोटल 1 है, तो अगेंस्ट में क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा इस टू अल्फा बनेगा। वहीं अगर मैं इसके ऑड्स अगेंस्ट सेकंड वाले के लिखने चाहूंगा, ये बीटा बाई 1 लिखा जाएगा, इसके अगेंस्ट में बनेंगे 1 माइनस बीटा इस टू बीटा। ये ऑड्स हैं। क्या समझाया गया है कि ऑड्स अगेंस्ट फर्स्ट वन आर क्यूब्स ऑफ ऑड्स अगेंस्ट ऑफ सेकंड। तो ये दे दिया गया है कि ये जो फर्स्ट वन के ऑड्स अगेंस्ट हैं ये सेकंड वाले के क्यूब के इक्वल हैं। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, आर द क्यूब्स ऑफ सेकंड अगेंस्ट। तो आपके पास 2 वेरिएबल आ चुके हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा आप पहले ही जानते हैं, तो यहाँ से आप डेटा रख दीजिए। सो 1 माइनस आपके पास से बीटा स्क्वायर आता है, यहाँ भी बीटा स्क्वायर है, 1 माइनस बीटा का क्यूब है, यहाँ आपके पास बीटा क्यूब आता है, 1 माइनस बीटा, 1 प्लस बीटा, यहाँ 1 है, स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ आपके पास से बीटा बनेगा। 1 माइनस बीटा आपके पास क्यूब है, एक डेटा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आपके पास बीटा आता है और यहाँ है 1 प्लस बीटा। 1 माइनस बीटा कैंसिलिंग आउट, ये डेटा बना। सामने आपके पास लिखा गया है 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ है 2 बीटा, यहाँ आता है बीटा स्क्वायर, कैंसिलिंग आउट। हमारे पास आता है 3 बीटा की वैल्यू 1। तो यही तो चाहते थे हम, सेकंड इवेंट जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी ही बीटा है।
जो 1/3 आता है, जिसका डेटा अगर आप निकालेंगे तो ये 0.33 के आसपास आप पहुंचेंगे। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनफ कंस्ट्रेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रेजेंट रहती है, वी जस्ट नीड टू फॉर्मुलेट देम लॉजिकली, इक्वेशंस बनाने के लिए चाहिए होती है। और ये सवाल देखिए, सिंपल प्रोबेबिलिटीज का स्क्वायर है और अगेंस्ट लिखना है, तो कोई एक्सपेरिमेंट जैसी बात नहीं है, दो मैथमेटिकल कंडीशंस आपको दी गई है, जस्ट कीप सॉल्विंग देम और इसको बनाते हुए चलिए, आप डेफिनेटली आपके आंसर्स आएंगे। सर इसका क्या यूज़ हुआ, देखिए यहाँ पर हमने इनको कैंसिल किया है, बीटा -1 0 नहीं माना, यानी बीटा 1 नहीं हो सकता, यानी ये श्योर इवेंट नहीं है। बीटा स्क्वायर से बीटा क्यूब कैंसिल किया है ना, बीटा टाइम्स, तो आपके पास बीटा 0 भी नहीं हो सकता है, यानी वो इम्पॉसिबल भी नहीं है। ये बात हम ऑलरेडी यूटिलाइज यहाँ पर कर चुके हैं। और बेहतरीन सवाल करने के लिए अपने पास बुक पड़ी हुई है, वहाँ से बहुत शानदार शानदार सवाल है, ट्राई कीजिए उन्हें। कीप सॉल्विंग। Player A and B alternatively toss a biased coin with A going first. ठीक है, A wins if A tosses a tail before B tosses a head. Otherwise, B wins. Probability that a head is probability of a head is P. Find the value of P for which the game is fair for both the players. ठीक है, गेम के रूल्स ऐसे हैं कि हमारे पास सिंपल कॉइन नहीं है, हमारे पास एक बायस्ड कॉइन है। बायस्ड कॉइन ऐसा है कि जिसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि वो प्रोबेबिलिटी आपके पास P बोली गई है, और उसी के अगर हम टेल आने की बात करेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दो खिलाड़ी हैं, प्लेयर ए और बी ऑल्टरनेटिवली टॉस कर। गेम के रूल ऐसे हैं कि ए पहले स्टार्ट कर रहा है, बता दिया गया, ए गोइंग फर्स्ट। अब बात बताइए, अगर ए ही स्टार्ट कर रहा है तो अगर ए ने पहले ही जो इसको बोला गया है कि ए विंस इफ ए टॉसेस अ टेल, अगर ए के पास टेल आ गया तो ए जीत जाएगा, बी को तो खेलने का मौका ही नहीं मिला। करेक्ट बात है, क्योंकि हु इज स्टार्टिंग द गेम, ए इज स्टार्टिंग द गेम। गेम क्या है कि ए विंस इफ ए टॉसेस द टेल बिफोर बी टॉसेस अ हेड। बी तब जीतेगा जब हेड आएगा, ए तब जीतेगा जब टेल आएगा। दोनों के हाथ में कॉइन है, कॉइन को ही उछालना शुरू करते हैं। ये बात समझाएगा। अब जो पहले स्टार्ट करेगा दिखता ऐसा है कि उसके चांसेस जीतने के ज़्यादा होंगे, पर यहाँ ये बात समझाई गई है। इस तरीके से पी की वैल्यू डिसाइड करनी है, क्योंकि ये इक्वल चांसेस नहीं है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग हो सकती है। नॉर्मल कॉइन होता तो फिर ए जीतने के चांसेस ज़्यादा थे, तो हो सकता है कि वो कॉइन ऐसा हो कि उस पर हेड आता ही नहीं हो। तो अगर यह बहुत कम चांसेस है कि हेड आता हो, तो ए के जीतने के चांसेस कम ही रहेंगे। तो इसलिए बोला गया कि भाई ऐसा है कि गेम इज़ फेयर फॉर बोथ द प्लेयर्स। अगर गेम इज़ फेयर फॉर बोथ द प्लेयर्स का मतलब है तो ए जीतेगा, इस बारे में बात करें, या फिर बी जीतेगा, इनके चांसेस इक्वल है, यानी कैसे हैं, हाफ। ये इस लाइन का मतलब हो गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ए को जिता देते हैं। ए को जीतने के तरीके क्या हैं कि पहली बार गेम खेलने गए और ए जीत जाए। कैसे, ए कैसे जीतेगा, जब ए जीतने के चांसेस आएंगे जब आपके पास टेल आता है। ठीक है, पहला केस, टेल आ गया, ए जीत जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ए ने कॉइन उछाला और टेल आया ही नहीं, यानी क्या आया, उसके पास हेड आया। अब बारी किसकी आएगी, लिखा हुआ ऑल्टरनेटिवली, ए अगर हार गया तो अब बारी बी की आएगी, अब बी उछालेगा। बी कब जीत सकता है, जब आपके पास हेड आ जाता हो। तो हमें ए को जिताना है, तो फिर क्या हुआ होगा, आपको पहला कॉइन उछाला और टेल आया तो ए जीत गया, गेम खत्म। दूसरा सिचुएशन, कॉइन उछाला गया और हेड आया, तो मतलब ए नहीं जीत पाया। अब वो कॉइन दिया गया है बी को, बी ने कॉइन उछाला, और अगर बी ने कॉइन उछालते हेड आ गया तो बी जीत जाएगा। पर हमें ए को जिताने के केसेस काउंट करने, इसका मतलब सेकंड टाइम पर टेल आया होगा बी के लिए, बी के लिए टेल आया होगा, तो फिर क्या हुआ, बी तब जीतता जब हेड आता, टेल आया है तो बी हार गया। वापस से बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। ए के पास आएगा तो ए वापस से कॉइन को टॉस करता है, तो फिर इसके बाद टेल आया, तो अब देखिए ऐसा हुआ तीसरी बार के अंदर ये जीत सकता है। टेल आ गया ना, आगे पहुंचे। और क्या पॉसिबिलिटी है कि हेड आया हो पहली बार में, सेकंड टाइम में टेल आया हो बी के टाइम्स पर, फिर वापस हेड आ गया हो ए के पास,
फिर वापस से टेल आया हो बी के पास, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर चल रहा होगा, ए फिर बी फिर ए और फिर बी, ऐसे चल के। अब देखिए चौथी बार के अंदर हमारे पास यहाँ पर जब बी की बारी आई तो टेल आया, बी कब जीतता, जब हेड आता। अब वापस से कॉइन मिला किसको, ए को, तो ए यहाँ पर जीत गया। तो यहाँ किसकी बात हुई, ए की। ऐसे ही आप यहाँ पर फिफ्थ भी बना सकते हैं, एच टी एच टी एस टी टी, ये कहानी है। ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी और फिर ए, और ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है टेल आए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है। हेड आया हो पी रहेगा और 1 माइनस पी आपके पास है, दोनों बार स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आता हो हेड, 2 बार आएगा स्क्वायर बनेगा, यहाँ पर ये क्यूब बन जाएगा। 3 बार टेल है, हेड देखिए 3 बार है, और ये 1 माइनस पी आपके पास 1 2 3 4 आपके पास है। ये सारे केसेस हैं, ये चलते चले जाएंगे। तो हम जानते हैं कि ए के विन करने की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, तो वो डेटा है आपके पास 1 माइनस पी प्लस पी टाइम्स 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर 1 माइनस पी का होल क्यूब, और आपके पास पी पावर क्यूब 1 माइनस पी की पावर 4, एंड दिस गोज ऑन। ये डेल्टा अपने ये डेटा अपने पास चलता चला जाएगा। इसको समझिए, तो ये क्या बन चुका है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। हो सकता है गेम चलता ही चला जाए, 1 करोड़ बार तक पहुंच जाए, पर होगा यही। तो फॉर्मूला कहता है इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से a अपॉन 1 माइनस आर है। 1 माइनस पी हमने बनाया, कॉमन रेशियो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो है p इंटू 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी हमने रखा, p इंटू 1 माइनस पी हमने यहाँ बना दिया है, सामने आता है हाफ, फिर डेटा आपके पास लिखा गया। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास से बनता है 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 1 माइनस p प्लस पी स्क्वायर। डेल्टा आपके पास आता है और यहाँ -1 आता है, पी स्क्वायर प्लस पी -1, ये डेटा आपके पास आ गया। पी का वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये डेल्टा आपके पास आता है। हम जानते हैं कि माइनस वाला तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आती है। ये डेल्टा आपके पास लिखा गया है, ये इसका वैल्यू लिखा गया है। So we have the value of A as 5, the value of B as 2. आपके पास A by B आपको निकालना है, वो डेटा बनेगा आपके पास 2.5 एज द फाइनल आंसर। ये बहुत बढ़िया उम्दा क्वालिटी का क्वेश्चन है, कॉइन भी बायस्ड है, और फिर एक रिपीटेटिव प्रोसेस के थ्रू एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और बहुत स्मार्टली लाइन लिखी गई। दे बोथ हैव गेम इक्वल फेयर, द गेम इज फेयर फॉर बोथ द प्लेयर्स। तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है √5 -1, √5 होता है 2.13, -1 करेंगे 1.13, बाय 2 करेंगे, यहाँ पर बाय 2 करोगे आप, यहाँ पर 1.13 बाय 2 अगर हम करेंगे तो 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और ए कब जीतता है, जब टेल आता है, टेल आने की चांसेस कम है। ठीक है, तो ए अगर स्टार्ट भी कर रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के चांसेस इक्वल निकल के आ रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी रखिए कि क्या उसके अंदर आंसर आना चाहिए। मैथमेटिक्स में ये बात आप हमेशा लॉजिकली सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे और बेहतरीन सवाल इंटरमिक्स टॉपिक्स किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके भी आपको सवाल दिखेंगे, यहाँ पर बुक के क्वेश्चंस कीजिएगा। कीप सॉल्विंग, कीप लर्निंग। A batch of 10 articles, 4 articles are defective and 6 articles are taken from the batch for inspection. ठीक है, if more than 2 articles in this batch are defective, the whole batch is rejected. Find the probability that batch will be rejected. बैच कब रिजेक्ट होता है, हमने कितने आर्टिकल्स लिए हैं, 6 आर्टिकल्स लिए हैं, उसमें से अगर 2 से ज़्यादा आर्टिकल्स रिजेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद डिफेक्टिव अगर निकल गए तो फिर बैच रिजेक्ट हो जाता है। तो हम चाहते हैं दैट द बैच इज रिजेक्टेड। क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहेंगी, आप ये बता दीजिए। टोटल हमें 6 आर्टिकल्स चाहिए, है कितने, 10 है, तो आपके पास से आ गया 10C6, तो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गई।
तो ये जो 10 है ना, इसके अंदर से 6 आर्टिकल्स कैसे हैं, दे आर गुड एंड 4 ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव हैं। ये है कॉम्बिनेशन। आपके पास टोटल आर्टिकल्स 10 है जिसमें से 6 आर्टिकल्स आर गुड और 4 आर डिफेक्टिव। लिखा हुआ 4 आर्टिकल्स आर डिफेक्टिव, 6 आर गुड, टोटल बन गया 10 आर्टिकल्स आपके पास। हमें चाहिए 6 आर्टिकल। हम चाहते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट कब होता है सुनिए, जब मोर देन 2 आर्टिकल्स इन दिस बैच आर डिफेक्टिव। जब कम से कम मोर देन 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव आ जाए इसके अंदर। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? मोर देन 2 का मतलब 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, क्योंकि 6 आर्टिकल लिए हैं। लेकिन पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल डिफेक्टिव ही 4 है। तो या तो 3 डिफेक्टिव आ सकते हैं या 4 डिफेक्टिव आ सकते हैं। सेलेक्ट हमको 6 करने हैं। कितने सेलेक्ट करने हैं? 6 करने हैं। तो 6 करने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा है कि हम डिफेक्टिव कितने आ जाए? 3 आ जाए। या फिर दूसरा केस क्या है कि डिफेक्टिव 4 आ जाए। 5 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 5 है ही नहीं अपने पास। अगर 4 डिफेक्टिव लेंगे तो 6C3 से 4 डिफेक्टिव पिक कर लिए और मेरे पास 6 गुड हैं, 3 यहाँ से लेने होंगे। 3 and 3 6 का सिलेक्शन हो गया। चारों डिफेक्टिव चाहिए तो फिर मैंने 4C4 से चारों डिफेक्टिव ले लिए। गुड में से मुझे 2 लेने होंगे। 6 and 4 सिलेक्शन टोटल फिर से 6 हो गया है। इस प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट करना है। 4C4 4 होता है और ये यहाँ से अगर आप देखेंगे 6 5 ये 20 बनता है। ये 1 है, यहाँ से 15 आता है। ये है 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल कैंसिल 24 आपके पास यहाँ बन जाएगा। आई एम हैविंग हियर 80 प्लस दिस 24 और ये 72 आता है आपके पास से। कितना आता है? 72 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। मेरे पास ये 92 आता है, 95 बन जाएगा। यहाँ 10 है और यहाँ है 21। 5 से कैंसिल कीजिए, 95 आता है और यहाँ आपके पास से 42 आता है। ठीक है, 42। तो 19/42 आपने यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पूछा है द बैचेस, पूछा है प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इस नंबर को आप निकाल दीजिए कि कितना ये नंबर बनने वाला है। ठीक है, सो 19/42 आपके पास लिखा गया है। सो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन कि कितना ये नंबर बनना चाहिए। तो थोड़ा डिवाइड करके देखें इसको। तो 19 डायरेक्टली तो डिवाइड होता नहीं है, हम 190 कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसको तो यहाँ से अगर हम इसको 4 टाइम्स करता हूँ तो ये 8 आता है और ये 16 है। 0.4 हमें दिख रहा है। तो 190 आपके पास मैंने लिखा है तब, तो दिस इज कमिंग एज 2। यहाँ आपके पास 8 रहेगा, 2 रहेगा, 220 आपके पास जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम और नंबर अगर हम सोचें तो 5 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 10 21 22 0.45। दिस इज गोइंग टू बी 0.45 के आसपास। 4.5 बनेगा, 4.5 0.45 आपके पास है। फाइनल प्रोबेबिलिटी इसकी निकल के आ जाएगी। इसके आसपास इसका नंबर बनना चाहिए। एग्जैक्टली डिवीजन तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, तो इसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो नंबर्स हमारे पास जो दिख रहे हैं वो 0.45 के आसपास नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो पूछा था कि डिफेक्टिव आए, तो डिफेक्टिव का केसेस हमने बना दिए कि 3 डिफेक्टिव आ जाए, चारों डिफेक्टिव आ जाए, और इसके लिए सीक्वेंशियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनाई हमने। जैसा जैसा पूछा गया उसी प्रोसेस में सीक्वेंशियली हर डेटा को कंप्यूट किया। मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस रखिए, वीक है तो थ्योरी पढ़िए, और नए क्वेश्चन से प्रॉब्लम आती है तो फिर आप प्रैक्टिस कीजिए, मेरी बुक से सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, और ऐप में आपको कई सारे सवाल देखने को मिलेंगे। बस पढ़ते रहिए। ठीक है, कीप लर्निंग।